चकित। सूर्य आकाश में अपनी यात्रा का लगभग एक तिहाई भाग तय कर चुका था और मई की उसकी स्फूर्तिदायक किरणें उन चट्टानों पर पड़ रही थीं, जो स्वयं भी उसकी ऊष्मा का उत्तर देती हुई प्रतीत होती थीं। हीदर की झाड़ियों में अदृश्य हजारों झींगुर एक निरंतर एकरस गूंज उत्पन्न कर रहे थे, जबकि मर्टल और जैतून के वृक्षों की कांपती पत्तियों से एक लगभग धात्विक ध्वनि निकल रही थी। गरम ग्रेनाइट पर एडमोंड का हर कदम पन्ने के रंग की छिपकलियों को चौंका देता था और दूर ढलानदार कंकरीली ढलान पर वह उन जंगली बकरियों को देख सकता था जो कभी कभी शिकारियों को इस स्थान तक खींच लाती थीं। संक्षेप में, द्वीप जीवन से भरा और हलचल में था। फिर भी एडमोंड यहाँ स्वयं को ईश्वर के हाथों में पूर्णतः अकेला अनुभव कर रहा था। उसके भीतर एक अव्यक्त अनुभूति जागी, भय के निकट, दिन के उजाले का वह संदेह जो हमें रेगिस्तान में भी यह मानने को बाध्य करता है कि कहीं न कहीं जिज्ञासु आंखें हमें देख रही हैं। यह अनुभूति इतनी तीव्र थी कि जैसे ही वह काम आरंभ करने वाला था, एडमोंड रुक गया, गैंती नीचे रखी, बंदूक उठाई और द्वीप की सर्वोच्च चोटी पर फिर से चढ़ गया, ताकि चारों ओर का व्यापक निरीक्षण कर सके। सच ये है कि उसका ध्यान न तो काव्यात्मक कोर्सिका द्वीप ने खींचा, जिस पर वह लगभग अलग-अलग घरों को देख सकता था, न उससे आगे स्थित लगभग अज्ञात सार्डिनिया ने, न एल्बा द्वीप ने, जिसकी स्मृतियां भव्य थीं, और न ही क्षितिज पर मुश्किल से दिखने वाली उस रेखा ने, जिस पर नाविक की प्रशिक्षित दृष्टि गर्वीले जनुआ और व्यस्त लेघोर्न की उपस्थिति को भांप सकती थी। नहीं, उसकी दृष्टि उस ब्रिक पर थी जो भोर में निकल चुकी थी, और उस टाटन पर जिसने अभी अभी पाल ताने थे। पहला बोनीफाचियो की जलड मरुमध्य में ओझल होने वाला था, जबकि दूसरा विपरीत दिशा में यात्रा करता हुआ कोर्सिका के चारों ओर घूमने की तैयारी कर रहा था। इस दृश्य ने एडमोंड को आश्वस्त किया। तब उसने अपने निकटवर्ती परिवेश को देखना आरंभ किया। वह इस शंखवाकार द्वीप के सर्वोच्च बिंदु पर था, मानो एक विशाल आधार पर खड़ी एक पतली प्रतिमा। उसके नीचे कोई प्राणी नहीं, उसके चारों ओर कोई जहाज नहीं, केवल नीला समुद्र, जो द्वीप की नींवों को घेरे हुए था और उसे चांदी की अनंत ध्वनि से घेर रहा था। वह शीघ्रता से नीचे उतरा, पर सावधानी के साथ, इस गहरे भय से कि ऐसे क्षण में कहीं उसे वही वास्तविक दुर्घटना न हो जाए, जिसका उसने इतनी चतुराई और सफलता से अभिनय किया था। जैसा कि कहा गया है, दांतेस चट्टानों पर बने खांचों का अनुसरण करते हुए लौट आया था, और उसने देखा था कि मार्ग एक प्रकार की छोटी खाड़ी की ओर ले जाता है, जो प्राचीन निम्फ के स्नान स्थल की भांति छिपी हुई थी। पर उसका प्रवेश इतना चौड़ा और उसका मध्य इतना गहरा था कि एक छोटी नाव, जैसे स्पैरोनारा, उसमें फिसल कर आ सके और छिपी रह सके। इसीलिए उस प्रेरक तर्क के सहारे, जिससे उसने अब्बे फरिया के हाथों में धागे को संभावनाओं की भूलभुलैया में मन को इतनी कुशलता से मार्गदर्शन करते देखा था, उसने यह निष्कर्ष निकाला कि कार्डिनल स्पादा, जिन्हें दिखना नहीं था, इसी खाड़ी में उतरे होंगे, अपनी छोटी नाव छिपाई होगी, खांचों द्वारा अंकित मार्ग का अनुसरण किया होगा और इस पगडंडी के अंत में अपना खजाना गाड़ दिया होगा। इसी अनुमान के परिणामस्वरूप दांतेस फिर उस गोल चट्टान के पास लौटा। केवल एक बात एडमोंड को खटक रही थी और इस तर्क श्रृंखला को बाधित कर रही थी। इतनी भारी, शायद 5 या 6 हजार वजन वाली, इस चट्टान को बिना अत्यधिक बल लगाए उस आधार पर कोई कैसे रख सकता था जिस पर वह खड़ी थी? अचानक दांतेस के मन में एक विचार आया। उठाई नहीं गई होगी, उसने सोचा, बल्कि ऊपर से नीचे लाई गई होगी, और वह चट्टान के ऊपर चढ़ गया, ये देखने के लिए कि वह पहले कहाँ स्थित रही होगी। वास्तव में उसने देखा कि वहां एक हल्की ढलान बनाई गई थी और चट्टान अपने ही आधार पर फिसलती हुई आकर रुक गई थी। एक दूसरी चट्टान, साधारण निर्माण पत्थर जितनी बड़ी, पच्चर के रूप में प्रयुक्त हुई थी। हस्तक्षेप को छिपाने के लिए पत्थरों और कंकड़ों को सावधानी से हटाया गया था और इस प्रकार की छोटी शुष्क पत्थर की दीवार को मिट्टी से ढक दिया गया था। वहां घास उगाई थी,
काई फैल गई थी। मर्टल और मास्टिक के कुछ बीज उस पर गिर गए थे और पुरानी चट्टान ऐसी प्रतीत होती थी मानो वह धरती से सोल्डर की गई हो। दांतेस ने सावधानी से मिट्टी हटाई और उस कार्य की सारी चतुराई को पहचाना, या उसे ऐसा लगा कि वह पहचान रहा है। फिर उसने अपनी गैंती से उस अस्थायी दीवार पर प्रहार करना शुरू किया जिसे समय ने मजबूती से जमा दिया था। 10 मिनट के परिश्रम के बाद दीवार ढह गई और इतना बड़ा छेद बन गया कि उसमें से उसकी बाह भीतर जा सके। दांतेस गया और सबसे मजबूत जैतून का वृक्ष काटा जो उसे मिल सका। उसकी डालियां हटा दी, उसे छेद में डालकर उसे एक लीवर की तरह उपयोग किया। पर चट्टान इतनी भारी और नीचे की चट्टान में इतनी मजबूती से फंसी हुई थी कि किसी भी मानवीय शक्ति से, यहाँ तक कि हरक्यूलिस की शक्ति से भी, उसे हिलाया नहीं जा सकता था। इसलिए दांतेस ने निश्चय किया कि स्वयं पत्थर पर ही आक्रमण करना होगा। पर कैसे? वह एक व्याकुल व्यक्ति की तरह चारों ओर देखने लगा और उसकी दृष्टि उस मफलोन के सींग पर पड़ी जो बारूद से भरा था और जिसे उसका मित्र याकोपो उसके लिए छोड़ गया था। वह मुस्कुराया। यह नरकीय आविष्कार उसके लिए काम करेगा। अपनी गैंती से दांतेस ने ऊपर की चट्टान और जिस पर वह टिकी थी उसके बीच एक सुरंग खोदी, वैसी ही जैसी खदानें खोदने वाले परिश्रम बचाने के लिए बनाते हैं। फिर उसमें बारूद भर दिया और अंत में अपने रुमाल को पट्टियों में फाड़कर उन्हें शोरा में लपेटते हुए उसने एक फ्यूज तैयार किया। फ्यूज में आग लगाने के बाद दांतेस पीछे हट गया। शीघ्र ही विस्फोट हुआ। ऊपर की चट्टान एक क्षण के लिए उस अगणनीय शक्ति से उठ गई और नीचे वाली चट्टान चूर चूर हो गई। उस छोटे से छेद से जिसे दांतेस ने सबसे पहले बनाया था, फड़फड़ाते कीड़ों का एक झुंड बाहर निकल आया और एक विशाल घास सर्प, इस रहस्यमय मार्ग का प्रहरी, अपनी नीली सी कुंडलियों को लपेटता हुआ लुढ़क गया और अदृश्य हो गया। दांतेस आगे बढ़ा। ऊपरी चट्टान जिसके सहारे के लिए अब कुछ न था, हवा में संतुलित हो गई थी। निडर अन्वेषक उसके चारों ओर घूमता रहा, सबसे अस्थिर बिंदु चुना, अपनी लीवर को उसकी दरारों में जमाया और सिसिफस की भांति अपनी पूरी शक्ति से धक्का लगाया। विस्फोट से पहले ही हिल चुकी, वह कांप उठी। दांतेस ने अपना परिश्रम बढ़ाया। वह उन टाइटनों में से एक सा प्रतीत हो रहा था जो पर्वत उठाकर देवताओं के स्वामी पर फेंकते हैं। अंततः चट्टान ने हार मान ली, लुढ़की, उछली, टकराई और समुद्र में विलीन हो गई। जहां वह थी वहां अब एक गोलाकार स्थान दिखाई दे रहा था जिसके मध्य में एक चौकोर फर्श पत्थर के बीच लोहे की एक अंगूठी जड़ी हुई थी। दांतेस ने आनंद और विस्मय की पुकार लगाई। कोई भी प्रथम प्रयास कभी इतने भव्य परिणाम से मुकुटित नहीं हुआ था। वह आगे बढ़ना चाहता था पर उसके पैर इतने कांप रहे थे और हृदय इतनी तीव्रता से धड़क रहा था कि उसकी आंखों के सामने एक जलता हुआ बादल सा छा गया और उसे रुकना पड़ा। वह केवल एक क्षण के लिए रुका। फिर उसने अंगूठी में अपनी लीवर डाली और उठाया। पत्थर, जो अब जकड़ा नहीं था, खुल गया और एक प्रकार की सीढ़ी प्रकट हुई जो गुफा के क्रमशः गहरे होते अंधकार में तीव्र ढाल के साथ नीचे उतरती थी। कोई और होता तो आनंद से चिल्लाता हुआ उसमें दौड़ पड़ता। दांतेस रुक गया और संदेह से भरकर पीला पड़ गया। चलो, पुरुष बनो, उसने सोचा। हम विपत्तियों के अभ्यस्त हैं, किसी तुच्छ निराशा से कुचल न जाए, नहीं तो मैंने व्यर्थ कष्ट सहे होंगे। जब आशा की उष्ण श्वास में हृदय अत्यधिक फूल जाता है और फिर शीतल यथार्थ में बंद हो जाता है तो वह टूट जाता है। फारिया स्वप्न देख रहा था। कार्डिनल स्पादा ने इस गुफा में कुछ नहीं गाड़ा। संभव है वह यहाँ आया ही ना हो, या यदि आया भी हो तो सेजारे बोर्जिया, वह निडर साहसी, वह अंधेरा और अथक लुटेरा, उसके बाद आया, उसके निशान पाए, उन्हीं संकेतों का अनुसरण किया जो मैंने किए। इस पत्थर को मेरी ही तरह उठाया और मुझसे पहले नीचे उतर गया, पीछे कुछ भी न छोड़ते हुए। एक क्षण तक वह वहीं खड़ा रहा, चिंतनशील और निश्चल, उस प्रवेश की ओर ताकता हुआ जो अंधकार में विलीन हो रहा था। खैर, अब जब मैं किसी आशा पर निर्भर नहीं हूं,
अब जब मैंने यह निश्चय कर लिया है कि किसी भी आशा से चिपके रहना निरर्थक है, तो आगे जो होगा वह केवल मेरी जिज्ञासा को तृप्त करेगा और कुछ नहीं। फिर भी वह विचारमग्न और स्थिर ही रहा। हाँ, हाँ, यह उस राजसी डाकू के जीवन के क्यारोस्क्यूरो में जोड़ने योग्य एक और साहसिक घटना है। उन विचित्र प्रसंगों के जाल में एक धागा जिनसे उसके अस्तित्व का चितकबरा वस्त्र बुना गया। यह अद्भुत घटना अनिवार्यतः शेष घटनाओं से जुड़ी रही होगी। हाँ, बोर्जिया किसी रात यहाँ आया होगा, एक हाथ में दहकती मशाल और दूसरे में तलवार लिए, जबकि 20 गज दूर, शायद उसी चट्टान के पाद में, उसके दो गुर्गे अंधेरे और धमकी भरे धरती, आकाश और समुद्र को टटोल रहे होंगे। और उनका स्वामी आगे बढ़ रहा होगा, जैसे मैं बढ़ूंगा, अपने भयानक ज्वलंत हाथ से अंधकार को चीरता हुआ। हाँ, पर उसने उन लोगों के साथ क्या किया होगा जिन्हें उसने इस प्रकार अपना रहस्य दिखाया? दांतेस ने सोचा। वही जो किया गया था। दांतेस ने मुस्कुराते हुए स्वयं को उत्तर दिया। उनके साथ जिन्होंने अलारिक को दफनाया था, उन्हें भी दफना दिया गया। फिर भी यदि वह आया होता, दांतेस ने आगे कहा, तो वह खजाना पा लेता और उसे हटा लेता। बोर्जिया, वह व्यक्ति जिसने इटली की तुलना उस आर्टिचोक से की थी, जिसे वह पत्ती पत्ती खाता गया, समय के मूल्य को बहुत भली भांति जानता था कि वह अपना समय इस चट्टान को फिर उसके आधार पर रखने में व्यर्थ करता। चलो। और वह नीचे उतर गया, संदेह भरी मुस्कान के साथ, मानव बुद्धि के अंतिम शब्द को बुदबुदाते हुए। शायद जिस घोर अंधकार और घनी दुर्गंधयुक्त वायु की उसने अपेक्षा की थी, उसके स्थान पर दांतेस ने एक कोमल आलोक देखा जो नीले से दिन के उजाले में बिखर रहा था। हवा और प्रकाश केवल उस उद्घाटन से ही नहीं आ रहे थे जिसे उसने अभी बनाया था, बल्कि चट्टानों की उन दरारों से भी जो सतह से अदृश्य थीं। उनके पार आकाश का नीला रंग और उसके विरुद्ध हरे ओक वृक्षों की कांपती शाखाएं दिखाई देती थीं, जिनके नीचे कांटेदार झाड़ियों का उलझा हुआ जाल था। इस गुफा में कुछ क्षण बिताने के बाद, जहां वायु सीलन भरी नहीं बल्कि गर्म थी और बासी नहीं बल्कि मधुर सुगंधित थी, और जिसका तापमान द्वीप के ताप से वैसा ही संबंध रखता था जैसा नीला प्रकाश सूर्य से, दांते इस गुफा की दूरस्थ गहराइयों तक देख सका, क्योंकि उसकी दृष्टि, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, अंधकार की अभ्यस्त थी। दीवारें ग्रेनाइट की थीं, बिंदुओं और मुखों से सजी हुई, ऐसी कि वे हीरों की भांति चमक रही थीं। हाय, एडमोंड ने मुस्कुराते हुए सोचा, निश्चय ही यही वे खजाने होंगे जिन्हें कार्डिनल पीछे छोड़ गया। अच्छे अब्बे ने जब इन चमकती दीवारों को देखा होगा, तो निस्संदेह उसकी ऊंची आशाएं और दृढ़ हो गई होंगी। पर दांतेस को वसीयत के वे सटीक शब्द स्मरण आ गए जिन्हें वह कंठस्थ जानता था। दूसरे उद्घाटन के सबसे दूरस्थ कोण में वह अभी केवल पहली गुफा तक पहुंचा था। अब उसे दूसरी के प्रवेश की खोज करनी थी। वह अपनी स्थिति का अनुमान लगाने लगा। दूसरी गुफा स्वाभाविक रूप से द्वीप के केंद्र की ओर बढ़नी चाहिए थी। उसने चट्टानों के आधार को ध्यान से देखा और उस दीवार पर थपथपाया जिसमें उसके विचार से सुरक्षा कारणों से छिपाया गया उद्घाटन होना चाहिए था। कुछ क्षण तक गैंती चट्टान से टकराकर एक सपाट ध्वनि लौटाती रही, जिसकी ठोसता दांते इसके माथे पर पसीना ले आई। अंततः उस धैर्यशील खनिक को लगा कि ग्रेनाइट की दीवार का एक भाग उसकी जांच का उत्तर कुछ अधिक घोल और गहरे प्रतिध्वनि के साथ दे रहा है। उसने उसे सावधानी से देखा और एक बंदी की सहज प्रवृत्ति से वह पहचान लिया जिसे कोई और चूक सकता था। यहां अवश्य ही कोई उद्घाटन होना चाहिए। फिर भी व्यर्थ परिश्रम से बचने के लिए, क्योंकि उसने भी सेजारे बोर्जिया की भांति समय के मूल्य को सीख लिया था, उसने अपनी गैंती से अन्य दीवारों पर भी चोट की, बंदूक के कुंदे से जमीन को परखा और कुछ संदिग्ध स्थानों से रेत हटाई। और जब कुछ न मिला, तो वह फिर उसी दीवार के भाग के पास लौट आया जिसने उसे उत्साहजनक ध्वनि दी थी। उसने उसे अधिक बल से फिर मारा। तभी उसने एक विचित्र बात देखी।
जैसे ही वह प्रहार करता, एक प्रकार की बाहरी परत उस पलस्तर की तरह जो भित्तिचित्र बनाने से पहले दीवारों पर चढ़ाया जाता है, टूटकर पपड़ियों में गिरने लगी और नीचे एक सफेद मुलायम पत्थर प्रकट हुआ, साधारण निर्माण पत्थर जैसा। चट्टानों के उद्घाटन को भिन्न प्रकार के पत्थर से बंद किया गया था और उस पर यह पलस्तर फैलाया गया था। फिर ग्रेनाइट के रंग और चमक की नकल में रंग दिया गया था। दांतेस ने गैंती की नुकीली धार से उस सतह पर प्रहार किया और वह लगभग 1 इंच भीतर धंस गई। यही वह स्थान था जहां उसे खुदाई करनी थी। मानव शरीर के एक रहस्यमय गुण के कारण जितना अधिक इस बढ़ते प्रमाण से दांतेस को आश्वस्त होना चाहिए था कि फारिया ने भूल नहीं की थी, उतना ही उसका हृदय संदेह और यहाँ तक कि हतोत्साह से भरता जा रहा था। यह नया प्रयोग, जो उसे नई शक्ति देनी चाहिए थी, उसके पास जो थोड़ा बहुत शेष था, वही छीन ले गया। गैंती उसके हाथों से लगभग फिसलती हुई जमीन की ओर गिर गई। उसने उसे रख दिया, माथा पोंछा और बाहर उजाले में लौट आया, स्वयं से यह कहते हुए कि वह यह देखने के लिए जा रहा है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा, पर वास्तव में इसलिए कि उसे हवा चाहिए थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह मूर्छित हो जाएगा। द्वीप सुनसान था और सूर्य अपने मध्याह्न पर मानो अपनी ज्वलंत आंख से नीचे देख रहा हो। दूर छोटी मछली पकड़ने वाली नावें नीलम नीले समुद्र पर अपने पंख फैलाए हुए थीं। दांतेस ने अब तक कुछ भी नहीं खाया था, पर ऐसे क्षण में भोजन पर समय नष्ट करने की वह कल्पना भी नहीं कर सका। उसने रम का एक घूंट लिया और नई स्फूर्ति के साथ गुफा में लौट आया। जो गैंती अभी भारी लग रही थी, वह फिर हल्की हो गई थी और वह उसे पंख की तरह उठाकर उत्साह से काम में जुट गया। कुछ ही प्रहारों के बाद उसने देखा कि पत्थर जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि केवल एक दूसरे पर रखे गए थे और उस पलस्तर से ढंके थे जिसका उल्लेख किया गया है। उसने गैंती की नोक उनके बीच की दरार में डाली और दंड पर अपना भार डाला और यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि पत्थर उसके पैरों के पास गिर पड़ा। इसके बाद उसे केवल गैंती के फलक से प्रत्येक पत्थर को अपनी ओर खींचना था और वे एक एक करके पहले के पास गिरते चले गए। जैसे ही उद्घाटन बना, वह भीतर जा सकता था, पर कुछ मिनटों की देरी से उसने निश्चितता को टाल दिया और आशा से चिपका रहा। अंततः अंतिम क्षण के संकोच के बाद दांतेस पहली गुफा से दूसरी में प्रवेश कर गया। वह पहली से अधिक नीची, अधिक अंधेरी और अधिक भयावह थी। वायु, जो केवल उसी उद्घाटन से भीतर आ रही थी जिसे उसने अब भी बनाया था, उस सीलन भरी गंध से भरी थी जिसे वह पहली गुफा में न पाकर आश्चर्यचकित हुआ था। भीतर जाने से पहले उसने बाहर की हवा को, इस मृत वातावरण को ताजा करने का समय दिया। उद्घाटन के बाईं ओर एक गहरा अंधकारमय कोना था। यद्यपि जैसा कि कहा गया है, दांतेस की आंखों के लिए अंधकार नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उसने दूसरी गुफा में झांका। वह पहली जितनी ही खाली थी। यदि कोई खजाना था, तो वह इसी अंधेरे कोने में गड़ा हुआ था। वह पीड़ादायक क्षण आ चुका था। खुदाई के लिए केवल 2 फुट मिट्टी थी। यही उसके लिए परम आनंद की छोटी और निराशा की गहराई के बीच शेष दूरी थी। वह उस कोने की ओर गया और मानो किसी अचानक दृढ़ निश्चय से प्रेरित होकर निर्भीकता से मिट्टी पर प्रहार करने लगा। गैंती के 5वें या 6ठे वार पर लोहे से लोहे की टंकार सुनाई दी। किसी भी शोकपूर्ण घंटानाद या गूंजती मृत्यु घंटी ने सुनने वाले पर इतना प्रभाव कभी नहीं डाला होगा। यदि दांतेस को कुछ न मिला होता, तो भी वह इससे अधिक पीला न पड़ता। उसने उसी स्थान पर फिर खुदाई की और वही प्रतिरोध मिला, पर वही ध्वनि नहीं। यह लोहे से बंधा लकड़ी का संदूक है, उसने कहा। उसी क्षण उजाले पर एक छाया तीव्रता से गुजर गई। दांतेस ने गैंती गिरा दी, बंदूक थामी, छेद से लौटता हुआ बाहर की रोशनी में दौड़ पड़ा। एक जंगली बकरी गुफाओं के मुख्य प्रवेश के ऊपर से छलांग लगा चुकी थी और कुछ गज दूर चल रही थी। यह उसके भोजन की व्यवस्था का अच्छा अवसर था, पर दांतेस को भय था कि गोली की आवाज किसी का ध्यान आकर्षित कर सकती है। उसने एक क्षण सोचा, फिर राल युक्त वृक्ष की एक डाल काटी।
उसे उस अब भी सुलगती आग से जलाया जहां तस्करों ने अपना भोजन पकाया था, और उस मशाल के साथ लौट आया। वह जो देखने वाला था, उसका एक भी विवरण चूकना नहीं चाहता था। उसने मशाल को उस खुरदरे गड्ढे के पास झुकाया जिसे उसने बनाना शुरू किया था, और यह पुष्टि की कि वह गलत नहीं था। उसके प्रहार बारी-बारी से लोहे और लकड़ी पर पड़ रहे थे। उसने मशाल को जमीन में गाड़ दिया और फिर से काम में जुट गया। शीघ्र ही उसने लगभग 3 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा क्षेत्र साफ कर लिया, और एक ओक का संदूक दिखाई दिया जो कुत्थित लोहे से बंधा हुआ था। ढक्कन के मध्य एक रजत पट्टिका पर, जिसे मिट्टी ने तनिक भी मलिन नहीं किया था, स्पादा वंश का चिन्ह चमक रहा था। एक अंडाकार ढाल, क्योंकि इतालवी ढालें उसी आकार की होती हैं, पर लंबवत रखी हुई तलवार, और उसके ऊपर एक कार्डिनल की टोपी। दांतेस ने उसे तुरंत पहचान लिया। फारिया उसे यह चिन्ह अनेक बार बनाकर दिखाया करता था। अब किसी प्रकार का संदेह शेष न रहा। यही वह खजाना था। इस स्थान पर किसी ने भी खाली संदूक छिपाने के लिए इतनी सावधानियां नहीं बरती होती। क्षण भर में उसने संदूक के चारों ओर की मिट्टी साफ कर दी, और क्रमशः बीच में स्थित ताला, दो ताले के बीच, और दोनों सिरों पर लगे हत्थे उजागर हो गए। पूरा काम उस युग की शैली में उकेरा और गढ़ा गया था, जब कला सबसे निकृष्ट धातुओं को भी बहुमूल्य बना देती थी। तांतेस ने हत्थों से संदूक उठाने का प्रयास किया। यह असंभव था। उसने उसे खोलने की चेष्टा की। ताला और ताले बंद थे, और ये विश्वसनीय प्रहरी अपने खजाने को छोड़ना नहीं चाहते थे। अंततः उसने गैंती का सिरा संदूक और उसके ढक्कन के बीच लगाया और दंड पर दबाव डाला। ढक्कन कराह उठा, फिर टूट गया। तख्तों के बीच एक चौड़ा अंतर खुल गया, जिससे लोहे की बांधनियां अनावश्यक हो गईं। वे भी गिर पड़ी, यद्यपि अपनी जिद्दी उंगलियों से तख्तों के टुकड़ों को अब भी थामे हुए। संदूक खुल चुका था। दांतेस को चक्कर सा आया। उसने अपनी बंदूक ली, उसे भरा और अपने पास रख दी। पहले उसने आंखें मूंद लीं, जैसे बच्चे करते हैं जब वे अपनी कल्पना के झिलमिलाते अंधकार में स्थिर आकाश की तुलना में अधिक तारे गिनना चाहते हैं। फिर उसने आंखें खोलीं और चकाचौंध से भर उठा। संदूक 3 खानों में विभाजित था। पहले में स्वर्ण एक्यू थे, उग्र दीप्ति के साथ चमकते हुए। दूसरे में बिना तराशे सिल्ले थे, सलीके से सजे हुए, जिनमें सोने जैसा कुछ नहीं था सिवाय सोने के भार और मूल्य के। अंततः तीसरे खाने में, जो आधा भरा था, एडमोंड ने अपना हाथ हीरों, मोतियों और माणिकों की मुट्ठियों में डाला। फिर उन्हें झिलमिलाते फव्वारे की तरह गिरने दिया, जिनसे खिड़की के शीशे पर ओलों के पड़ने जैसी ध्वनि निकली। सोने और रत्नों को छूकर, महसूस करके और अपनी कांपती हथेलियों से उनमें डूबकर एडमोंड उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त आनंद के साथ गुफाओं में दौड़ पड़ा, मानो पागलपन की कगार पर खड़ा कोई मनुष्य हो। वह एक चट्टान पर कूद गया जहां से समुद्र दिखाई देता था, पर उसे कुछ भी न दिखा। वह अकेला था, पूरी तरह अकेला, इस अथाह, अकल्पनीय, अद्भुत संपत्ति के साथ। और वह उसी की थी। पर क्या वह सो रहा था या जाग रहा था? क्या वह स्वप्न के भीतर था या वास्तविकता से जूझ रहा था? उसे अपना सोना फिर देखना था, पर उसे लगा कि उस क्षण उसमें उसे दूसरी बार देखने की शक्ति नहीं होगी। कुछ देर तक उसने दोनों हाथों से अपने सिर का शीर्ष कसकर थामे रखा, मानो अपनी बुद्धि को थामे रखना चाहता हो। फिर वह द्वीप के आर पार निकल पड़ा, न केवल पगडंडी से हटकर। मोंटे क्रिस्तो पर कोई पगडंडी है ही नहीं, बल्कि पूरी तरह लक्ष्यहीन। अपने चीत्कारों और हाव भाव से पर्वतीय बकरियों और समुद्री पक्षियों को भयभीत करता हुआ। फिर एक घुमावदार मार्ग से लौटकर, अभी भी संदेह में, वह पहली और दूसरी गुफा से होता हुआ फिर उसी स्वर्ण और हीरों की खान के सामने आ खड़ा हुआ। इस बार वह घुटनों के बल गिर पड़ा, दोनों हाथों को अपने धड़कते हृदय से झटके में चिपकाए हुए, और एक ऐसी प्रार्थना बुदबुदाई जिसे केवल ईश्वर ही समझ सकते थे। कुछ देर बाद उसे शांति मिली, और साथ ही अधिक आनंद भी, क्योंकि उसी क्षण से उसने अपने सुख पर विश्वास करना आरंभ किया। तब उसने अपनी संपत्ति गिननी शुरू की।
वहां 1,000 स्वर्ण सिल्ले थे, प्रत्येक 2 या 3 पाउंड का। इनके पास उसने 25,000 स्वर्ण एकयू रखे, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य आज की मुद्रा में लगभग 24 फ्रॉक का होगा, और जिन पर पोप अलेक्जेंडर षष्ठम या उनके पूर्ववर्तियों का मुख अंकित था। और उसने देखा कि वह खाना केवल आधा ही खाली हुआ था। अंत में उसने मोतियों, बहुमूल्य रत्नों और हीरों में अपनी जुड़ी हुई हथेलियों की क्षमता के 10 गुना परिमाण को मापा। इनमें से अनेक उस युग के श्रेष्ठ सुनारों द्वारा जड़े गए थे, जिससे उनके अंतर्निहित मूल्य के ऊपर बहुत अतिरिक्त मूल्य जुड़ गया था। उसने सूर्य को डूबते और दिन के उजाले को धीरे धीरे म्लान होते देखा। उसे भय हुआ कि यदि वह गुफा में ठहरा रहा तो कोई उसे चौंका सकता है, इसलिए वह बंदूक हाथ में लेकर बाहर आ गया। उसका रात्रि भोजन जहाजी बिस्कुट का एक टुकड़ा और मदिरा के कुछ घूंट थे। फिर उसने पत्थर को वापस रखा और उसी पर लेट गया। कुछ घंटों के लिए सोया, उसका शरीर गुफा के प्रवेश को ढंके हुए। यह रात भयावह भी थी और मधुर भी। ऐसी रात जैसी प्रबल भावनाओं वाले इस मनुष्य ने अपने जीवन में केवल 1-2 बार ही अनुभव की थी। अजनबी। दिन निकल आया। दांतेस उसका बहुत समय से इंतजार कर रहा था। सूर्य की पहली किरणों के साथ वह उठा और जैसा उसने पिछले दिन किया था, चारों ओर देखने के लिए द्वीप के सर्वोच्च बिंदु पर चढ़ गया। पहले की भांति सब कुछ सुनसान था। एडमोंड नीचे उतरा, पत्थर उठाया, अपनी जेबों में बहुमूल्य रत्न भरे और संदूक की तख्तियों तथा लोहे की बांधनियों को यथासंभव फिर से ठीक कर दिया। फिर उसे मिट्टी से ढक दिया, मिट्टी को पैरों से दबाया और उस पर रेत बिखेर दी, ताकि नई खोदी हुई जमीन शेष भूमि से मिलती जुलती लगे। वह गुफा से बाहर आया, प्रवेश को फिर से बंद किया, उसके चारों ओर विभिन्न आकार के पत्थर जमा किए, खाली जगहों में मिट्टी भरी, उनमें मर्तल और हीदर रुपए, और इन नए पौधों को पानी दिया ताकि वे अच्छी तरह जमे हुए प्रतीत हों। अंत में उसने उस स्थान के आसपास अपने पैरों के सभी निशान मिटा दिए और अधीरता से अपने साथियों की वापसी की प्रतीक्षा करने लगा। अब इस सोने और इन हीरों को देखते रहने का कोई अर्थ नहीं था, और मोंटे क्रिस्टो पर किसी निरर्थक खजाने की रखवाली करने वाले अजगर की तरह टिके रहना भी व्यर्थ था। उसे जीवन में लौटना था और मनुष्यों तथा समाज के बीच अपना स्थान ग्रहण करना था, उस पद, प्रभाव और शक्ति के साथ जो इस संसार में धन, उस प्रथम और महानतम शक्ति द्वारा प्रदान की जाती है, जिसे मनुष्य नियंत्रित कर सकता है। छठे दिन तस्कर लौट आए। दूर से ही दांतेस ने जून अमेल को उसके आकार और चाल से पहचान लिया। वह घायल फिलोक्तेस की भांति बंदरगाह में लंगड़ाती हुई आ रही थी। जब उसके साथी तट पर उतरे, दांतेस ने उनसे कहा कि वह काफी बेहतर है, यद्यपि वह शिकायत करता रहा। फिर उसने तस्करों की कथाएं सुनी। वे निश्चय ही संभल रहे थे, पर माल उतरते ही उन्हें पता चला कि टूलों से कर विभाग का एक ब्रिग अभी अभी रवाना हुआ है और उनकी ही दिशा में आ रहा है। वे तुरंत भाग खड़े हुए, इस बात का खेद करते हुए कि दांतेस वहां नहीं था, जो जहाज से कहीं अधिक गति निकलवा सकता था। पीछा करने वाली नाव शीघ्र ही दिखाई दी, पर वे रात के अंधेरे में और केप कोर्स घुमाकर बच निकलने में सफल रहे। संक्षेप में, यात्रा असफल नहीं रही थी, और सबने, विशेषकर याकोबो ने, इस बात पर खेद व्यक्त किया कि दांतेस उनके साथ नहीं था, ताकि वह भी लाभ में अपना हिस्सा पा सकता, जो 50 प्यास्त्र का था। एडमोंड निर्विकार रहा। उसने मुस्कान तक नहीं दी जब उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि द्वीप छोड़कर वह कितना लाभ उठा सकता था। और चूंकि जून अमेली मोंटे क्रिस्तो पर केवल उसे लेने आई थी, वह उसी शाम जहाज पर चढ़ा और उसके साथ लेघोर्न गया। वहां उसने एक यहूदी से भेंट की और अपने 4 सबसे छोटे हीरे 5,000 फ्रॉक में बेच दिए। वह यहूदी ये पूछ सकता था कि एक साधारण नाविक के पास ऐसी वस्तुएं कैसे आईं, पर उसने सावधानी से प्रश्न नहीं किया। वह प्रत्येक हीरे पर 1,000 फ्रॉक कमा रहा था। अगले दिन दांतेस ने एक नई नाव खरीदी, जिसे उसने याकोबो को दे दिया, साथ ही 100 प्यास्त्र भी, ताकि वह एक दल रख सके, इस शर्त पर कि याकोबो मार्सेई जाए और
अल्लेद मेलाऊ में रहने वाले लुई दांतेस नामक एक वृद्ध व्यक्ति और कातालान गांव की एक युवती मर्सेदेस के बारे में समाचार पूछे। अब स्वप्न देखने की बारी याकोपो की थी। एडमोन ने उसे बताया कि वह आवेग में नाविक बन गया था क्योंकि उसके परिवार ने उसे अपने निर्वाह के लिए धन नहीं दिया था। पर लेघोर्न पहुंचते ही उसे अपने एक चाचा की वसीयत मिली, जिसने उसे अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बना दिया था। दांतेस की श्रेष्ठ परवरिश को देखते हुए यह कथा पर्याप्त विश्वसनीय लगी और याकोपो ने क्षण भर के लिए भी अपने पूर्व साथी की बात पर संदेह नहीं किया। इसके अतिरिक्त चूंकि जून आमेली के साथ एडमोंड का सेवा समझौता समाप्त हो चुका था, उसने स्वामी से विदा ली, जिसने पहले उसे रोकने का प्रयास किया। पर याकोपो की तरह ही उत्तराधिकार की वही कथा सुनकर अपने पूर्व कर्मचारी के निश्चय को बदलने की आशा छोड़ दी। अगले दिन याकोपो मार्सेई के लिए रवाना हुआ। उसे मोंटे क्रिस्तो से एडमोंड को लेना था। उसी दिन दांते स्वयं भी बिना यह बताए कि वह कहाँ जा रहा है, चल पड़ा। जून अम्मेली के दल से एक शानदार उपहार के साथ विदा लेते हुए और स्वामी से यह वचन देकर कि किसी दिन वह उससे फिर सुनेगा। दांतेस जेनुआ जा रहा था। वह ठीक उसी समय पहुंचा जब एक छोटे यॉट का परीक्षण हो रहा था, जिसे एक अंग्रेज ने मंगवाया था। उसने यह सुनकर कि जेनुआवासी भूमध्य सागर के सर्वश्रेष्ठ नाव निर्माता हैं, वहीं यॉट बनवाने का निश्चय किया था। कीमत 40,000 फ्रांक तय हुई थी। दांतेस ने 60,000 की पेशकश की, इस शर्त पर कि नाव उसी दिन उसे सौंप दी जाए। नाव बनते समय वह अंग्रेज स्विट्जरलैंड की यात्रा पर गया हुआ था और 3 सप्ताह या 1 महीने से पहले लौटने वाला नहीं था। इसलिए कारीगर को विश्वास था कि उसे दूसरी नाव शुरू करने का समय मिल जाएगा। दांतेस उसे एक यहूदी बैंकर के पास ले गया, जिसने दुकान के पीछे उन्हें ले जाकर नाव निर्माता के लिए 60,000 फ्रांक गिन दिए। कारीगर ने दांतेस को दल जुटाने की सेवा देने की पेशकश की, पर दांतेस ने धन्यवाद देकर कहा कि वह अकेले नौकायन का अभ्यस्त है और केवल इतना चाहता है कि शैया के पीछे के केबिन में 3 छिपे खंडों वाली एक गुप्त अलमारी बना दी जाए। उसने खंडों के माप बताए और वे अगले ही दिन तैयार हो गए। 2 घंटे बाद दांतेस जेनुआ से रवाना हुआ, जिज्ञासु दर्शकों की भीड़ की दृष्टि में, जो उस स्पेनी सज्जन को देखना चाहती थी जो अकेले नौकायन करने का अभ्यस्त था। उसने शानदार सफलता पाई पतवार की सहायता से, और उसे छोड़े बिना उसने अपनी नाव को ऐसे आजमाया कि वह मानो एक बुद्धिमान प्राणी हो जो हल्के से आदेश पर भी आज्ञाकारी हो। मौन में दांतेस ने स्वीकार किया कि जेनुआवासी सचमुच संसार के श्रेष्ठ नाव निर्माता हैं। भीड़ छोटी नौका को दृष्टि से ओझल होने तक देखती रही। फिर यह चर्चा करने लगी कि वह कहाँ जा रही है। कुछ ने कोर्सिका कहा, कुछ ने एल्बा। कुछ इस पर दांव लगाने को तैयार थे कि वह स्पेन की ओर जा रहा है, जबकि अन्य उतनी ही गर्मजोशी से ये कहते थे कि उसका मार्ग अफ्रीका की ओर है। किसी ने भी मोंटे क्रिस्तो द्वीप का नाम नहीं लिया। दांतेस मोंटे क्रिस्तो की ओर ही जा रहा था। वह दूसरे दिन के अंत तक द्वीप पर पहुंच गया। जहाज अद्भुत ढंग से चल रहा था और उसने 35 घंटे में दूरी तय कर ली थी। उसने तट का हर इंच पहचान लिया और सामान्य बंदरगाह की ओर जाने के बजाय छोटी खाड़ी में लंगर डाल दिया। द्वीप सुनसान था। दांतेस के पिछले प्रवास के बाद वहां किसी के उतरने के कोई संकेत नहीं थे। वह अपने खजाने के पास गया। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। अगले दिन तक उसकी विशाल संपत्ति यॉट पर पहुंचा दी गई और गुप्त अलमारी के तीनों छिपे खंडों में बंद कर दी गई। उसने एक और सप्ताह प्रतीक्षा की। इस अवधि में वह अपनी यॉट को द्वीप के चारों ओर चलाता रहा, उसे वैसे ही परखते हुए जैसे कोई घुड़सवार अपने घोड़े को परखता है। अंत तक वह उसकी सभी खूबियों और कमियों को जान चुका था और उसने स्वयं से वचन लिया था कि पहली को बढ़ाएगा और दूसरी को दूर करेगा। 8वें दिन उसने एक छोटी जहाजी नाव को पूरी गति से द्वीप की ओर आते देखा और याकोबो के जहाज को पहचान लिया। उसने संकेत दिया,
याकोपो ने उत्तर दिया, और 2 घंटे बाद वह जहाज यॉट के पास आ लगा। एडमोंड के दोनों प्रश्नों के उत्तर में समाचार बुरे थे। वृद्ध दांतेस मर चुका था, मर्सेडेस लापता हो गई थी। ये सूचना सुनते समय एडमोंड का चेहरा निर्विकार रहा, पर उसने तुरंत उतरने का निर्णय किया और किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। 2 घंटे बाद वह लौटा। याकोबो के जहाज के 2 व्यक्ति उसकी यॉट पर चढ़े ताकि उसे चलाने में सहायता कर सके, और उसने मार्सेई के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। अपने पिता की मृत्यु से वह आश्चर्यचकित नहीं था, पर मर्सेदेस का क्या हुआ था? एडमोंड किसी दूसरे से विस्तृत निर्देश नहीं दे सकता था बिना अपना रहस्य प्रकट किए। इसके अतिरिक्त कुछ और सूचनाएं थीं जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता था, और जिनके लिए वह केवल स्वयं पर ही निर्भर कर सकता था। लिगोर्न में उसके दर्पण ने उसे बता दिया था कि उसे पहचाने जाने का कोई खतरा नहीं है, और इसके अलावा अब उसके पास स्वयं को बदलने के सभी साधन उपलब्ध थे। अतः एक प्रातः यॉट उसके पीछे पीछे छोटी नाव के साथ गर्वपूर्वक मार्सेई के बंदरगाह में प्रविष्ट हुई, और ठीक उसी स्थान के सामने आकर रुकी जहां से उस घातक संध्या को वे शातोदैफ के लिए रवाना हुए थे। दांतेस को एक जेंडार्म को अपनी ओर खेते हुए देखकर हल्की सी सिहरन हुई, पर जिस पूर्ण आत्मविश्वास को उसने अर्जित कर लिया था, उसके साथ उसने वह अंग्रेजी पासपोर्ट सौंप दिया जिसे उसने लेघोर्न में खरीदा था। इस विदेशी दस्तावेज के साथ, जो फ्रांस में हमारे अपने दस्तावेजों से कहीं अधिक सम्मानित माना जाता था, उतरने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। कानेबियर पर कदम रखते ही उसने जिस पहले व्यक्ति को देखा, वह फैराउन जहाज पर उसके अधीन सेवा कर चुका एक नाविक था। मानो उसे यह आश्वस्त करने के लिए ही वहां रखा गया हो कि उसमें जो परिवर्तन आए थे वे पर्याप्त थे। वह सीधे उस व्यक्ति के पास गया और उससे कई प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर उसने इस प्रकार दिए कि न शब्दों से और न चेहरे के भाव से यह संकेत मिला कि उसे बोलने वाले व्यक्ति को कभी देखा था। दांतेस ने सूचना के लिए उसे धन्यवाद देने के रूप में एक सिक्का दिया। तभी वह व्यक्ति उसके पीछे दौड़ता हुआ आया। दांतेस मुड़ा। क्षमा कीजिए, नाविक ने कहा। आपसे भूल हो गई होगी। आपने समझा होगा कि आप मुझे 40 सू दे रहे हैं, पर वास्तव में यह एक डबल नपोलियन है। हाँ, मेरे मित्र, दांतेस ने कहा, मुझसे भूल हुई, पर तुम्हारी ईमानदारी पुरस्कार की अधिकारी है। इसलिए यह दूसरा सिक्का स्वीकार करो और अपने मित्रों के साथ मेरे स्वास्थ्य के नाम पर पी लेना। नाविक ने एडमोंड को ऐसे विस्मय से देखा कि वह धन्यवाद तक न कर सका, और उसे जाते हुए देखता रहा, यह कहते हुए, यह तो भारत से अभी अभी उतरा कोई नवाब है। दांतेस आगे बढ़ता गया, पर उसका हर कदम उसके हृदय में कोई नई अनुभूति जगाता गया। उसके बचपन की सभी स्मृतियां, वे स्मृतियां जो कभी मिटती नहीं और सदा विचारों में उपस्थित रहती हैं, यही थीं। हर गली के मोड़ पर, हर चौक में और हर चौराहे पर वे उठ खड़ी होती थीं। जब वह रूद नोआय के अंत तक पहुंचा और अल्लेद मेलाओं को देखा, तो उसके घुटने जवाब दे गए और वह लगभग एक गाड़ी के पहियों के नीचे गिर पड़ा। अंततः वह उस घर तक पहुंचा जिसमें वह अपने पिता के साथ रहा था। अटारी की छत पर लगे वे एरिस्टोलोश और नास्टर्शियम लुप्त हो चुके थे, जिन्हें वृद्ध व्यक्ति अपने हाथों से इतनी सावधानी से चढ़ाया करता था। वह एक पेड़ से टिक गया और कुछ समय तक वहीं खड़ा रहा, सोचते हुए और उस छोटे साधारण घर की ऊपरी मंजिल की ओर देखते हुए। अंत में वह द्वार तक गया, भीतर प्रवेश किया और पूछा कि क्या कोई कमरा खाली है। यद्यपि सब भरे हुए थे, फिर भी उसने 5वीं मंजिल के कमरे को देखने की जिद की, यहाँ तक कि अंततः चौकीदार ऊपर जाकर रहने वालों से पूछने को राजी हो गया कि क्या कोई अजनबी उनके 2 कमरों को देख सकता है। वह छोटा सा आवास एक युवक और युवती का था, जिनका विवाह केवल 1 सप्ताह पहले हुआ था। इस युवा जोड़े को देखकर दांतेस ने गहरी सांस ली।
वास्तव में वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे उसके पिता के कमरे की याद दिला सके। दीवारों का कागज़ बदल चुका था और सारा पुराना सामान, एडमोंड के बचपन के मित्र, जो उसे हर विवरण सहित स्मरण थे, लुप्त हो चुके थे। केवल दीवारें वही थीं। वह उस बिस्तर की ओर मुड़ा जिसे नए निवासियों ने उसी स्थान पर रखा था। अनायास उसकी आंखों में आंसू भर आए। यहीं उस वृद्ध ने अपने पुत्र का नाम होठों पर लिए प्राण त्यागे होंगे। युवा दंपति उस कठोर मुख वाले व्यक्ति को आश्चर्य से देख रहे थे, जिसकी अन्यथा निर्विकार गालों पर दो बड़े आंसू बह रहे थे। पर हर शोक कुछ आदर जगाता है, इसलिए उन्होंने उस अजनबी से कोई प्रश्न नहीं किया और उसे शांति से रोने देने के लिए पीछे हट गए। जब वह जाने लगा तो वे उसे द्वार तक छोड़ने आए और कहा कि वह जब चाहे लौट सकता है। उनके विनम्र निवास में उसके लिए सदा स्वागत रहेगा। नीचे की मंजिल पर पहुंचकर एडमोंड एक अन्य द्वार के सामने रुका और पूछा कि क्या दर्जी कादेरूस वहीं रहता है। पर चौकीदार ने बताया कि वह व्यक्ति व्यापार में असफल हो गया था और अब बोकैर में बेलगार्ड मार्ग पर एक छोटी सराय चलाता है। दांतेस सड़क पर उतरा, अल्लेद महिलाओं में उस घर के स्वामी का पता पूछा, उससे मिलने गया और लॉर्ड विलमोर के नाम से परिचय कराया गया। यही नाम और उपाधि उसके पासपोर्ट पर थी। उसने वह घर 25,000 फ्रांक में खरीद लिया, जो उसकी वास्तविक कीमत से कम 10,000 अधिक था। पर यदि उसकी कीमत 5 लाख भी होती, तो भी दांतेस उसे खरीद लेता। उसी दिन 5वीं मंजिल के उस युवा दंपति को, जिस अनुबंध को बनाने वाले नोटरी द्वारा सूचित किया गया कि नया स्वामी उन्हें बिना किसी अतिरिक्त किराए के घर में कोई भी अन्य अपार्टमेंट देने को तैयार है, बशर्ते वे उसे वे 2 कमरे दे दें जिनमें वे तब रहते थे। इन विचित्र घटनाओं ने एक सप्ताह से अधिक समय तक अल्लेद मेलाओं के नियमित लोगों को व्यस्त रखा और हजारों अटकलों का विषय बनी, जिनमें से कोई भी सही सिद्ध नहीं हुई। पर जिसने सबको सबसे अधिक उलझन में डाला, वह यह था कि उसी संध्या जिस व्यक्ति को अल्लेद मेलाओं के घर में जाते देखा गया था, उसे कातालान गांव में एक गरीब मछुआरे के घर में प्रवेश करते भी देखा गया, जहां वह 1 घंटे से अधिक समय तक रहा और उन कई लोगों के बारे में समाचार पूछता रहा जो 15 या 16 वर्ष से या तो मर चुके थे या लापता हो गए थे। अगले दिन जिन लोगों से उसने ये पूछताछ की थी, उन्हें एक बिल्कुल नई कातालान नाव भेंट की गई, साथ में 2 सीन जाल और एक ट्रॉल जाल। वे भले लोग उस उदार पूछताछकर्ता को धन्यवाद देना चाहते थे, पर उसे जाते हुए देखा गया था, नाविक को आदेश देते हुए, घोड़े पर चढ़ते हुए और एक्स द्वार से मार्सेई छोड़ते हुए। पोन द्यूगार्द का सराय। जिन लोगों ने फ्रांस के दक्षिणी भाग में पैदल यात्रा की है, जैसा कि मैंने की है, उन्होंने संभवतः एक सराय देखी होगी जो बेलगार्द और बोकैर के बीच स्थित है, गांव और नगर के लगभग मध्य में, यद्यपि बेलगार्ड की अपेक्षा बोकैर के कुछ अधिक निकट, जिसके बाहर धातु की एक पट्टिका पर पोंद्यूगार्ड का एक भद्दा चित्र टंगा रहता है, जो हवा की हल्की सी सांस से भी चरमराने लगता है। यह छोटी सी सराय रोअन नदी की धारा के समानांतर स्थित है और सड़क के बाईं ओर है, उसकी पीठ नदी की ओर है। इसमें वह है जिसे लांगडोक में बगीचा कहा जाता है, अर्थात प्रवेश द्वार के विपरीत ओर एक ऐसा घेरा जिसमें कुछ ठिगने जैतून के पेड़ जंगली अंजीरों के पास दुबके रहते हैं, जिनकी पत्तियां धूल से चांदी सी हो गई हैं। इनके बीच जो थोड़ी बहुत सब्जियां उगती हैं, वे केवल लहसुन की कुछ गांठें, कुछ मिर्चें और कुछ शलौट हैं। अंततः एक कोने में किसी भूले बिसरे प्रहरी की तरह एक ऊंचा छत्राकार चीड़ का पेड़ अपने लचीले तने पर उदास मुद्रा में खड़ा है, जबकि उसका फैला हुआ शीर्ष 30 डिग्री की धूप में झुलसता रहता है। ये सभी पेड़, बड़े हों या छोटे, स्वाभाविक रूप से मिस्त्राल की दिशा में झुके हुए हैं, प्रोवेंस के 3 अभिशापों में से एक। शेष 2, जैसा कि आप जानते हो या न जानते हो, द्रांस नदी और संसद हैं। आसपास के मैदान में
जो धूल की एक विशाल झील के समान है। कहीं कहीं गेहूंों की कुछ बालियां खड़ी हैं, जिन्हें यहाँ के किसान शायद केवल जिज्ञासा के कारण उगाते हैं। इन प्रत्येक बालियों पर एक झींगुर बैठा रहता है, जो इस वीरान प्रदेश में भटक आए किसी भी यात्री का अपने तीखे एकरस स्वर से पीछा करता है। पिछले 7 या 8 वर्षों से यह छोटी सराय एक स्त्री और पुरुष द्वारा चलाई जा रही थी, जिनका एकमात्र सहायक एक दासी थी, जिसका नाम त्रिनेत था, और एक अस्तबल लड़का, जिसे पकौत कहा जाता था। वास्तव में ये दोनों सहायक इस कार्य के लिए पर्याप्त सिद्ध हुए थे, क्योंकि बोकैर और एगमोर्त के बीच बनी नहर ने सड़क यातायात पर जलमार्ग की विजय सुनिश्चित कर दी थी, और डाक गाड़ियों का स्थान अब नावों ने ले लिया था। दुर्भाग्यशाली सराय स्वामी को और अधिक सताने के लिए, जिसे इस परिवर्तन ने बर्बाद कर दिया था, यह नहर रोन नदी, जो इसे जल देती थी, और उस सड़क जिससे इसने यातायात छीन लिया था, के बीच ठीक उसी सराय से कोई 100 गज की दूरी पर होकर गुजरती थी, जिसका हमने अभी संक्षेप में पर यथार्थ रूप से वर्णन किया है। सराय स्वामी 40 से 45 वर्ष का पुरुष था, लंबा, दुबला, स्नायुयुक्त, एक विशुद्ध दक्षिणी व्यक्ति। उसकी गहरी धंसी, चमकती आंखों, उसकी टेढ़ी नाक, और किसी हिंस्र पशु के समान श्वेत दांतों के साथ। यद्यपि उसके बालों ने उम्र की पहली सांस महसूस कर ली थी, वे धूसर होने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। उसकी दाढ़ी की भांति, जो उसके जबड़े की रेखा के साथ बढ़ी हुई थी, वे घने, घुंघराले और केवल कुछ श्वेत रेशों से चित्तीदार थे। उसका स्वाभाविक रूप से सांवला रंग उस आदत के कारण और भी गहरा हो गया था, जो उसने अपना ली थी। सुबह से रात तक अपने द्वार की देहरी पर खड़ा रहना, यह देखने के लिए कि कहीं कोई ग्राहक पैदल या गाड़ी से आ न जाए। उसकी आशाएं प्रायः निराश ही होती थीं। फिर भी वह वहीं खड़ा रहता, सिर पर लाल रूमाल बांधे हुए, ठीक किसी स्पेनी खच्चर हाँकने वाले की तरह। तपते सूर्य से बचाव का और कोई साधन उसके पास न था। ये व्यक्ति हमारा पुराना परिचित गास्पार कादेरुस था। इसके विपरीत उसकी पत्नी, जिसका कुंवारा नाम मादलेन रादेल था, पीली, दुबली और रोगग्रस्त थी। वह आर्ल के आसपास के प्रदेश की रहने वाली थी, और वहाँ की स्त्रियों की पारंपरिक सुंदरता के कुछ चिन्ह उसने अब भी संजो रखे थे, यद्यपि उसके रूप लक्षण धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे थे, ऐसे जिद्दी ज्वरों द्वारा रौंदे हुए, जो एगमोर्त के तालाबों और कामार्ग की दलदलों के निकट रहने वाले लोगों में सामान्य है। परिणाम स्वरूप वह अपना अधिकांश समय पहली मंजिल के कमरे में बैठी हुई, ठिठुरती हुई बिताती थी। कभी कुर्सी पर ढेर हुई, कभी अपने बिस्तर से टेक लगाए, जबकि उसका पति द्वार पर अपनी नियमित चौकसी करता रहता था। वह वहां और भी प्रसन्नता से समय बिताता था, क्योंकि जब भी वह अपनी उस बेहतर, या कहें अधिक कटु, अर्धांगिनी के साथ एक ही कमरे में होता, वह अपने भाग्य को लेकर अंतहीन विलापों से उसे सताने लगती थी, जिनका उत्तर उसका पति प्रायः इन्हीं दार्शनिक शब्दों में देता था: चुप रहो, ला कारकुंत, यह ईश्वर की इच्छा है। यह उपनाम इस कारण पड़ा था कि मादलेन रादेल का जन्म सालों और लाम्बेस्क के बीच स्थित ला कारकुंत गांव में हुआ था। अतः स्थानीय प्रथा के अनुसार, जिसमें प्रायः नाम के स्थान पर उपनाम दिया जाता है, उसके पति ने मादलेन नाम को त्याग कर यह नाम अपना लिया था, जो संभवतः उसकी रूखी जीभ को अधिक अनुकूल लगता था। फिर भी यह न समझा जाए कि सराय स्वामी भाग्य के आदेशों के प्रति इस दिखावटी समर्पण के बावजूद उस दरिद्रता को गहराई से नहीं समझता था, जिसमें उसे उस अभिशप्त बोकैर नहर ने धकेल दिया था, या कि वह अपनी पत्नी की अंतहीन शिकायतों से अप्रभावित था। सभी दक्षिणी लोगों की भांति वह अपने लिए तो अल्प संतुष्ट था, पर बाहरी दिखावे के विषय में अत्यंत अभिमानी। इसीलिए समृद्धि के दिनों में वह किसी फेराद या तरास्क की शोभा यात्रा को अपने पास से बिना उसमें सम्मिलित हुए जाने नहीं देता था। लाख कारकोंत उसके साथ रहती। वह मिधी प्रदेश के उस चित्रमय परिधान में सुसज्जित होता, जो कातालान और अंदालुसी वेशभूषा के बीच का था, जबकि उसकी पत्नी आर्ल की स्त्रियों का वह मनोहर परिधान पहनती, जिसमें यूनान और अरब की झलक होती थी। पर धीरे धीरे घड़ी जंजीरें, हार
चमकीले पट्टे, कढ़ाईदार ब्लाउज, मखमली जैकेटें, सलीके से कटी जुराबें, रंग-बिरंगी गेटरें और चांदी की बगल वाले जूते सब गायब होते चले गए। यहाँ तक कि गास्पार कादेरूस अपनी पूर्व भव्यता में दिखाई देने योग्य न रहा। तब उसने अपने और अपनी पत्नी दोनों की ओर से इन सभी सांसारिक प्रदर्शनाओं का त्याग कर दिया। यद्यपि जब किसी उत्सव की प्रसन्न ध्वनियां इस दयनीय सराय तक पहुंचती, जिसे वह अब व्यापार से अधिक केवल सिर छुपाने के लिए चलाता था, तो उसके हृदय में एक तीखी पीड़ा उठती थी। अपनी आदत के अनुसार कादेरूस ने सुबह का कुछ समय द्वार पर खड़े होकर बिताया था, अपनी उदास दृष्टि को उस छोटे से नंगे घास के टुकड़े से, जहां कुछ मुर्गियां चुग रही थीं, खाली सड़क के दोनों सिरों की ओर घुमाते हुए, जो एक दिशा में दक्षिण की ओर और दूसरी में उत्तर की ओर फैली हुई थी। अचानक उसकी पत्नी की खट्टी आवाज ने उसे अपने स्थान से बुला लिया। वह बड़बड़ाता हुआ भीतर गया और पहली मंजिल पर चढ़ गया, द्वार को पूरी तरह खुला छोड़ते हुए, मानो गुजरते हुए यात्रियों को यह याद दिलाना चाहता हो कि वे उसे भूल न जाए। जब कादिरूस घर के भीतर लौटा, तो मुख्य सड़क, जिस पर, जैसा हमने कहा है, वह अभी तक दृष्टि टिकाए हुए था, दोपहर के सूर्य के नीचे रेगिस्तान की भांति सुनसान और निर्जन पड़ी थी। श्वेत और अंतहीन सी वह दो पंक्तियों में खड़े पतले वृक्षों के बीच से चली जाती थी, और यह मान लेना सर्वथा उचित था कि दिन के किसी और समय को चुनने में स्वतंत्र कोई भी यात्री इस भयानक सहारा में उतरने का साहस नहीं करेगा। पर यदि कादेरूस अपने स्थान पर ही ठहरा रहता, तो वह संभावना को चुनौती देता हुआ बेलगार्ड की दिशा से आता हुआ एक घोड़ा और सवार देख सकता था, उस खुले और मैत्रीपूर्ण ढंग से आगे बढ़ते हुए, जो घुड़सवार और उसके घोड़े के बीच पूर्ण सामंजस्य का संकेत देता है। घोड़ा एक बधिया किया हुआ घोड़ा था, जो सहज चाल से चल रहा था। उसकी पीठ पर काले वस्त्रों में एक पादरी बैठा था, जिसने तीन कोने वाली टोपी पहन रखी थी। यद्यपि सूर्य की झुलसाती गर्मी अपने मध्य बिंदु पर पहुंच चुकी थी, वे दोनों एक अत्यंत संयमित चाल से आगे बढ़ रहे थे। जब वे द्वार के सामने पहुंचे, तो रुक गए। यह तय करना कठिन था कि घोड़े ने आदमी को रोका या आदमी ने घोड़े को। जो भी हो, सवार उतर पड़ा और घोड़े को लगाम से पकड़कर एक जर्जर किवाड़ के कुंडे से बांध दिया, जो केवल एक ही कब्जे पर टंगा हुआ था। फिर पादरी द्वार की ओर बढ़ा, लाल सूती रूमाल से अपनी टपकती हुई पेशानी पोंछते हुए, और अपनी छड़ी की लोहे की नोक से 3 बार द्वार खटखटाया। तुरंत ही एक बड़ा काला कुत्ता उठ खड़ा हुआ और कुछ कदम आगे बढ़कर भौंकने लगा, अपने नुकीले श्वेत दांत दिखाते हुए। इस शत्रुतापूर्ण प्रदर्शन से केवल यह सिद्ध होता था कि वह किसी आगंतुक का अभ्यस्त नहीं था। उसी क्षण दीवार के साथ लगी लकड़ी की सीढ़ी भारी कदमों से कांप उठी। उस दयनीय सराय का स्वामी, जिसके द्वार पर पादरी खड़ा था, नीचे उतर रहा था, झुका हुआ और पीछे की ओर चलता हुआ। मैं आ रहा हूं, कादिर उसने आश्चर्य से कहा। मैं आ रहा हूं, शांत रहो मार्गोतय, चिंता मत कीजिए। वह भौंकता है पर काटता नहीं। क्या आप कुछ शराब लेंगे? कितनी गर्मी है! ये तो सचमुच बदचलन दिन है। ओह, क्षमा कीजिए, उसने तब कहा, जब उसने देखा कि आगंतुक कौन है। मुझे पता नहीं था कि किसकी सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं आपके लिए क्या ला सकता हूं? आप क्या चाहेंगे? पादरी ने 2 या 3 क्षणों तक उसे असामान्य एकाग्रता से देखा, मानो वह सराय स्वामी का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता हो। फिर जब दूसरे के चेहरे पर केवल आश्चर्य ही झलक रहा था कि उसके प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया जा रहा, तो आगंतुक ने विलंब समाप्त करना उचित समझा और भारी इतालवी उच्चारण में बोला, क्या तुम कादेरूस नहीं हो? हाँ, सराय स्वामी ने कहा, शायद उस मौन से भी अधिक इस प्रश्न से चकित होकर जो उससे पहले था। हाँ, वही हूं, गास्पार कादेरूस, आपकी सेवा में। गास्पार कादेरूस? हाँ, मुझे लगता है यही नाम है। क्या तुम कभी अल्लेद मेलाओं में चौथी मंजिल पर नहीं रहते थे?
बिल्कुल सही। जहाँ तुम दर्जी का काम करते थे? हाँ, पर वह काम बिगड़ गया। उस अभागे मारसेई में इतनी गर्मी है कि मुझे सच में लगता है कि अंततः लोग वहाँ कपड़े पहनना ही छोड़ देंगे। पर गर्मी की बात चल ही रही है, तो क्या आप कुछ ताज़गी नहीं लेना चाहेंगे? निस्संदेह। अपनी सबसे अच्छी शराब की एक बोतल ले आओ, फिर हम बातचीत वहीं से आगे बढ़ाएँगे, जहाँ रुके थे। जैसा आप चाहें, कादिरूस ने कहा, और अपने पास बची काहोर की अंतिम बोतलों में से एक बेचने का अवसर न चूकते हुए वह उसी निचले कमरे की फर्श में बने तख्ते को उठाने में लग गया, जो भोजन कक्ष और रसोई दोनों का काम देता था। 5 मिनट बाद जब वह लौटा, तो उसने पादरी को एक स्टूल पर बैठा पाया, कोहनी लंबी मेज पर टिकाए हुए, जबकि मार्गोतइयों की दुबली गर्दन उसकी जांग पर टिकी थी और कुत्ता उसे सुस्त दृष्टि से देख रहा था। स्पष्टतः इस असामान्य यात्री से संधि कर चुका था, यह समझकर कि प्रथा के विपरीत उसे भी कुछ जलपान मिलने वाला है। क्या तुम अकेले हो? पादरी ने पूछा, जब सराय स्वामी ने उसके सामने बोतल और गिलास रख दिया। ईश्वर की कसम, हाँ, या लगभग, कादिरूस ने कहा। मेरी पत्नी है, पर वह मेरी कोई सहायता नहीं कर सकती। वह सदा बीमार रहती है, बेचारी कारकुंत। ओह, तुम विवाहित हो? पादरी ने कुछ रुचि से कहा, इधर उधर देखते हुए, मानो उस दंपति के तुच्छ घरेलू सामान का मूल्य आंक रहा हो। आप सोच रहे हैं कि मैं अमीर नहीं हूं, है ना? कादिरूस ने आह भरते हुए कहा। क्या किया जाए? इस संसार में फलने फूलने के लिए केवल ईमानदार होना पर्याप्त नहीं है। पादरी ने उसे तीव्र दृष्टि से देखा। हाँ, ईमानदार, सराय स्वामी ने कहा, एक हाथ हृदय पर रखकर, उसकी दृष्टि का सामना करते हुए और सिर हिलाते हुए। इसका तो मैं गर्व से दावा कर सकता हूं, और आजकल हर कोई यह नहीं कह सकता। तो उतना ही अच्छा, अब्बे ने कहा, यदि तुम्हारा दावा सत्य है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि देर सवेर एक धर्मी पुरुष को प्रतिफल मिलता है और एक दुष्ट को दंड। आप तो धर्म के व्यक्ति हैं, कादिरूस ने कटु दृष्टि से कहा, और यह कहना आपका काम है, पर हर कोई उस पर विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं है। तुम यह कहकर भूल कर रहे हो, अब्बे ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारे ही मामले में मैं स्वयं संभवतः उस बात का प्रमाण बन सकता हूं जो मैं कह रहा हूं। कैसे? कादिरूस ने विस्मय से पूछा। इस प्रकार कि मुझे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम वही व्यक्ति हो जिसे मैं समझता हूं। मैं आपको क्या प्रमाण दे सकता हूं? क्या तुम 1814 या 1815 में दांतेस नाम के एक नाविक को जानते थे? दांतेस, हाँ, मैं उस गरीब एडमोंड को जानता था, निश्चय ही जानता था। वह मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक था। कादिरूस चिल्ला उठा, उसका चेहरा गहरे बैंगनी रंग का हो गया, जबकि अब्बे की स्वच्छ, आत्मविश्वासी आंखें सामने बैठे व्यक्ति के हर भाव को मानो समेट ले रही थीं। हाँ, मुझे विश्वास है कि उसका नाम एडमोंद ही था। निस्संदेह वही था। यदि कोई जान सकता है, तो मैं एडमोंद उसका नाम था। उतना ही निश्चित जितना कि मेरा नाम गास्पार कादेरुस है। पर उसके साथ क्या हुआ? उस गरीब एडमोंद का क्या बना? सराय स्वामी ने आगे पूछा। क्या आप उसे जानते थे? क्या वह अब भी जीवित है? क्या वह मुक्त है? क्या वह सुखी है? वह एक कैदी के रूप में मरा, अब्बे ने कहा। तूलों की दंड बस्ती में बेड़ियां पहने, अपराधियों से भी अधिक अकेला और निराश। जो लाली पहले कादेरूस के चेहरे पर दौड़ गई थी, उसकी जगह मृत्यु सी पीली छाया ने ले ली। वह एक ओर मुड़ा, और अब्बे ने देखा कि उसने अपने सिर पर बंधे लाल रूमाल के एक कोने से आंसू पोंछा। बेचारा लड़का, कादेरूस बुदबुदाया। खैर, इससे तो वही सिद्ध होता है जो मैं कह रहा था, ईश्वर केवल दुष्टों पर ही दयालु है। आह, वह दक्षिणी लोगों की अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा में आगे बोला। दुनिया दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। काश आकाश 2 दिन तक बारूद बरसा दे
और 1 घंटे तक आग, और सब कुछ समाप्त हो जाए। तुम उस युवक से सचमुच जुड़े हुए प्रतीत होते हो, अब्बे ने कहा। हाँ, मैं था, कादेरूस ने उत्तर दिया। यद्यपि मुझे स्वीकार करना होगा कि एक क्षण के लिए मैंने उसके सौभाग्य से ईर्ष्या की थी, पर उसके बाद मैं कसम खाता हूं, कादिरूस की प्रतिष्ठा की कसम, मैंने उसके भयानक भाग्य पर सच्चे मन से दया की। एक क्षण का मौन छा गया, जिसमें अब्बे सराय स्वामी के बदलते हुए भावों पर अपनी पैनी दृष्टि जमाए रहे। और क्या आप उसे जानते थे, उस बेचारे लड़के को? कादेरूस ने फिर पूछा। मुझे उसके मृत्युशैया पर बुलाया गया था, अब्बे ने उत्तर दिया, कलीसा के अंतिम संस्कार विधि प्रदान करने के लिए। और उसकी मृत्यु कैसे हुई? कादिरुस ने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में पूछा। कारागार से ही। 30 वर्ष की आयु में कारागार में और किससे मरते हैं? कादेरुस ने अपनी बहती हुई पेशानी से पसीना पोंछा। इस सब में जो विचित्र बात है, अब्बे ने कहा, वह यह कि दांतेस मृत्युशैया पर सूली पर चढ़े मसीह के चरणों को चूमते हुए मुझसे बार बार यह शपथ लेता रहा कि वह अपने कारावास का वास्तविक कारण नहीं जानता था। यह सत्य है, यह सत्य है, कादेरूस बुदबुदाया। वह जान ही नहीं सकता था। नहीं, वह गरीब युवक झूठ नहीं बोल रहा था। और इसी कारण, अब्बे ने आगे कहा, उसने मुझसे इस दुर्भाग्य के सत्य का पता लगाने का अनुरोध किया, जिस पर वह स्वयं कोई प्रकाश नहीं डाल सका। और यदि उसके नाम पर किसी प्रकार का कलंक लगा हो, तो उसे पुनः प्रतिष्ठित करने का। अब्बे की दृष्टि कादेरूस के चेहरे पर फैलते लगभग कठोर भाव पर और भी स्थिर हो गई। एक धनी अंग्रेज, वो आगे बोले, जो उसका दुर्भाग्य साथी था, द्वितीय पुनर्स्थापन के समय कारागार से मुक्त हुआ, और उसके पास अत्यंत मूल्यवान हीरा था। बीमारी में दांतेस ने उसकी सेवा भाई की भांति की थी, और जब वह जेल से निकला, तो कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में वह हीरा दांतेस को देना चाहता था, पहरेदारों को रिश्वत देने के बजाय, जो उसे ले भी सकते थे और फिर धोखा भी दे सकते थे। दांतेस ने उसे संभाल कर रखा, इस आशा में कि वह स्वयं मुक्त हो जाएगा। यदि ऐसा होता, तो उस एक ही हीरे की बिक्री से उसका भाग्य बन जाता। तो आप ये कह रहे हैं, कादेरूस ने पूछा, उसकी आंखें चमक उठीं, कि वह बहुत ही मूल्यवान पत्थर था? सब कुछ सापेक्ष होता है, अब्बे ने उत्तर दिया। एडमोंड के लिए तो वह अत्यंत मूल्यवान था। उसका मूल्य 50,000 फ्रांक आंका गया था। 50,000 फ्रांक! कादेरूस चिल्लाया। वह तो अखरोट जितना बड़ा रहा होगा। इतना भी नहीं, अब्बे ने कहा। पर तुम स्वयं देख सकते हो, क्योंकि वह मेरे पास है। कादेरूस मानो अब्बे के वस्त्रों के आर पार उस वस्तु को देखने का प्रयास कर रहा था। अब्बे ने अपनी जेब से काले शाग्रीन का एक छोटा सा डिब्बा निकाला, उसे खोला, और कादेरूस की विस्मित आंखों के सामने एक सुंदर जड़े हुए छल्ले में चमकता हुआ रत्न प्रदर्शित किया। क्या यह 50,000 फ्रांक का है? जड़ाई को छोड़े बिना, अब्बे ने कहा, जो स्वयं भी काफी मूल्यवान है। और उसने डिब्बा बंद कर दिया और हीरे को फिर से जेब में रख लिया, यद्यपि उसकी चमक कादिरूस के मस्तिष्क में अब भी दीप्त थी। पर यह हीरा आपके पास कैसे आया? उसने पूछा। क्या एडमोन ने आपको अपना उत्तराधिकारी बनाया था? नहीं, अब्बे ने कहा, पर उसने मुझे अपनी वसीयत का कार्यपालक नियुक्त किया था। मेरे 3 अच्छे मित्र और एक मंगेतर थी, उसने मुझसे कहा। मुझे विश्वास है कि चारों को ही मेरी क्षति का गहरा दुख होगा। उन अच्छे मित्रों में से एक का नाम कादेरूस था। कादेरूस सिहर उठा। दूसरा, अब्बे ने आगे कहा, मानो कादेरूस की प्रतिक्रिया को न देख रहा हो, तांगलार कहलाता था। और तीसरा, उसने जोड़ा, यद्यपि वह मेरा प्रतिद्वंद्वी था, फिर भी मुझसे प्रेम करता था। कादेरूस के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फिसली,
और वह वक्ता को बीच में रोकने को हुआ। रुको, अब्बे ने कहा, पहले मुझे समाप्त करने दो। फिर यदि तुम्हें कोई टिप्पणी करनी हो तो बाद में कर लेना। तीसरा, यद्यपि वह मेरा प्रतिद्वंद्वी था, फिर भी मुझसे प्रेम करता था। उसका नाम फर्नांड था और मेरी मंगेतर का नाम, आह, मुझे मंगेतर का नाम याद नहीं आ रहा, अब्बे ने कहा। मर्सिडेस, कादेरूस ने कहा। मर्सिडेस! हाँ, यही है, अब्बे ने सहमति में कहा, एक आह दबाते हुए। तो, कादेरूस ने कहा। मुझे पानी का एक जग दो, अब्बे ने कहा। कादेरूस शीघ्रता से आज्ञा का पालन करने गया। अब्बे ने अपने लिए थोड़ा पानी उंडेला और 2-3 घूंट लिए। अब हम कहाँ थे? उसने गिलास रखते हुए पूछा। मंगेतर का नाम मर्सिडेस था। ठीक है, तुम मार्सेई जाओगे? ये अभी भी दांतेस ही बोल रहा है, समझे? पूरी तरह। तुम इस हीरे को बेचोगे, प्राप्त धन को 5 भागों में बांटोगे और उन्हें उन अच्छे मित्रों में बांट दोगे। वे ही इस पृथ्वी पर ऐसे प्राणी थे जिन्होंने मुझसे कभी प्रेम किया। 5 भाग क्यों? कादेरूस ने कहा। आपने तो केवल 4 व्यक्तियों का उल्लेख किया, क्योंकि 5वां मर चुका है, या कम से कम मुझे ऐसा बताया गया है। 5वां दांतेस का पिता था। हाय हाँ, कादेरूस ने कहा, परस्पर विरोधी भावनाओं से खिंचता हुआ। हाय हाँ, बेचारा आदमी, वह मर गया। ये बात मुझे मार्सेई में पता चली, अब्बे ने उत्तर दिया, उदासीन दिखने का प्रयास करते हुए। पर घटना इतनी पुरानी थी कि मैं उसके बारे में और कुछ जान न सका। क्या तुम्हें उस व्यक्ति के अंत के विषय में कुछ झात है? मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? कादेरूस ने कहा। मैं तो ठीक बगल में रहता था। ईश्वर बचाए, अपने पुत्र के गायब होने के मुश्किल से 1 वर्ष बाद ही वह वृद्ध मर गया। वह किससे मरा? डॉक्टरों ने इसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा था, मेरा ख्याल है। जो उसे जानते थे, वे कहते थे कि वह शोक से मरा। पर मैंने उसे लगभग मरते देखा। मैं कहूँगा कि वह मरा। कादेरूस रुक गया। किससे मरा? पादरी ने व्याकुलता से दोहराया। सच कहूँ तो भूख से। भूख से, अब्बे चिल्लाया, अपनी स्टूल से उछलते हुए। भूख से। सबसे तुच्छ प्राणी भी भूख से नहीं मरता। सड़क पर भटकता कुत्ता भी किसी दयालु हाथ से रोटी का टुकड़ा पा सकता है। और तुम कहते हो कि यह व्यक्ति, एक ईसाई, अन्य ऐसे लोगों के बीच भूख से मरा जो स्वयं को ईसाई कहते हैं। असंभव। यह असंभव है। मैं वही जानता हूं जो जानता हूं, कादेरूस ने कहा। और तुम गलत हो, सीढ़ियों से एक आवाज आई। तुम्हें इससे क्या लेना देना? दोनों पुरुष मुड़े और रेलिंग के बीच से ला कारकोंत के रोगग्रस्त चेहरे को झांकते देखा। वह घिसटती हुई सीढ़ियों के नीचे आ गई थी और घुटनों पर सिर रखे बैठी उनकी बातचीत सुन रही थी। और तुम्हें इससे क्या लेना देना, पत्नी? कादेरूस ने पूछा। ये सज्जन कुछ जानकारी चाहते हैं। शिष्टाचार यही है कि उन्हें दी जाए। हाँ, और साधारण बुद्धि यही है कि इनकार किया जाए। कौन जानता है कि वह तुम्हें बोलवा कर क्या चाहता है, मूर्ख? एक उत्तम उद्देश्य, देवी, अब्बे ने कहा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके पति को कोई भय नहीं, बशर्ते वे मुझसे स्पष्ट उत्तर दें। कोई भय नहीं। वे हमेशा सुंदर वादों से आरंभ करते हैं, फिर कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, और फिर चले जाते हैं वचन निभाए बिना। और किसी सुंदर सुबह गरीब लोगों पर विपत्ति आ पड़ती है, बिना यह जाने कि वह कहां से आई। डरो मत, भली स्त्री, अब्बे ने कहा। मेरी ओर से तुम्हें कोई विपत्ति नहीं पहुंचेगी, मैं इसकी गारंटी देता हूं। लाकारकुंत ने कुछ अस्पष्ट शब्द बुदबुदाए, सिर फिर घुटनों पर रख दिया और ज्वर से कांपती हुई बैठी रही, अपने पति को बातचीत जारी रखने देने के लिए स्वतंत्र छोड़ते हुए, पर इस प्रकार बैठी कि एक शब्द भी छूट न जाए।
इसी बीच अब्बे ने पानी के 2-3 और घूंट लिए और अपना धैर्य संभाला। पर वह आगे बोला, क्या वह बेचारा वृद्ध इतना पूर्णतः परित्यक्त था कि इस प्रकार मर सके? आह! कादिरूस ने कहा, न तो कातालान मर्सेदेस ने उसे छोड़ा था, न ही मोरेल ने। पर उस गरीब बूढ़े ने फर्नाउंद के प्रति गहरी घृणा पाल ली थी। उसी व्यक्ति के प्रति उसने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ जोड़ा, जिसे दांतेस ने तुम्हें अपना मित्र बताया। क्या वह मित्र नहीं था? अब्बे ने पूछा। कास्पार, कास्पार, स्त्री ने ऊपर से बुदबुदाया। जो कह रहे हो, संभल कर कहो। कादिरूस ने अधीर संकेत किया और स्त्री को कोई और उत्तर दिए बिना अब्बे से बोला, क्या कोई उस व्यक्ति का मित्र हो सकता है जिसकी पत्नी पर वह ललचाई दृष्टि रखे? दांतेस, जिसका हृदय सोने का था, उन सबको अपना मित्र कहता था। बेचारा एडमोंद। अंततः अच्छा ही हुआ कि वह कुछ न जान सका। मृत्युशैया पर उन्हें क्षमा करना उसके लिए बहुत कठिन होता। जो भी कहा जाए, कादेरूस ने अपनी वाणी में एक रूखे काव्य के साथ निष्कर्ष निकाला। मैं जीवित मनुष्य की घृणा से अधिक मृत मनुष्य के श्राप से डरता हूं। मूर्ख, ला कारकोंत ने कहा। तो क्या तुम जानते हो कि फर्नांद ने दांतेस को हानि पहुंचाने के लिए क्या किया था? अब्बे ने पूछा। हाँ, मैं जानता हूं। मुझे बताओ। गास्पार, तुम जो चाहो करो, यहां मालिक तुम हो, उसकी पत्नी ने कहा। पर यदि मेरी सलाह मानो तो कुछ भी मत कहना। इस बार मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो स्त्री, कादिरुस ने कहा। तो तुम मुझे बताना नहीं चाहते? अब्बे ने आगे कहा। इसका क्या लाभ? कादिरुस ने उत्तर दिया। यदि वह लड़का जीवित होता और स्वयं मेरे पास आता, ताकि मैं उसे एक बार के लिए बता सकूं कि उसके मित्र कौन थे और उसके शत्रु कौन, तब शायद मैं ऐसा करता। पर वह तो मर चुका है, जैसा तुम कहते हो। वह अब न घृणा अनुभव कर सकता है, न प्रतिशोध ले सकता है। चलो, इस पर पर्दा डाल दें। तो तुम चाहते हो, अब्बे ने कहा, कि मैं उन लोगों को, जिन्हें तुम अयोग्य और झूठे मित्र बताते हो, वह उपहार दे दूं जो उनकी निष्ठा का पुरस्कार बनने के लिए था? यह सच है, तुम ठीक कहते हो, कादेरूस ने कहा। वैसे भी अब उन लोगों के लिए बेचारे एडमोंड की वसीयत का क्या अर्थ रह गया है? समुद्र में पानी की एक बूंद। और इसके अतिरिक्त, उसकी पत्नी ने कहा, वे लोग एक झटके में तुम्हें कुचल सकते हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? कादिरुस ने पूछा। क्या वे लोग अमीर और शक्तिशाली हो गए हैं? क्या तुम्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ? नहीं, मुझे बताओ। कादिरुस कुछ क्षण तक सोचता हुआ प्रतीत हुआ। फिर उसने कहा, नहीं, सच कहूं तो यह कहानी बहुत लंबी है। तुम इसे अपने तक ही सीमित रखने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो, अब्बे ने अत्यंत उदासीन भाव से कहा। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारी किसी भी झिझक का सम्मान करूंगा। वास्तव में तुम स्वयं को एक सच्चा उदार पुरुष सिद्ध कर रहे हो। अतः इस विषय को यहीं समाप्त कर दें। जो कर्तव्य मुझे निभाना है, वह केवल औपचारिकता मात्र है। मैं हीरे को बेच दूंगा। उसने उसे अपनी जेब से निकाला, डिब्बा खोला और चमकते हुए पत्थर को कादेरूस की आंखों के सामने रख दिया। इसे देखो पत्नी, सराय स्वामी ने कहा। उसकी आवाज भर्राने लगी। हीरा, ला कारकोंत ने कहा, उठते हुए और निश्चयपूर्वक सीढ़ियों से नीचे आती हुई। यह हीरा क्या है? क्या तुमने नहीं सुना? कादेरूस ने कहा। यह वही हीरा है जो उस लड़के ने हमें छोड़ा था। पहले अपने पिता के लिए, फिर अपने 3 मित्रों के लिए, फर्नांद, दांगलार और मेरे लिए, और अपनी पत्नी मर्सेदेस के लिए। इसकी कीमत 50,000 फ्रॉक है। आह! कितनी सुंदर वस्तु है, उसने विस्मय से कहा।
तो इसका 5वां भाग हमारा हुआ? कादेरूस ने पूछा। हाँ, और इसके अतिरिक्त दांतेस के पिता का भाग भी, जिसे मैं अपना अधिकार समझता हूँ कि तुम चारों के बीच बांट दिया जाए। पर चारों के बीच क्यों? ला कारकुंत ने पूछा। क्योंकि तुम चारों ही एडमोंद के मित्र थे। विश्वासघाती मित्र नहीं होते, स्त्री ने कठोर स्वर में बुदबुदाया। हाँ, ठीक यही, कादेरूस ने कहा। मैं भी तो यही कह रहा था। विश्वासघात को, यहां तक कि अपराध को पुरस्कृत करना लगभग ईशनिंदा, लगभग पवित्रता का अपमान है। यही तो तुम चाहते थे, अब्बे ने शांत स्वर में कहा, हीरे को फिर से अपनी पोशाक की जेब में रखते हुए। अब मुझे एडमोंड के मित्रों का पता बताओ, ताकि मैं उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर सकूं। कादेरूस के माथे से पसीना बहने लगा। उसने देखा कि अब्बे उठकर द्वार की ओर गया, मानो यह देखने के लिए कि उसका घोड़ा अब भी वहां है या नहीं। फिर लौट आया। कादेरूस और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर ऐसा दृष्टिपात किया जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो हीरा केवल हमारा ही होगा, कादेरूस ने कहा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। धर्म का व्यक्ति हमें धोखा नहीं देगा। जैसा तुम्हें उचित लगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। वह कांपती हुई सीढ़ियों की ओर लौट गई। दिन की झुलसाती गर्मी के बावजूद उसके दांत खंपा रहे थे। सबसे ऊपर की सीढ़ी पर उसने रुककर कहा, सोच लो, गास्पार। मैंने निश्चय कर लिया है, कादेरूस ने कहा। ला कारकुंत आह भरते हुए अपने कमरे में लौट गई। छत उसके कदमों के नीचे चरमराती रही जब तक वह अपनी कुर्सी तक न पहुंच गई और भारीपन से उस पर गिर न पड़ी। तुमने क्या निश्चय किया है? अब्बे ने पूछा। सब कुछ बताने का। ईमानदारी से कहूं तो मुझे यही सबसे अच्छा लगता है, पादरी ने कहा। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे कुछ ऐसा जानना चाहता हूं जिसे तुम मुझसे छिपाना चाहो, बल्कि यदि तुम मुझे मृतक की इच्छा के अनुसार वसीयत बांटने में सहायता कर सको तो वही उचित होगा। मुझे भी यही आशा है, कादिरुस ने कहा। उसके गाल लोभ और प्रत्याशा से दमक रहे थे। मैं सुन रहा हूं, अब्बे ने कहा। एक क्षण, कादिरुस ने कहा। सबसे रोचक समय पर कोई व्यवधान हो जाए तो यह खेदजनक होगा। और फिर यह भी अच्छा है कि किसी को यह न पता चले कि आप यहां आए थे। वह सराय के द्वार तक गया और अतिरिक्त सावधानी के लिए उसे भीतर से बंद कर दिया। इस बीच अब्बे ने बैठने के लिए ऐसा स्थान चुन लिया था जहां वह सुविधा से सुन सके। वह एक कोने में बैठा था, इस प्रकार कि वह स्वयं छाया में रहे और प्रकाश पूरी तरह सामने बैठे व्यक्ति के चेहरे पर पड़े। सिर झुकाए, हाथ जोड़े हुए, या यूं कहें कि कसकर थामे हुए, उसने पूरी एकाग्रता के साथ कथा सुनने की तैयारी की। कादेरूस ने एक स्टूल खींचा और अब्बे के सामने बैठ गया। याद रखना, मैं तुम्हें बाध्य नहीं कर रही हूं। ऊपर से ला कारकुंत की कांपती आवाज आई, मानो उसने ऊपर के कमरे की फर्श से इस दृश्य की तैयारी देख ली हो। ठीक है, ठीक है, कादेरूस ने कहा। अब इस पर और कुछ मत कहो। पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और उसने अपनी कहानी आरंभ की। कादेरूस की कहानी। आरंभ करने से पहले कादेरूस ने कहा, मुझे आपसे एक बात का वचन चाहिए। वह क्या? यह कि यदि आप कभी भी उस जानकारी का कोई उपयोग करें जो मैं आपको देने वाला हूं, तो किसी को भी यह पता न चले कि वह मुझसे आई है। क्योंकि जिन लोगों की मैं बात करने जा रहा हूं, वे धनी और शक्तिशाली हैं। यदि वे केवल उंगली की नोक से भी मुझे छू लें, तो मुझे कांच की तरह चकनाचूर कर देंगे। निश्चिंत रहो मेरे मित्र, अब्बे ने कहा। मैं एक पुरोहित हूं और स्वीकारोक्तियां मेरे हृदय में ही मर जाती हैं। यह याद रखो कि हमारा उद्देश्य केवल अपने मित्र की इच्छाओं को उचित ढंग से पूरा करना है। इसलिए स्पष्ट रूप से बोलो, पर वैर भाव के बिना। सत्य कहो, और पूरा सत्य। जिन लोगों के विषय में तुम बोलने वाले हो, उन्हें मैं नहीं जानता
और संभवतः कभी जानूंगा भी नहीं। किसी भी दशा में मैं इतालवी हूँ, फ्रांसीसी नहीं। मैं मनुष्यों का नहीं, ईश्वर का हूँ। मैं अपने मठ में लौट जाऊंगा, जिसे मैंने केवल एक मरणासन्न व्यक्ति की अंतिम इच्छाएं पूरी करने के लिए छोड़ा है। इस दृढ़ आश्वासन से कादेरूस को कुछ ढाढ़स मिला। तो फिर उसने कहा, मैं सत्य कहना चाहता हूँ। बल्कि यह कहना चाहिए कि मुझे उन लोगों के विषय में सत्य कहना ही होगा, जिन्हें बेचारे एडमोंड ने अपने निष्कपट और समर्पित मित्र समझा था। यदि आप चाहें तो उसके पिता से आरंभ करें, अब्बे ने कहा। एडमोंड ने उस वृद्ध के विषय में मुझसे बहुत बातें की थीं, जिनसे वह अत्यंत गहराई से जुड़ा हुआ था। ये एक दुखद कथा है, कादेरूस ने सिर हिलाते हुए कहा। आपको शायद यह पता होगा कि यह कैसे आरंभ हुई। हाँ, पुरोहित ने कहा। एडमोंड ने मुझे उसके गिरफ्तार होने तक की सारी बातें बता दी थीं। मार्सेई के पास एक छोटे से सराय में। ला रिजर्व। हे ईश्वर! हाँ, मैं तो उसे ऐसे देख सकता हूं जैसे कल की ही बात हो। क्या वह अवसर उसका सगाई भोज नहीं था? हाँ, एक ऐसा भोज जो आनंद में आरंभ हुआ और शोक में समाप्त हुआ। एक पुलिस आयुक्त भीतर आया। उसके पीछे 4 सिपाही थे और दांतेस को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद की बातें मुझे नहीं मालूम, पुरोहित ने कहा। दांतेस स्वयं भी केवल वही जानता था जो सीधे उससे संबंधित था, क्योंकि इसके बाद उसने उन 5 व्यक्तियों में से किसी को न देखा और न उनके विषय में कोई समाचार सुना। खैर, दांतेस को हिरासत में ले लिए जाने के बाद मुरेल यह पता लगाने गया कि उसके साथ क्या हुआ है, और समाचार शुभ नहीं था। वृद्ध अकेला घर लौटा, रोते हुए अपना सबसे अच्छा सूट तय किया। दिन भर अपने कमरे में आगे पीछे टहलता रहा और उस रात सोया नहीं। मैं ठीक नीचे रहता था और संध्या से प्रभात तक उसके कदमों की आवाज सुनता रहा। मुझे आपको बताना चाहिए कि मैं भी सो न सका, क्योंकि उस बेचारे पिता का दुहक मुझे इतना पीड़ादायक लग रहा था कि उसके प्रत्येक कदम मेरे हृदय पर ऐसे पड़ता था मानो वह सचमुच मेरे सीने पर पांव रख रहा हो। अगले दिन मर्सिडीज मार्सेई आई, ताकि वह दे विलेफोर से संरक्षण की भीख मांग सके। उसे उससे कुछ भी प्राप्त न हुआ, पर उसी समय वह वृद्ध से मिलने भी गई। जब उसने उसे इतना दुखी और अवसन्न पाया और यह जाना कि वह रात भर सोया नहीं था और पिछले दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं था, तो उसने चाहा कि वह उसके साथ चले, ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। पर वृद्ध ने कभी भी इसके लिए सहमति नहीं दी। नहीं, वह कह करता था, मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसे मेरा गरीब बच्चा सबसे अधिक प्रेम करता है। और यदि वह कारागार से निकलेगा तो सबसे पहले मुझे ही देखने आएगा। यदि मैं यहाँ प्रतीक्षा करता हुआ न मिला तो वह क्या कहेगा? मैं यह सब सीढ़ियों से सुन सकता था, क्योंकि मैं चाहता था कि मर्सेडेस उसे अपने साथ ले जाने में सफल हो जाए। उसके कदमों की प्रतिध्वनि दिन प्रतिदिन मेरे सिर के ऊपर गूंजती रहती थी और मुझे एक क्षण का भी चैन नहीं मिलता था। पर क्या आप स्वयं ऊपर जाकर उस वृद्ध को सांत्वना देने नहीं गए? पुरोहित ने पूछा। आह! कादेरूस ने कहा, आप केवल उन्हीं को सांत्वना दे सकते हैं जो सांत्वना चाहते हों, और वह नहीं चाहता था। इसके अतिरिक्त न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि उसे मुझे देखकर एक प्रकार की अरुचि होती थी। फिर भी एक रात जब मैंने उसे सिसकते सुना तो मैं और सहन न कर सका और ऊपर गया। जब मैं द्वार तक पहुंचा, वह रोना बंद कर चुका था और प्रार्थना कर रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता कि उसने अपनी प्रार्थना में कितने मार्मिक शब्द और कितनी हृदय विदारक विनतियां खोज निकाली थीं। वह केवल भक्ति नहीं थी, वह केवल शोक नहीं था। मैं स्वयं कोई ढोंगी भक्त नहीं हूँ और मुझे जेसुइटों से भी लगाव नहीं है। और उस दिन मैंने सोचा कि अच्छा ही है कि मैं अकेला हूँ और प्रभु ने मुझे कभी कोई संतान नहीं दी, क्योंकि यदि मैं पिता होता और उस बेचारे वृद्ध जैसा दुहक अनुभव करता, तो मैं भी प्रभु के लिए
न स्मृति में और न हृदय में इतने शब्द खोज पाता, और मैं तुरंत समुद्र में कूदकर अपने कष्टों से मुक्ति पा लेता। अभागा पिता, पुरोहित बुदबुदाया। दिन प्रतिदिन वह और अधिक अकेला और एकाकी होता गया। अक्सर मोरेल और मर्सिडेस उससे मिलने आते थे, पर उसका द्वार बंद रहता था, और यद्यपि मुझे पूरा विश्वास होता था कि वह भीतर है, वह उत्तर नहीं देता था। एक दिन जब उसने अपवाद स्वरूप मर्सिडेस को भीतर बुलाया, और वह गरीब युवती, जो स्वयं भी निराश थी, उसे ढाढ़स बंधाने का प्रयास कर रही थी, तो उसने उससे कहा, मेरा विश्वास करो प्रिय, वह मर चुका है। हमारे उसके लिए प्रतीक्षा करने के बजाय वह हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, और यह सोचकर मुझे संतोष होता है कि तुमसे अधिक आयु का होने के कारण मैं ही उसे पहले फिर से देखूंगा। चाहे मनुष्य कितना ही भला क्यों ना हो, अंततः वह उन लोगों से मिलना बंद कर देता है जो उसे उदास कर देते हैं। और इस प्रकार अंत में बूढ़ा दांतेस बिल्कुल अकेला रह गया। इसके बाद समय समय पर मैं केवल अजनबियों को उसके कमरे में जाते और फिर कोटों के नीचे कुछ गठरियां लिए उतरते देखता था। मैं शीघ्र ही समझ गया कि वे गठरियां क्या थीं। वह जीवित रहने के लिए धीरे धीरे अपनी सारी वस्तुएं बेच रहा था। अंततः वह अपनी दयनीय संपत्ति के अंत तक पहुंच गया। उस पर 3 महीनों का किराया बकाया था, और मकान मालिक उसे निकालने की धमकी दे रहा था। उसने एक और सप्ताह की भीख मांगी, जो उसे दे दी गई। मैं ये सब जानता हूँ, क्योंकि मकान मालिक उसके यहाँ से निकलकर मेरे पास आकर बैठ जाता था। पहले 3 दिनों तक, कादिरुस ने आगे कहा, मैंने उसे पहले की तरह टहलते हुए सुना। फिर चौथे दिन वे आवाजें बंद हो गईं। मैं साहस करके ऊपर गया। द्वार बंद था, पर कुंजी छिद्र से मैं उसे देख सकता था। इतना पीला और क्षीण कि मुझे लगा वह सचमुच बीमार होगा। इसलिए मैंने मोरेल को बुलवाया और मर्सिडेस से मिलने गया। वे दोनों तुरंत आ गए। मोरेल एक डॉक्टर को साथ लाया, जिसने रोग का निदान गैस्ट्रोएंटेराइटिस बताया और एक आहार निर्धारित किया। मैं वहां था, और मैं उस वृद्ध की मुस्कान कभी नहीं भूलूंगा जब उसने वह आहार विधान सुना। उसके बाद उसने अपना द्वार खोल दिया। अब उसके पास ना खाने का एक बहाना था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे परहेज पर रख दिया था। अब्बे के मुख से एक दबा हुआ कराह निकल गया। आप इस कथा में रुचि ले रहे हैं, है ना? कादेरूस ने कहा। हाँ, अब्बे ने उत्तर दिया। यह हृदयस्पर्शी है। मर्सिडीज फिर आई। उसने उसे इतना बदल गया पाया कि वह फिर उसे अपने घर ले जाना चाहती थी। यही मोरेल की भी सलाह थी, और वह उसे बलपूर्वक ले जाना चाहता था। पर वृद्ध ने इतनी जोर से विरोध किया कि वे भयभीत हो गए। मर्सिडीज उसके शैया पार्श्व में रह गई, और मोरेल चला गया, यह संकेत करते हुए कि वह चिमनी के ऊपर एक थैली छोड़ रहा है। पर डॉक्टर के आदेश का सहारा लेकर वृद्ध ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। अंततः निराशा और उपवास के 9 दिनों के बाद वह मर गया, उन लोगों को कोसते हुए जो उसके दुर्भाग्य के कारण थे, और मर्सिडेस से कहते हुए, यदि तुम कभी मेरे एडमोंड को फिर देखो, तो उससे कहना कि मैं उसके लिए आशीर्वाद लेकर मरा। अब्बे उठ खड़ा हुआ, कमरे में 2 बार चक्कर लगाया, और कांपते हुए हाथ को अपने सूखे कंठ तक ले गया। और तुम समझते हो कि वह मरा? भूख से, कादिरुस ने कहा। भूख से? मैं इसकी शपथ लेता हूं, जैसे मैं यहां खड़ा हूं। झटके से अब्बे ने वह गिलास उठा लिया जो अब भी आधा भरा था, उसे एक ही घूंट में खाली कर दिया और बैठ गया। आंखें लाल, गाल पीले। मानना पड़ेगा कि यह भयानक दुर्भाग्य था, उसने भर्राए आवाज में कहा। और इसलिए भी अधिक भयानक, कादिरुस ने जोड़ा, क्योंकि इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं था। इसके लिए केवल मनुष्य ही उत्तरदायी थे। तो मुझे उन मनुष्यों के बारे में बताओ, अब्बे ने कहा। फिर उसने लगभग धमकी भरे स्वर में जोड़ा, और याद रखना कि तुमने मुझसे सब कुछ बताने का वचन दिया है। वे कौन थे जिन्होंने पुत्र को निराशा से और पिता को भूख से मार डाला?
दो लोग उससे ईर्ष्या करते थे, कादिरुस ने कहा। एक प्रेम के कारण, दूसरा महत्वाकांक्षा के कारण। फर्नांद और दांगलार। और यह ईर्ष्या कैसे प्रकट हुई? उन्होंने एडमोंड की निंदा की, उसे बोनापार्टी एजेंट बताया। इन दोनों में से किसने निंदा की? वास्तविक दोषी कौन था? दोनों, कादिरुस ने कहा। एक ने पत्र लिखा, दूसरे ने उसे भेजा। और वह पत्र कहाँ लिखा गया? ला रिजर्व में ही, विवाह से एक दिन पहले। यही है, यही है। अब्बे बुदबुदाया। ओह फारिया, फारिया! तुम मनुष्यों के हृदय और संसार की चालों को कितनी भली तरह पढ़ लेते थे। क्षमा कीजिए। कुछ नहीं, आगे कहो। दांगलार ने वह निंदा पत्र अपने बाएं हाथ से लिखा था, ताकि लिखावट पहचानी न जाए, और फर्नांद ने उसे भेजा। पर अब्बे ने अचानक कहा, तुम वहां थे? मैं? कादिरुस ने विस्मय से कहा। आपको यह किसने बताया? अब्बे ने समझ लिया कि वह आगे बढ़ गया है। किसी ने नहीं, उसने कहा, पर इतनी बारीकियां जानने के लिए तुम्हारा वहां उपस्थित होना आवश्यक रहा होगा। यह सत्य है, कादिरुस ने घुटी हुई आवाज में कहा। मैं वहां था। और तुमने इस घोर अन्याय को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तब तो तुम सह अपराधी हो। उन्होंने मुझे इतना पिला दिया था कि मैं लगभग चेतना शून्य हो गया था, कादिरुस ने कहा। सब कुछ धुंधला था। मैंने जितना हो सका विरोध किया, पर उन्होंने आश्वासन दिया कि यह केवल एक मजाक है और इससे कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन, अब्बे ने कहा, अगले ही दिन तुमने स्पष्ट देख लिया कि कुछ तो हुआ, फिर भी तुम चुप रहे। तुम वहां थे जब उसे गिरफ्तार किया गया। हाँ, मैं वहां था और मैं बोलना चाहता था, सब कुछ बताना चाहता था, पर दांगलार ने मुझे रोक दिया। मान लो, उसने कहा, संयोग से वह दोषी हो। मान लो वह सचमुच एल्बा रुका हो और उसके पास पेरिस में बोनापार्टी समिति को देने के लिए कोई पत्र हो। तब यदि वह पत्र उसके पास मिल गया, तो जिसने भी उसके पक्ष में बोला होगा, वह सह अपराधी समझा जाएगा। मैं उस समय की राजनीति में फंस जाने से डर गया था। यह मैं स्वीकार करता हूं। मैंने कुछ नहीं कहा। यह कायरता थी, मैं मानता हूं, पर अपराध नहीं। मैं समझता हूं, अब्बे ने कहा। तुम केवल निष्क्रिय दर्शक बने रहे। हाँ, कादिरुस ने कहा, और मैं जीवन के हर दिन इसका पश्चाताप करता हूं। मैं ईश्वर से क्षमा मांगता हूं। मैं शपथ लेता हूं, और इसलिए भी अधिक, कि यह कर्म मेरे जीवन का एकमात्र ऐसा कार्य जो मेरे अंतःकरण पर भारी है, निस्संदेह मेरी वर्तमान विपत्ति का कारण है। मैं स्वार्थ के एक क्षण का मूल्य चुका रहा हूं। जैसा कि मैं सदा लाख कारकुन से कहता हूं जब वह शिकायत करती है, चुप रहो, यह ईश्वर की इच्छा है। और कादेरूस ने अपने सिर को झुका लिया, सच्चे पश्चाताप के सभी चिन्हों के साथ। अच्छा, अब्बे ने कहा, तुमने सत्य कहा है। ऐसी स्पष्ट स्वीकारोक्ति क्षमा की अधिकारी है। दुर्भाग्य से, कादेरूस ने कहा, एडमोंद मर चुका है और उसने मुझे कभी क्षमा नहीं किया। पर वह जानता नहीं था। संभव है कि अब जानता हो। कहते हैं कि मृतक सब कुछ जानते हैं। कुछ क्षणों का मौन छा गया। अब्बे उठकर विचारमग्न अवस्था में टहलता रहा, फिर लौटकर अपने स्थान पर बैठ गया। तुमने 2-3 बार मोरेल का उल्लेख किया, उसने कहा। यह व्यक्ति कौन है? फैराओं जहाज का स्वामी, दांतेस का नियोक्ता। इस दुखद प्रकरण में उसकी क्या भूमिका थी? एक ईमानदार, साहसी और संवेदनशील मनुष्य की, कादिरुस ने कहा। उसने एडमोंड के लिए 20 बार सिफारिश की। सम्राट की वापसी पर उसने लिखा, गिड़गिड़ाया,
और धमकाया, इतना कि द्वितीय पुनर्स्थापन में उसे बोनापार्टी होने के कारण सताया गया। 10 बार, जैसा मैंने आपको बताया, वह बूढ़े दांतेस को लेने आया और उसे अपने घर ले जाना चाहा, और उसकी मृत्यु से 1 दिन पहले या उससे भी 1 दिन पहले, जैसा कि मैंने कहा, उसने चिमनी के ऊपर एक थैली छोड़ी, जिससे वृद्ध के कर्ज और उसके दाह संस्कार का खर्च चुकाया गया, ताकि वह कम से कम वैसे ही मरे जैसे वह जिया था, किसी को हानि पहुंचाए बिना। वह थैली आज भी मेरे पास है, एक बड़ी सी लाल क्रोशिया की। क्या मोरेल अब भी जीवित है? अब्बे ने पूछा। हाँ, कादेरूस ने उत्तर दिया। उस स्थिति में, अब्बे ने कहा, वह निश्चय ही ईश्वर द्वारा आशीषित व्यक्ति होगा। वह अवश्य ही धनी और सुखी होगा। कादिरूस ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, सुखी, उसने कहा, मेरी ही तरह। मोरेल दुखी है? अब्बे ने विस्मय से कहा। वह निर्धनता के कगार पर है, इससे भी बढ़कर अपमान के, कादिरूस ने उत्तर दिया। क्यों? ऐसा ही है, कादिरूस ने आगे कहा। 25 वर्षों के परिश्रम के बाद, मार्सेई के व्यापारियों में सबसे सम्माननीय स्थान प्राप्त करने के बाद, मोरेल पूरी तरह नष्ट हो चुका है। पिछले 2 वर्षों में उसने 5 जहाज खो दिए हैं, 3 भयानक दिवालियेपन झेले हैं, और उसके पास अब केवल उसी जहाज से आशा है, फैराओ, जिसका कप्तान वह गरीब दांतेस था, और जो भारत से कोचिनील और नील के माल के साथ लौट रहा है। यदि वह भी अन्य जहाज़ों की भांति असफल हो गया, तो वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। क्या इस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति की पत्नी और बच्चे हैं? अब्बे ने पूछा। हाँ, कादिरूस ने कहा, उसकी एक पत्नी है, जिसने इन सब संकटों में संत के समान आचरण किया है, और उसकी एक बेटी है, जिसका विवाह उस व्यक्ति से होने वाला था जिससे वह प्रेम करती थी। पर अब उस युवक का परिवार एक निर्धन स्त्री से विवाह की अनुमति नहीं देता। उसका एक पुत्र भी है, सेना में लेफ्टिनेंट। पर जैसा कि आप समझ सकते हैं, इससे उस गरीब मनुष्य का दुआ कम नहीं होता, बल्कि बढ़ जाता है। यदि वह अकेला होता, तो वह स्वयं को गोली मार लेता और सब समाप्त हो जाता। यह तो भयानक है, अब्बे बुदबुदाया। ईश्वर इस प्रकार पुण्य को प्रतिफल देता है, कादिरुस ने कहा। मुझे देखिए, मैंने कभी कोई दुष्कर्म नहीं किया, सिवाय उस एक के, जिसके विषय में मैंने आपको बताया। और मैं दरिद्रता में जी रहा हूँ, अपनी गरीब पत्नी को ज्वर से मरते हुए देखने के बाद, जिसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सका। मैं स्वयं भी भूख से मर जाऊंगा, जैसे बूढ़ा दांतेस मरा, जबकि फर्नांद और दांगलार सोने में लौट रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि उनके लिए सब कुछ अनुकूल रहा, और मेरे जैसे ईमानदार लोगों के लिए सब कुछ प्रतिकूल। दांगलार का क्या हुआ? अब्बे ने पूछा। वह तो सबसे अधिक दोषी था, इस सब का सूत्रधार, क्या ऐसा नहीं? उसका क्या हुआ? कादिरुस ने कहा। वह मार्सेई छोड़ गया, और मोरेल की ही सिफारिश पर, क्योंकि मोरेल उसके अपराध से अनभिज्ञ था, एक स्पेनी बैंकर के यहाँ लेखाकार बन गया। स्पेन के युद्ध के दौरान उसे फ्रांसीसी सेना के एक भाग को आपूर्ति देने का ठेका मिला, और उसने अपार धन कमा लिया। फिर उसने उसी धन से सट्टेबाजी की और अपनी संपत्ति को 3 या 4 गुना कर लिया। उसने अपने बैंकर की बेटी से विवाह किया। उसके मर जाने पर उसने नरगोन नामक एक विधवा से विवाह किया, जो सर्वियो की पुत्री थी, वर्तमान राजा के कक्षाधिकारी की, और जिसे उच्चतम संरक्षण प्राप्त था। वह करोड़पति बन गया, उसे बैरन की उपाधि दी गई, और अब वह बैरन दांगलार है। रू द्यू मोब्लां में निजी निवास, अस्तबल में 10 घोड़े, प्रतीक्षालय में 6 सेवक, और कोष में न जाने कितने लाख फ्रांक। आह! अब्बे ने विचित्र स्वर में कहा। और क्या वह सुखी है? यह कोई नहीं जान सकता, कादिर उसने उत्तर दिया। सुख और दुख का रहस्य 4 दीवारों के बीच रहता है। दीवारों के कान होते हैं, पर जिह्वा नहीं।
यदि अपार धन के साथ सुखी हुआ जा सकता है, तो दांगलार सुखी है। और फर्नांद फर्नांद की कथा अलग है। पर बिना धन और शिक्षा वाला एक गरीब कातालान मछुआरा अपनी किस्मत कैसे बना सकता है? मुझे तो ये समझ से परे लगता है। सबके लिए यही रहस्य है। उसके जीवन में कोई ऐसा भेद अवश्य है जिसे कोई नहीं जानता। पर उसने प्रत्यक्ष रूप से किस साधन से इतना धन और इतना ऊंचा पद प्राप्त किया? दोनों से, धन भी और पद भी। यह तो अविश्वसनीय प्रतीत होता है। ऐसा लगे तो लगे, पर सुनिए, तब आप समझ जाएंगे। बोनापार्ट की वापसी से कुछ दिन पहले फर्नांद को सेना में बुला लिया गया। बोरबोनों ने उसे कातालान गांव में ही छोड़ दिया होता, पर नेपोलियन लौट आया और सैनिकों की आम भर्ती हुई। इसलिए फर्नांद को जाना पड़ा। मुझे भी जाना पड़ा, पर मैं उससे बड़ा था और अभी-अभी मेरी गरीब पत्नी से शादी हुई थी। इसलिए मुझे केवल तटीय पहरे पर नियुक्त किया गया। फर्नांद को सक्रिय सेवा में भेजा गया। वह अपने रेजिमेंट के साथ सीमा पर गया और लिनी के युद्ध में सम्मिलित हुआ। युद्ध के बाद की रात वह उस जनरल के द्वार पर संतरी ड्यूटी पर था जो गुप्त रूप से शत्रु से संपर्क में था। उसी रात वह जनरल अंग्रेजों के पास जाने की योजना बना रहा था। उसने फर्नांद को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। फर्नांद ने सहमति दे दी, अपना पद छोड़ दिया और जनरल के साथ चला गया। जो कार्य नेपोलियन के शासन में उसे सैनिक न्यायालय के सामने खड़ा कर देता, वही बोरबोनों के लिए उसका गुण बन गया। वह फ्रांस लौटा तो उसके कंधों पर उप लेफ्टिनेंट की पट्टियां थीं, और क्योंकि वह उस जनरल का संरक्षण प्राप्त बना रहा जो अत्यंत प्रभावशाली था, इसलिए 1823 में स्पेन के युद्ध के समय उसे कप्तान बना दिया गया। ठीक उसी समय जब दांगलार अपनी पहली पूंजी लगा रहा था। फर्नांद स्पेनी था, इसलिए उसे मैड्रिड भेजा गया ताकि वह अपने देशवासियों के मनोभावों पर रिपोर्ट दे सके। उसने दांगलार को ढूंढ निकाला, उससे संपर्क किया, राजधानी और प्रांतों में राजभक्तों के समर्थन का वचन दिया। बदले में वचन प्राप्त किए, समझौते किए। अपनी रेजिमेंट को ऐसे पहाड़ी मार्गों से ले गया जिन्हें केवल वही जानता था, और इस संक्षिप्त अभियान में ऐसी सेवाएं प्रदान की कि त्रोकादेरो के पतन के बाद उसे कर्नल नियुक्त किया गया और उसे लेजॉन डॉनर के अधिकारी का क्रॉस तथा काउंट की उपाधि प्रदान की गई। भाग्य, भाग्य! अब्बे बुदबुदाया। हाँ, पर अभी सुनिए, कादिरुस ने कहा। यही सब नहीं था। जब स्पेन का युद्ध समाप्त हुआ, तो यूरोप में होने वाली दीर्घ शांति के कारण फर्नांद का भविष्य संकट में पड़ता दिखाई दिया। केवल ग्रीस ने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह किया था और स्वतंत्रता का युद्ध आरंभ किया था। सबकी दृष्टि एथेंस पर लगी थी। यूनानियों के प्रति सहानुभूति रखना और उनके पक्ष का समर्थन करना फैशन बन गया था। फ्रांसीसी सरकार, जैसा कि आप जानते हैं, खुले रूप से किसी का पक्ष नहीं ले रही थी, पर कुछ सक्रिय समर्थकों की अनदेखी कर रही थी। फर्नांद ने ग्रीस जाकर सेवा करने की अनुमति मांगी, जो उसे मिल गई, जबकि वह अब भी सेना के अनुशासन के अधीन बना रहा। कुछ समय बाद यह ज्ञात हुआ कि काउंट एद मोरसेर्फ, यही उसकी उपाधि थी, अल्ली पाशा की सेवा में सामान्य प्रशिक्षक के पद पर प्रविष्ट हुआ था। जैसा कि तुम जानते हो, अली पाशा मारा गया, पर अपनी मृत्यु से पहले उसने फर्नांद को उसकी सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप एक बड़ी धनराशि छोड़ दी। उसी धन के साथ फर्नांद फ्रांस लौटा और उसके लेफ्टिनेंट जनरल के पद की पुष्टि कर दी गई। तो आज, अब्बे ने पूछा, तो आज, कादेरूस ने आगे कहा, पेरिस में रू द्यू एल्देर संख्या 27 पर उसका एक भव्य निजी निवास है। अब्बे कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रहे थे कि एक क्षण को ठिठक गए। फिर अपने भावों पर काबू पाने का प्रयास करते हुए बोले, और मर्सिडीज कहते हैं कि वह लापता हो गई थी। लापता? कादिरुस ने कहा। हाँ, जैसे सूर्य लुप्त होता है।
ताकि अगले दिन और भी अधिक तेजस्वी होकर उदित हो। तो क्या उसने भी अपना भाग्य बना लिया? अब्बे ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। इस समय कादेरूस ने कहा, मर्सेडेस पेरिस की महानतम महिलाओं में से एक है। आगे कहो, अब्बे ने कहा। मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं किसी स्वप्न का वृत्तांत सुन रहा हूं, पर मैंने स्वयं इतने असाधारण दृश्य देखे हैं कि तुम्हारी कही बातों से बहुत अधिक चकित नहीं होता। प्रारंभ में मर्सेडेस उस क्रूर भाग्य से व्याकुल थी जिसने एडमोंड को उससे छीन लिया था। मैंने तुम्हें दे विलेफोर से अनुनय करने के उसके प्रयत्नों और दांतेस के पिता के प्रति उसकी भक्ति के विषय में बताया है। इसी निराशा के बीच उस पर एक और आघात पड़ा, फर्नांद का प्रस्थान। वह फर्नांद के अपराध से अनभिज्ञ थी और उसे अपने भाई के समान मानती थी। उसके चले जाने पर वह पूर्णतः अकेली रह गई। 3 महीने बीत गए जिन्हें उसने रोते हुए बिताया। न उसे एडमोंड का कोई समाचार मिला और न फर्नांद का। वास्तव में सहारा लेने को उसके पास कुछ भी न था, सिवाय उस दृश्य के कि एक वृद्ध शोक से मर रहा है। एक संध्या, पूरे दिन की तरह, जिसे वह मार्सेई और कातालान गांव के बीच की 2 सड़कों के संगम पर बैठकर बिताने की आदी थी, वह पहले से भी अधिक उजड़ी हुई मनःस्थिति में घर लौटी। न उसका प्रियाया था, न उसका मित्र, और किसी का भी कोई समाचार न था। अचानक उसे किसी परिचित कदमों की आहट सुनाई दी। वह व्याकुल होकर मुड़ी। द्वार खुला और उसने फर्नांद को उप लेफ्टिनेंट की वर्दी में प्रवेश करते देखा। इससे उसके शोक का आधा भी हल्का न हुआ, पर कम से कम उसके अतीत का एक अंश लौट आया। उसने फर्नांद के हाथों को उस ऊष्मा से थाम लिया जिसे उसने प्रेम समझ लिया, जबकि वह केवल इस बात की प्रसन्नता थी कि संसार में वह अब अकेली नहीं रही, कि लंबे दुहक और एकांत के बाद उसने अंततः किसी मित्र को देखा। वास्तव में उसने कभी फर्नांद से घृणा नहीं की थी, बस उसने उससे कभी प्रेम नहीं किया था, बस इतना ही। उसका हृदय किसी और का था, पर वह दूसरा अनुपस्थित था, लुप्त हो चुका था। संभव है कि मर गया हो। इस अंतिम विचार पर मर्सिडीज फूट फूट कर रो पड़ी और दुख में अपने हाथ मरोड़ने लगी। पर वही धारणा जिसे वह पहले दूसरों द्वारा सुझाए जाने पर ठुकरा देती थी, अब स्वतः उसके मन में आ गई। और फिर बूढ़ा दांतेस निरंतर उससे कहता रहता था, हमारा एडमोंड मर चुका है, क्योंकि यदि वह जीवित होता तो हमारे पास लौट आता। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, वृद्ध मर गया। यदि वह जीवित रहता तो संभव है कि मर्सिडीज कभी किसी और से विवाह न करती, क्योंकि वह उसकी बेवफाई पर उसे धिक्कारता रहता। फर्नांद ये जानता था। जब उसे वृद्ध की मृत्यु का समाचार मिला तो वह लौट आया। उस समय तक वह लेफ्टिनेंट बन चुका था। अपने पहले आगमन पर उसने मर्सिडीज से प्रेम की कोई बात नहीं की थी, पर अब उसने उसे स्मरण कराया कि वह उससे प्रेम करता है। मर्सिडीज ने उसे और 6 महीने मांगे ताकि वह एडमोंड की प्रतीक्षा कर सके और उसके लिए शोक मना सके। वास्तव में अब्बे ने कटु मुस्कान के साथ कहा, इस प्रकार कुल मिलाकर 18 महीने हो गए। किसी प्रेमी को अपनी प्रेयसी से और क्या चाहिए? और उसने अंग्रेज कवि के शब्द बुदबुदाए, नश्वरता, तुम्हारा नाम नारी है। 6 महीने बाद कादेरूस ने आगे कहा, एकुलेस के गिरजाघर में विवाह संपन्न हुआ। उसी गिरजाघर में, पुरोहित ने बुदबुदाया, जहां वह एडमोंड से विवाह करने वाली थी। केवल दूल्हा बदल गया था। इस प्रकार मर्सेडेस ने विवाह किया, कादेरूस ने कहा। वह सबके सामने शांत प्रतीत होती थी, पर फिर भी लगभग मूर्छित हो गई जब वह ला रिजर्व के सामने से गुजरी, जहां 18 महीने पहले उसने उस पुरुष के साथ अपनी सगाई मनाई थी जिसे वह आज भी प्रेम करती थी। यदि उसने अपने हृदय की गहराइयों में झांकने का साहस किया होता। फर्नांद अधिक प्रसन्न था, पर उतना ही अस्थिर भी, क्योंकि मैंने उसे उस समय देखा था और वह निरंतर इस भय में रहता था कि कहीं एडमोंड लौट ना आए। उसने तुरंत अपनी पत्नी और स्वयं को विदेश ले जाने की तैयारी कर ली
कातालान गांव में रुकने के लिए वहां बहुत अधिक खतरे और बहुत सी स्मृतियां थीं। विवाह के 1 सप्ताह बाद वे चले गए। और क्या तुमने मर्सिडेस को फिर देखा? पादरी ने पूछा। हाँ, कादेरूस ने कहा। स्पेन के युद्ध के समय परपिन्याओं में, जहां फर्नांड ने उसे छोड़ रखा था। उन दिनों वह अपने पुत्र की शिक्षा में लगी हुई थी। अब्बे सिहर उठा और बोला, उसका पुत्र? हाँ, कादेरूस ने उत्तर दिया, छोटा अल्बेर। पर यदि वह इस बच्चे को शिक्षित कर रही थी, अब्बे ने कहा, तो क्या उसकी स्वयं की कोई शिक्षा थी? मुझे तो एडमोंड ने बताया था कि वह एक साधारण मछुआरे की बेटी थी, सुंदर पर अशिक्षित। कादेरूस ने कहा। क्या वह अपनी ही मंगेतर को इतना कम जानता था? मर्सिडेस तो रानी हो सकती थी यदि मुकुट केवल सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान मस्तकों के लिए सुरक्षित होता। उसकी संपत्ति पहले ही बढ़ रही थी और उसके साथ साथ वह स्वयं भी बढ़ती गई। उसने चित्र बनाना सीखा, संगीत का अध्ययन किया, सब कुछ सीखा। और फिर हमारे बीच कहूं तो मुझे लगता है कि उसने यह सब केवल अपना ध्यान बटाने के लिए किया, भूलने के लिए। उसने अपने मस्तिष्क को इन सब बातों से भर लिया ताकि अपने हृदय में जो था उसे कुचल सके। पर अब हमें सत्य कहना चाहिए, वह आगे बोला। निस्संदेह उसकी संपत्ति और उसके सम्मान उसे कुछ सांत्वना देते हैं। वह धनी है, वह काउंटेस है, और फिर भी वह रुक गया। और फिर भी, अब्बे ने कहा, और फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि वह सुखी नहीं है। कादेरूस ने कहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? इसीलिए कि जब मैं स्वयं विपत्ति में पड़ा तो मैंने सोचा कि मेरे पुराने मित्र मेरी सहायता करेंगे। मैं दांगलार के पास गया, उसने तो मुझे मिलने तक से इनकार कर दिया। मैं फरनाद के पास गया, उसने अपने सेवक के हाथ मुझे 100 फ्रांक भिजवा दिए। तो तुम उनमें से किसी से भी नहीं मिले? नहीं, पर मादाम दैत मोरसेफ ने मुझे देखा। कैसे? जब मैं जा रहा था तो मेरे पैरों के पास एक थैली गिरी, उसमें 25 लुई थे। मैंने तुरंत ऊपर देखा और मर्सिडीज को झरोका बंद करते हुए देखा। और दे विले फॉर? अब्बे ने पूछा। ओह, वह तो कभी मेरा मित्र था ही नहीं। मैं उसे जानता भी नहीं था। मुझे उससे सहायता मांगने का कोई कारण नहीं था। पर क्या तुम जानते हो कि उसका क्या हुआ? और एडमोंड के दुर्भाग्य में उसकी क्या भूमिका थी? नहीं, मैं बस इतना जानता हूं कि उसे गिरफ्तार करवाने के कुछ समय बाद उसने सैन मेराव की बेटी से विवाह किया और शीघ्र ही मार्सी छोड़ दिया। निस्संदेह किस्मत उस पर भी वैसे ही मेहरबान हुई जैसे दूसरों पर। निस्संदेह वह दांगलार जितना धनी है और फरनाद जितना प्रतिष्ठित। केवल मैं ही दरिद्र रह गया हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं, निर्धन और ईश्वर द्वारा भुला दिया गया। तुम वहां भूल कर रहे हो, मेरे मित्र, अब्बे ने कहा। ईश्वर कभी कभी ऐसा प्रतीत करता है मानो वह भूल गया हो जब उसकी न्याय व्यवस्था विश्राम कर रही होती है। पर वह समय अवश्य आता है जब वह स्मरण करता है। और ये हरा उसका प्रमाण। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से हीरा निकाला और कादेरूस को देते हुए कहा, इसे लो मेरे मित्र, यह हीरा लो, यह तुम्हारा है। क्या? पूरा का पूरा मेरा? कादेरूस चिल्ला उठा। आह, आप मजाक तो नहीं कर रहे? यह हीरा उसके मित्रों में बांटने के लिए था। एडमोंड का केवल एक ही मित्र था, इसलिए इसे बांटने की आवश्यकता नहीं है। इसे लो और बेच दो। इसका मूल्य 50,000 फ्रॉन्क है, जैसा कि मैंने कहा था। और मुझे आशा है कि यह राशि तुम्हें दरिद्रता से उबारने के लिए पर्याप्त होगी। महोदय, कादिरूस ने कहा, घबराहट में एक हाथ बढ़ाते हुए और दूसरे से अपने माथे पर मोतियों की तरह जमे पसीने को पोंछते हुए। आह महोदय, मनुष्य के सुख और निराशा के साथ मजाक मत कीजिए। मैं जानता हूं कि सुख क्या है और निराशा क्या है, अब्बे ने कहा।
और मैं भावनाओं के साथ कभी मजाक नहीं करता। इसे लो। पर बदले में कादिरूस का हाथ हीरे को छू चुका था, पर वह उसे पीछे खींच ले गया। अब्बे मुस्कुराया। बदले में वह आगे बोला, मुझे वह लाल रेशमी थैली दे दो जो मोरेल ने बूढ़े दांतेस की चिमनी पर छोड़ी थी और जिसके विषय में तुमने मुझे बताया था कि वह अब भी तुम्हारे पास है। और भी अधिक विस्मित होकर कादिरूस एक बड़े ओक के अलमारियों की ओर गया। उसे खोला और एक लंबी फीकी पड़ी लाल रेशमी थैली निकालकर अब्बे को दे दी, जो दो तांबे के छल्लों से बंधी हुई थी, जिन पर कभी सोने की परत चढ़ी हुई थी। अब्बे ने थैली ले ली और उसके बदले कादिरूस को हीरा दे दिया। आप ईश्वर के पुरुष हैं, कादिरूस चिल्लाया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि एडमोंड ने आपको यह हीरा दिया है और आप इसे अपने पास रख सकते थे। हाँ, अब्बे ने मन ही मन बुदबुदाया। और बहुत संभव है कि तुम स्वयं ऐसा ही करते। वह उठा, अपनी टोपी और दस्ताने उठाए। जो कुछ तुमने मुझे बताया है, वह सब सत्य है ना? मैं प्रत्येक शब्द पर विश्वास कर सकता हूँ? देखिए, कादिरूस ने कहा, इस दीवार के कोने में पवित्र लकड़ी का क्रूस है। इस अलमारी पर मेरी पत्नी का नया नियम है। उसे खोलिए और मैं उस पर शपथ लूंगा। क्रूस की ओर हाथ बढ़ाकर अपनी अमर आत्मा की शपथ, अपने ईसाई विश्वास की शपथ कि मैंने आपको सब कुछ वैसा ही बताया है जैसा हुआ था और जैसा कि न्यायदूत अंतिम दिन ईश्वर के कान में फुसफुसाएगा। बहुत अच्छा, अब्बे ने कहा, उसके स्वर से संतुष्ट होकर कि कादेरूस सत्य बोल रहा है। बहुत अच्छा, यह धन तुम्हारे काम आए। विदा। मैं उन मनुष्यों की बस्तियों से दूर चला जाऊंगा जो एक दूसरे को इतना अनिष्ट पहुंचाते हैं। कादिरूस के धन्यवाद के आवेगपूर्ण शब्दों से कठिनाई से बचते हुए वह स्वयं आगे बढ़ा, द्वार की कुंडी खोली, बाहर निकला, अपने घोड़े पर चढ़ा, सराय स्वामी को अंतिम बार हाथ हिलाकर विदा किया, जो असंबद्ध शब्दों में विदाई कह रहा था, और उसी दिशा में चला गया जिधर से वह आया था। जब कादिरूस ने मुड़कर देखा तो उसने अपने पीछे ला कारकोंत को पाया, पहले से भी अधिक पीली और अस्थिर। क्या यह सच है जो मैंने सुना? उसने पूछा। क्या? कि उसने हीरा केवल हमारे लिए दे दिया? कादिरूस ने कहा, लगभग उन्मत्त आनंद में। हाँ, इससे अधिक सत्य कुछ नहीं हो सकता। ये रहा। स्त्री ने उसे कुछ क्षण देखा, फिर बुदबुदाई, कहीं यह नकली तो नहीं? कादिरूस पीला पड़ गया और उसके पांव डगमगा गए। नकली? वह बुदबुदाया। नकली? यह व्यक्ति मुझे नकली हीरा क्यों देगा? ताकि तुम्हारे भेद बिना मूल्य चुकाए जान सके। मूर्ख। कुछ समय तक कादिरुस इस संभावना की भयावहता से स्तब्ध रहा। फिर उसने कहा, आह, यह तो हम शीघ्र ही जान लेंगे। और उसने अपनी टोपी उठाकर अपने सिर पर बंधे लाल रूमाल पर रख ली। कैसे? बोकैर में मेला लगा है। वहां पेरिस के जौहरी आए हुए हैं। मैं उन्हें यह हीरा दिखाऊंगा। घर संभालो, स्त्री। मैं 2 घंटे में लौट आऊंगा। और वह घर से बाहर दौड़ पड़ा, उस मार्ग से विपरीत दिशा में जाता हुआ जिधर से वह अजनबी अब भी अभी गया था। 50,000 फ्रांक, लाकारकोंत ने अकेली रहकर बुदबुदाया। यह बहुत धन है, पर यह कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं है। कारागार अभिलेख। जिस दिन के अगले दिन, जब बेलगार्ड और बोकैर के बीच सड़क पर वह दृश्य घटित हुआ था जिसका हमने अभी वर्णन किया है, 30 से 32 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति, कॉर्नफ्लावर नीले फ्रॉक कोट, नैनकीन पतलून और श्वेत बनियान में, जिसका आचार और उच्चारण दोनों ही उसे अंग्रेज सिद्ध करते थे, मार्सेई के मेयर के निवास पर उपस्थित हुआ। मैं रोम स्थित थॉमसन एंड फ्रेंच प्रतिष्ठान का प्रधान लिपिक हूँ, उसने कहा।
पिछले 10 वर्षों से हमारा मार्सेई के मोरेलैंड सन से लेन-देन रहा है। हमारा लगभग 1 लाख फ्रैंक का निवेश उस व्यापार में है और हम कुछ चिंतित हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि वह प्रतिष्ठान विनाश के कगार पर है। इसी कारण मैं सीधे रोम से यहाँ आया हूँ ताकि उसकी स्थिति के विषय में आपसे जानकारी प्राप्त कर सकूं। यह सत्य है, मेयर ने उत्तर दिया, कि पिछले 4-5 वर्षों से मुरेल पर दुर्भाग्य मंडराता रहा है। उसने लगातार 4-5 जहाज खो दिए और 3-4 दिवालियापन झेले। पर यद्यपि मैं स्वयं उसका लगभग 10,000 फ्रांक का लेनदार हूं, फिर भी उसके वित्तीय मामलों के विषय में आपको कोई सूचना देना मेरे लिए उचित नहीं है। यदि आप मुझसे मेयर के रूप में पूछें कि मैं मुरेल के विषय में क्या सोचता हूं, तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि वह अत्यंत अडिग ईमानदारी वाला व्यक्ति है और अब तक उसने अपने सभी दायित्व अत्यंत निष्ठा से निभाए हैं। इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ। यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं, तो कारागार निरीक्षक दे बोविल से मिलिए, जो रूद नोयाए संख्या 15 में रहते हैं। मुझे विश्वास है कि उनका मोरेल की फर्म में 2 लाख फ्रांक का निवेश है और यदि वास्तव में कुछ भय का कारण है, तो वह मुझसे अधिक सूचित होंगे। अंग्रेज ने इस उत्तर की मर्यादा को समझा, झुका और विदा हुआ, उस सड़क की ओर बढ़ते हुए उस चाल से जो ग्रेट ब्रिटेन के निवासियों की विशेषता है। द बोवील अपने अध्ययन कक्ष में थे। अंग्रेज को देखते ही वह ऐसे चौंक पड़ा मानो आश्चर्य हुआ हो, जिससे प्रतीत होता था कि वे पहले भी कहीं मिल चुके हैं। किंतु देबोविल की दशा इतनी व्याकुल थी कि स्पष्ट था उसका मन तत्कालीन चिंताओं में ऐसा उलझा हुआ है कि स्मृति या कल्पना के लिए अतीत में भटकने का कोई स्थान शेष नहीं रहा। अंग्रेज ने अपनी जाति सुलभ शांति के साथ लगभग वही प्रश्न और उन्हीं शब्दों में पूछे जो उसने अब भी अभी मार्सेई के मेयर से पूछे थे। हाय महोदय, देबोविल ने पुकारा। आपकी आशंकाएं दुर्भाग्यवश पूरी तरह उचित हैं और आपके सामने एक हताश व्यक्ति खड़ा है। मोरेल की फर्म में मेरे 2 लाख फ्रांक लगे हैं। वही मेरी बेटी का दहेज थे। उसका विवाह 15 दिन में होने वाला था। यह राशि लौटाई जानी थी। पहला 1 लाख इसी महीने की 15 तारीख को, शेष अगले महीने की 15 को। मैंने मोरेल को सूचित कर दिया था कि मैं नियत समय पर भुगतान चाहता हूं और अभी अभी आधे घंटे पहले वह स्वयं यहां आया और मुझे बताया कि यदि उसका जहाज फहराऊं 15 तारीख से पहले नहीं लौटा, तो वह मुझे भुगतान नहीं कर सकेगा। यह तो टाल-मटोल जैसा प्रतीत होता है, अंग्रेज ने कहा। टाल-मटोल नहीं, दिवालियापन, दे बोविल ने निराशा से पुकारा। अंग्रेज कुछ क्षण विचार करता रहा, फिर बोला, तो आप इस ऋण की वसूली को लेकर चिंतित हैं? उससे भी अधिक मैं इसे खोया हुआ मानता हूं। ठीक है, मैं इसे आपसे खरीद लूंगा। आप? हाँ, पर भारी कटौती के साथ, निस्संदेह। नहीं, पूरे 2 लाख फ्रांक में। हमारी कंपनी, अंग्रेज ने हंसते हुए कहा, इस प्रकार का व्यापार नहीं करती। और भुगतान कैसे करेंगे? नकद। अंग्रेज ने अपनी जेब से बैंकनोटों का एक बंडल निकाला जो संभवतः उस राशि से दुगुना था जिसे दे बोवील खोने से डर रहा था। दे बोवील के चेहरे पर आनंद की आभा फैल गई। फिर भी उसने स्वयं को संभालते हुए कहा, मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए महोदय कि संभावना है आप इस राशि का 6% भी वापस न पा सकें। यह मेरा विषय नहीं, अंग्रेज ने उत्तर दिया। यह थॉमसन एंड फ्रेंच का विषय है। मैं तो केवल उनका प्रतिनिधि हूं। संभव है वे किसी प्रतिस्पर्धी प्रतिष्ठान के पतन को शीघ्र करना चाहते हों। मुझे बस इतना पता है कि मैं यह राशि आपको आरण हस्तांतरण के बदले देने को तैयार हूं। मुझे केवल दलाली शुल्क चाहिए। क्या महोदय, यह तो अत्यधिक सूक्ष्मता है, देबोविल ने कहा। सामान्यतः 1.5% कमीशन होता है।
क्या आप 2 चाहते हैं? या 3? 5 या और अधिक? बताइए। महोदय, अंग्रेज ने हंसते हुए कहा, मैं अपनी फर्म की ही तरह हूं, जो इस प्रकार का व्यापार नहीं करती। नहीं, मेरा शुल्क बिल्कुल भिन्न प्रकार का है। कहिए, मैं सुन रहा हूं। आप कारागारों के निरीक्षक हैं? 14 वर्षों से। आप प्रवेश और रिहाई के अभिलेख रखते हैं? स्वाभाविक है। और कैदियों से संबंधित टिप्पणियां भी इन अभिलेखों से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक कैदी की एक फाइल होती है। तो महोदय, रोम में मेरा पालन पोषण एक निर्धन अब्बे ने किया था, जो अचानक लापता हो गया। बाद में मुझे झांत हुआ कि उसे शातोदिफ में बंद किया गया था। मैं उसकी मृत्यु के विषय में कुछ जानकारी चाहता हूँ। उसका नाम? अब्बे फारिया। हाँ, मुझे वह भली भांति याद है, देबोविल ने कहा। वह पागल था, ऐसा कहा जाता था। इसमें कोई संदेह नहीं। संभव है। उसकी उन्मादिता का स्वरूप क्या था? वह किसी महान खजाने का ज्ञान होने का दावा करता था और सरकार को मुक्त करने के बदले अपार धन देने की पेशकश करता था। वह बेचारा, और उसकी मृत्यु हो गई। हाँ महोदय, लगभग 5 या 6 महीने पहले, पिछले फरवरी में। आपकी स्मृति अत्यंत उत्तम है महोदय, जो तिथि इतनी सटीक याद है। मुझे यह इसलिए याद है कि उसी समय उस बेचारे की मृत्यु के साथ एक विचित्र घटना भी घटी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह क्या थी? अंग्रेज ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से पूछा। ऐसी दृष्टि जिसे उसकी सामान्यतः निर्विकार मुद्रा पर कोई सूक्ष्म निरीक्षक देखकर चकित होता। हाँ, अब्बे की कोठरी से लगभग 45 या 50 फुट की दूरी पर एक पूर्व बोनापार्टी एजेंट की कोठरी थी। उन लोगों में से एक जिन्होंने 1815 में उस हड़पने वाले की वापसी में सबसे अधिक सहायता की थी। अत्यंत दृढ़ और खतरनाक व्यक्ति। वास्तव में? अंग्रेज ने कहा। हाँ, देबोविल ने कहा। मैंने 1816 या 1817 में उसे देखा भी था, और उसकी कोठरी में सैनिकों की टुकड़ी के बिना प्रवेश नहीं किया जा सकता था। उसने मुझ पर गहरा प्रभाव छोड़ा। मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूलूंगा। अंग्रेज के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। तो आप कह रहे हैं कि वे दोनों कोठरियां, उसने आगे कहा, लगभग 50 फुट की दूरी पर थीं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह एडमोन दांतेस, यह खतरनाक व्यक्ति कहलाता था। एडमोन दांतेस। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि इस एडमोन दांतेस ने कुछ औजार प्राप्त कर लिए थे या स्वयं बना लिए थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मार्ग खोज लिया जिसके द्वारा दोनों कैदी आपस में संपर्क करते थे। वह मार्ग निस्संदेह पलायन के उद्देश्य से बनाया गया होगा। निश्चित ही। पर दुर्भाग्यवश कैदियों के लिए अब्बे फारिया को द्वारा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। मैं समझता हूँ, इससे पलायन की योजना समाप्त हो गई होगी। मृत व्यक्ति के लिए तो हाँ, देबोविल ने उत्तर दिया, पर जो जीवित रह गया था उसके लिए नहीं। इसके विपरीत इस दांतेस ने इसमें अपने पलायन को शीघ्र करने का साधन देख लिया। निस्संदेह उसने सोचा कि जो कैदी शातोदेफ में मरते हैं, उन्हें किसी साधारण कब्रिस्तान में दफनाया जाता होगा। उसने मृत व्यक्ति को अपनी कोठरी में खिसका दिया, स्वयं उस कफन में उसकी जगह ले ली जिसमें उसे सिया गया था, और शव के दफनाए जाने की प्रतीक्षा करने लगा। यह तो अत्यंत जोखिम भरी योजना थी, जिसमें साहस की आवश्यकता थी। अंग्रेज ने कहा। आह, जैसा कि मैंने आपको बताया, वह बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था, पर सौभाग्यवश उसने स्वयं ही सरकार को उससे संबंधित सभी आशंकाओं से मुक्त कर दिया। कैसे? क्या आप नहीं समझते? नहीं, शातोदिफ में कोई कब्रिस्तान नहीं है।
मृतकों को बस 36 पाउंड की टोप गोल से उनके पैरों को बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। जिसका अर्थ, अंग्रेज ने कहा, मानो बात समझने में कठिनाई हो रही हो, तो स्वाभाविक ही है। उन्होंने उसके पैरों से भार बांधा और उसे समुद्र में फेंक दिया। सच में? अंग्रेज ने विस्मय से कहा। हाँ, निरीक्षक आगे बोला। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब वह भगोड़ा चट्टान की चोटी से नीचे गिरता हुआ महसूस कर रहा होगा, तो उसे कितना आश्चर्य हुआ होगा। उस क्षण उसका चेहरा देखने की मेरी इच्छा होती। वह कठिन ही होता। कोई बात नहीं, तेबोवील ने कहीं अधिक प्रसन्न स्वर में कहा, क्योंकि अब उसे अपने 2 लाख फ्रांक की वापसी का निश्चय हो गया था। कोई बात नहीं, मैं अब भी उसकी कल्पना कर सकता हूं। और वह जोर से हंस पड़ा। मैं भी, अंग्रेज ने कहा, बदले में हंसते हुए, पर अंग्रेजों की तरह, दांत भींचकर। तो इसका अर्थ यह हुआ, वह आगे बोला, सबसे पहले अपने आप पर नियंत्रण पाते हुए, कि वह डूब गया। हाँ, पूरी तरह। और इस प्रकार कारागार के अधीक्षक ने एक साथ पागल और उन्मत्त दोनों से छुटकारा पा लिया। जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि इस विषय में कोई रिपोर्ट अवश्य बनाई गई होगी। हाँ, निश्चय ही, एक मृत्यु प्रमाण पत्र। आप समझते हैं, तांतेस के संबंधी, यदि कोई हो, यह जानना चाह सकते हैं कि वह जीवित है या मृत। और अब यदि उन्हें उससे कुछ विरासत में लेना हो, तो वे निश्चिंत हो सकते हैं। वह निस्संदेह मृत है। ओह, निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। जब चाहें, उन्हें प्रमाण पत्र मिल सकता है। ठीक है, अंग्रेज ने कहा, पर अब अभिलेखों की ओर लौटते हैं। निश्चय ही, इस कथा ने हमें भटका दिया। क्षमा कीजिए। किस बात के लिए? कथा के लिए? बिल्कुल नहीं, वह तो मुझे अत्यंत रोचक लगी। वह रोचक है, तो आप अब्बे के संबंध में सब कुछ देखना चाहते हैं। वह तो मेमने की तरह सौम्य था। मैं अत्यंत इच्छुक हूं। मेरे अध्ययन कक्ष में आइए, मैं आपको सब दिखा दूंगा। वे दोनों दबोवील के अध्ययन कक्ष में गए, जहां सब कुछ पूर्णतः व्यवस्थित था। प्रत्येक रजिस्टर अपने क्रमांक पर, प्रत्येक फाइल अपने डिब्बे में। निरीक्षक ने अंग्रेज से कहा कि वह आराम कुर्सी पर बैठ जाए और उसके सामने शातो दिफ से संबंधित रजिस्टर और फाइल रख दी, ताकि वह उन्हें अपनी सुविधा से देख सके, जबकि स्वयं एक कोने में बैठकर समाचार पत्र पढ़ने लगा। अंग्रेज को अब्बे फारिया से संबंधित फाइल खोजने में कोई कठिनाई नहीं हुई, पर ऐसा प्रतीत हुआ कि देबोविल द्वारा सुनाई गई कथा ने उसे अत्यंत रुचि में डाल दिया था, क्योंकि इन पहले कागजों को देखने के बाद वह आगे बढ़ता गया, यहां तक कि वह एडमोन दांतेस से संबंधित पुलिंदा तक पहुंच गया। वहां सब कुछ अपने स्थान पर था। निंदा पत्र, पूछताछ, मोरेल की याचिका और द विलेफॉर की टिप्पणी। उसने निंदा पत्र को चुपचाप मोड़कर अपनी जेब में रख लिया, पूछताछ पढ़ी और देखा कि उसमें नोर्तिये का नाम नहीं था, और 10 अप्रैल 1815 की दिनांक वाली याचिका पढ़ी, जिसमें मोरेल ने उप अभियोजक की सलाह पर साम्राज्य के कार्य के लिए दांतेस द्वारा की गई सेवाओं को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया था, सर्वोत्तम नियत से, क्योंकि उस समय नेपोलियन अभी भी सिंहासन पर था, और यह सब दे विलेफोर के हस्ताक्षर से प्रमाणित था। यह देखते ही वह सब कुछ समझ गया। द्वितीय पुनर्स्थापन के अंतर्गत नेपोलियन को संबोधित यह याचिका, जिसे दे विलेफोर ने सुरक्षित रखा था, राजकीय अभियोजक के हाथों में एक घातक अस्त्र बन गई। इसीलिए उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि रजिस्टर में आगे बढ़ते हुए उसने उसके नाम के सामने कोष्ठकों में ये पंक्तियां एक साथ लिखी हुई पाईं। एडमोन दांतेस, कट्टर बोनापार्ती, एल्बा से वापसी में सक्रिय भूमिका, एकांत कारावास में
अत्यंत कड़ी निगरानी के अंतर्गत रखा जाए। इन पंक्तियों के नीचे भिन्न लिखावट में उसने पढ़ा, उपरोक्त टिप्पणी के दृष्टिगत कोई कार्रवाई नहीं। पर जब उसने कोष्ठकों वाली लिखावट की तुलना मुरेल की याचिका के नीचे प्रमाण पत्र पर की गई लिखावट से की, तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि दोनों एक ही हाथ की थीं और वह हाथ दे विलेफोर का था। जहां तक उस टिप्पणी के साथ जोड़ी गई टिप्पणी का संबंध था, अंग्रेज समझ गया कि वह किसी ऐसे निरीक्षक द्वारा जोड़ी गई होगी जिसने दांतेस के मामले में क्षणिक रुचि ली थी। पर जो ऊपर उद्धृत सूचना के कारण उसके पक्ष में आगे कोई कदम उठाने में असमर्थ रहा होगा। जैसा कि हमने कहा, निरीक्षक कुछ दूरी पर बैठा ले द्रापोब्लाम पढ़ रहा था, ताकि अब्बे फारिया के पूर्व शिष्य को असुविधा न हो। इसी कारण उसने यह नहीं देखा कि अंग्रेज ने वह निंदा पत्र मोड़कर अपनी जेब में रख लिया, जिसे दांगलार ने ला रिजर्व के उपवन में लिखा था और जिस पर मार्सेई डाकघर की 27 फरवरी की सायं 6 बजे की मुहर लगी थी। यह भी स्वीकार करना होगा कि यदि वह देख भी लेता, तो उस कागज के टुकड़े को वह उतना महत्व नहीं देता जितना अपने 2 लाख फ्रांक को। और इस कारण अंग्रेज के इस कार्य पर, चाहे वह कितना ही अनुचित क्यों न होता, वह कोई आपत्ति न करता। धन्यवाद, अंग्रेज ने रजिस्टर बंद करते हुए कहा। मुझे जो चाहिए था वह मिल गया। अब मुझे समझौते का अपना पक्ष निभाना है। उस राशि के हस्तांतरण का एक दस्तावेज तैयार कीजिए, जिसमें आप यह स्वीकार करें कि आपको पूरी रकम प्राप्त हो गई है, और मैं उसे गिनकर दे दूंगा। वह उठा ताकि देबोविल उसकी जगह मेज पर बैठ सके। देबोविल बैठा और यथासंभव शीघ्रता और सरलता से आवश्यक कागज तैयार करने लगा, जबकि अंग्रेज फाइल अलमारी के किनारे पर बैंकनोट गिनने लगा। मोरेल और कंपनी। जो व्यक्ति कुछ वर्ष पहले मोरेल के घर के आंतरिक भाग को जानता रहा हो और जो अब हमारी कथा के इस चरण में मार्सेई लौटा हो, उसे वह स्थान अत्यंत बदला हुआ मिलता। उस ढीले ढाले जीवन और प्रसन्नता के वातावरण के स्थान पर, जो मानो समृद्धि का आनंद लेने वाली किसी फर्म से स्वतः ही निकलता हो। उन प्रसन्न चेहरों के स्थान पर, जो खिड़कियों से झांकते रहते थे। उन व्यस्त लिपिकों के स्थान पर, जो कलमकान के पीछे लगाए गलियारों में दौड़ते रहते थे। उस आंगन के स्थान पर, जो संदूकों से भरा रहता था और माल ढोने वालों की पुकार और हंसी से गूंजता रहता था। इन सब के स्थान पर भीतर प्रवेश करते ही उसे एक अवर्णनीय उदासी और मृत्यु का सा वातावरण मिलता। गलियारा सूना था, आंगन वीरान, और उन असंख्य कर्मचारियों में से जो कभी दफ्तरों में भीड़ लगाए रहते थे, अब केवल 2 ही शेष थे। पहला था लगभग 23 या 24 वर्ष का एक युवक, जिसका नाम इमैनुएल एर्बो था, जो मोरेल की बेटी से प्रेम करता था और अपने संबंधियों के उसे वहां से हटाने के प्रयत्नों के बावजूद फर्म के साथ बना रहा था। दूसरा था एक बूढ़ा कैशियर, एक आंख वाला, जिसे पहले वहां काम करने वाले युवकों ने कोकलेस उपनाम दे दिया था, और यह नाम इतना पूरी तरह प्रचलित हो चुका था कि संभवतः यदि कोई उसे उसके वास्तविक नाम से पुकारता, तो वह मुड़कर भी ना देखता। कोकलेस मोरेल की सेवा में बना रहा था, और उस भले व्यक्ति की स्थिति कुछ विचित्र ढंग से बदल गई थी। वह एक साथ कैशियर के पद तक उन्नत भी हुआ था और घरेलू सेवक के स्तर तक उतर भी गया था। फिर भी वह वही पुराना कोकलेस था, दयालु, धैर्यवान और निष्ठावान, पर गणित के विषय में अडिग। यही एक ऐसा बिंदु था जिस पर वह पूरे संसार को चुनौती दे सकता था, यहां तक कि स्वयं मुरेल को भी। उसे पाइथागोरस की सारणियों के अतिरिक्त और कुछ ज्ञात न था, पर वे उसे इस प्रकार कंठस्थ थीं कि उन्हें किसी भी दिशा से घुमाया जाए या किसी भी प्रकार से उसे भ्रम में डालने का प्रयास किया जाए, वह कभी चूकता नहीं था। मुरेल और पुत्र की फर्म पर छाए इस सर्वव्यापी अवसाद के बीच कोकलेस ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो निर्विकार बना रहा। इसमें कोई भूल न हो, यह निर्विकारता संवेदनहीनता के कारण नहीं, बल्कि इसके ठीक विपरीत अडिग विश्वास के कारण थी। हमने बताया है कि वे लिपिक और कर्मचारी
जिनकी जीविका जहाज मालिक की इस फर्म से जुड़ी थी, धीरे धीरे दफ्तर और दुकान छोड़ते चले गए। ठीक वैसे ही जैसे कहते हैं जहाज के डूबने के लिए नियत हो जाने पर चूहे क्रमशः उसे छोड़ देते हैं, और परिणाम स्वरूप उसके रवाना होने से पहले ही ये स्वार्थी अतिथि उसे पूरी तरह त्याग देते हैं। कोकलेस ने उन सबको जाते देखा, बिना ये पूछे कि वे क्यों जा रहे हैं। कोकलेस के लिए सब कुछ संख्याओं का प्रश्न था, और 20 वर्षों की सेवा में उसने सदा भुगतान को बिना किसी बाधा के और इतनी नियमितता से होते देखा था कि वह इस नियमितता के अंत या भुगतान के स्थगन को उतना ही अस्वीकार्य मानता जितना किसी चक्की वाले के लिए जिसकी चक्की प्रचुर धारा से घूमती हो, या मान लेना कि वही धारा अचानक बहना बंद कर दे। वास्तव में अब तक किसी भी बात ने कोकलेस के विश्वास को डगमगाया नहीं था। पिछले महीने के भुगतान पूर्ण समय पर हो गए थे। कोकलेस ने 70 सेंटिम का एक हिसाब देखा जो मोरेल ने अपने ही अहित में कर दिया था, और उसी दिन अतिरिक्त 14 सू उसे मोरेल के पास ले गया। मोरेल ने उन्हें उदास मुस्कान के साथ लिया और लगभग खाली दराज में डालते हुए कहा, कोकलेस, कोकलेस, तुम कैशियरों में एक रत्न हो। इस प्रशंसा से कोकलेस कमोबेश संतुष्ट होकर लौट गया। मार्सेई के श्रेष्ठ पुरुषों में से एक मोरेल से मिली यह प्रशंसा कोकलेस के आत्मसम्मान के लिए 50 एक्यू के इनाम से भी अधिक मूल्यवान थी। परंतु महीने के अंत के भुगतान की इस विजय के बाद मोरेल ने पीड़ा के कई क्षण झेले। इसके लिए उसे अपने सभी साधनों को एकत्र करना पड़ा था, इस आशंका से कि यदि उसे ऐसे चरम उपायों की ओर जाते देखा गया तो उसकी कठिनाइयों की अफवाह नगर में फैल जाएगी। वह स्वयं बौकैर के मेले में गया और अपनी पत्नी व पुत्री के कुछ आभूषण तथा अपनी चांदी का एक भाग बेचाया। इस त्याग के परिणाम स्वरूप मोरेल के प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा पर कोई भी दाग नहीं लगा, पर नकदी डिब्बा पूरी तरह खाली हो गया। अपनी सामान्य स्वार्थी प्रवृत्ति के अनुसार सभी उधार समाप्त हो गए, अफवाहों से भयभीत होकर। सच्चाई ये थी कि वर्तमान महीने की 15 तारीख को दे बोविल को दे 1 लाख फ्रांक, और अगले महीने की 15 तारीख को दे दूसरा 1 लाख फ्रांक चुकाने के लिए मोरेल की एकमात्र आशा फहराऊं जहाज की वापसी पर टिकी थी, जो निश्चय ही रवाना हो चुका था। जैसा कि उसी समय लंगर उठाने वाले एक अन्य जहाज से झांक था जो सुरक्षित रूप से बंदरगाह पहुंच चुका था। पर वह जहाज जो फहराऊं की तरह ही कलकत्ता से आ रहा था, पखवाड़े भर पहले ही आ गया था, जबकि फहराऊं के विषय में अभी तक कोई समाचार नहीं था। यही स्थिति थी जब दे बोविल के साथ वर्णित महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने के अगले ही दिन रोम स्थित थॉमसन एंड फ्रेंच प्रतिष्ठान का प्रतिनिधि मोरेल और पुत्र के यहाँ उपस्थित हुआ। उसका स्वागत इमैनुएल ने किया। युवक किसी भी अपरिचित चेहरे से कतराता था, क्योंकि प्रत्येक नया आगंतुक एक नया लेनदार होता था जो जहाज मालिक से कुछ मांगने आता था, और वह अपने स्वामी को इस अप्रियता से बचाना चाहता था। इसलिए उसने अजनबी से पूछताछ की, पर उस व्यक्ति ने कहा कि उसे इमैनुएल से कुछ नहीं कहना, वह स्वयं मोरेल से मिलना चाहता है। आह भरकर इमैनुएल ने कोकलेस को बुलाया। कोकलेस आया और युवक ने उससे कहा कि वह अजनबी को मोरेल के पास ले जाए। कोकलेस आगे आगे चला, अजनबी उसके पीछे। सीढ़ियों पर उन्हें 16-17 वर्ष की एक सुंदर युवती मिली, जिसने अजनबी को चिंतित दृष्टि से देखा। अजनबी ने उस दृष्टि को देख लिया, पर कोकलेस से वह ओझल रही। मोरेल अपने अध्ययन कक्ष में है, जूली? उसने पूछा। हाँ, कम से कम मुझे ऐसा लगता है, युवती ने संकोच से उत्तर दिया। कोकलेस, तुम पहले जाकर देखो, और यदि पिता वहां हो तो इस सज्जन की सूचना दे देना। मुझे मेरा परिचय देने का कोई प्रयोजन नहीं, युवती, अंग्रेज ने उत्तर दिया। मोरेल मुझे नाम से नहीं जानते। इस भले व्यक्ति को बस इतना बताना है कि मैं रोम स्थित थॉमसन एंड फ्रेंच प्रतिष्ठान का प्रधान लिपिक हूं, जिसके साथ आपके पिता की फर्म का व्यापार है। युवती पीली पड़ गई और सीढ़ियों से नीचे उतर गई, जबकि कोकलेस और अजनबी ऊपर की ओर बढ़ते रहे। वह उस दफ्तर में गई जहां इमैनुएल बैठा था, और
कोकलेस ने एक ऐसी चाबी का उपयोग करते हुए जो उसे सौंपी गई थी और जो किसी महत्वपूर्ण आगमन की सूचना देती थी, दूसरी मंजिल की लैंडिंग के एक कोने में स्थित एक द्वार खोला, अजनबी को एक प्रतीक्षा कक्ष में प्रवेश कराया। फिर दूसरा द्वार खोला, जिसे उसने पीछे से बंद कर दिया और थोड़ी देर के लिए थॉमसन एंड फ्रेंच के दूत को अकेला छोड़कर गया। फिर लौटकर उसे भीतर आने का संकेत किया। अंग्रेज भीतर गया और उसने मोरेल को एक मेज पर बैठा पाया, उस रजिस्टर में दर्ज भयावह अंकों के स्तंभों को देखते हुए जो उसके कर्जों का लेखा रखते थे। विदेशी को देखते ही उसने रजिस्टर बंद किया, उठा और एक कुर्सी आगे खींची। फिर जब दूसरा व्यक्ति बैठ गया तो वह स्वयं भी बैठ गया। 14 वर्षों ने उस व्यापारी को, जो इस कथा के आरंभ में 36 वर्ष का था और अब 50 के निकट पहुंचने वाला था, गहराई से बदल दिया था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई थीं और उसका वह दृष्टिभाव, जो कभी इतना दृढ़ और आत्मविश्वासी था, अब धुंधला और अनिर्णीत हो गया था, मानो वह निरंतर किसी एक विचार या किसी एक व्यक्ति पर ठहरने से बचता हो। अंग्रेज ने उसे जिज्ञासा और स्पष्ट रुचि के साथ देखा। आप मुझसे मिलना चाहते थे? मुरेल ने कहा, इस निरीक्षण से और भी असहज होकर। हाँ, आप जानते हैं कि मैं किसके प्रतिनिधि के रूप में यहां हूं? थॉमसन एंड फ्रेंच प्रतिष्ठान, जैसा कि मेरे कैशियर ने बताया। ठीक कहा। थॉमसन एंड फ्रेंच को इस और अगले महीने के दौरान फ्रांस में 3-4 लाख फ्रॉक का भुगतान करना था। इसीलिए आपकी अत्यंत समय पालन की प्रतिष्ठा को जानते हुए उसने आपके हस्ताक्षर वाले जितने भी बिल मिल सके एकत्र किए और मुझे भेजा कि जैसे जैसे वे दें हों, मैं उन्हें भुनाता जाऊं और धन का उपयोग करता रहूं। मोरेल ने गहरी आह भरी और पसीने से भीगे माथे पर हाथ फेर लिया। तो उसने कहा, आपके पास मेरे हस्ताक्षर वाले बिल हैं? हाँ, काफी बड़ी राशि के। कितनी? मुरेल ने पूछा, यथासंभव दृढ़ स्वर में। सबसे पहले अंग्रेज ने कागजों का एक पुलिंदा निकालते हुए कहा, यहां 2 लाख फ्रांक का वह हस्तांतरण है जो कारागार निरीक्षक दे बोविल ने हमारी फर्म के पक्ष में किया है। क्या आप स्वीकार करते हैं कि आप देबोविल के इतने ऋणी हैं? हाँ, 5 वर्ष पहले मेरी कंपनी में किया गया उनका निवेश 4.5% पर, जिसका भुगतान आधा इस महीने की 15 को, आधा अगले महीने की 15 को। ठीक है, फिर यहां इस महीने के अंत के लिए 32,000 फ्रॉक हैं। ये वे बिल हैं जिन पर आपके हस्ताक्षर हैं और जिन्हें तीसरे पक्षों ने हमारे नाम पर बनाया है। मैं स्वीकार करता हूं, मुरेल ने कहा, इस विचार से लज्जित होकर कि जीवन में पहली बार वह अपने हस्ताक्षर का सम्मान न कर पाएगा। क्या बस इतना ही? नहीं, इसके अतिरिक्त अगले महीने के अंत के देय ये बिल हैं जो मार्सेई की पास्कल तथा वाइल्ड एंड टर्नर फर्मों ने हमारे नाम पर सौंपे हैं। लगभग 55,000 फ्रांक, कुल मिलाकर 2,87,500 फ्रांक। इन सब का हिसाब सुनते समय बेचारे मोरेल की पीड़ा का वर्णन असंभव है। 2,87,500 फ्रांक, उसने यंत्रवत दोहराया। हाँ, अंग्रेज ने कहा। फिर कुछ क्षण के मौन के बाद बोला, मैं आपसे यह नहीं छिपा सकता कि आपकी अब तक निष्कलंक रही ईमानदारी को मानते हुए भी मार्सेई में सामान्य चर्चा यही है कि आप अपने दायित्व पूरे नहीं कर पाएंगे। इस लगभग निष्ठुर स्पष्टता पर मोरेल के चेहरे का रंग भयावह रूप से उड़ गया। अब तक, उसने कहा, और अब इसे 24 वर्ष से अधिक हो गए हैं जब से मैंने यह फर्म अपने पिता से संभाली, जिन्होंने इसे 35 वर्ष तक चलाया। अब तक मोरेल एंड सन के हस्ताक्षर वाला
एक भी बिल ऐसा नहीं रहा जो हमारे काउंटर पर प्रस्तुत हुआ हो और अदा न किया गया हो। मुझे पता है, अंग्रेज ने कहा, पर सम्मान के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाते ईमानदारी से बताइए, क्या आप इन्हें उतनी ही तत्परता से चुका पाएंगे? मुरेल सिहर उठा और अब तक से अधिक विश्वास के साथ सामने बैठे व्यक्ति को देखने लगा। इतनी स्पष्टता से पूछा गया प्रश्न, उसने कहा, उतनी ही स्पष्ट उत्तर का अधिकारी है। हाँ, यदि, जैसा कि मुझे आशा है, मेरा जहाज सुरक्षित बंदरगाह पहुंच जाए, क्योंकि उसका आगमन मुझे वह साख लौटा देगा जो दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला से जाती रही है। पर यदि दुर्भाग्य से फहराऊं जिस पर मेरी अंतिम आशा टिकी है, मुझे धोखा दे जाए, बेचारे जहाज मालिक की आंखों में आंसू भर आए, तो तो कहना कठिन है, पर मैं विपत्ति का अभ्यस्त हो चुका हूं और मुझे लज्जा का भी अभ्यस्त होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तब मुझे भुगतान रोकना पड़ेगा। क्या ऐसे में आपकी सहायता करने के लिए कोई मित्र नहीं? मोरेल ने उदास मुस्कान के साथ कहा, व्यापार में, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, मित्र नहीं होते, केवल साझेदार। ये सत्य है, अंग्रेज ने बुदबुदाया। तो आपके पास केवल एक ही आशा बची है? केवल एक, आपकी अंतिम, मेरी अंतिम। तो यदि वह भी विफल हुई, तो मैं नष्ट हो जाऊंगा पूरी तरह। आपके पास आते समय, विदेशी ने कहा, एक जहाज बंदरगाह में प्रवेश कर रहा था। मुझे पता है, एक युवक जो मेरी विपत्ति में भी मुझसे निष्ठावान रहा है, घर की ऊपरी मंजिल पर चौकसी में कुछ समय बिताता है, ताकि सबसे पहले शुभ समाचार ला सके। उसी ने मुझे उस जहाज के आने की सूचना दी। पर वह आपका नहीं? नहीं, वह बोर्डो का जहाज जिरोंत भी भारत से आ रहा है, पर मेरा नहीं। संभव है कि उसने फहराओं से भेंट की हो और कोई समाचार लाए। मानना पड़ेगा कि मुझे समाचार पाने का उतना ही भय है जितना इस अनिश्चितता में बने रहने का। कम से कम अनिश्चितता आशा को जीवित रखती है। और मुरेल ने उदासी से जोड़ा, यह विलंब स्वाभाविक नहीं है। फैराओ 5 फरवरी को कलकत्ता से चला था। उसे 1 महीने से भी अधिक पहले यहां होना चाहिए था। यह क्या है? विदेशी ने कान लगाते हुए कहा, यह शोर किस बात का है? हे ईश्वर, अब क्या? मुरेल पीला पड़ते हुए चिल्लाया। सीढ़ियों पर भारी शोर था, आना जाना, यहां तक कि संकट की एक पुकार। मुरेल द्वार खोलने के लिए उठा, पर उसकी शक्ति साथ न दे सकी और वह कुर्सी में ढह गया। दोनों आमने सामने बैठे रहे, मुरेल अनियंत्रित कांपता हुआ, विदेशी उसे गहरी करुणा से देखता हुआ। शोर थम गया था, पर मोरेल मानो अब भी किसी परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। शोर का कोई कारण था और उसे कोई प्रभाव उत्पन्न करना ही था। विदेशी को लगा कि कई लोगों के कदम सीढ़ियां चढ़ते हुए लैंडिंग पर आकर रुक गए हैं। पहली दरवाजे में चाबी घूमी और वह अपने किवाड़ों पर चरमराया। उस द्वार की चाबी केवल 2 लोगों के पास है, मुरेल ने बुदबुदाया, कोकलेस और जूली। उसी क्षण दूसरा द्वार खुला और युवती भीतर आई, पीली, उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए। मुरेल कांपते हुए उठा और कुर्सी के हत्थे का सहारा लिया, क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। वह कुछ पूछना चाहता था, पर उसकी आवाज साथ नहीं दे रही थी। ओह पिता, युवती ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अपने उस बच्चे को क्षमा कर दीजिए जो बुरा समाचार लेकर आई है। मुरेल के चेहरे का रंग उड़ गया और जूली अपने आप को उसकी बाहों में फेंक दिया। पिता, पिता, वह पुकार उठी, धैर्य रखिए। ठहराव नष्ट हो गया, उसने घुटी हुई आवाज में पूछा। युवती ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिलाया, अब भी उसे उसकी छाती से लगाए हुए। और दल? मुरेल ने पूछा। सुरक्षित, युवती ने कहा,
बोर्डो के उस जहाज द्वारा बचा ली गए हैं जो अभी अभी बंदरगाह में आया है। मोरेल ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए, एक उदात्त समर्पण और कृतज्ञता के भाव के साथ। धन्यवाद प्रभु, उसने कहा। कम से कम आपने केवल मुझे ही दंडित किया है। यद्यपि अंग्रेज स्वभाव से संयमी था, फिर भी उसकी आंख में एक आंसू उभर आया। आइए, आइए, मुरेल ने कहा। मुझे लगता है आप सब द्वार पर ही हैं। वास्तव में उसके यह शब्द कहते ही मुरेल की पत्नी भीतर आई, सिसकियां लेती हुई। उसके पीछे इमैनुअल था। उनके पीछे प्रतीक्षा कक्ष में 7-8 अधनंगे नाविकों के खुरदरे चेहरे दिखाई दे रहे थे। इन पुरुषों को देखते ही अंग्रेज चौंक उठा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, मानो उनके पास जाना चाहता हो। फिर विचार बदलकर अध्ययन कक्ष के सबसे अंधेरे और दूर कोने में पीछे हट गया। मुरेल की पत्नी कुर्सी पर बैठ गई और अपने पति का एक हाथ अपने हाथ में ले लिया, जबकि जूली अब भी उसकी छाती से चिपकी रही। इमैनुअल कक्ष के बीच में ही ठहर गया, मानो मुरेल परिवार के इस समूह और द्वार पर खड़े नाविकों के बीच एक सेतु हो। ये कैसे हुआ? मुरेल ने पूछा। इधर आओ, पेनेलोन, युवक ने कहा, और हमें बताओ। एक वृद्ध नाविक, जिसका रंग भूमध्य रेखीय सूर्य से झुलसा हुआ था, आगे बढ़ा और अपने हाथों के बीच टोपी के अवशेषों को मरोड़ने लगा। नमस्कार, मोरेल, उसने कहा, मानो वह कल ही मार्सेई से निकला हो और एक्स या टूलों से लौट आया हो। नमस्कार, मेरे मित्र, जहाज मालिक ने कहा, आंसुओं के बीच भी मुस्कान दबाते हुए। पर तुम्हारा कप्तान कहाँ है? कप्तान की बात करें तो, नाविक ने कहा, वह बीमार होने के कारण पाल्मा में ही रुक गया। पर ईश्वर की कृपा से बात कुछ गंभीर नहीं है और आप उसे कुछ ही दिनों में यहां पाएंगे, आप या मेरे जितना ही स्वस्थ। ये अच्छा है। अब बोलो, पेनेलोन, मुरेल ने कहा। पेनेलोन ने अपने तंबाकू को दाएं गाल से बाएं में बदला, हाथ मुंह के आगे किया, घूमकर प्रतीक्षा कक्ष में काले रंग की लार की एक लंबी धार थूक दी। फिर आगे बढ़ा और कूल्हों को हिलाता हुआ बोलने लगा। तो बात यह है, मुरेल, हम केप ब्लां और केप बोयादोर के बीच कहीं थे और एक अच्छे दक्षिण दक्षिण पूर्वी झोंके के सहारे चल रहे थे। एक पूरे हफ्ते की हवाबंदी के बाद तभी कप्तान गोमार्द मेरे पास आए। मैं उस समय पतवार पर था और बोले, पेनेलोन, जरा बताओ, सामने क्षितिज पर जो बादल इकट्ठे हो रहे हैं, उनके बारे में तुम्हारी क्या राय है? और कसम से मैं भी उन्हें ही देख रहा था। मेरी राय, मैंने कहा, मेरी राय ये है कि वे जरूरत से ज्यादा तेजी से आ रहे हैं और अच्छे इरादों वाले बादलों से कुछ ज्यादा ही काले हैं। मैं भी यही सोच रहा हूं, कप्तान ने कहा, और कुछ एहतियात बरतने वाला हूं। आने वाली हवा के हिसाब से हम बहुत ज्यादा पाल लगाए हुए हैं। अरे, वहां रॉयल समेटो और फ्लाइंग जिब लपेटो। ये आदेश समय रहते दिया गया था। मुश्किल से उसे पूरा किया ही था कि हवा हमारी पीठ पर आ पड़ी और जहाज झुकने लगा। ठीक है, कप्तान बोले, अब भी बहुत पाल हैं। मुख्य पाल समेटो। 5 मिनट बाद मुख्य पाल भी समेट लिया गया और हमारे पास केवल अग्रपाल, टॉप सेल और टॉप गैलेंट ही बचे थे। तो बताओ, पेनेलोन, कप्तान ने कहा, तुम सिर क्यों हिला रहे हो? क्योंकि आपकी जगह होता तो मैं ऐसे आगे नहीं भागता। मुझे लगता है तुम ठीक कहते हो, उन्होंने कहा। हवा का एक जोरदार झोंका आने वाला है। अगर आप उसे झोंका कहना चाहें तो, मैंने कहा, तो जो कोई भी नीचे जो कुछ आ रहा है उसे झोंके की कीमत पर खरीदेगा, वह सौदे में फायदे में रहेगा। यह तो पूरी की पूरी आंधी है। मेरा मतलब यह था कि हवा को आते हुए वैसे ही देखा जा सकता था, जैसे मॉन्त्रेदो में उड़ती धूल को।
सौभाग्य से यह तूफान एक ऐसे आदमी से टकराया जो उसे पहचानता था। टॉप सेल में 2 रीफ डालो, कप्तान चिल्लाए। वो लाइन छोड़ो, टॉप सेल समेटो और यार्ड्स का भार संभालो। उन समुद्रों में यह काफी नहीं था, अंग्रेज ने कहा। मैं तो 4 बार रीफ डालता और अग्रपाल भी हटा देता। इस दृढ़ गूंजती आवाज को सुनकर सब चौंक पड़े। पेनेलोन ने हाथ से आंखों पर छाया की और उस व्यक्ति को देखने लगा जो इतनी निश्चयात्मकता से उसके कप्तान की चालों का निर्देश दे रहा था। हमने उससे भी बेहतर किया साहब, बूढ़े नाविक ने कुछ सम्मान के साथ कहा। हमने मिजन पाल उतार दिया और हवा की ओर मुंह करके तूफान से आगे निकलने लगे। 10 मिनट बाद हमने मुख्य टॉपसेल भी उतार दिए और नंगी मस्तूलों के सहारे चलने लगे। वह जहाज इतना पुराना था कि ऐसा जोखिम उठाया जाए, अंग्रेज ने कहा। हाँ बिल्कुल, और वही हमारी बर्बादी का कारण बना। 12 घंटे तक इधर उधर उछलने के बाद मानो शैतान हमारी पूंछ पर हो, जहाज में दरार पड़ गई। पेनेलोन, कप्तान ने मुझसे कहा, मुझे लगता है हम डूबने वाले हैं। पतवार मुझे दो और नीचे जाकर गोदाम देखो। मैंने उन्हें पतवार दी और नीचे गया। वहां पहले ही 3 फुट पानी भर चुका था। मैं ऊपर लौटा और चिल्लाया, सब लोग पंप पर, पंप पर बहुत देर हो चुकी थी। हम सब लग गए, पर जितना पानी बाहर निकालते उससे ज्यादा भीतर आ जाता। कमबख्त! 4 घंटे की मशक्कत के बाद मैंने कहा, जब डूबना ही है तो डूबें। आदमी एक ही बार मरता है। क्या तुम ऐसे उदाहरण पेश करते हो, मास्टर पेनेलोन? कप्तान बोले। ठहरे रहो। और वह अपनी केबिन से 2 पिस्तौलें ले आए। जो आदमी पंप छोड़ेगा, उन्होंने कहा, मैं उसका दिमाग उड़ा दूंगा। यह अच्छा किया, अंग्रेज ने कहा। ठोस तर्क से बढ़कर किसी आदमी को कुछ भी प्रेरित नहीं करता, नाविक ने आगे कहा। और इस बीच मौसम भी कुछ हल्का पड़ गया था और हवा कम हो गई थी। फिर भी पानी बढ़ता ही रहा। शायद ज्यादा नहीं, कोई 2 इंच प्रति घंटा, पर बढ़ता रहा। देखिए, 2 इंच प्रति घंटा कुछ नहीं लगता, पर 12 घंटे में वह लगभग 24 इंच हो जाता है। और 24 इंच 2 फुट होते हैं। वे 2 फुट पहले से मौजूद 3 फुट में जुड़कर 5 हो गए। और जब किसी जहाज में 5 फुट पानी भर जाए तो उसे जलोदरग्रस्त कहा जा सकता है। अब बस, कप्तान ने कहा। मुरेल, हमें यह नहीं कह सकेंगे कि हमने जहाज बचाने की कोशिश नहीं की। अब हमें आदमियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। नावों पर चलो, और जल्दी। सुनिए मुरेल, पेनेलोन ने आगे कहा। हम फहराओं से प्रेम करते थे, पर नाविक जितना अपनी नाव से प्रेम करता है उससे अधिक अपनी खाल से करता है। इसीलिए हमें 2 बार कहने की जरूरत नहीं पड़ी, खासकर इसलिए कि जहाज खुद करा रहा था, मानो कह रहा हो, जाओ जाओ। और वह सच कह रहा था। वह बेचारा बूढ़ा फहराओ, क्योंकि हमारे पैरों के नीचे वह सचमुच डूब रहा था। इसलिए पलक झपकते ही नाव पानी में थी और हम 8 उसमें सवार थे। कप्तान सबसे अंत में नीचे आए, या यूं कहें कि वे नीचे आए ही नहीं, क्योंकि वे जहाज छोड़ना नहीं चाहते थे। मुझे स्वयं उन्हें पकड़कर अपने साथियों के पीछे फेंकना पड़ा और फिर मैं खुद कूदा। यह देर नहीं थी। मेरे कूदते ही डेक ऐसे धमाके से फट पड़ा मानो 48 तोपों वाले युद्धपोत से एक साथ गोलाबारी हुई हो। 10 मिनट बाद जहाज ने पहले आगे की ओर झुकना शुरू किया, फिर पीछे की ओर। फिर वह ऐसे घूमने लगा जैसे कुत्ता अपनी ही पूंछ पकड़ने दौड़ता है। और अंत में, अरे भैयो, बोरू, वह नीचे चला गया। अब कोई ठहराव नहीं रहा। जहां तक हमारी बात है, हम 3 दिन तक बिना खाए पिए रहे और हम तो यहां तक कहने लगे थे कि चिट्ठियां डालकर तय करें कि हम में से कौन बाकियों का भोजन बनेगा। तभी हमें जिरोन दिखाई दिया। हमने उसे संकेत किया। उसने हमें देखा, हमारी ओर मुड़ी, अपनी नाव उतारी और हमें उठा लिया। बस यही हुआ, मुरेल, मेरी कसम, एक नाविक की कसम, है ना तुम लोग?
एक सामान्य गूंज ने दिखा दिया कि कथावाचक को मूल तथ्यों और विवरणों की चित्रात्मक सजावट दोनों के लिए सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त था। बहुत अच्छा, मेरे मित्रों, मुरेल ने कहा, तुम अच्छे लोग हो और मैं पहले ही जानता था कि जो विपत्ति मुझ पर आई है, उसके लिए मेरे अपने भाग्य के सिवा कोई जिम्मेदार नहीं। यह ईश्वर की इच्छा है, मनुष्यों का दोष नहीं। हमें उसकी इच्छा के आगे सिर झुकाना चाहिए। अब बताओ, तुम्हें कितनी मजदूरी देनी है? ओह नहीं, इस पर बात न करें। इसके विपरीत करें, जहाज मालिक ने उदास मुस्कान के साथ कहा। तो फिर हमें 3 महीने की, पेनेलोन ने कहा। कोकलेस, इन भले लोगों में से प्रत्येक को 200 फ्रांक दे दो। किसी और समय, मित्रों, वह आगे बोला, मैं यह भी जोड़ता, और प्रत्येक को 200 फ्रांक इनाम। पर समय बुरा है, और जो थोड़ी सी राशि बची है, वह अब मेरी देने की नहीं। इसीलिए मेरी खेद भावना स्वीकार करो और इसे मेरे विरुद्ध न लो। पेनेलोन भावावेश में मुंह बिचकाकर अपने साथियों की ओर मुड़ा, उनसे कुछ शब्द बोले और फिर लौट आया। जहां तक उस बात का सवाल है, मोरेल, उसने कहा, मुंह के एक ओर रखे तंबाकू को दूसरी ओर सरकाते हुए और पहली धार के संतुलन के लिए प्रतीक्षा कक्ष में थूक की दूसरी धार भेजते हुए, जहां तक उस बात का सवाल है, किस बात का? पैसों का। तो मोरेल, मेरे साथी कहते हैं कि अभी के लिए उन्हें 50 फ्रांक प्रत्येक काफी होंगे, और शेष के लिए वे प्रतीक्षा कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मुरेल ने गहरे भाव से कहा, धन्यवाद। तुम सब सर्वश्रेष्ठ लोग हो। पर लो, और यदि तुम्हें किसी अच्छे मालिक के साथ जहाज मिल जाए, तो उसके साथ जुड़ जाओ। तुम स्वतंत्र हो। इस अंतिम कथन ने उन योग्य नाविकों पर चौंकाने वाला प्रभाव डाला। वे एक दूसरे को विस्मय से देखने लगे। पेनेलोन मानो किसी घूंसे से हक्का बक्का, लगभग अपना तंबाकू निगल ही गया। सौभाग्य से उसने समय रहते गला पकड़ लिया। क्या मोरेल? उसने भर्राई आवाज में कहा। क्या आप हमें निकाल रहे हैं? क्या आप हमसे नाराज हैं? नहीं मेरे बच्चों, बिल्कुल नहीं, जहाज मालिक ने कहा। नाराज तो नहीं, इसके उलट, मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा हूं, पर तुम क्या अपेक्षा करते हो? मेरे पास अब कोई जहाज नहीं, और मुझे नाविकों की आवश्यकता भी नहीं। आपका क्या अर्थ है? कोई जहाज नहीं? पेनेलोन ने कहा। तो और बनवाइए। हम प्रतीक्षा करेंगे। ईश्वर का धन्यवाद, हमें बुरे मौसम का सामना करना आता है। मेरे पास जहाज बनवाने के लिए धन नहीं बचा। पेनेलोन, जहाज मालिक ने दुखी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तुम्हारा प्रस्ताव जितना उदार है, उतना ही अस्वीकार्य। तो फिर, यदि आपके पास धन नहीं, तो हमें मत दीजिए। हम भी उसी बेचारे पुराने फेराओं की तरह करेंगे, पाल समेट कर बैठे रहेंगे। काफी है मेरे मित्रों, काफी, मुरेल ने भावावेश से कहा। जाओ, मैं विनती करता हूं, बेहतर समय में फिर मिलेंगे। इमैनुएल, तुम इनके साथ जाओ और देखो कि मेरी इच्छा पूरी हो। कम से कम यह सदा के लिए विदाई तो नहीं, मुरेल? पेनेलोन ने कहा। नहीं मेरे मित्रों, कम से कम मुझे ऐसी आशा है। तो विदा, उसने कोकलेस को संकेत किया। कोकलेस आगे बढ़ा, नाविक उसके पीछे चले, और इमैनुएल नाविकों के पीछे। अब जहाज मालिक ने अपनी पत्नी और पुत्री से कहा, कृपया हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें, मुझे इस सज्जन से बात करनी है। उसने थॉमसन एंड फ्रेंच के प्रतिनिधि की ओर संकेत किया, जो इस पूरे दृश्य में अपने कोने में स्थिर खड़ा रहा था और केवल उतने ही शब्दों में हस्तक्षेप करता रहा था जिनका हमने उल्लेख किया। दोनों स्त्रियों ने उस अजनबी को देखा, जिसे वे पूरी तरह भूल चुकी थीं, और कक्ष से निकल गईं। पर जाते जाते युवती ने उसे विनती भरी एक उदात्त दृष्टि दी, जिसके उत्तर में उसने मुस्कान दी। ऐसी मुस्कान जिसे किसी निष्पक्ष दर्शक के लिए उस हिम से चेहरे पर खिलते देखना आश्चर्यजनक होता। दोनों पुरुष अकेले रह गए। तो महोदय,
मोरेल ने कुर्सी में ढहते हुए कहा। आपने सब देखा और सुना, मुझे कुछ कहने को शेष नहीं। जो मैंने देखा, महोदय, अंग्रेज ने कहा, वह यह कि आपको एक और विपत्ति ने ना घेरा है, उतनी ही अवांछित जितनी शेष, और इसने आपको सहायता करने की मेरी इच्छा को और दृढ़ कर दिया है। ओह महोदय, मोरेल ने कहा। आइए देखें, विदेशी बोला। मैं आपके प्रमुख लेनदारों में से एक हूं, है ना? निस्संदेह। आप वही हैं जिनके बिल सबसे निकट देय हैं। क्या आप मुझसे भुगतान के लिए कुछ अवकाश चाहेंगे? थोड़ा समय मेरे सम्मान को और इस प्रकार मेरे जीवन को बचा सकता है। आपको कितना समय चाहिए? मुरेल हिचका। 2 महीने, उसने कहा। ठीक है, मैं आपको 3 दूंगा। पर क्या आपको लगता है कि थॉमसन एंड फ्रेंच का प्रतिष्ठान? निश्चिंत रहे, पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आज 5 जून है। हाँ, तो इन सभी बिलों को 5 सितंबर के लिए नवीनीकृत कर दीजिए। उस दिन सुबह 11 बजे। घड़ी ठीक 11 दिखा रही थी। मैं यहाँ उपस्थित होऊंगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मुरेल ने कहा, और आपको भुगतान मिलेगा या मैं मृत हो जाऊंगा। अंतिम शब्द इतने धीमे बोले गए कि दूसरा व्यक्ति उन्हें सुन न सका। बिल नवीनीकृत किए गए, पुराने फाड़ दिए गए, और कम से कम बेचारे जहाज मालिक को अपनी अंतिम संसाधन जुटाने के लिए 3 महीने मिल गए। अंग्रेज ने अपनी जाति सुलभ शीत रक्तता के साथ धन्यवाद स्वीकार किया और विदा हुआ। मोरेल उसे आशीर्वाद देते हुए द्वार तक छोड़ आया। सीढ़ियों पर उसकी भेंट झूली से हुई। युवती नीचे जाने का नाटक कर रही थी, पर वास्तव में उसी की प्रतीक्षा में थी। ओह महोदय, उसने हाथ जोड़कर कहा। कुमारी, विदेशी ने कहा, एक दिन आपको सिंदबाद नाविक के हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी मिलेगी। उसमें जो कहा हो वैसा ही करना, भले ही उसके निर्देश कितने ही विचित्र क्यों न लगें। हाँ महोदय, जूली ने कहा। क्या आप मुझसे यह वचन देती हैं? मैं वचन देती हूँ। बहुत अच्छा। विदा कुमारी। सदा उतनी ही भली और सद्गुणी बनी रहिए जितनी आप अब हैं, और मुझे सचमुच विश्वास है कि ईश्वर आपको इमैनुएल को पति रूप में देकर प्रतिफल देगा। जूली ने हल्की सी चीख निकाली, चेरी की तरह लाल पड़ गई और गिरने से बचने के लिए रेलिंग पकड़ ली। अजनबी विदाई की एक लहर के साथ आगे बढ़ गया। आंगन में उसकी भेंट पेनेलॉन से हुई, जिसके दोनों हाथों में 100-100 फ्रांक की एक-एक गड्डी थी, और जो स्पष्टतः यह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि उन्हें साथ ले जाए या नहीं। मेरे साथ चलो, मित्र, अजनबी ने कहा। हमें बात करनी है। 5 सितंबर। थॉमसन एंड फ्रेंच के प्रतिनिधि द्वारा दिया गया यह अवकाश ठीक उसी समय जब मोरेल को उसकी सबसे कम अपेक्षा थी। बेचारे जहाज मालिक को उन भाग्य परिवर्तनों में से एक प्रतीत हुआ जो मनुष्य को यह संकेत देते हैं कि किस्मत अंततः उसे सताना छोड़ चुकी है। उसी दिन उसने अपनी पुत्री, पत्नी और इमैनुएल को जो कुछ घटित हुआ था सब बता दिया, और परिवार पर आशा की एक हल्की सी छाया उतर आई। यदि मनहा शांति नहीं, तो कम से कम उसका आभास अवश्य। पर दुर्भाग्यवश मुरेल को केवल थॉमसन एंड फ्रेंच से ही नहीं निपटना था, जो उसके प्रति इतने सद्भावनापूर्ण प्रतीत हो रहे थे। जैसा कि वह स्वयं कहा करता था, व्यापार में साझेदार होते हैं, मित्र नहीं। जब उसने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया, तो वह थॉमसन एंड फ्रेंच की उदारता को भी समझ नहीं सका। उसे केवल एक ही व्यावहारिक कारण दिखाई दिया, यह कि उस प्रतिष्ठान ने यह स्वार्थपूर्ण गणना की थी कि जिस व्यक्ति पर हमारे लगभग 3 लाख फ्रांक बकाया हैं, उसे सहारा देना अधिक लाभदायक है, और 3 महीने बाद पूरी राशि प्राप्त करना, बजाय इसके कि उसके विनाश को तेज किया जाए और मूलधन का केवल 6 या 8% ही हाथ लगे। दुर्भाग्य से, चाहे द्वेष के कारण हो या अंधत्व के कारण,
मुरेल के सभी साझेदार ऐसा नहीं सोचते थे। कुछ तो ठीक इसके विपरीत सोचते थे। परिणाम स्वरूप मुरेल द्वारा हस्ताक्षरित बिल पूरी सतर्कता और समय पालन के साथ नकद काउंटर पर प्रस्तुत किए जाते रहे, किंतु अंग्रेज द्वारा दिए गए अवकाश के कारण वे सभी कोकलेस द्वारा समय पर चुका दिए गए। इसलिए कोकलेस अपनी नियत उदासीनता की अवस्था में बना रहा। केवल मोरेल ही भय के साथ ये समझ सकता था कि यदि उसे 15 तारीख को दे, बोवील को 50,000 फ्रांक लौटाने पड़ते और 30 तारीख को उन 32,500 फ्रांक के बिलों का भुगतान करना पड़ता, जिनके लिए कारागार निरीक्षक के आरण की भांति उसे अवकाश प्राप्त हुआ था, तो वह उसी महीने पूरी तरह नष्ट हो जाता। मार्सेई के व्यापारिक वृत्तों में यह निष्कर्ष निकाला गया कि मोरेल पर एक के बाद एक आने वाली विपत्तियों से वह उबर नहीं पाएगा। इसलिए महीने के अंत में उसे अपनी आदत के अनुसार अपने आरण चुकाते देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ। किंतु इससे विश्वास बहाल नहीं हुआ और सर्वसम्मति से यह माना गया कि अगले महीने के अंत में दुर्भाग्यग्रस्त व्यक्ति का दिवालियापन निश्चित है। महीना मोरेल के असाधारण प्रयत्नों में बीता, जिनके द्वारा वह अपने सभी साधनों को एकत्र करता रहा। कभी ऐसा समय था जब उसकी साख, चाहे अवधि कुछ भी हो, विश्वास के साथ स्वीकार की जाती थी और यहाँ तक कि खोजी भी जाती थी। मोरेल ने 90 दिनों के कुछ बिल जारी करने का प्रयास किया, पर उसे बैंकों के द्वार बंद मिले। सौभाग्य से स्वयं मोरेल के कुछ बिल देय थे, जिन्हें वह भुना सकता था। उसने ऐसा किया और इस प्रकार जुलाई के अंत में वह फिर से अपने दायित्व निभाने में समर्थ हो गया। संयोगवश मार्सेई में किसी ने भी थॉमसन एंड फ्रेंच के प्रतिनिधि को फिर नहीं देखा। मोरेल से उसकी भेंट के अगले दिन या उसके अगले दिन वह लुप्त हो गया। चूंकि मार्सेई में उसका संपर्क केवल मेयर, कारागार निरीक्षक और मोरेल से ही था, इसलिए उसका प्रवास इन तीन व्यक्तियों की स्मृतियों के अतिरिक्त कोई और चिन्ह पीछे नहीं छोड़ गया। जहां तक फहराओं के नाविकों का प्रश्न है, ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने किसी अन्य जहाज पर काम पा लिया था, क्योंकि वे भी अदृश्य हो गए थे। कप्तान गोमार्थ, जो पाल्मा में उसे रोके रखने वाली बीमारी से उबर चुके थे, मार्सेई लौट आए। वह मोरेल से मिलने में हिचक रहे थे, पर जहाज मालिक को उनके आगमन का पता चला और वह स्वयं उनसे मिलने गया। पेनेलोन की कथा से वह पहले ही जान चुका था कि जहाज दुर्घटना के दौरान कप्तान ने कितने साहस से व्यवहार किया था और उसी ने दूसरे व्यक्ति को ढाढ़स बंधाया। उसने उन्हें उनका वेतन दिया, जिसे कप्तान गोमार्द लेने का साहस नहीं कर पाए थे। सीढ़ियां उतरते समय मोरेल की भेंट पेनेलोन से हुई, जो ऊपर आ रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि पतवारधारी ने अपने धन का अच्छा उपयोग किया था, क्योंकि वह पूरी तरह नए कपड़ों में सुसज्जित था। अपने मालिक से मिलते समय वह स्पष्ट रूप से संकोच में था। वह लैंडिंग के दूर कोने में सिमट गया, तंबाकू को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं करता रहा, आंखें घुमाता रहा और मोरेल द्वारा अपने स्वभावगत स्नेह से बढ़ाए गए हाथ का उत्तर केवल एक क्षीण हस्त मिलन से दिया। मोरेल ने उसके इस संकोच का कारण उसके वस्त्रों की सुघड़ता को माना। स्पष्ट था कि भले व्यक्ति ने यह विलासिता अपनी अंतिम मजदूरी से नहीं की थी, अतः उसने अवश्य ही किसी अन्य जहाज पर काम पा लिया होगा और उसका लज्जा बोध शायद इस कारण था कि उसने फहराओं के लिए, कहें तो, अधिक लंबा शोक काल नहीं रखा। संभव है वह अपनी सफलता की सूचना कप्तान गोमार्द को भी दे आया हो और उन्हें अपने नए स्वामी के प्रस्तावों से अवगत कराया हो। अच्छे लोग, बहादुर लोग, मोरेल ने दूर जाते हुए कहा, मैं आशा करता हूं कि तुम्हारा नया स्वामी तुम्हें उतना ही स्नेह देगा जितना मैंने दिया और उसे मुझसे अधिक सौभाग्य प्राप्त हो। अगस्त का महीना मोरेल के निरंतर और बार बार किए गए प्रयत्नों में बीता, जिनके द्वारा वह अपनी पुरानी साख बढ़ाने या कोई नया खाता खोलने का प्रयास करता रहा। 20 अगस्त को मार्सेई में यह ज्ञात हुआ कि उसने डिलीजेंस में स्थान आरक्षित करा लिया है और इससे यह कहा जाने लगा कि वह उसी महीने के अंत में अपना दिवालियापन घोषित करेगा। वह पहले ही निकल चुका है।
ताकि इन भयावह परिस्थितियों में उपस्थित न रहना पड़े, और अपने स्थान पर अपने प्रधान लिपिक इमैनुएल तथा अपने कैशियर कोकलेस को सब संभालने के लिए छोड़ जाए। किंतु सभी अपेक्षाओं के विपरीत जब 31 अगस्त आया, तो कार्यालय भुगतान के लिए सामान्य रूप से खुला। कोकलेस जाली के पीछे उसी शांत भाव से उपस्थित हुआ जैसा होरेस के न्यायप्रिय पुरुष का होता है। उसने प्रस्तुत किए गए कागजों को पहले की भांति ही ध्यान से परखा और आरंभ से अंत तक सभी बिलों का अपने सामान्य सटीकपन के साथ निपटारा किया। यहाँ तक कि दो ऐसे भुगतान भी थे जिनकी मोरेल ने पूर्व कल्पना की थी, जिन्हें कोकलेस ने उतनी ही सावधानी से चुकाया जितनी उन बिलों की जो सीधे जहाज मालिक पर खींचे गए थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है, पर विनाश के भविष्यवक्ताओं की सामान्य हठधर्मिता के साथ उन्होंने दिवालियापन को सितंबर के अंत तक के लिए स्थगित कर दिया। मोरेल महीने की पहली तारीख को लौटा। उसका पूरा परिवार व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि पेरिस की इस यात्रा में उसकी मुक्ति की अंतिम आशा निहित थी। मुरेल ने दांगलार के विषय में सोचा था, जो अब करोड़पति था, पर कभी उसका आर्णी रह चुका था, क्योंकि मोरेल की ही संस्तुति पर दांगलार उस स्पेनी बैंकर की सेवा में प्रविष्ट हुआ था, जिसकी फर्म में उसने अपनी विशाल संपत्ति की नींव रखी। अब कहा जाता था कि दांगलार के पास अपने 6 या 8 मिलियन थे और असीमित साख थी। अपने जेब से एक भी एक्यू निकाले बिना दांगलार मोरेल को बचा सकता था। उसे केवल एक आरण की गारंटी देनी होती और मोरेल सुरक्षित हो जाता। मोरेल ने दांगलार के विषय में बहुत पहले सोचा था, पर मनुष्य के भीतर कुछ सहज और अनियंत्रित विरक्तियां से होती हैं। इसलिए मोरेल ने इस अंतिम उपाय की ओर मुड़ने से यथासंभव देर की। उसने ऐसा करके सही ही किया, क्योंकि वह अपमानजनक अस्वीकार से टूटकर लौटा। फिर भी लौटने पर मोरेल ने न तो कोई शिकायत व्यक्त की, न ही कोई कटुता दिखाई। उसने अपनी पत्नी और पुत्री को गले लगाते हुए आंसू बहाए, इमैनुएल को स्नेहपूर्ण हाथ बढ़ाया, दूसरी मंजिल पर अपने अध्ययन कक्ष में स्वयं को बंद कर लिया और कोकलेस को बुलवाया। इस बार दोनों स्त्रियों ने इमैनुएल से कहा, हम पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। फिर उन्होंने सिर जोड़कर शीघ्र ही यह निश्चय किया कि जूली अपने भाई को लिखे, जो नियम में सेना के साथ था, और उसे तुरंत आने को कहे। सहज ही उन दोनों अभागी स्त्रियों ने अनुभव किया कि आने वाली विपत्तियों को सहन करने के लिए उन्हें अपनी सारी शक्ति की आवश्यकता होगी। वास्तव में मैक्सिमिलियन मोरेल, यद्यपि अभी बमुश्किल 22 वर्ष का था, फिर भी अपने पिता पर उसका प्रभाव काफी था। वह एक दृढ़ और सत्यनिष्ठ युवक था। जब उसके लिए किसी पेशे को अपनाने का समय आया, तो उसके पिता ने उस पर कुछ भी थोपने का प्रयास नहीं किया और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। युवक ने उत्तर दिया कि वह सैनिक जीवन अपनाना चाहता है। परिणाम स्वरूप उसने सफलतापूर्वक अध्ययन किया, एक कोल पॉलिटेक्निक में प्रवेश की प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की और वहां से पैदल सेना की 53वीं रेजिमेंट में उप लेफ्टिनेंट के रूप में निकला। वह पिछले 1 वर्ष से इसी पद पर था, पर पहली ही संभावना पर उसे लेफ्टिनेंट बनाए जाने का वचन दिया गया था। रेजिमेंट में मैक्सिमिलियन मोरेल को प्रायः इस बात के लिए उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता था कि वह न केवल एक सैनिक के रूप में अपने सभी कर्तव्यों का, बल्कि एक मनुष्य के रूप में भी अपने सभी दायित्वों का कठोरता से पालन करता था, और उसे स्टोइक का उपनाम दिया गया था। स्वाभाविक ही जो बहुत से लोग उसे इस नाम से पुकारते थे, वे केवल सुना सुनाया दोहराते थे, बिना यह जाने कि इसका अर्थ क्या है। यही वह युवक था जिसकी सहायता लेने के लिए उसकी माता और बहन अब उसे बुलाने वाली थीं, ताकि वह उन्हें उन कठिन समयों से निकाल सके जिनका उन्हें अनुमान था। वे कठिनाई के विषय में भ्रमित नहीं थीं। मोरेल के कोकलेस के साथ अपने अध्ययन कक्ष में जाने के थोड़ी ही देर बाद जूली ने कैशियर को बाहर आते देखा, पीला, कांपता हुआ। उसका चेहरा पूर्ण आतंक प्रकट कर रहा था।
वह उसके पास से गुजरते समय उससे कुछ पूछना चाहती थी, पर भले व्यक्ति ने उसके लिए अभूतपूर्व वेग से सीढ़ियां उतरते हुए केवल इतना ही पुकारा, आकाश की ओर हाथ उठाते हुए, ओह कुमारी, कुमारी, कैसी भयानक विपत्ति! मुझे कभी विश्वास नहीं होता। थोड़ी ही देर बाद जूली ने उसे लौटते देखा। उसके हाथों में 2-3 मोटे रजिस्टर, एक जेब पुस्तिका और पैसों की एक थैली थी। मुरेल ने रजिस्टरों की जांच की, जेब पुस्तिका खोली और धन गिना। उसकी पूरी संपत्ति 6 या 8,000 फ्रांक की थी और 5 तारीख तक की प्रत्याशित आमदनी 4 या 5,000, अर्थात अधिकतम 14,000 फ्रांक, जिनसे उसे 2,87,500 फ्रांक के दायित्व चुकाने थे। किसी अंतरिम भुगतान के विषय में सोचना भी असंभव था। फिर भी जब मोरेल भोजन के लिए नीचे आया, तो वह पूर्णतः शांत प्रतीत हुआ। दोनों स्त्रियां इस बाहरी शांति से उतनी ही अधिक भयभीत थीं, जितनी वह उसकी गहन निराशा से होती। भोजन के बाद मोरेल की आदत थी कि वह बाहर जाता। वह सर्कल द फोसेया में कॉफी पीने जाता था, जहां वह ले सेमाफोर पढ़ता था। उस दिन वह घर पर ही रहा और फिर से अपने दफ्तर में चला गया। जहां तक कोकलेस का संबंध था, वह पूरी तरह सुन्न सा प्रतीत हो रहा था। दिन का एक भाग उसने आंगन में बिताया, एक पत्थर पर बैठा, नंगे सिर, प्रचंड धूप के नीचे। इमैनुएल ने स्त्रियों को ढाढ़स बंधाने का प्रयास किया, पर उसे उचित शब्द नहीं मिल सके। वह फर्म के मामलों से बहुत अधिक परिचित था, इसलिए यह न समझ पाना उसके लिए असंभव था कि मोरेल परिवार पर एक महान आपदा टूट पड़ने वाली है। रात हो गई। दोनों स्त्रियां जागती रहीं, इस आशा में कि मोरेल अपने अध्ययन कक्ष से लौटते समय उनसे मिलने आएगा। पर उन्होंने उसे दबे पांव उनके द्वार के सामने से गुजरते सुना, निस्संदेह इस भय से कि वे उसे बुला लेंगी। उन्होंने सुना कि वह अपने कमरे में गया और भीतर से द्वार बंद कर लिया। मादाम मोरेल ने अपनी बेटी को सोने भेजा और आधे घंटे बाद स्वयं उठीं, जूते उतारे और चुपके से गलियारे में गईं, ताकि कीहोल से देख सकें कि उनका पति क्या कर रहा है। गलियारे में उन्होंने एक छाया को दूर जाते देखा। वह जूली थी, जो चिंता के कारण उनसे पहले वहां आ चुकी थी। वह लिख रहा है, उसने अपनी मां के पास आकर कहा। दोनों स्त्रियों ने एक दूसरे के विचार पढ़ लिए थे। मादाम मोरेल ने की होल पर झुककर देखा। मोरेल वास्तव में लिख रहा था, पर उन्होंने वह बात देखी जो उनकी बेटी ने नहीं देखी थी, कि उनका पति मुहर लगे कागज पर लिख रहा था। उनके मन में यह भयानक विचार आया कि वह अपनी वसीयत लिख रहा है। वे अनियंत्रित रूप से कांप उठीं, फिर भी उनमें इतना साहस था कि कुछ न कहें। अगले दिन मोरेल पूर्णतः शांत दिखाई दिया। वह हमेशा की तरह अपने दफ्तर गया और हमेशा की तरह भोजन के लिए नीचे आया। केवल आज भोजन के बाद उसने अपनी बेटी को अपने पास बैठाया, उसका सिर अपनी बाहों में लिया और देर तक अपनी छाती से लगाए रखा। शाम को जूली ने अपनी मां से कहा कि चाहे वह बाहर से कितना ही शांत लगे, उसने देखा था कि उसके पिता का हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा था। अगले 2 दिन भी लगभग इसी प्रकार बीते। 4 सितंबर की शाम को मोरेल ने एक बार फिर अपनी बेटी से अपने अध्ययन कक्ष की चाबी लौटाने को कहा। वह सिहर उठी। यह अनुरोध उसे अशुभ लगा। उसके पिता उससे यह चाबी क्यों मांग रहे थे, जो सदा उसी के पास रहती थी और जिसे, यहां तक कि उसके बचपन में भी, उन्होंने केवल दंड स्वरूप ही उससे छीना था। उसने उन्हें देखा। पिता, उसने कहा, मैंने क्या अपराध किया है कि आप अध्ययन कक्ष की चाबी वापस ले रहे हैं? कुछ भी नहीं बच्ची, दुखी मोरेल ने उत्तर दिया। इस सरल प्रश्न पर उसकी आंखों में आंसू भर आए। बस मुझे उसकी आवश्यकता है। जूली ने चाबी खोजने का अभिनय किया। शायद मैं उसे अपने कमरे में छोड़ आई हूं, उसने कहा। वह बाहर गई, पर अपने कमरे में जाने के बजाय वह नीचे इमैनुएल को ढूंढने गई।
किसी भी स्थिति में अपने पिता को वह चाबी मत देना, उसने उससे कहा। और कल सुबह जहां तक संभव हो उन्हें अकेला मत छोड़ना। उसने उससे प्रश्न करने का प्रयास किया, पर इमैनुअल या तो और कुछ जानता नहीं था या कहना नहीं चाहता था। 4 और 5 सितंबर की रात भर मादाम मोरेल ने कान दीवार से लगाए रखा। सुबह 3 बजे तक उन्होंने अपने पति को कमरे में बेचैनी से टहलते सुना। केवल 3 बजे वह अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। दोनों स्त्रियों ने रात साथ बिताई। वे पिछली शाम से ही मैक्सिमिलियन की प्रतीक्षा कर रही थीं। 8 बजे मोरेल उनके कमरे में आया। वह शांत था, पर पिछली रात की यातनाएं उसके पीले और थके हुए चेहरे पर स्पष्ट थीं। स्त्रियां यह पूछने का साहस नहीं कर सकीं कि उसने नींद ली या नहीं। मोरेल अपनी पत्नी के प्रति अधिक स्नेहिल और अपनी बेटी के प्रति पहले से कहीं अधिक पिता सुलभ था। वह उस अभागी बच्ची को देख देखकर और उसे गले लगाकर तृप्त नहीं हो पा रहा था। उसे इमैनुएल की चेतावनी स्मरण आई और उसने अपने पिता के बाहर जाने पर उनके पीछे जाने का प्रयास किया, पर उन्होंने कोमलता से उसे रोक दिया। अपनी मां के साथ रहो, उन्होंने कहा। उसने विरोध करना चाहा। मैं आग्रह करता हूं, मुरेल ने कहा। यह पहला अवसर था जब उन्होंने अपनी बेटी से मैं आग्रह करता हूं कहा था, पर यह उन्होंने ऐसे स्वर में कहा जो पिता सुलभ स्नेह से परिपूर्ण था कि जूली आगे बढ़ने का साहस न कर सकी। वह वहीं खड़ी रह गई, निश्चल और निशब्द। एक क्षण बाद द्वार फिर खुला और उसने अनुभव किया कि 2 बाहें उसे घेरे हुए हैं और एक होंठ उसके माथे को छू रहे हैं। उसने ऊपर देखा और आनंद से चिल्ला उठी, मैक्सिमिलियन भाई, उसने पुकारा। ये सुनते ही मादाम मोरेल दौड़ती हुई आई और अपने पुत्र की बाहों में गिर पड़ी। मां, युवक ने मादाम मोरेल से उनकी पुत्री की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ है? क्या बात है? आपका पत्र मुझे भयभीत कर गया। मैं तुरंत चला आया। जूली, मादाम मोरेल ने युवक की ओर संकेत करते हुए कहा, जाओ और अपने पिता से कहो कि मैक्सिमिलियन अभी अभी पहुंचा है। लड़की दौड़ती हुई निकली, पर सीढ़ियों के ऊपर उसे हाथ में एक पत्र लिए एक व्यक्ति मिला। क्या तुम कुमारी जूली मोरेल हो? उसने मजबूत इतालवी लहजे में पूछा। हाँ, वह हकलाती हुई बोली। पर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपको नहीं जानती। यह पत्र पढ़ो, उस व्यक्ति ने एक चिट्ठी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। वह हिचकी। तुम्हारे पिता का जीवन इस पर निर्भर है, दूत ने कहा। उसने पत्र उसके हाथ से झपट लिया, जल्दी से खोला और इस प्रकार पढ़ा। तुरंत अल्लेद मैलान जाओ, 15 नंबर के मकान में प्रवेश करो, द्वारपाल से 5वीं मंजिल के कमरे की चाबी मांगो। उस कमरे में जाओ, चूल्हे की कोने वाली अलमारी पर जो लाल रेशम से बुनी हुई थैली मिलेगी, उसे ले लो और यह थैली अपने पिता को पहुंचा दो। यह अत्यंत आवश्यक है कि 11 बजे से पहले यह उनके पास हो। तुमने मुझसे बिना प्रश्न किए आज्ञा मानने का वचन दिया था और मैं तुम्हें उसी वचन की याद दिला रहा हूं। सिंदबाद नाविक। लड़की ने आनंद से चीख निकाली और उस व्यक्ति को खोजने के लिए इधर उधर देखने लगी जिसने उसे पत्र दिया था, ताकि उससे कुछ प्रश्न पूछ सके, पर वह अदृश्य हो चुका था। तब उसने फिर कागज की ओर देखा और पाया कि उसमें एक उत्तर लेख भी था। उसने पढ़ा, यह आवश्यक है कि यह काम तुम स्वयं और अकेली करो। यदि तुम्हारे साथ कोई होगा या तुम्हारे स्थान पर कोई और आएगा, तो द्वारपाल कहेगा कि उसे इस विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। इस उत्तर लेख ने लड़की की प्रसन्नता को क्षीण कर दिया। शायद इसमें कोई जोखिम था, शायद यह कोई जाल था। अपनी निष्कपटता के कारण वह यह ठीक ठीक नहीं जानती थी कि उसकी आयु की एक युवती को किस प्रकार का खतरा हो सकता है। पर किसी खतरे को पहचानना आवश्यक नहीं होता
उसे भयभीत होने के लिए। वास्तव में यह देखा गया है कि सबसे अधिक भय उसी खतरे से लगता है जो अज्ञात होता है। जूली हिचकी और उसने परामर्श लेने का निश्चय किया, पर किसी कारणवश वह न तो अपनी माँ के पास गई, न अपने भाई के। वह इमैनुएल के पास गई। वह नीचे गई, उसे उस दिन की सारी बात बताई जब थॉमसन एंड फ्रेंच का प्रतिनिधि उसके पिता के यहाँ आया था। सीढ़ियों पर हुए दृश्य का वर्णन किया। जो वचन उसने दिया था, उसे दोहराया और पत्र उसे दिखाया। तुम्हें जाना ही होगा कुमारी, इमैनुएल ने कहा। जाना? जूली ने बुदबुदाया। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पर क्या तुम्हें दिखता नहीं कि इसमें लिखा है कि मुझे अकेली होना चाहिए? और तुम अकेली ही रहोगी। मैं रियो दु म्यूजिक के एक मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। यदि तुम्हें आने में इतना समय लगे कि मुझे चिंता हो, तो मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। और मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि जिसके विरुद्ध भी तुम्हें कोई शिकायत होगी, उसके लिए परिणाम बुरे होंगे। तुम्हारा अर्थ है इमैनुएल, लड़की ने अब भी अनिश्चित रहते हुए कहा, कि तुम्हें लगता है मुझे इसमें लिखे अनुसार ही करना चाहिए? हाँ। क्या दूत ने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम्हारे पिता का जीवन दांव पर है? पर इमैनुएल, तब उनके जीवन को कौन सा खतरा है? इमैनुएल एक क्षण रुका, पर लड़की का निश्चय तुरंत कराने की इच्छा ने उसके संकोच पर विजय पा ली। सुनो, उसने कहा, आज 5 सितंबर है ना? हाँ। और आज 11 बजे तुम्हारे पिता को लगभग 3 लाख फ्रॉक चुकाने हैं। यह तो हम जानते हैं। तो इमैनुएल ने कहा, उनकी तिजोरी में 15,000 भी नहीं है। तो फिर क्या होगा? यह यह होगा कि आज यदि 11 बजे से पहले तुम्हारे पिता को सहायता करने वाला कोई नहीं मिला, तो दोपहर तक उन्हें स्वयं को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी, लड़की ने उसे खींचते हुए कहा। इधर मादाम मोरेल ने अपने पुत्र को सब कुछ बता दिया था। उसे झांत था कि उसके पिता की विपत्तियों के कारण घर के खर्चों में गंभीर कटौती हुई है, पर उसे यह अनुमान नहीं था कि स्थिति इतनी दूर तक पहुंच चुकी है। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। फिर अचानक वह अपार्टमेंट से बाहर दौड़ा और सीढ़ियां चढ़ गया, यह सोचते हुए कि उसके पिता अपने अध्ययन कक्ष में होंगे। पर उसके खटखटाने पर कोई उत्तर नहीं मिला। जब वह अध्ययन कक्ष के द्वार पर ही था, उसने अपार्टमेंट का द्वार खुलने की आवाज सुनी और मुड़ा तो अपने पिता को देखा। सीधे अध्ययन कक्ष में जाने के बजाय मोरेल अपने कमरे में चले गए थे और अब वहीं से बाहर निकल रहे थे। मैक्सिमिलियन को देखकर उसने आश्चर्य से एक चीत्कार की। उसे यह झात नहीं था कि युवक लौट आया है। वह वहीं स्थिर खड़ा रह गया, अपनी बाईं बांह से अपने कोट के नीचे छिपी किसी वस्तु को कसकर पकड़े हुए। मैक्सिमिलियन शीघ्रता से सीढ़ियां उतरा और अपने पिता को आलिंगन में ले लिया, पर अचानक पीछे हट गया, केवल अपना दायां हाथ उसके पिता की छाती पर टिकाए हुए। पिता, उसने मृत्यु सा पीला पड़कर कहा, आपके कोट के नीचे 2 पिस्तौलें क्यों हैं? यही तो मुझे भय था, मुरेल ने कहा। पिता, पिता, ईश्वर के नाम पर, युवक चिल्लाया, ये हथियार किस लिए हैं? मैक्सिमिलियन, मुरेल ने सीधे अपने पुत्र की ओर देखते हुए उत्तर दिया, तुम एक पुरुष हो और सम्मान के पुरुष हो। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मुरेल दृढ़ कदमों से अपने अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ा और मैक्सिमिलियन कांपते घुटनों के साथ उसके पीछे चला। मुरेल ने द्वार खोला, पुत्र को भीतर आने दिया और फिर उसे बंद कर दिया। इसके बाद वह आगे के कक्ष से गुजरा, दफ्तर में गया, पिस्तौलें मेज के कोने पर रख दी और खुले हुए रजिस्टर की ओर संकेत किया। वहां स्थिति का सटीक विवरण था। आधे घंटे में मुरेल को 2,87,500 फ्रांक चुकाने थे। उसकी कुल संपत्ति 15,257 फ्रांक थी।
इसे पढ़ो, उसने कहा। युवक ने पढ़ा और एक क्षण के लिए मानो टूट सा गया। मुरेल ने कुछ नहीं कहा। आंकड़ों के उस अटल निर्णय में और क्या जोड़ा जा सकता था? पिता, क्या आपने इस विपत्ति को टालने के लिए सब कुछ कर लिया है? युवक ने कुछ देर बाद कहा। हाँ, मुरेल ने उत्तर दिया। क्या किसी ओर से कोई धन आने की आशा है? कोई नहीं। क्या आपने हर संभव साधन आजमा लिया है? हर एक। और आधे घंटे में मैक्सिमिलियन ने मध्यम स्वर में कहा, आपका नाम अपमानित हो जाएगा। रक्त अपमान को धो देता है, मुरेल ने कहा। आप ठीक कहते हैं पिता, मैं आपका आशय समझ गया। फिर पिस्तौलों की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, एक आपके लिए और एक मेरे लिए है। धन्यवाद। मुरेल ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, उनका पालन पोषण कौन करेगा? युवक का शरीर सिर से पांव तक कांप उठा। पिता, उसने कहा, क्या आप मुझसे जीवित रहने के लिए कह रहे हैं? हाँ, मैं तुमसे वही कह रहा हूं। ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा मन शांत और दृढ़ है, मैक्सिमिलियन। तुम साधारण पुरुष नहीं हो। मैं न तो तुम्हें आदेश दे रहा हूं, न शिक्षा दे रहा हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं, अपनी स्थिति को ऐसे देखो, मानो तुम कोई बाहरी व्यक्ति हो और स्वयं निर्णय करो। युवक ने एक क्षण विचार किया। फिर उसकी आंखों में उदात्त समर्पण की एक अभिव्यक्ति आ गई, किंतु धीरे और दुखी हाव भाव के साथ उसने अपने कंधों से पद चिन्ह, अपनी रैंक के निशान उतार दिए। ठीक है, उसने मुरेल की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, शांति से मरो पिता, मैं जीवित रहूंगा। मुरेल मानो अपने पुत्र के चरणों में गिर पड़ने ही वाले थे। मैक्सिमिलियन ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया और एक क्षण के लिए इन दोनों महान हृदयों की धड़कनें एक दूसरे से टकराईं। तुम जानते हो कि इसमें मेरा दोष नहीं है, मुरेल ने कहा। मैक्सिमिलियन मुस्कुराया। मैं जानता हूं पिता, कि आप सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने कभी जाना है। अच्छा, फिर कहने को कुछ नहीं बचता। अब अपनी माँ और बहन के पास लौट जाओ। पिता, मुझे आशीर्वाद दीजिए, युवक ने कहा और घुटनों के बल बैठ गया। मुरेल ने दोनों हाथों से अपने पुत्र का सिर थामा, उसे अपनी ओर खींचा और बार बार चूमते हुए कहा, हाँ, हाँ, मैं तुम्हें अपने नाम पर और 3 पीढ़ियों के निष्कलंक पुरुषों के नाम पर आशीर्वाद देता हूँ। मेरी वाणी में जो वे कह रहे हैं उसे सुनो। दुर्भाग्य ने जिस इमारत को ढहा दिया है, उसे दैवी विधान फिर से खड़ा कर सकता है। जब वे मुझे इस प्रकार मृत देखेंगे, तो सबसे कठोर लोग भी तुम पर दया करेंगे। संभव है तुम्हें वह समय मिल जाए जो मुझे नहीं मिला। ये सुनिश्चित करने का प्रयास करना कि बदनामी का शब्द न बोला जाए। काम में लगो, युवक, उत्साह और साहस से संघर्ष करो। तुम, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन न्यूनतम पर जीवन बिताओ, ताकि दिन प्रतिदिन उन लोगों की संपत्ति, जिनका मैं ऋणी हूँ, तुम्हारे हाथों में बढ़े और फल दे। ये मानो कि एक सुंदर दिन आएगा, एक महान दिन, वह गंभीर दिन, जब दिवालियापन समाप्त होगा और उसी दफ्तर में तुम कहोगे, मेरे पिता इसलिए मरे क्योंकि वे वह नहीं कर सके जो मैं आज कर रहा हूं, पर वे शांत और निश्चिंत मन से मरे क्योंकि मरते समय उन्हें झांक था कि मैं इसे करूंगा। ओह पिता, पिता! युवक पुकार उठा। काश आप जीवित रह पाते। यदि मैं जीवित रहा तो सब कुछ बदल जाएगा। चिंता संदेह में बदलेगी, दया कठोरता में। यदि मैं जीवित रहा तो मैं केवल ऐसा मनुष्य रह जाऊंगा जो अपना वचन नहीं निभा सका। संक्षेप में, एक दिवालिया। पर सोचो, यदि मैं मरूं, मैक्सिमिलियन, तो मेरा शरीर एक दुर्भाग्यग्रस्त पर ईमानदार मनुष्य का होगा। यदि मैं जीवित रहा तो मेरे सबसे अच्छे मित्र भी मेरे घर से कतराएंगे। यदि मैं मरूं तो पूरा मार्स ही मुझे रोता हुआ अंतिम विश्राम तक ले जाएगा। यदि मैं जीवित रहा
तो तुम मेरे नाम से लज्जित होोगे। यदि मैं मरूं, तो तुम सिर ऊंचा कर कह सकोगे, मैं उस व्यक्ति का पुत्र हूं जिसने स्वयं को मार लिया, क्योंकि पहली बार उसे अपना वचन तोड़ना पड़ा। युवक ने कराह भरी, पर वह समर्पित प्रतीत हुआ। यह दूसरी बार था कि निश्चय उसके हृदय पर नहीं, उसके मन पर उतरा था। और अब मुरेल ने कहा, मुझे छोड़ दो और स्त्रियों को यहां से दूर रखने का प्रयास करो। क्या आप मेरी बहन से मिलना नहीं चाहते? मैक्सिमिलियन ने पूछा। उसने इस भेंट में एक धुंधली अंतिम आशा देखी थी, इसी कारण उसने यह सुझाव दिया। मुरेल ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं उससे मिल चुका हूं और आज सुबह विदा ले चुका हूं। क्या मेरे लिए आपकी कोई विशेष आज्ञा है, पिता? मैक्सिमिलियन ने तनावपूर्ण स्वर में पूछा। हाँ, मेरे पुत्र, एक पवित्र अनुरोध। कहिए पिता। थॉमसन एंड फ्रेंच की फर्म ही एकमात्र है जिसने मानवता से या संभवतः स्वार्थ से मुझ पर दया की। उसका प्रतिनिधि वही व्यक्ति है जो 10 मिनट में यहाँ 2,87,500 फ्रांक का बिल भुनाने आएगा, और उसी ने मुझे, मैं यह नहीं कहूंगा कि दिया, पर 3 महीने का अवकाश प्रस्तावित किया। इस फर्म का भुगतान सबसे पहले करना, मेरे पुत्र। यह व्यक्ति तुम्हारे लिए पवित्र रहे। हाँ पिता, मैक्सिमिलियन ने कहा। और अब एक बार फिर विदा, मुरेल ने कहा। जाओ, मुझे अकेला रहने दो। मेरी वसीयत तुम्हें मेरे शयन कक्ष की लेखन मेज में मिल जाएगी। युवक वहीं ठिठक गया। रुकने की इच्छा तो थी, पर उसे पूरा करने की शक्ति नहीं। सुनो मैक्सिमिलियन, उसके पिता ने कहा, मान लो मैं तुम्हारी तरह सैनिक होता और मुझे किसी मोर्चे पर कब्जा करने का आदेश मिला होता, और तुम्हें पता होता कि ऐसा करते हुए मैं मारा जाऊंगा, तो क्या तुम मुझसे वही ना कहते जो थोड़ी देर पहले कहा था? जाओ पिता, क्योंकि यदि तुम रुके तो अपमानित होगे, और मृत्यु लज्जा से बेहतर है। हाँ, युवक ने कहा। हाँ, हाँ, और एक झटके में अपने पिता को बाहों में भरकर बोला, विदा पिता, और अध्ययन कक्ष से दौड़ता हुआ निकल गया। पुत्र के जाने के बाद मोरेल कुछ क्षण द्वार की ओर निहारते हुए खड़े रहे। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाया, घंटी की डोरी पकड़ी और बजाई। थोड़ी ही देर में कोकलेस प्रकट हुआ। वह अब वही व्यक्ति नहीं रहा था। इन 3 दिनों की निश्चितता ने उसे तोड़ दिया था। यह विचार कि मोरेल का घर अपने दायित्व पूरे नहीं कर सकेगा, उसे 20 वर्षों के अतिरिक्त भार से भी अधिक झुका चुका था। मेरे प्रिय कोकलेस, मुरेल ने अवर्णनीय स्वर में कहा, कृपया प्रतीक्षा कक्ष में रहो। जब वह सज्जन आए जो 3 महीने पहले यहां थे, थॉमसन एंड फ्रेंच के प्रतिनिधि, तो उन्हें सूचित कर देना। कोकलेस ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर हिलाया, प्रतीक्षा कक्ष में गया और प्रतीक्षा करने लगा। मुरेल अपनी कुर्सी पर ढह गए। उनकी दृष्टि घड़ी पर टिक गई। उनके पास 7 मिनट शेष थे, बस उतने ही। सुई अविश्वसनीय वेग से घूम रही थी। उन्हें लगा कि वे उसे चलता हुआ देख सकते हैं। इन अंतिम क्षणों में इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा था, जो अभी भी युवा था और जो भले ही किसी भ्रांत तर्क के परिणाम स्वरूप, परंतु अत्यंत प्रभावी कारणों से संसार की उन सब वस्तुओं से स्वयं को अलग करने जा रहा था जिन्हें वह प्रेम करता था। यह कहना असंभव है। इसका अनुमान लगाने के लिए उसके ललाट पर छलकता पसीना, पर समर्पण के साथ, और उसकी आंखों में भरे आंसू, फिर भी स्वर्ग की ओर उठे हुए देखने पड़ते। सुई आगे बढ़ती गई। पिस्तौलें भरी जा चुकी थीं। उसने हाथ बढ़ाया, उनमें से एक उठा लिया और अपनी पुत्री का नाम बुदबुदाया। उसके बाद उसने घातक हथियार रख दिया, कलम उठाई और कुछ शब्द लिखे। उसे लगा कि उसने अपनी प्रिय बच्ची को अभी पर्याप्त विदाई नहीं दी है। फिर वह घड़ी की ओर मुड़ा। अब समय मिनटों में नहीं, बल्कि सेकंडों में गिना जा रहा था। उसने फिर से हथियार उठाए
उसका मुंह आधा खुला था और उसकी आंखें घड़ी की सुइयों पर टिकी थीं। तभी उसे स्वयं द्वारा पिस्तौल कॉक करने से उत्पन्न आवाज से सिहरन हुई। उसी क्षण उसके माथे पर और भी ठंडा पसीना फूट पड़ा और उसके हृदय को पहले से कहीं अधिक भयानक पीड़ा ने जकड़ लिया। उसने सीढ़ियों की ओर जाने वाले द्वार को अपने कब्जों पर चरमराते हुए सुना। उसके अध्ययन कक्ष का द्वार खुल गया। घड़ी 11 बजाने ही वाली थी। मुरेल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह कोकलेस के ये कहने की प्रतीक्षा कर रहा था, थॉमसन एंड फ्रेंच का प्रतिनिधि। उसने पिस्तौल अपने मुंह से लगा ली। तभी अचानक उसने एक चीख सुनी। वह उसकी पुत्री की आवाज थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और जूली को देखा। उसके हाथ से पिस्तौल गिर पड़ी। पिता, लड़की ने हाँफते हुए और आनंद से लगभग मूर्छित होकर चिल्लाया। बच गए, आप बच गए हैं। और वह एक हाथ में लाल रेशम की थैली लहराती हुई उसके बाहों में जा गिरी। बच गए बच्ची, तुम क्या कह रही हो? हाँ, बच गए। देखिए, देखिए। मुरेल ने थैली ली और सिर उठा, क्योंकि उसे धुंधली सी याद आई कि यह कभी उसकी अपनी रही थी। एक और 2,87,500 फ्रांक का बिल था। वह चुका दिया गया था। दूसरी ओर एक हेजलनट के बराबर का हीरा था और चर्म पत्र के एक छोटे टुकड़े पर ये शब्द लिखे थे, जूली का दहेज। मुरेल ने अपना माथा पोंछा। उसे लगा कि वह स्वप्न देख रहा है। उसी क्षण घड़ी ने 11 बजाए। उसके लिए हर हथौड़े की चोट मानो सीधे उसके हृदय पर पड़ रही थी। अब बताओ मेरी बच्ची, उसने कहा, ये समझाओ, तुम्हें यह थैली कहाँ मिली? अल्लेद मेलान की एक इमारत में 15 नंबर पर 5वीं मंजिल के एक छोटे से कमरे की चूल्हे की अलमारी पर यह थैली तुम्हारी नहीं है, उसने चिल्लाकर कहा। जूली ने वह पत्र अपने पिता को दे दिया जो उसे उसी सुबह मिला था। और तुम वहां अकेली गई थी, उसने पढ़ने के बाद कहा। इमैनुअल मेरे साथ आया था पिता। वह र्यूदु म्यूजे के मोड़ पर मेरी प्रतीक्षा करने को तैयार हुआ था। पर अजीब बात यह है कि जब मैं लौटी तो वह वहां नहीं था। मोरेल, मोरेल, सीढ़ियों पर से एक आवाज पुकार उठी। ये उसी की आवाज है, जूली ने कहा। उसी क्षण इमैनुअल भीतर आया। उसका चेहरा आनंद और भावावेग से विकृत था। ठहराओ, वह चिल्लाया। ठहराओ, ये क्या है? ठहराओ, क्या तुम पागल हो इमैनुअल? तुम भली भांति जानते हो कि वह डूब चुका है। ठहराओ, मोरेल, उन्होंने फेराओं को संकेत दिया है। वह बंदरगाह में प्रवेश कर रहा है। मोरेल अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर ढह गए, पूरी तरह निडाल। उनका मन इन अविश्वसनीय, अनसुनी, अद्भुत घटनाओं की श्रृंखला को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। तभी उसका पुत्र भीतर आया और पुकार उठा, पिता, आपने क्यों कहा कि फेराओ नष्ट हो गया? पहरेदार ने उसके आने की घोषणा कर दी है और वह बंदरगाह में दाखिल हो रहा है। मेरे मित्रों, मुरेल ने कहा, यदि ऐसा है तो हमें किसी दैवी चमत्कार में विश्वास करना होगा। यह असंभव है, असंभव। पर जो वास्तविक था, यद्यपि उतना ही अविश्वसनीय, वह थी उसके हाथों में पकड़ी वह थैली, चुका दिया गया बिल और वह भव्य हीरा। ओह, कोकलेस ने कहा, इसका क्या अर्थ है? फहराऊं? आओ बच्चों, मुरेल ने उठते हुए कहा, चलकर देख लेते हैं। और यदि यह झूठी अफवाह निकले तो ईश्वर हम पर दया करे। वे नीचे गए। मादाम मोरेल सीढ़ियों पर प्रतीक्षा कर रही थीं। वह ऊपर आने का साहस नहीं कर पाई थीं। कुछ ही क्षणों में वे कैनेबियर पर थे। बंदरगाह में भारी भीड़ थी और वह मुरेल के लिए रास्ता देती चली गई। हर ओर से आवाजें आ रही थीं, फहराऊं, फहराऊं। और सचमुच कुछ अद्भुत, अकल्पनीय। टूर सैन जहां के सामने एक जहाज, जिसके अग्रभाग पर सफेद अक्षरों में लिखा था, फहराओ, मुरेल एंड सन, मार्सेई। ठीक वैसे ही जैसे दूसरा फहराओ,
उसी तरह कोचिनील और नील से लदा हुआ लंगर डाल रहा था और पाल समेट रहा था। डेक पर कप्तान गोमार्द आदेश दे रहे थे और प्रधान नाविक पेनेलॉन मोरेल को हाथ हिला रहा था। अब किसी प्रकार का संदेह नहीं रह गया था। उसकी इंद्रियों की साक्षी को 10,000 गवाहों का समर्थन प्राप्त था। जब मोरेल और उसका पुत्र घाट पर एक दूसरे से लिपटे हुए थे और पूरा नगर, जो इस असाधारण घटना को देखने आया था, तालियां बजा रहा था, तभी एक व्यक्ति, जिसका चेहरा आधा काली दाढ़ी से ढका हुआ था, जो एक पहरेदार कोठरी के पीछे छिपकर इस दृश्य को स्पष्ट भावावेग के साथ देख रहा था, बुदबुदाया, सुखी रहो उदात्त हृदय, तुमने जो भलाई की है और आगे भी करोगे, उसके लिए धन्य रहो। मेरी कृतज्ञता तुम्हारे सत्कर्मों की तरह ही छाया में छिपी रहे। आनंद और प्रसन्नता से मिश्रित एक मुस्कान के साथ वह अपने छिपने के स्थान से निकल गया। कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। सब उस दिन की घटनाओं में डूबे हुए थे और उन छोटी सीढ़ियों में से एक से नीचे उतर गया, जो उतरने चढ़ने के घाट का काम देती थी, और 3 बार पुकारा, जाकोपो, जाकोपो, जाकोपो। तभी एक नाव उसके पास आई, उसे सवार किया और एक शानदार ढंग से सुसज्जित नौका तक ले गई, जिसके डेक पर वह एक नाविक की फुर्ती से उछलकर चढ़ गया। वहां से उसने एक बार फिर मोरेल की ओर देखा, जो आनंद से रोते हुए भीड़ में सबके हाथ थाम रहा था और अस्पष्ट रूप से अपने अज्ञात उपकारक को धन्यवाद दे रहा था, जिसे वह मानो आकाश में खोज रहा हो। और अब उस अजनबी ने कहा, विदा, भलाई, मानवता, कृतज्ञता, विदा वे सभी भावनाएं जो हृदय को पोषित और आलोकित करती हैं। मैंने भलों को प्रतिफल देने के लिए दैवी विधान का स्थान लिया था। अब दंड देने के लिए प्रतिशोधी ईश्वर मेरे लिए मार्ग छोड़े। ये कहते हुए उसने संकेत किया और मानो उसी क्षण की प्रतीक्षा में रही हो, नौका समुद्र की ओर मुड़ गई। इटली, सिंदबाद नाविक। सन 1838 के आरंभ के निकट पेरिस के फैशनेबल समाज से संबंध रखने वाले 2 युवक, विकोंत आल्बेर de मोर्सेफ और बैरन फ्रांस d'Épinay, फ्लोरेंस में थे। उन्होंने ये निश्चय किया था कि वे उस वर्ष का कार्निवाल रोम में साथ बिताएंगे, जहां फ्रांस, जो लगभग 4 वर्षों से इटली में रह रहा था, आल्बेर का मार्गदर्शक बनेगा। चूंकि कार्निवाल के अवसर पर रोम जाना कोई छोटी बात नहीं है, विशेषतः तब जब कोई प्यात्सा देल पोपलो या काम्पो वाचिनो में रात बिताने का इरादा न रखता हो। उन्होंने प्यात्सा दी स्पानिया स्थित ओतेल दे लौंद्र के स्वामी पास्त्रीनी को लिखकर उनसे उनके लिए एक आरामदेह स्वीट सुरक्षित रखने का अनुरोध किया। पास्त्रीनी ने उत्तर दिया कि वह उन्हें दूसरे तल पर केवल 2 कमरे और एक बैठक दे सकता है, जिसके लिए वह प्रतिदिन 1 लुई का मामूली शुल्क स्वीकार करेगा। दोनों युवकों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फिर बीच की अवधि का उपयोग करने की इच्छा से ऑल्बेर ने नेपल्स की ओर प्रस्थान किया, जबकि फ्रांस फ्लोरेंस में ही ठहरा। जब उसने मेडिची नगर में जीवन का कुछ समय आनंद लिया, जब वह उस स्वर्ग समान उद्यान में इधर उधर टहल चुका जिसे काजिनी कहा जाता है, जब वह उन भव्य मेजबानों के घरों में अतिथि रह चुका जो फ्लोरेंस की शोभा बढ़ाते हैं, तब उसके मन में कोर्सिका, बोनापार्ट का पालना पहले ही देख लेने के बाद एल्बा द्वीप देखने की इच्छा जगी, जो नेपोलियन के जीवन का वह महान पड़ाव था। इसलिए एक संध्या उसने लेघोर्न के घाट पर लोहे की अंगूठी से बंधी एक छोटी नाव खोली, पिछली सीट पर बैठा, अपने चौघे में लिपटा और नाविकों से केवल ये शब्द कहे, एल्बा। नाव बंदरगाह से ऐसे निकली जैसे कोई समुद्री पक्षी अपना घोंसला छोड़ता है, और अगले दिन फ्रांस को पोर्तो फेर्राजो में उतार दिया। उसने उस साम्राज्यिक द्वीप को पार किया, उस विशाल पुरुष के पदचिह्नों का हर निशान खोजता हुआ, और मार्चियाना में जहाज पर चढ़ा। भूमि छोड़ने के 2 घंटे बाद ही वह फिर उतर गया पियानोसा में, जहां उसे आश्वासन दिया गया था कि उसे लाल तीतरों की असंख्य संख्या मिलेगी। शिकार निराशाजनक रहा। फ्रांस ने मुश्किल से कुछ दुबले पतले पक्षी मारे और
हर उस शिकारी की भांति जिसने व्यर्थ परिश्रम किया हो, कुछ खिन्न मन से फिर नाव में लौट आया। अब यदि हुजूर चाहें, नाविक ने कहा, तो आप अच्छा शिकार कर सकते हैं। कहाँ? क्या आप उस द्वीप को देखते हैं? नाविक ने दक्षिण की ओर संकेत करते हुए कहा, जहां समुद्र से उठती एक शंक्वाकार आकृति सबसे सुंदर नीलाभ प्रकाश में नहाई हुई थी। वह क्या है? फ्रांज ने पूछा। मोंते क्रिस्तो, लिवोर्नो के नाविक ने कहा, पर उस द्वीप पर शिकार करने की मेरे पास अनुमति नहीं है। हुजूर को अनुमति की आवश्यकता नहीं, वह द्वीप निर्जन है। अरे, यह तो दुर्लभ बात है, युवक ने कहा। भूमध्य सागर के बीच एक निर्जन द्वीप। पर स्वाभाविक है हुजूर, वह द्वीप चट्टानों का ढेर है। उसकी पूरी सतह पर शायद 1 एकड़ भी उपजाऊ भूमि नहीं है। और वह किसका है? टस्कनी का। वहां मुझे कौन सा शिकार मिलेगा? हजारों जंगली बकरियां जो चट्टाने चाट कर जीवित रहती होंगी, मैं मानता हूं, फ्रांज ने अविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। नहीं, वे हीथर, मर्टल और गोंददार वृक्षों पर चढ़ती हैं जो उनके बीच उगते हैं। मैं कहाँ सो सकता हूँ? जमीन पर, गुफाओं में या नाव पर अपने चौगे में? किसी भी स्थिति में यदि हुजूर चाहें तो शिकार समाप्त होते ही हम चल सकते हैं। जैसा कि हुजूर जानते हैं, हम रात में भी उतना ही अच्छे से नौकायन कर सकते हैं जितना दिन में, और यदि हवा ना चले तो चप्पू चला लेंगे। फ्रांस के पास अभी अपने मित्र से मिलने से पहले कुछ समय था और रोम में उनके ठहरने का प्रबंध सुनिश्चित था। इसलिए उसने अपने पिछले शिकार की निराशा की भरपाई के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसकी स्वीकृति पर नाविकों ने धीमे स्वर में आपस में कुछ शब्द कहे। तो उसने पूछा, अब क्या कोई समस्या है? नहीं, नाव के प्रधान ने कहा, पर हमें हुजूर को यह बताना आवश्यक है कि उस द्वीप को संदेहास्पद घोषित किया गया है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि चूंकि मोंते क्रिस्तो निर्जन है और कभी-कभी कोर्सिका, सार्डिनिया या अफ्रीका के तस्करों और समुद्री लुटेरों द्वारा ठहराव स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि वहां रुकने का कोई प्रमाण मिला, तो लेघोर्न लौटने पर हमें 6 दिन का क्वारंटीन भोगना पड़ेगा। ये तो विपत्ति है, फ्रांज ने कहा। 6 दिन, उतना ही समय जितना ईश्वर ने संसार की रचना में लगाया था। यह कुछ ज्यादा ही लंबा है मेरे मित्रों। पर कौन कहेगा कि हुजूर मोंते क्रिस्तो गए थे? मैं तो नहीं कहूंगा, फ्रांज बोला। और ना हम, नाविकों ने कहा। तो फिर मोंते क्रिस्तो की ओर। नाव के प्रधान ने दिशा बदलने का आदेश दिया और नाव उस द्वीप की ओर बढ़ चली। फ्रांज ने संचालन पूरा होने की प्रतीक्षा की और जब नया मार्ग निर्धारित हो गया, पाल हवा से भर गया और चारों नाविक अपने स्थानों पर लौट आए। 3 आगे, एक पतवार पर। तब उसने कप्तान से बातचीत फिर शुरू की। मेरे प्रिय गायतानो, उसने कहा, मुझे लगता है तुमने अब भी कहा था कि मोंते क्रिस्तो समुद्री लुटेरों का आश्रय है। यह तो बकरियों से काफी भिन्न शिकार है। हाँ हुजूर, यह सत्य है। मुझे पता था कि तस्कर होते हैं, पर मैं समझता था कि अल्जियर्स के पतन और रीजेंसी के विनाश के बाद फेनिमोर कूपर और कैप्टन मैरियट के उपन्यासों के बाहर कहीं भी लुटेरे शेष नहीं रहे। हुजूर की बात ठीक नहीं है। लुटेरों के विषय में भी वही बात सत्य है जो डाकुओं के विषय में है, जिन्हें पोप लियो 12वें द्वारा समाप्त कर दिया गया माना जाता था, पर जो आज भी रोम के फाटकों तक यात्रियों को रोकते हैं। क्या आपने नहीं सुना कि मुश्किल से 6 महीने पहले पवित्र आसन के लिए नियुक्त फ्रांसीसी कार्यवाहक दूत को वेलेत्री से केवल 500 गज की दूरी पर लूट लिया गया था? हाँ, मैंने सुना था। तो फिर यदि हुजूर लेघोर्न में रहते, जैसे हम रहते हैं,
तो समय समय पर सुनते कि कोई माल से लदा जहाज या कोई सुंदर अंग्रेजी नौका जिसका बास्तिया, पोर्तो फेर्राजो या चिवितावेकिया में पहुंचना अपेक्षित था, बंदरगाह नहीं पहुंची और किसी को नहीं पता कि उसका क्या हुआ, सिवाय इसके कि निश्चय ही वह किसी चट्टान से टकराकर नष्ट हो गई। पर जिस चट्टान से वह टकराई होती है, वह वास्तव में एक नीची संकरी नाव होती है, जिसमें 6 या 8 आदमी सवार होते हैं, जो किसी जंगली, निर्जन द्वीप के पास अंधेरी और तूफानी रात में उसे चकित कर लूट लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे डाकू किसी जंगल के मुहाने पर डाक गाड़ी को रोक कर लूट लेते हैं। पर उस स्थिति में, फ्रांज ने कहा, अब भी नाव में पीठ टिकाए हुए इन दुर्घटनाओं के शिकार लोग शिकायत क्यों नहीं करते और फ्रांसीसी, टस्कन या सार्डिनियाई सरकारों का प्रतिशोध लुटेरों पर क्यों नहीं उतरता? क्यों नहीं? गायतानो ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि सबसे पहले वे जहाज या नौका से वह सब कुछ उतार लेते हैं जो ले जाने योग्य होता है और अपनी नाव में रख लेते हैं। फिर वे दल के हाथ पांव बांध देते हैं, प्रत्येक के गले में एक तोप का गोला बांधते हैं, पकड़े गए जहाज की कील में पीपे जितना बड़ा छेद कर देते हैं, फिर डेक पर लौटते हैं, हैच बंद कर देते हैं और अपनी नाव में वापस चले जाते हैं। 10 मिनट बाद जहाज कराहने लगता है, फिर धीरे धीरे डूबने लगता है। पहले एक ओर, फिर दूसरी ओर पानी में जाता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे जाता है, हर बार पहले से अधिक नीचे फिसलते हुए। अचानक तोप की गोली सी आवाज होती है, वह हवा के फटकर डेक तोड़ने की होती है। फिर जहाज डूबते हुए मनुष्य की तरह संघर्ष करता है, हर हरकत के साथ और भारी होता जाता है। शीघ्र ही भीतर दबाव में भरा पानी हर छिद्र से बाहर फूट पड़ता है, जैसे किसी विशाल व्हेल के श्वास छिद्रों से उछलता जल। अंततः वह अपनी मृत्यु चिल्लाहट करता है, स्वयं पर उलटता है और नीचे चला जाता है, गहराई में एक विशाल भंवर छोड़ता हुआ, जो एक क्षण घूमता है, फिर धीरे धीरे भर जाता है और पूरी तरह लुप्त हो जाता है। परिणाम यह होता है कि 5 मिनट बाद केवल स्वयं ईश्वर की आंख ही शांत समुद्र की सतह के नीचे लुप्त हो चुके जहाज का कोई चिन्ह देख सकती है। अब उसने फिर मुस्कुराते हुए जोड़ा, क्या आप समझते हैं कि जहाज क्यों बंदरगाह नहीं लौटता और दल शिकायत क्यों नहीं करता? यदि गायतानों ने यह कथा अभियान का सुझाव देने से पहले सुनाई होती, तो संभव है फ्रांच 2 बार सोचता। पर वे अब मार्ग में थे और उसे पीछे हटना कायरता लगता। वह उन लोगों में से था जो खतरे को आमंत्रित नहीं करते, पर यदि वह सामने आ जाए तो उसका सामना पूरी शांति से करते हैं। वह उन शांत संकल्प वाले पुरुषों में से था जो जीवन के जोखिम को द्वंद्व में प्रतिद्वंद्वी की तरह देखते हैं, उसकी चालों को मापते हैं, उसकी शक्ति को परखते हैं, सांस लेने के लिए रुकते हैं, पर कायर प्रतीत होने के लिए नहीं। ऐसे पुरुष एक दृष्टि में अपने सभी लाभ आंक लेते हैं और एक ही प्रहार में वार करते हैं। वह आगे बोला, मैं सिसिली और कैलाब्रिया पार कर चुका हूँ, 2 महीने तक द्वीप समूह में नौकायन कर चुका हूँ और अब तक किसी डाकू या लुटेरे का कोई चिन्ह नहीं देखा। पर मैंने यह बात आपको अपनी योजना बदलने के लिए कहने हेतु नहीं कही, गायतानो ने कहा। आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया, बस इतना ही। हाँ, मेरे प्रिय गायतानो, और तुम्हारी बातचीत अत्यंत रोचक है, इसलिए क्योंकि मैं इसे यथासंभव देर तक सुनना चाहता हूँ। आओ, मोंते क्रिस्तो चलें। यात्रा शीघ्र ही अपने अंत के निकट पहुंच रही थी। पालों में ताजी हवा थी और नाव 6 या 7 नॉट की गति से चल रही थी। उनके निकट आते ही द्वीप समुद्र से उभरता हुआ सा प्रतीत हुआ। डूबते सूर्य की किरणों की स्वच्छ वायु में वे देख सकते थे, मानो किसी शस्त्रागार में रखे तोप के गोलों की तरह, एक के ऊपर एक रखे चट्टानों के ढेर, जिनके बीच हीथर का गहरा लाल और वृक्षों का हल्का हरा रंग दिखाई दे रहा था। यद्यपि नाविक पूर्णतः शांत दिखाई देते थे, फिर भी स्पष्ट था कि वे सतर्क थे, उस विशाल दर्पण को टटोलती दृष्टि से देखते हुए, जिस पर नाव फिसल रही थी और जिसका क्षितिज
केवल कुछ मछली नौकाओं के सफ़ेद पालों से टूटता था, जो लहरों की चोटियों पर समुद्री पक्षियों की तरह मंडरा रहे थे। वे मोंते क्रिस्तो से मुश्किल से 15 मील की दूरी पर थे कि सूर्य कोर्सिका के पीछे डूबने लगा, जिसके पर्वत उनकी दाहिनी ओर आकाश के विरुद्ध काले, दांतेदार रूप में उभर रहे थे। पत्थरों का वह समूह नाव के सामने भयावह रूप से उठ खड़ा हुआ, मानो विशाल आदामास्तोर, जिसकी चोटी उस सूर्य से स्वर्णिम हो रही थी, जो उसके पीछे छिप रहा था। धीरे-धीरे वह छायामय आकृति समुद्र से ऊपर उठी और मानो डूबते दिन की अंतिम किरण को अपने आगे धकेलती चली आई, यहाँ तक कि वह प्रकाश रेखा शंकु के बिल्कुल सिरे पर ठहर गई। क्षण भर के लिए, किसी ज्वालामुखी की ज्वलंत कलगी की तरह। अंततः अंधेरा, जो लगातार ऊपर चढ़ रहा था, क्रमशः शिखर पर भी छा गया, जैसे वह पहले आधार पर छाया था, और द्वीप केवल एक पर्वत सा दिखाई देने लगा, जो निरंतर और गहरे धूसरे रंग में बदलता जा रहा था। आधे घंटे बाद सब कुछ घोर अंधेरे में डूब गया। सौभाग्य से नाविक परिचित जल क्षेत्र में थे और टस्कन द्वीप समूह की हर चट्टान को जानते थे। अन्यथा इस घने अंधेरे के बीच, जिसने नाव को पूरी तरह घेर लिया था, फ्रांस का मन शायद पूर्णतः शांत न रहता। कोर्सिका पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी और मोंते क्रिस्तो द्वीप भी अदृश्य हो गया था। पर नाविकों में मानो अंधेरे में देखने की लिंक्स सी क्षमता थी, और पतवार पर बैठा नाविक किसी भी क्षण किंचित भी हिचकिचाहट नहीं दिखा रहा था। सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे बाद फ्रांस को बाईं ओर कोई गहरी आकृति दिखाई देने लगी, जो लगभग 1/4 मील दूर थी। यह पहचानना इतना कठिन था कि कहीं चलते बादलों को भूमि समझकर नाविकों की हंसी का पात्र न बन जाए। इस भय से उसने कुछ नहीं कहा, पर तभी तट पर एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। भूमि बादल जैसी हो सकती थी, पर यह आग कोई उल्का नहीं थी। वह रोशनी क्या है? उसने पूछा। चुप, नाविक ने कहा। वह आग है। पर तुमने कहा था कि यह द्वीप निर्जन है। मैंने कहा था कि वहां स्थायी निवासी नहीं है, पर यह भी बताया था कि कभी-कभी तस्कर वहां आ टिकते हैं। और समुद्री लुटेरे और समुद्री लुटेरे, गायतानों ने फ्रांस के शब्द दोहराते हुए कहा। इसी कारण मैंने द्वीप के पास से निकल जाने का आदेश दिया। जैसा कि तुम देख रहे हो, वह आग अब हमारे पीछे है। पर निश्चय ही, फ्रांज ने कहा, मुझे तो यह आग आश्वस्त करने वाली लगती है, भय उत्पन्न करने वाली नहीं। जो लोग देखे जाने से डरते हों, वे ऐसी आग नहीं जलाते। ओह, इसका कोई अर्थ नहीं, गायतानों ने कहा। यदि तुम अंधेरे में द्वीप की स्थिति समझ पाते, तो देखते कि आग ऐसी जगह जलाई गई है कि वह न तट से दिखाई दे, न प्यानोसा से, केवल खुले समुद्र से। तो तुम्हें संदेह है कि यह आग अवांछित संगति का संकेत है? यही हमें पता लगाना है, गायतानों ने अपनी दृष्टि उस स्थलीय तारे पर टिकाए रखते हुए कहा। और यह कैसे करेंगे? तुम देखोगे। इसके बाद गायतानों ने अपने साथियों से कुछ शब्द कहे, और 5 मिनट की बातचीत के बाद उन्होंने एक ऐसा पैंतरा किया जिससे वे तुरंत अपना मार्ग उलट सके। इस प्रकार वे उसी दिशा में लौटने लगे जहां से आए थे, और कुछ ही क्षणों बाद वह आग भूमि की एक उभरी चट्टान के पीछे छिपकर ओझल हो गई। तब नाविक ने पतवार से फिर दिशा बदली, और छोटी नाव स्पष्ट रूप से द्वीप के और निकट आ गई, यहाँ तक कि वह तट से लगभग 50 गज की दूरी पर रह गई। गायतानों ने पाल उतार दिया और नाव स्थिर हो गई। यह सब अत्यंत गहन मौन में हुआ था। वास्तव में दिशा बदलने के बाद नाव पर एक शब्द भी नहीं बोला गया। इस अभियान का सुझाव देने के बाद गायतानों ने इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। चारों नाविक उसे निहारते रहे, चप्पुओं को तैयार करते हुए और स्पष्ट रूप से तट की ओर खेने को तत्पर, जो अंधेरे के कारण कठिन नहीं था। फ्रांस अपनी ओर से उस विशिष्ट शीत रक्तता के साथ अपने हथियारों की जांच कर रहा था, जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है। उसके पास 2 दोहरे नाल वाले बंदूकें और एक राइफल थी। उसने उन्हें भरा, फिर कॉक किया और प्रतीक्षा करने लगा। इसी बीच
प्रधान नाविक ने अपनी कमीज और जैकेट उतार दी और अपनी पतलून कमर पर कस ली। नंगे पांव होने के कारण उसे जूते या मोजे उतारने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार सुसज्जित, या यूं कहें कि निर्वस्त्र होकर उसने होठों पर उंगली रखी, पूर्ण मौन का संकेत दिया और धीरे से समुद्र में उतरकर तट की ओर तैरने लगा, इतनी सावधानी से कि किसी प्रकार की आहट ना हो। उसका मार्ग केवल उस फॉस्फोरेसेंट रेखा से पहचाना जा सकता था जो वह पीछे छोड़ रहा था। शीघ्र ही वह भी लुप्त हो गई और स्पष्ट हो गया कि गायतानो भूमि पर पहुंच गया है। आधे घंटे तक नाव पर सभी निश्चल रहे। फिर वही प्रकाशमान लकीर तट के पास फिर दिखाई दी और उनकी ओर बढ़ने लगी। दो ही झटकों में गायतानो नाव के पास आ गया। तो फ्रांस और चारों नाविकों ने एक साथ पूछा। तो गायतानो ने कहा, वे स्पेनी तस्कर हैं और उनके साथ केवल दो कोर्सिकाई डाकू हैं। दो कोर्सिकाई डाकू स्पेनी तस्करों के साथ क्या कर रहे हैं? ईश्वर की कृपा, गायतानो ने अत्यंत निष्कपट ईसाई करुणा के स्वर में कहा। हम यहाँ एक दूसरे की सहायता करने के लिए हैं। डाकुओं पर अक्सर जमीनी अधिकारियों, जेंडार्मों या काराबिनियरों का दबाव होता है, तो वे हमारे जैसे भले लोगों की नाव खोज लेते हैं। वे हमारी तैरती हुई गृहस्थी की शरण मांगते हैं। पीछा करने वाले आदमियों से बचने को कौन किसी अभागे की सहायता से इनकार करेगा? हम उसे ले लेते हैं और अधिक सुरक्षा के लिए समुद्र में निकल जाते हैं। इससे हमें कुछ भी नहीं लगता और एक मनुष्य का जीवन, या कम से कम उसकी स्वतंत्रता, बच जाती है, जो संयोगवश हमारे उपकार का प्रतिदान हमें ऐसा सुरक्षित स्थान दिखाकर देता है जहां हम अपना अपना माल उतार सकें, जिज्ञासु आंखों से दूर। ओह, अब समझा, फ्रांज ने कहा। तो मेरे प्रिय गायतानो, तुम भी कुछ कुछ तस्कर हो। आप क्या अपेक्षा करते हैं? उसने एक अवर्णनीय मुस्कान के साथ उत्तर दिया। आदमी सब कुछ थोड़ा थोड़ा करता है, जीना भी तो है। तो तुम्हें मोंते क्रिस्टो के वर्तमान निवासियों के बारे में स्थिति का ज्ञान है? कुछ कुछ। हम नाविक फरीमेसनों की तरह हैं, कुछ संकेतों से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। और तुम्हें लगता है कि यदि हम भी यहां उतरे तो हमें किसी बात का भय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। तस्कर चोर नहीं होते, पर वे दो कोर्सिकाई डाकू? फ्रांज ने हर संभावना को ध्यान में रखते हुए फिर पूछा। हे प्रभु, गायतानो ने कहा, यदि वे डाकू हैं तो इसमें उनका दोष नहीं, अधिकारियों का दोष है। वह कैसे? निश्चय ही उन्हें इसलिए खदेड़ा जा रहा है कि उन्होंने अपनी हड्डियां बना ली। बस इतना ही। मानो प्रतिशोध लेना किसी कोर्सिकाई के स्वभाव में ना हो। हड्डियां बनाना से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? फ्रांज ने अब भी जिज्ञासा से पूछा। किसी को मार देना, किसी शत्रु को मार देना, प्रधान ने कहा। वह बिल्कुल अलग बात है। तो फिर, युवक ने कहा, चलो इन तस्करों और डाकुओं से आतिथ्य मांगे। क्या वे हमारा स्वागत करेंगे? इसमें कोई संदेह नहीं। वे कितने हैं? चार, और दो डाकुओं को मिलाकर कुल 6। ठीक हमारी संख्या के बराबर। और यदि ये सज्जन शत्रुतापूर्ण निकले तो हम उनका सामना कर सकते हैं। तो अंतिम बार मोंते क्रिस्टो पर उतरते हैं। हाँ, पर क्या आप मुझे कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरतने की अनुमति देंगे? मेरे मित्र नेस्टर जितने बुद्धिमान और यूलिसीस जितने सतर्क बनो, मैं न केवल अनुमति देता हूं बल्कि तुमसे विनती करता हूं। मौन, गायतानो ने कहा, और सभी चुप हो गए। फ्रांस जैसे व्यक्ति के लिए, जो हर बात को उसके वास्तविक रूप में देखता था, यह स्थिति भले ही प्रत्यक्ष रूप से खतरनाक न थी, फिर भी गंभीर विचार के लिए पर्याप्त थी। वह यहां था, घोर अंधेरे में समुद्र के बीच, ऐसे नाविकों के साथ जो उसे नहीं जानते थे और जिनके पास
उसके प्रति निष्ठावान रहने का कोई कारण नहीं था, जो इसके अतिरिक्त यह जानते थे कि उसकी कमर में कुछ हजार फ्रांक बंधे हैं और जिन्होंने उसकी बंदूकों को कम से कम जिज्ञासा से, यदि ईर्ष्या से नहीं, कई बार परखा था। वे उत्तम हथियार थे। इसके अलावा केवल इन्हीं लोगों के साथ वह एक ऐसे द्वीप पर उतरने वाला था जिसका नाम भले ही अत्यंत धार्मिक था, पर जो तस्करों और डाकुओं की उपस्थिति को देखते हुए फ्रांस को मसीह के लिए कैलवरी से अधिक आतिथ्य प्रदान करता प्रतीत नहीं होता था। फिर दिन के उजाले में जिन डूबे हुए जहाज़ों की कथाएं उसे अतिरंजित लगी थीं, वे अंधेरे में अधिक विश्वसनीय जान पड़ने लगीं। इसलिए इस संभवतः काल्पनिक दोहरे खतरे के बीच फंसा हुआ वह न तो पुरुषों से अपनी दृष्टि हटाता था और न ही राइफल से अपना हाथ। इसी दौरान नाविकों ने एक बार फिर पाल उठा लिए और अपना पूर्व मार्ग फिर पकड़ लिया। अंधेरे के बीच फ्रांस, जिसकी आंखें अब कुछ कुछ अभ्यस्त हो चुकी थीं, उस ग्रेनाइट के विशाल काय को देख सकता था जिसके पास से नाव गुजर रही थी। फिर अंततः जब वे दूसरी बार एक चट्टान के चारों ओर घूमे तो उसने आग को पहले से कहीं अधिक प्रज्वलित देखा और उसके चारों ओर 5 या 6 बैठे हुए आकृतियां। प्रकाश समुद्र में लगभग 100 गज तक फैल रहा था। गायतानों ने उस सीमा के ठीक बाहर से नाव को निकाला, उसे उससे परे स्थित अंधेरे में रखते हुए। फिर जब वह ठीक अलाव के सामने आ गया, उसने धनुष को उसकी ओर मोड़ा और साहसपूर्वक प्रकाश वृत्त में प्रवेश किया, एक मछुआरे का गीत गाते हुए, जिसमें वह स्वयं मुख्य स्वर ले रहा था और दल कोरस में सम्मिलित हो रहा था। गीत के पहले ही शब्दों पर आग के चारों ओर बैठे लोग उठ खड़े हुए और घाट की ओर बढ़े, पास आती नाव पर खड़ी निगाह रखते हुए, ताकि उसका आकार और उद्देश्य समझ सके। शीघ्र ही वे संतुष्ट प्रतीत हुए और आग के पास अपने स्थानों पर लौट गए, जहां एक बकरी भुन रही थी, सिवाय एक के जो तट पर खड़ा रह गया। जब नाव भूमि से लगभग 20 गज दूर थी, तो तट पर खड़े व्यक्ति ने यांत्रिक ढंग से अपनी कार्बाइन से संकेत किया, जैसे कोई प्रहरी लौटती टुकड़ी का अभिवादन करता हो, और सार्डिनियाई बोली में पुकारा, "कौन है वहां?" फ्रांस ने बिना किसी भाव के अपनी दोहराने वाली राइफल कॉक कर ली। इस पर गायतानों ने उस व्यक्ति से कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया, जिन्हें फ्रांस समझ नहीं सका, यद्यपि वे एक स्पष्टतः उसी से संबंधित थे। क्या महामहिम अपना नाम बताना चाहेंगे? प्रधान ने पूछा, या वे गुप्त रहना पसंद करेंगे? मेरा नाम इन लोगों के लिए पूर्णतः अज्ञात रहना चाहिए, फ्रांज ने कहा। बस ये कह देना कि मैं एक फ्रांसीसी हूं जो अपने मनोरंजन के लिए यात्रा कर रहा है। जब गायतानों ने यह बात उसे बता दी, तो प्रहरी ने आग के पास बैठे लोगों में से एक को आदेश दिया। वह तुरंत उठा और चट्टानों के बीच ओझल हो गया। एक मौन छा गया। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त प्रतीत होता था। फ्रांस उतरने की तैयारी में नाविक पालो के साथ, तस्कर अपनी बकरी के साथ। पर इस प्रत्यक्ष उदासीनता के बीच वे एक दूसरे पर निगाह रखे हुए थे। जो व्यक्ति गया था वह अचानक लौट आया, उस दिशा के विपरीत जिससे वह गया था। उसने प्रहरी को सिर हिलाकर संकेत किया, जिसने उनकी ओर मुड़कर केवल इतना कहा, साकोम मोदी। नाविकों ने दूसरी बार कहे जाने की प्रतीक्षा नहीं की। 4 चप्पू प्रहारों में उन्होंने नाव को तट तक पहुंचा दिया। गायतानो कूदकर रेत पर उतरा। प्रहरी से फिर कुछ शब्द फुसफुसाए और उसका दल एक एक करके उतर आया। अंत में फ्रांस की बारी आई। उसके कंधे पर उसकी एक बंदूक टंगी थी, दूसरी गायतानो के पास थी और एक नाविक राइफल थामे हुए था। उसके वस्त्रों में कलाकार और फैशनेबल पुरुष दोनों का कुछ कुछ मिश्रण था, जिसने मेजबानों में न तो संदेह जगाया और न ही असहजता। नाव को तट पर बांध दिया गया और वे शिविर के लिए उपयुक्त स्थान खोजने निकल पड़े। पर जिस दिशा में वे जा रहे थे, वह उस तस्कर को, जो प्रहरी की भूमिका निभा रहा था,
पसंद नहीं आई क्योंकि उसने गायतानो को पुकारा। नहीं, उधर नहीं, कृपया। गायतानो ने कुछ बहाना बुदबुदाया और बिना विवाद किए दूसरी ओर चला गया, जबकि दो नाविक जलती मशालें लाने गए ताकि रास्ता देखा जा सके। वे लगभग 30 गज चले और फिर एक छोटे से समतल स्थान पर रुके, जो चारों ओर से चट्टानों से घिरा था, जिनमें से प्रत्येक में बैठने के लिए किसी प्रहरी कोठरी जैसे खोखले स्थान बने थे। आसपास की मिट्टी की छोटी छोटी क्यारियों में बौने बांज और घने मर्टल के झुरमुट उग रहे थे। फ्रांज ने मशाल नीचे की और राख के ढेर से पहचान लिया कि वह इस स्थान की सुविधा को समझने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। यह निश्चय ही मोंते क्रिस्तो पर आकस्मिक आगंतुकों के सामान्य ठहराव स्थलों में से एक रहा होगा। किसी भी संभावित घटना की चिंता उसने छोड़ दी। एक बार शुष्क भूमि पर पहुंचकर और अपने मेजबानों का स्वभाव देख लेने पर, जो मैत्रीपूर्ण न सही, कम से कम उदासीन था, उसकी सारी आशंकाएं दूर हो गईं और पास के शिविर से आती भुनी हुई बकरी की गंध के साथ चिंता भूख में बदल गई। उसने यह बात गायतानो से कही, जिसने उत्तर दिया कि जब नाव में रोटी, मदिरा और छह तीतर हों और पकाने के लिए आग उपलब्ध हो, तो रात का भोजन बनाना सबसे सरल काम है। और इसके अतिरिक्त, उसने जोड़ा, यदि महामहिम उस भुनी हुई बकरी की गंध से इतने आकृष्ट हैं, तो मैं जाकर हमारे पड़ोसियों को हमारे 2 पक्षी देकर उनके पशु का एक हिस्सा मांग सकता हूं। करो, गायतानो, करो, फ्रांज ने कहा। तुम जन्मजात सौदेबाज हो। इसी बीच नाविकों ने हीथर की मुट्ठियां उखाड़ी और मर्टल तथा हरे बांज की शाखाओं से ईंधन बनाया। फिर उसमें आग लगा दी, जिससे एक अच्छा खासा अलाव जल उठा। फ्रांस अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था, भुनती हुई बकरी की गंध सूंघते हुए। तभी प्रधान नाविक चिंतित चेहरे के साथ लौट आया। अब क्या? फ्रांस ने पूछा। क्या उन्होंने हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया? इसके विपरीत, गायतानो ने उत्तर दिया। उनके मुखिया को यह जानकर कि आप एक युवा फ्रांसीसी हैं, आपको उनके साथ भोजन करने का निमंत्रण मिला है। अच्छा, अच्छा, फ्रांस ने कहा। यह मुखिया तो अत्यंत सभ्य व्यक्ति है और मैं अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं देखता, विशेषतः जब मैं स्वयं भी भोजन में अपना योगदान ला रहा हूं। बात यह नहीं है, गायतानो ने कहा। भोजन तो पर्याप्त से अधिक है, पर वह आपके उनके निवास पर जाने के लिए एक असामान्य शर्त रख रहा है। उसका निवास? क्या उसका यहाँ कोई घर है? नहीं, पर मुझे आश्वासन दिया गया है कि फिर भी उसका निवास अत्यंत सुविधाजनक है। क्या तुम इस मुखिया को जानते हो? उसके विषय में सुना है। अच्छी बातें या बुरी? दोनों। तो फिर ये शर्त क्या है? ये कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बंधवाएं और जब तक आपको अनुमति न दी जाए, तब तक उसे न हटाए। फ्रांस ने गायतानो के चेहरे से यह समझने का प्रयास किया कि इस सुझाव के पीछे क्या है। गायतानो ने उसके विचार पढ़ लिए। अरे शैतान, उसने कहा। हाँ, इस पर विचार करना होगा। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? युवक ने पूछा। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मैं जाता। तुम सहमत होते? हाँ, केवल जिज्ञासा के कारण ही सही। तो यह मुखिया हमें कुछ असाधारण दिखा सकता है। सुनो, गायतानो ने स्वर धीमा करते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि जो कहते हैं वह सत्य है या नहीं। वह रुका और चारों ओर देखने लगा कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि वह मुखिया भूमिगत निवास में रहता है, जिसके सामने पित्ती महल भी तुच्छ प्रतीत होता है। क्या स्वप्न है? फ्रांज ने फिर बैठते हुए कहा। ओह, ये स्वप्न नहीं, वास्तविकता है। सैना फेर्दिनाव का पायलट कामा एक दिन वहां गया था
और पूरी तरह चकाचौंध होकर लौटा, यह कहते हुए कि ऐसे खजाने केवल परिकथाओं में ही होते हैं। तुम जानते हो, फ्रांज ने कहा, तुम जो मुझे बता रहे हो, वह ऐसा लगता है मानो तुम मुझे अली बाबा की गुफाओं में फुसलाने का प्रयास कर रहे हो। मैं केवल वही कह रहा हूं जो मुझे बताया गया था। तो तुम मुझे स्वीकार करने की सलाह देते हो? यह मैं नहीं कह रहा। महामहिम जैसा चाहें, वैसा करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में मैं सलाह देना उचित नहीं समझता। फ्रांस ने कुछ क्षण सोचा, यह समझा कि इतना धनी व्यक्ति उससे ईर्ष्या नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास केवल कुछ हजार फ्रॉक ही थे, और चूंकि उसे इसमें एक उत्तम भोजन के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, उसने स्वीकार कर लिया। गायतानो उत्तर लेकर लौट गया। फिर भी जैसा कि कहा गया है, फ्रांस सावधान था, इसलिए वह अपने विचित्र और रहस्यमय मेजबान के विषय में जितना संभव हो उतना जानना चाहता था। परिणाम स्वरूप वह उस नाविक के पास गया जो उपर्युक्त वार्तालाप के दौरान गर्वित व्यक्ति की गंभीरता के साथ तीतर साफ कर रहा था, और उससे पूछा कि दूसरे लोग किस प्रकार के जहाज से उतरे थे, क्योंकि उसे कोई स्पेरोनारा, टार्टन या अन्य नौका दिखाई नहीं दी थी। मुझे उसकी चिंता नहीं, नाविक ने कहा। मैं उनका जहाज जानता हूं। क्या वह अच्छा है? मैं महामहिम को वैसा ही जहाज कामना करता हूं, यदि वे संसार की परिक्रमा करें। उसका भार कितना है? लगभग 100 टन। किसी भी स्थिति में वह एक आनंद नौका है, एक यॉट, जैसा कि अंग्रेज कहते हैं, पर इस प्रकार बनी हुई कि किसी भी मौसम में समुद्र में जा सके। वह कहाँ बनी, ये मैं नहीं जानता, पर मेरा विश्वास है कि जेनुआ में। और तस्करों के एक गिरोह का मुखिया, फ्रांज ने पूछा, जेनुआ के बंदरगाह में अपने व्यापार के लिए यॉट बनवाने का साहस कैसे कर सकता है? मैंने यह नहीं कहा कि यॉट का स्वामी तस्कर है, नाविक ने उत्तर दिया। नहीं, पर मुझे विश्वास है कि गायतानो ने ऐसा कहा। गायतानो ने दल को दूर से देखा था, पर अभी तक किसी से बात नहीं की थी। और यदि वह व्यक्ति तस्कर नहीं है, तो फिर क्या है? एक धनी कुलीन जो अपने मनोरंजन के लिए यात्रा करता है। अरे, फ्रांज ने मन ही मन कहा, यह व्यक्ति तो और भी रहस्यमय होता जा रहा है, क्योंकि कथाएं भिन्न हैं। फिर उसने ऊंचे स्वर में कहा, उसका नाम क्या है? पूछे जाने पर वह उत्तर देता है कि उसका नाम सिंदबाद नाविक है। पर मुझे संदेह है कि यह उसका वास्तविक नाम नहीं है। सिंदबाद नाविक? हाँ। वह सज्जन कहाँ रहते हैं? समुद्र में। वह किस देश से हैं? मुझे नहीं पता। क्या तुमने उसे देखा है? कई बार। वह कैसा है? महामहिम स्वयं निर्णय कर सकेंगे। और वह मेरा आतिथ्य कहाँ करेगा? निस्संदेह उसी भूमिगत महल में जिसका उल्लेख गायतानों ने किया है। पर क्या तुम्हें कभी जिज्ञासा नहीं हुई, फ्रांज ने पूछा, जब तुम इस द्वीप पर उतरे और इसे निर्जन पाया, कि उस जादुई महल में प्रवेश करने का प्रयास करो? ओह, निश्चय ही, नाविक ने उत्तर दिया। कई बार। पर हमारे सभी प्रयास निष्फल रहे। हमने पूरी गुफा खोज ली और कोई भी मार्ग नहीं मिला। वैसे भी कहा जाता है कि उसका द्वार चाबी से नहीं, बल्कि किसी जादुई शब्द से खुलता है। मैं निश्चित रूप से सहस्र और एक रात्रि की किसी कथा में जा उतरा हूं, फ्रांज ने बुदबुदाया। महामहिम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके पीछे से एक आवाज आई, जिसे उसने पहरेदार की आवाज के रूप में पहचाना। उसके साथ यॉट के दल के 2 व्यक्ति थे। उत्तर में फ्रांज ने केवल अपना रुमाल निकाला और उस व्यक्ति को दे दिया जिसने बात की थी। बिना एक शब्द कहे उन्होंने उसकी आंखों पर
पट्टी बांधती, इस बात का पर्याप्त ध्यान रखते हुए कि कहीं वह कोई अनुचित कार्य न कर बैठे। फिर उससे यह शपथ दिलवाई कि वह पट्टी हटाने का प्रयास नहीं करेगा। उसने शपथ ली। इसके बाद उन दोनों ने उसकी एक-एक बाँह थामी और उसे आगे ले चले। पहरेदार उनके आगे-आगे चल रहा था। लगभग 30 कदम चलने के बाद भुने हुए बच्चे के मांस की बढ़ती हुई स्वादिष्ट गंध से उसने अनुमान लगाया कि वे शिविर के पास से गुजर रहे हैं। वे लगभग 50 कदम और चले। स्पष्ट था उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जहां गायतानों को जाने से मना किया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वे उसे वहां क्यों नहीं जाने देना चाहते थे। शीघ्र ही हवा के परिवर्तन से उसे आभास हुआ कि वह भूमिगत हो रहा है और कुछ ही क्षण बाद उसे चरमराने की आवाज़ सुनाई दी और उसने अनुभव किया कि हवा फिर बदल गई है। अब वह गर्म और सुगंधित हो गई थी। अंततः उसने महसूस किया कि उसके पांव एक मोटे, मुलायम कालीन पर पड़ रहे हैं और उसके मार्गदर्शकों ने उसकी बाहें छोड़ दी। एक क्षण का मौन छा गया और फिर एक स्वर ने शुद्ध फ्रांसीसी में, यद्यपि विदेशी उच्चारण के साथ, कहा, मेरे घर में आपका स्वागत है। आप अपनी आंखों की पट्टी हटा सकते हैं। जैसा कि अनुमान किया जा सकता है, फ्रांस ने दोबारा कहे जाने की प्रतीक्षा नहीं की। उसने रूमाल हटाया और स्वयं को 38 से 40 वर्ष के बीच के एक व्यक्ति के सामने खड़ा पाया, जो ट्यूनिशियाई परिधान पहने था, अर्थात एक लाल टोपीनुमा फेस जिस पर नीले रेशम का लंबा फुंदना लटक रहा था, काले ऊनी कपड़े का एक जैकेट जो चारों ओर से सोने के धागों से खड़ा हुआ था, गहरे लाल रंग की चौड़ी ढीली पतलून जिन पर उसी रंग की जांघियां थीं और वे भी जैकेट की भांति सोने से खड़ी हुई थीं, तथा पीली तुर्की चप्पलें। उसकी कमर के चारों ओर एक शानदार कश्मीरी पटका बंधा था, जिसमें एक छोटी, मुड़ी हुई और तेज खंजर लटक रही थी। यद्यपि उसका रंग लगभग निस्तेज श्वेत था, उसका चेहरा अत्यंत सुंदर था। आंखें तेज और भेदक थीं, नाक सीधी थी और लगभग ललाट की सीध में, जो शुद्धतम यूनानी प्रकार का संकेत देती थी, और मोतियों से श्वेत दांत गहरी मूंछों के नीचे दमक रहे थे। केवल उसकी पीतलापन सी श्वेतता ही विचित्र थी। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो वह लंबे समय तक किसी समाधि में बंद रहा हो और उसके बाद जीवितों की स्वाभाविक गुलाबी आभा को पुनः प्राप्त न कर पाया हो। यद्यपि वह अधिक ऊंचा नहीं था, फिर भी उसका शरीर सुडौल था और उसके हाथ पांव भूमध्य सागरीय पुरुषों की विशिष्ट लघुता लिए हुए थे। परंतु जिस बात ने फ्रांच को, जिसने गायतानों की कथा को एक कल्पना समझा था, सबसे अधिक चकित किया, वह सजावट की भव्यता थी। पूरा कक्ष लाल तुर्की पर्दों से सुसज्जित था, जिन पर सोने के फूलों की कढ़ाई थी। एक कोने में एक प्रकार का दीवान था और उसके ऊपर अरबी तलवारों का एक समूह सजा था, जिनके म्यान और मूठें सोने से दमक रही थीं और बहुमूल्य रत्नों से जड़ी थीं। छत से वेनिसी कांच का एक दीपक लटक रहा था, आकार और रंग में अत्यंत मनोहर, और उसके पांव नीचे फैले तुर्की कालीन में टखनों तक ढंस रहे थे। जिस द्वार से फ्रांच भीतर आया था, उसके सामने भी पर्दे लटके थे और एक अन्य द्वार के सामने भी, जो दूसरे कक्ष में खुलता था और जो अत्यंत प्रकाशमान प्रतीत होता था। उस व्यक्ति ने अपने अतिथि को यह सब देखने और आत्मसात करने के लिए एक क्षण दिया और उसी अवसर का उपयोग करते हुए वह स्वयं भी उसे स्थिर दृष्टि से परखता रहा। अंततः उसने कहा, कृपया इन सावधानियों के लिए मुझे 1000 बार क्षमा करें, जो आपको मेरे घर में प्रवेश कराने से पहले बरतनी पड़ी। चूंकि यह द्वीप अधिकांश समय निर्जन रहता है, यदि मेरे निवास का रहस्य प्रकट हो जाए, तो निस्संदेह मैं लौटकर अपनी संपत्ति को अत्यंत दयनीय अवस्था में पाऊंगा। इससे मुझे इस कारण दुख नहीं होगा कि उससे कोई हानि होगी, बल्कि इसलिए कि तब मुझे यह आश्वासन नहीं रहेगा कि जब चाहूं मैं स्वयं को संसार से अलग कर सकता हूं। अब मैं आपको वह सब भुलाने का प्रयास करूंगा जो थोड़ी सी असुविधा आपको हुई हो, और इसके बदले आपको वह प्रदान करूंगा जिसकी आपको यहां मिलने की आशा नहीं रही होगी, अर्थात एक संतोषजनक रात्रिभोज और एक अत्यंत अच्छा शयन स्थान। मेरे प्रिय मेजबान,
फ्रांज ने कहा। आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि जादुई महलों में प्रवेश करने वाले लोग सदा आंखों पर पट्टी बांधकर ही जाते हैं। तो ह्यूगनॉट्स में राउल को ही देखिए। और वास्तव में मुझे किसी प्रकार की शिकायत का कारण नहीं है, क्योंकि जो आप मुझे दिखा रहे हैं वह अरबियन नाइट्स के चमत्कारों के समकक्ष है। आह, उस व्यक्ति ने कहा, मुझे लुकुलुस की भांति कहना होगा। यदि मुझे ध्यात होता कि मुझे आपके आगमन का सम्मान प्राप्त होगा तो मैं कुछ तैयारी करता, परंतु परिस्थितिवश मैं अपना यह विनम्र निवास आपके लिए खोलता हूं और आपको अपने साधारण से रात्रि भोज में सहभागी होने का निमंत्रण देता हूं। अली, क्या परोसा जा चुका है। उसी क्षण द्वार के सामने का पर्दा उठा और एक न्यूबियन, आबनूस की तरह काला साधारण श्वेत चोगा पहने, ने अपने स्वामी को संकेत किया कि भोजन कक्ष में प्रवेश किया जा सकता है। अब उस अजनबी ने फ्रांस फिर से कहा, मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं, पर मुझे इससे अधिक कष्टदायक कुछ नहीं लगता कि किसी व्यक्ति के साथ 2 या 3 घंटे बिताए जाए और यह ना जाना जाए कि उसे किस नाम या उपाधि से संबोधित किया जाए। ध्यान दीजिए, मैं आतिथ्य के नियमों का अत्यधिक सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं आपसे ना आपका नाम पूछूंगा, ना उपाधि। मैं केवल आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कोई सा भी नाम सुझा दें, जिससे मैं आपको संबोधित कर सकूं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, आपको भी इसी प्रकार सहज करने के लिए मैं बता देता हूँ कि लोग मुझे प्रायः सिंदबाद नाविक कहते हैं। और मैं, फ्रांज ने कहा, आपको यह बताऊंगा कि चूंकि मेरे पास केवल प्रसिद्ध जादुई दीपक का अभाव है, इसलिए फिलहाल मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि आप मुझे अलादीन कहें। इस प्रकार हम पूर्व में ही रह सकते हैं, जहां मुझे संदेह है कि किसी सद्गुणी जिन्न की सहायता से मुझे पहुंचा दिया गया है। तो अलादीन महोदय, उस विचित्र मेजबान ने कहा, आपने सुना कि भोजन तैयार है। कृपया भोजन कक्ष में पधारिए। आपका विनीत सेवक मार्ग दिखाने के लिए पहले चलेगा। यह कहते हुए पर्दा उठाकर सिंदबाद द्वार से भीतर चला गया। फ्रांस एक आश्चर्य से दूसरे आश्चर्य में प्रवेश करता चला गया। मेज अत्यंत भव्य ढंग से सजी हुई थी। इस महत्वपूर्ण तथ्य से संतुष्ट हो लेने के बाद उसने चारों ओर दृष्टि डाली। भोजन कक्ष भी उतना ही शानदार था जितना वह कक्ष जिसे वह अभी छोड़कर आया था। वह पूर्णतः संगमरमर का बना था और उसमें अत्यंत मूल्यवान प्राचीन उत्कीर्ण शिल्प लगे थे। कक्ष आयताकार था और दोनों सिरों पर उत्कृष्ट प्रतिमाएं थीं, जो अपने सिरों पर टोकरे धारण किए हुए थीं। उन टोकरों में अद्भुत फलों के 2 पिरामिड सजे थे। सिसिली के अनानास, मलागा के अनार, बैलेरिक द्वीपों के संतरे, फ्रांस की आड़ू और ट्यूनिस की खजूरें। जहां तक रात्रिभोज का प्रश्न था, उसमें एक भुना हुआ तीतर था जो कोर्सिका के काले थ्रश पक्षियों की शैया पर रखा था। जेली में जड़ी जंगली सुअर की जांघ, टाटार शैली में पका हुआ बच्चे का 1/4 भाग, एक भव्य टर्बोट मछली और एक विशाल लॉबस्टर। मुख्य व्यंजनों के बीच छोटे छोटे पात्रों में सहायक व्यंजन रखे थे। परोसने के पात्र चांदी के थे और थाल जापानी चीनी मिट्टी के बने हुए थे। फ्रांज ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंखें मल लीं कि वह स्वप्न तो नहीं देख रहा है। केवल अली को ही उनकी सेवा करने की अनुमति थी और वह यह कार्य अत्यंत कुशलता से कर रहा था। अतिथि ने इस बात के लिए अपने मेजबान की प्रशंसा की। हाँ हाँ, दूसरे ने उत्तर दिया, मेजबानी के कर्तव्यों को अत्यंत सहज ढंग से निभाते हुए। वह एक बेचारा प्राणी है जो मुझसे अत्यंत निष्ठावान है और अपना पूरा प्रयास करता है। उसे याद है कि मैंने उसका जीवन बचाया था और चूंकि वह अपने सिर से काफी जुड़ा हुआ था, इसलिए प्रतीत होता है कि उसे उसे सुरक्षित रखने के लिए मेरे प्रति कुछ कृतज्ञता है। अली अपने स्वामी के पास गया, उसका हाथ लिया और उसे चूम लिया। ये बहुत सरल है, मेजबान ने उत्तर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति ट्यूनिस के बे के हरम के कुछ अधिक निकट भटक गया था, जितना
उसकी त्वचा के रंग वाले युवक के लिए स्वीकार्य था। परिणाम स्वरूप बे ने उसे यह दंड दिया कि उसकी जीभ, उसका हाथ और उसका सिर काट दिया जाए। पहले दिन जीभ, दूसरे दिन हाथ और तीसरे दिन सिर। मैं सदा से एक गूंगे सेवक को रखना चाहता था। मैंने तब तक प्रतीक्षा की जब तक उसकी जीभ काट नहीं दी गई। फिर मैं बे के पास गया और उसके बदले उसे एक शानदार दो नली वाली दोहराने वाली बंदूक देने की पेशकश की, जो एक दिन पहले ही उसकी उच्चता को अत्यंत पसंद आई थी। वह एक क्षण हिचकिचाया। इतना, वह इस बेचारे का अंत करने को उत्सुक था। लेकिन मैंने उस बंदूक के साथ एक अंग्रेजी शिकार चाकू भी जोड़ दिया, जिससे मैंने उसकी उच्चता के यथागान की धार कुंद कर दी थी। तब बे ने यह निर्णय लिया कि वह उसका हाथ और उसका सिर छोड़ देगा, इस शर्त पर कि वह फिर कभी ट्यूनिस में पांव न रखे। यह शर्त अनावश्यक थी। जैसे ही वह दुष्ट अफ्रीकी तट की झलक पाता है, वह जहाज के निचले हिस्से में भाग जाता है और तब तक बाहर आने के लिए तैयार नहीं होता, जब तक हम संसार के तीसरे भाग की दृष्टि से ओझल न हो जाए। कुछ क्षणों तक फ्रांज ने कुछ नहीं कहा, यह विचार करते हुए कि वह उस क्रूर प्रसन्नता के बारे में क्या सोचे जिसके साथ उसके मेजबान ने यह कथा सुनाई थी। और उसने विषय बदलते हुए पूछा, जिस सम्माननीय नाविक का नाम आपने ग्रहण किया है, उसकी भांति क्या आप अपना सारा समय यात्राओं में ही बिताते हैं? हाँ, उस अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह उस प्रतिज्ञा का परिणाम है जो मैंने ऐसे समय की थी जब मुझे यह अपेक्षा नहीं थी कि मैं उसे पूरा कर पाऊंगा। मैंने इस प्रकार की कुछ और प्रतिज्ञाएं भी की हैं और मुझे आशा है कि समय आने पर मैं उन सबको पूरा कर सकूंगा। यद्यपि सिंदबाद ने ये शब्द अत्यंत शांति से कहे थे, उसकी आंखों में एक विचित्र क्रूरता की झलक चमक उठी। क्या आपने बहुत कष्ट सहे हैं? फ्रांज ने पूछा। सिंदबाद कांप उठा और उसे ध्यान से देखने लगा। तुम यह कैसे जानते हो? उसने पूछा। सब कुछ यही कहता है, फ्रांज ने कहा। आपकी आवाज, आपकी दृष्टि, आपकी पीतवर्णता, यहां तक कि वह जीवन शैली भी जो आप जीते हैं। क्या? उसने कहा। मैं उस किसी भी व्यक्ति से अधिक सुखी जीवन जीता हूं जिसे मैं जानता हूं। एक पाशा का जीवन। मैं सृष्टि का स्वामी हूं। यदि मैं किसी स्थान पर आनंदित हूं तो वहीं रहता हूं। यदि ऊब जाता हूं तो उसे छोड़ देता हूं। मैं पक्षी की भांति स्वतंत्र हूं और पक्षी की ही तरह मेरे पास पंख हैं। मुझे केवल संकेत करना होता है और मेरे चारों ओर के लोग मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। समय समय पर मैं न्याय को चिढ़ाने में आनंद लेता हूँ। कभी किसी वांछित डाकू को उससे छीन लेता हूँ, कभी किसी अपराधी को जिसके पीछे पुलिस लगी हो। फिर मेरी अपनी न्याय व्यवस्था है, ऊंची भी और नीची भी, जो न तो दंडों को स्थगित करती है, न अपीलें सुनती है, जो केवल दोषी ठहराती है या क्षमा करती है और किसी से कोई सरोकार नहीं रखती। ओह, यदि तुम मेरे जीवन का स्वाद छक पाते तो किसी अन्य जीवन की कामना न करते और संसार में कभी वापस न लौटते जब तक कि कोई महान उद्देश्य पूरा करना न हो। उदाहरण के लिए कोई प्रतिशोध, फ्रांस ने कहा। उस अजनबी ने युवक को उन दृष्टियों में से एक से देखा जो आत्मा और मन की गहराइयों तक उतर जाती है। प्रतिशोध क्यों? उसने पूछा। क्योंकि, फ्रांज ने कहा, आप मुझे ऐसे व्यक्ति प्रतीत होते हैं जिसे समाज ने सताया है और जिसका उसके साथ एक भयानक हिसाब बाकी है। अच्छा, अच्छा, सिंदबाद ने अपनी विचित्र हंसी हंसते हुए कहा, अपने तीखे श्वेत दांत दिखाते हुए। तुम पूरी तरह गलत हो। तुम्हें विश्वास ना हो, पर मैं एक प्रकार का परोपकारी हूं और संभव है कि एक दिन मैं पेरिस जाऊं, अभ्यर्थ और नीले छोटे कोट वाले व्यक्ति को टक्कर देने के लिए। क्या वह आपकी पहली यात्रा होगी? निश्चय ही। मैं बहुत जिज्ञासु नहीं प्रतीत होता, क्या मैं? पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि यदि मैं पहले नहीं गया तो वह मेरी भूल नहीं है और यह किसी न किसी दिन अवश्य होगा। क्या आप शीघ्र जाने की आशा रखते हैं? मैं अब भी नहीं जानता। यह कुछ ऐसी परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो अभी अनिश्चित हैं। मैं वहां होना चाहूंगा जब आप आए, ताकि जहां तक मेरे वश में हो, मैं उस आतिथ्य का प्रत्युत्तर दे सकूं जो आपने मोंते क्रिस्तो पर इतनी उदारता से मुझे दिया है।
मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार करने में अत्यंत प्रसन्नता होगी, मेज़बान ने उत्तर दिया। पर यदि मैं गया भी, तो दुर्भाग्यवश संभव है कि मुझे गुप्त रूप से जाना पड़े। इस बीच भोजन चलता रहा और ऐसा प्रतीत होता था कि वह केवल फ्रांस के लिए परोसा गया था, क्योंकि अजनबी ने उस भव्य भोज में से, जो उसने अपने अप्रत्याशित अतिथि के लिए प्रस्तुत किया था और जिस पर उसने भरपूर भोजन किया था, केवल 1-2 व्यंजनों को ही छुआ। अंत में अली मिठाई लेकर आया, या यूं कहें कि उसने मूर्तियों के हाथों से टोकरे उतारे और उन्हें मेज पर रख दिया। दोनों टोकरों के बीच उसने सुनहरी परत चढ़े एक छोटे पात्र को रखा, जिसका ढक्कन भी उसी धातु का था। जिस आदर के साथ सेवक उस पात्र को लाया था, उससे फ्रांस की जिज्ञासा जाग उठी। उसने ढक्कन उठाया और एक प्रकार का हरे रंग का लेप देखा, जिसे वह पहचान नहीं सका, यद्यपि वह उसे किसी मीठे पदार्थ जैसा प्रतीत हुआ। उसने ढक्कन फिर से रख दिया, पात्र की सामग्री के विषय में उतना ही अनभिज्ञ रहते हुए जितना पहले था, और अपने मेजबान की ओर मुड़ा, जिसने उसकी निराशा पर मुस्कान बिखेरी। तुम अनुमान नहीं लगा सकते, उसने कहा, कि उस छोटे पात्र में किस प्रकार का पदार्थ है, और मुझे लगता है कि यह तुम्हें उलझन में डाल रहा है। मैं स्वीकार करता हूँ, फ्रांस ने कहा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, वह हरे रंग की मिठाई और कुछ नहीं, बल्कि वही अमृत है जिसे हेबे बृहस्पति की मेज पर परोसती थी। वह अमृत, फ्रांज ने कहा, जो निस्संदेह मनुष्य के हाथों में आकर अपना दिव्य नाम खो बैठा और कोई मानवीय नाम धारण कर लिया। सामान्य भाषा में इस पदार्थ का नाम क्या है, जिसके प्रति यह स्वीकार करना होगा मुझे कोई विशेष आकर्षण नहीं है? आह, सिंदबाद ने कहा, यही वह बिंदु है जहां हम अपने निम्न भौतिक मूल को प्रकट कर देते हैं। हम अक्सर सुख के पास से गुजर जाते हैं, न उसे देखते हैं, न उसकी ओर देखते हैं, या यदि देख भी लें और उसकी ओर देख भी लें, तो उसे पहचान नहीं पाते। यदि तुम व्यावहारिक पुरुष हो और सोना तुम्हारा देवता है, तो इसका स्वाद लो, और पेरू, गुजरात और गोलकोंडा की खानें तुम्हारे लिए खुल जाएंगी। यदि तुम कल्पनाशील पुरुष हो, कवि हो, तो इसका स्वाद लो, और संभव की सीमाएं मिट जाएंगी। अनंत के क्षेत्र खुल जाएंगे और तुम उनमें विचरोगे, हृदय से स्वतंत्र, मन से स्वतंत्र, स्वप्न की असीम चरागाह में। यदि तुम महत्वाकांक्षी हो और सांसारिक यश चाहते हो, तो तुम भी इसका स्वाद ले सकते हो, और 1 घंटे में तुम राजा बन जाओगे। यूरोप के किसी कोने में दबे किसी छोटे राज्य का राजा नहीं, जैसे फ्रांस, स्पेन या इंग्लैंड, बल्कि संसार का राजा, ब्रह्मांड का राजा, सृष्टि का राजा। तुम्हारा सिंहासन उस पर्वत पर स्थापित होगा जहां शैतान ने यीशु को ले जाकर दिखाया था, और बिना उसे नमन किए, बिना उसके पंजे को चूमे, तुम पृथ्वी के समस्त राज्यों के सार्वभौम स्वामी हो जाओगे। क्या मेरी पेशकश तुम्हें ललचाती नहीं? बताओ, क्या यह करना सरल नहीं है, जबकि करने को कुछ भी नहीं? बस यही, देखो। ये कहते हुए उसने उस छोटे वर्मील पात्र का ढक्कन उठाया, जिसमें वह पदार्थ था जिसकी उसने इतनी प्रशंसा की थी। जादुई मिठाई का एक कॉफी चम्मच भर लिया, उसे होंठों तक उठाया और धीरे धीरे उसका स्वाद लिया। आंखें आधी मूंदी हुई, सिर पीछे झुका हुआ। फ्रांस ने उसे उतना ही समय दिया जितना उसे अपने प्रिय भोजन का आनंद लेने के लिए चाहिए था। फिर यह देखकर कि उसकी एकाग्रता कुछ लौट आई है, कहा, पर मुझे बताइए, ये बहुमूल्य मिठाई क्या है? क्या तुमने पहाड़ के बूढ़े आदमी के बारे में सुना है? मेजबान ने पूछा, जिसने फिलिप ऑनगस्टस को मारने का प्रयास किया था। हाँ, अवश्य। तो तुम जानते हो कि वह एक समृद्ध घाटी पर शासन करता था, जिस पर वह पर्वत दृष्टि रखता था, जिससे उसने अपना चित्रमय नाम लिया था। उस घाटी में हसन बेन सबाह द्वारा लगाए गए भव्य उद्यान थे, और उन उद्यानों में एकांत मंडप थे। मार्को पोलो के अनुसार वह अपने चुने हुए मित्रों को उन मंडपों में ले जाता और वहां उन्हें एक विशेष घास खिलाता, जो उन्हें ऐसे स्वर्ग में पहुंचा देती जहां सदा खिले पौधे होते, सदा पके फल होते, और सदा कुंवारी स्त्रियां होती। जिन सौभाग्यशाली युवकों को जो वास्तविकता प्रतीत होती थी, वह एक स्वप्न था, पर ऐसा मधुर, ऐसा मादक,
ऐसा विलासी स्वप्न कि वे अपने लिए उसे उपलब्ध कराने वाले के लिए देह और आत्मा दोनों बेच देते, उसकी आज्ञाओं का ईश्वर की आज्ञाओं की भांति पालन करते, और पृथ्वी के सबसे दूरस्थ छोर तक जिस किसी शिकार की ओर वह निर्देश करता, उस पर प्रहार करते, यातना में बिना कोई कराह किए मर जाते, केवल इसलिए कि वे मानते थे कि जो मृत्यु वे सहेंगे वह मात्र उस आनंदमय जीवन में संक्रमण है, जिसकी एक झलक वह पवित्र घास जो तुम अपने सामने देख रहे हो उन्हें दे चुकी थी। इस स्थिति में फ्रांच ने कहा, तो यह हशीश है? हाँ, मैं इसे जानता हूं, कम से कम नाम से। ठीक यही, तुमने शब्द कह दिया है मेरे स्वामी अलादीन। यह हशीश है, अलेक्जेंड्रिया का सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट हशीश, अबूगूर का हशीश, उस महान निर्माता का। वही एक पुरुष, वह पुरुष जिसके लिए एक महल बनाया जाना चाहिए, जिस पर यह लेख हो, कृतज्ञ संसार की ओर से, सुख के व्यापारी को। क्या तुम जानते हो, फ्रांस ने कहा, मैं स्वयं निर्णय करने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं कि तुम्हारी प्रशंसा सत्य है या नहीं। करो, मेरे प्रिय अतिथि, करो, पर केवल एक प्रयोग से संतुष्ट मत होना। हर वस्तु की भांति इंद्रियों को नए प्रभाव की आदत डालनी पड़ती है, चाहे वह सुखद हो या नहीं, आनंदमय है, आम्यमय हो या दुखद। प्रकृति इस दिव्य पदार्थ से संघर्ष करती है, क्योंकि हमारी प्रकृति आनंद के लिए नहीं बनी, वह पीड़ा से चिपकी रहती है। इस संघर्ष में प्रकृति को पराजित करना होगा, यथार्थ को स्वप्न का अनुसरण करना होगा। तब स्वप्न शासन करेगा, स्वामी बनेगा, स्वप्न जीवन बन जाएगा, और जीवन स्वप्न। इस रूपांतरण से कैसा अंतर पड़ता है जब तुम वास्तविक जीवन के दुखों की तुलना कल्पित जीवन के सुखों से करोगे, तो तुम फिर कभी जीना नहीं चाहोगे, केवल सदा स्वप्न देखना चाहोगे। जब तुम अपने संसार से दूसरों के संसार में जाओगे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा मानो नेपल्स की वसंत से लैपलैंड की शीत, स्वर्ग से पृथ्वी, स्वर्गलोक से नर्क में आ गए हों। मेरे मित्र, कुछ हशीश चखो, इसे चखो। उत्तर देने के स्थान पर फ्रांज ने उस अद्भुत लेप का एक चम्मच भर लिया, लगभग उतना ही जितना उसके मेजबान ने लिया था, और उसे अपने मुख तक ले गया। धिक्कार, उसने कहा, उस दिव्य पदार्थ को निगलते हुए। मैं अभी निश्चित नहीं हूं कि परिणाम उतना सुखद होगा जितना तुम कहते हो, पर स्वयं वस्तु मुझे उतनी स्वादिष्ट नहीं लगती जितनी तुम दावा करते हो। यह इसलिए, उसने कहा, कि तुम्हारे ताल्लु की ग्रंथियां अभी उस वस्तु की उत्कृष्टता की अभ्यस्त नहीं हुई हैं जिसे वे छक रही हैं। बताओ, पहली बार क्या तुम्हें सीपियां, चाय, पोर्टर, ट्रफल, वे सभी वस्तुएं प्रिय लगी थीं जिन्हें बाद में तुमने पूजा? क्या तुम रोमनों को समझ सकते हो जो तीतरों को हींग से मसाला देते थे, या चीनियों को जो पक्षियों के घोंसले खाते हैं? निश्चय ही नहीं। हशीश के साथ भी यही है। इसे पूरे एक सप्ताह तक लेने का प्रयास करो, और संसार का कोई भी भोजन तुम्हें उस स्वाद की तुलना में उत्कृष्ट नहीं लगेगा जिसे आज तुम बासी और अप्रिय पाते हो। अब चलो अगले कक्ष में, जो तुम्हारा शयन कक्ष है, और अली हमें काफी परोसेगा और पाइपें देगा। वे दोनों उठे, और जबकि वह व्यक्ति जो स्वयं को सिंदबाद कहता था, वही नाम जिसे हम भी समय समय पर उपयोग करते आए हैं ताकि किसी प्रकार उसे नामित कर सकें, अपने सेवक को आदेश दे रहा था, फ्रांस दूसरे कक्ष में चला गया। साज सज्जा सरल थी, यद्यपि कम समृद्ध नहीं। कक्ष गोल था और दीवारों के साथ एक विशाल दीवान फैला था, पर दीवान, दीवारें, छत और फर्श सभी भव्य पशु चर्मों से ढके थे, इतने कोमल और मुलायम जैसे सबसे घने ढेर वाला कालीन। एटलस पर्वतों के सिंहों की खालें विशाल अयालों के साथ, बंगाल के बाघों की खालें गर्म धारियों वाली, केप के तेंदुओं की खालें उतनी ही हर्षित चित्तियों वाली जितनी दांते को दिखाई दी थीं, और अंत में साइबेरिया के भालुओं की खालें तथा नॉर्वेजियन लोमड़ियां। ये सब एक दूसरे पर इस प्रकार ढेरी लगाकर रखी थीं कि ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई सबसे घने लॉन पर चल रहा हो और सबसे रेशमी सोफे पर विश्राम कर रहा हो। दोनों व्यक्ति दीवान पर लेट गए। चमेली की डंडियों वाले और एम्बर की नलियों वाले चिबुक सहज ही हाथ की पहुंच में रखे थे।
सभी इस प्रकार तैयार कि उन्हें कभी एक ही चिबुक दोबारा ना पीनी पड़े। दोनों ने एक-एक उठा ली। अली ने उन्हें जलाया और काफ़ी लाने बाहर चला गया। कुछ क्षण का मौन रहा, जिसमें सिंदबाद उन विचारों में डूबा हुआ था जो बातचीत के बीच भी उसे निरंतर घेरे रहते थे, और फ्रांस उस मौन चिंतन में स्वयं को छोड़ देता गया, जिसमें उत्तम तंबाकू पीते समय मनुष्य प्रायः गिर पड़ता है, मानो उसका धुआं मन के सारे कष्टों को अपने साथ उड़ा ले जाता हो, और बदले में धूम्रपान करने वाले को आत्मा के सभी स्वप्न सौंप देता हो। अली काफ़ी लेकर आया। आप इसे कैसे पसंद करेंगे? अजनबी ने कहा। फ्रांसीसी ढंग से या तुर्की ढंग से, तेज या हल्की, चीनी के साथ या बिना, छनकर या उबालकर, आप चुनिए। हमारे यहाँ यह हर प्रकार से तैयार होती है। मुझे तुर्की काफ़ी चाहिए, फ्रांज ने उत्तर दिया। कितना सही चुनाव! उसके मेज़बान ने पुकारा। यह सिद्ध करता है कि आपके भीतर पूर्वी जीवन के लिए स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आ, पूर्ववासी, समझिए, जीना केवल वही जानते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, उसने उन विचित्र मुस्कानों में से एक के साथ, जो युवक की सतर्क दृष्टि से छूटी नहीं, जोड़ा। जब मैं पेरिस में अपना काम समाप्त कर लूँगा, तब मैं पूर्व में जाकर मरूँगा, और तब यदि आप मुझे ढूँढना चाहें, तो आपको काहिरा, बगदाद या इस्फ़हान में खोजना पड़ेगा। मुझे तो लगता है, फ्रांज ने कहा, कि ये सबसे सरल होगा, क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि मेरे पंख उग रहे हैं और उनके सहारे मैं एक ही दिन में संसार की परिक्रमा कर लूँगा। हाँ, यह हशीश का प्रभाव है। तो फिर अपने पंख खोलो और मनुष्यों की पहुँच से परे क्षेत्रों में उड़ जाओ। किसी बात से मत डरो। तुम्हारी निगरानी की जा रही है, और यदि इक्कारस की भांति तुम्हारे पंख सूर्य में पिघल जाए, तो हम तुम्हें थामने के लिए यहीं हैं। उसने अली से अरबी में कुछ शब्द कहे। अली ने अपनी आज्ञाकारिता प्रकट की और बहुत दूर न जाते हुए हट गया। फ्रांस के भीतर एक विचित्र रूपांतरण घटित हो रहा था। दिन की सारी शारीरिक थकान, संध्या की घटनाओं से मन में उठी सारी चिंताएं उसी प्रकार विलीन हो रही थीं, जैसे विश्राम के उस पहले क्षण में होती हैं, जब मनुष्य अभी इतना सजग रहता है कि नींद के आगमन को महसूस कर सके। उसका शरीर किसी अमूर्त प्राणी किसी हल्कापन धारण करता जान पड़ता था। उसका मन अवर्णनीय रूप से स्पष्ट हो गया था, और उसकी इंद्रियां मानो अपनी सामर्थ्य दुगुनी कर चुकी थीं। क्षितिज निरंतर दूर खिसकता जा रहा था। अब वह अंधेरा क्षितिज नहीं रहा था जिसे उसने सोते समय देखा था और जिस पर अस्पष्ट आतंक मंडराता था, बल्कि एक नीला, पारदर्शी और विशाल क्षितिज था, जिसमें समुद्र की सारी नीलिमा, सूर्य की सारी चमक और हवाओं की सारी सुगंध समाई हुई थी। फिर अपने नाविकों के गीतों के बीच ऐसे गीत, इतने निर्मल और इतने स्पष्ट कि यदि उन्हें लिपिबद्ध किया जा सकता, तो वे सबसे दिव्य सामंजस्य रचते थे। उसने मोंते क्रिस्तो द्वीप को प्रकट होते देखा। अब वह लहरों से उभरती हुई कोई भयावह चट्टान नहीं था, बल्कि मरुस्थल में खोया हुआ एक नखलिस्तान था। और जैसे-जैसे नाव निकट आती गई, गीतों का स्वर ऊंचा होता गया, क्योंकि द्वीप से एक मोहक और रहस्यमय सामंजस्य आकाश की ओर उठ रहा था, मानो कोई परी लोरेलाई की भांति या कोई जादूगर एम्फियॉन की भांति किसी आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हो, या वहां कोई नगर बसाना चाहता हो। अंततः नाव तट तक पहुंची, बिना किसी झटके के, सहजता से, जैसे होंठ होंठों को स्पर्श करते हैं, और वह उसी मोहक संगीत के बीच गुफा में प्रविष्ट हुआ। वह कुछ सीढ़ियां पर नीचे उतरा, या ऐसा प्रतीत हुआ, और एक ऐसी ताजी सुगंधित हवा में सांस ली जैसी सरकी की कुटिया के चारों ओर होनी चाहिए, ऐसे इत्रों से बनी जो आत्मा को स्वप्न देखने को प्रेरित करे, और ऐसी ऊष्मा से भरी जो इंद्रियों को उद्दीप्त कर दे। उसने वह सब देखा जो सोने से पहले देखा था, अपने विलक्षण मेजबान सिंदबाद से लेकर गूंगे सेवक अली तक। फिर सब कुछ उसकी आंखों के सामने धुंधला पड़ता गया, जैसे जादुई लालटेन की अंतिम किरणें बुझती जाती हों, और वह स्वयं को मूर्तियों वाले कक्ष में पाया, जो केवल उन मध्यम प्राचीन दीपों में से एक से आलोकित था।
जिन्हें रात में नींद या विलास की रक्षा के लिए जलाए रखा जाता है। मूर्तियां वही थीं, आकार में समृद्ध, कामुकता और काव्य से परिपूर्ण। उनकी चुमकी आंखें, वासनापूर्ण मुस्कानें और प्रचुरता से बहते केश। यहाँ वे तीन महान गणिकाएं थीं, फ्राइनी, क्लियोपेट्रा और मैसालिना। और फिर इन निर्लज्ज छायाओं के मध्य एक शुद्ध किरण की भांति ओलिम्पस के देवताओं के बीच किसी ईसाई देवदूत की तरह उन पवित्र मुखमंडलों में से एक, उन शांत छायाओं में से एक, उन मधुर दृष्टियों में से एक प्रकट हुई, जो इन सब संगमरमरी अशुद्धताओं के बीच अपने कौमार्यपूर्ण ललाट को आवृत करती प्रतीत होती थी। तब उसे ऐसा लगा कि तीनों मूर्तियों ने अपना समस्त प्रेम एक ही पुरुष को अर्पित करने के लिए एकत्र कर लिया है, और वह पुरुष वही स्वयं है, कि वह उस शैया की ओर बढ़ रही हैं जहां वह दूसरी नींद में स्वप्न देख रहा था। उनके पांव लंबे श्वेत वस्त्रों से ढके हुए, वक्ष अनावृत, उनके केश जल की धारा की भांति कंधों पर बहते हुए, उन मुद्राओं में जो देवताओं को मोह सकती हैं, पर संतों को नहीं, और उन दहकती दृष्टियों के साथ, जैसी सर्प किसी पक्षी पर डालता है। और वह स्वयं को इन पीड़ादायक भावों के हवाले कर रहा था, मानो किसी आलिंगन में जो चुंबन जितना ही विलासी था। फ्रांज ने अनुभव किया कि उसकी आंखें बंद हो रही हैं, और अंतिम दृष्टि में उसने देखा कि वह लज्जाशील मूर्ति स्वयं को अपने आवरण से पूर्णतः ढक लेती है। फिर उसकी आंखें यथार्थ पर बंद हो गईं, और उसकी इंद्रियां अकल्पनीय अनुभूतियों के लिए खुल गईं। इसके बाद उसे निरंतर कामुकता और अखंड प्रेम लीला का अनुभव हुआ, वैसी ही जैसी पैगंबर ने निर्वाचितों से वादा की है। अब वे सभी संगमरमरी होंठ सजीव हो गए, और वे वक्ष उष्ण हो उठे। इतना कि फ्रांस के लिए, जो पहली बार हशीश के आधिपत्य में आया था, यह वासना लगभग पीड़ा बन गई, और यह विलास लगभग यातना। जब उसने उन मूर्तियों के होंठों को सर्प की कुंडलियों की भांति लचीले और शीतल अपने सूखे हुए मुख को स्पर्श करते अनुभव किया। पर जितना अधिक उसकी बाहें इस अनजान आलिंगन को रोकने का प्रयास करती, उतना ही अधिक उसकी इंद्रियां इस रहस्यमय स्वप्न के वशीभूत होती जाती। यहां तक कि एक संघर्ष के बाद, जिसमें वह अपनी आत्मा तक दे देता, उसने स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया, और अंततः हाँफता हुआ, थकान से झुलसा हुआ, वासना से चूर होकर उन संगमरमरी प्रेयसियों के चुंबनों और इस अकल्पनीय स्वप्न के जादू के नीचे ढह पड़ा। जागरण। जब फ्रांस को चेतना लौटी, तो बाहरी संसार उसे उसके स्वप्न की ही निरंतरता प्रतीत हुआ। उसे ऐसा लगा मानो वह किसी समाधि में हो, जहां करुणा की एक दृष्टि के समान सूर्य की कोई क्षीण किरण ही भीतर प्रवेश कर पाती हो। उसने हाथ बढ़ाया और पत्थर को छुआ। वह उठकर बैठ गया, और पाया कि वह अपने बरनूस में लिपटा हुआ सूखी हीथर की एक शैया पर लेटा है, जो कोमल और सुगंधित थी। उसके सभी दर्शन समाप्त हो चुके थे, और मूर्तियां, मानो वे केवल उसके निद्रा काल में कब्रों से उठी कल्पनाएं रही हों, उसके जागते ही पलायन कर चुकी थीं। वह उस ओर कुछ कदम बढ़ा जहां से दिन का प्रकाश आ रहा था। स्वप्नों की ज्वरग्रस्तता का स्थान यथार्थ की शांति ले रही थी। उसने देखा कि वह एक गुफा में है, उद्घाटन की ओर बढ़ा, और मेहराबदार द्वार से नीला आकाश और नील समुद्र देखा। प्रातःकालीन सूर्य की किरणों में वायु और जल दोनों चमक रहे थे। तट पर नाविक बैठे हुए बातचीत और हंसी में लगे थे, और समुद्र में लगभग 10 गज दूर नाव लंगर पर सौम्य ढंग से हिल रही थी। कुछ समय तक वह अपने ललाट पर शीतल समीर का आनंद लेता रहा, तट से टकराती तरंगों की मध्यम ध्वनि सुनते हुए, जहां वे चट्टानों पर चांदी सी उजली झाग की लैसी खड़ाई छोड़ जाती थीं। उसने बिना किसी विश्लेषण के स्वयं को प्रकृति की उस दिव्य मोहकता के हवाले कर दिया, विशेषतः तब जब कोई उसे किसी विलक्षण स्वप्न के बाद भोग रहा हो। फिर धीरे धीरे यह बाह्य जीवन अपनी शांति, अपनी निर्मलता और अपनी गरिमा के साथ उसके स्वप्न की असंभवता को स्मरण कराने लगा, और स्मृतियां उमड़ने लगीं। उसे द्वीप पर पहुंचना याद आया, तस्करों के मुखिया से परिचय, फिर चमत्कारों से भरा एक भूमिगत महल,
उत्कृष्ट रात्रिभोज और हशीश का एक चम्मच। पर दिन के उजाले के यथार्थ के सामने यह सब उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कम से कम 1 वर्ष पूर्व घटित हुआ हो। इतना विशाल उसका स्वप्न उसके मन में फैल गया था, और फिर भी वह इतना निकट जान पड़ता था। इस प्रकार समय समय पर उसकी कल्पना उन छायामय आकृतियों में से किसी एक को, जिन्होंने उसके रात्रि को अपने चुंबनों से आलोकित किया था, नाविकों के बीच बैठा देती, या किसी चट्टान पर चलते हुए दिखा देती, या डोलती हुई नाव में खड़ा कर देती। फिर भी उसका मस्तिष्क पूर्णतः स्वच्छ था, और उसका शरीर पूरी तरह विश्रांत। उसके मस्तिष्क में कोई भार नहीं था। इसके विपरीत उसमें एक सर्वसामान्य कल्याण बोध था, और वायु तथा सूर्य को आत्मसात करने की क्षमता पहले से कहीं अधिक थी। इसी हल्के मन के साथ वह अपने नाविकों से मिलने नीचे गया। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वे उठ खड़े हुए, और प्रधान नाविक आगे आया। मिलॉर्ड सिंदबाद, उसने कहा, ने हमें आदेश दिया है कि हम आपका अभिवादन आप तक पहुंचाएं, और यह व्यक्त करें कि वे आपसे विदा न ले पाने का खेद करते हैं। उन्हें आशा है कि जब आपको ज्ञात होगा कि उन्हें मलागा में अत्यावश्यक कार्य है, तो आप उन्हें क्षमा करेंगे। तो मेरे प्रिय गायतानो, फ्रांज ने कहा, तो यह सब वास्तविक है। कोई व्यक्ति था जिसने मुझे इस द्वीप पर स्वागत किया, राजसी ढंग से मेरा सत्कार किया, और मेरे सोते समय चला गया। इतना वास्तविक कि आप उसकी छोटी सी यॉट को पूरे पाल के साथ तेजी से जाती देख सकते हैं। यदि आप अपनी दूरबीन लें, तो संभव है कि आप स्वयं अपने मेजबान को उसके दल के बीच पहचान लें। यह कहते हुए गायतानो ने कोर्सिका के दक्षिणी सिरे की ओर जा रही एक छोटी नाव की ओर संकेत किया। फ्रांज ने अपनी दूरबीन निकाली, उसे समायोजित किया, और बताए गए बिंदु की ओर घुमाया। गायतानो ठीक कह रहा था। वह रहस्यमय अजनबी नाव के पिछले भाग पर खड़ा था, उसी की ओर मुंह किए हुए, और फ्रांस की ही भांति हाथ में दूरबीन ली था। उसका परिधान वही था जिसमें वह पिछली संध्या अपने अतिथि के समक्ष प्रकट हुआ था, और वह अपने रूमाल से विदा का संकेत कर रहा था। फ्रांस ने भी अपना रूमाल निकाला, और उसी प्रकार उसे हिलाकर उत्तर दिया। एक क्षण बाद नाव के पिछले हिस्से से धुएं का एक छोटा गुब्बार उठा, जो जहाज से अलग होकर सुंदर वक्र बनाता हुआ आकाश की ओर चढ़ गया। उसके बाद फ्रांस ने गोली चलने की मध्यम ध्वनि सुनी। वह देखिए। आपने सुना? गायतानो ने कहा। वह आपको विदा कह रहा है। युवक ने अपनी राइफल ली और आकाश में गोली दागी। यद्यपि उसे कोई विशेष आशा न थी कि इतनी दूरी से उसकी ध्वनि औट तक पहुंचेगी। अब आप क्या चाहेंगे कि हम करें? गायतानो ने पूछा। सबसे पहले मेरे लिए एक मशाल जलाओ। आह हाँ, मैं समझ गया। आप उस जादुई निवास के प्रवेश द्वार की खोज करना चाहते हैं। बड़ी प्रसन्नता से, महोदय। यदि यह आपको आनंद देता है, तो मैं आपको वही मशाल दूंगा जिसकी आप मांग कर रहे हैं। मुझे भी कभी वही विचार आया था, और मैंने उसे 3-4 बार आजमाया, पर अंततः प्रयास त्याग दिया। जियोवानी, उसने जोड़ा, एक मशाल जलाओ और उसे महोदय के पास ले आओ। जियोवानी ने आज्ञा का पालन किया। फ्रांज ने मशाल ली और गायतानों के साथ भूमिगत गुफा में प्रवेश किया। उसने हीथर की अपनी शैया से उस स्थान को पहचान लिया जहां वह जागा था, जो अब भी अस्त व्यस्त पड़ी थी। पर जितना भी उसने मशाल से गुफा की दीवारों को टटोला, उसे केवल धुएं के चिन्ह ही मिले, जो यह बताते थे कि अन्य लोग भी उससे पहले व्यर्थ में खोज कर चुके थे। फिर भी उसने ग्रेनाइट की दीवार का एक एक इंच जांच डाला, यद्यपि वह भविष्य की भांति अभेद्य थी। कोई भी दरार ऐसी न थी जिसमें उसने अपने चाकू की धार न डाली हो, और कोई भी उभरी हुई गांठ ऐसी न थी जिसे उसने दबाया न हो, इस आशा में कि वह डीली पड़ जाए। पर सब निष्फल रहा, और उसने इस निरर्थक खोज में 2 घंटे व्यतीत कर दिए। अंततः उसने हार मान ली। गायतानो विजयी था।
जब फ्रांस तट पर लौटा तो यॉट क्षितिज पर केवल एक छोटा सा श्वेत बिंदु मात्र रह गई थी। उसने दूरबीन से देखा, पर उसके सहारे भी कुछ स्पष्ट न हो सका। गायतानों ने उसे स्मरण कराया कि वह यहाँ बकरियों का शिकार करने आया था। ये बात वह पूरी तरह भूल चुका था। उसने बंदूक उठाई और द्वीप पर ऐसे घूमने लगा मानो कोई कर्तव्य निभा रहा हो, न कि कोई आनंद ले रहा हो। 15 मिनट के भीतर उसने एक बकरी और 2 बच्चे मार गिराए। पर यद्यपि बकरियां चामोइस की भांति जंगली और चौकस थीं, वे घरेलू जाति से अत्यधिक मिलती जुलती थीं और फ्रांज ने उन्हें सच्चा शिकार नहीं माना। और वैसे भी उसके मन में कहीं अधिक शक्तिशाली विचार उमड़ रहे थे। पिछली संध्या से वह वस्तुतः सहस्र और एक रात्रि की किसी कथा का नायक बन चुका था और वह अनिवार्य रूप से गुफा की ओर खींच रहा था। इसीलिए यद्यपि पहली खोज निष्फल रही थी, उसने दूसरी बार खोज आरंभ की, गायतानों से यह कहकर कि वह दोनों बच्चों को भूनने की तैयारी करे। यह दूसरी यात्रा काफी लंबी रही होगी, क्योंकि जब वह लौटा तो बच्चा पक चुका था और भोजन तैयार था। फ्रांस उसी स्थान पर बैठ गया जहां पिछली संध्या उसे इस रहस्यमय मेजबान के साथ भोजन का निमंत्रण देने आए थे, और वह अब भी उस छोटी यॉट को देख सकता था जो किसी समुद्री पक्षी की भांति लहर की छोटी पर डोलती हुई कोर्सिका की ओर बढ़ रही थी। पर गायतानो, उसने कहा, तुमने तो मुझे बताया था कि मिलॉर्ड सिंदबाद मलागा की ओर जा रहे हैं, जबकि मुझे तो वह सीधे पोर्तो वेक्यू की दिशा में जाते प्रतीत होते हैं। क्या तुम्हें याद नहीं? प्रधान ने उत्तर दिया कि मैंने तुम्हें बताया था कि फिलहाल उसके दल के साथ 2 कोर्सिकाई डाकू हैं। अवश्य। तो क्या वह उन्हें तट पर उतारने जा रहा है? जैसा तुम कह रहे हो। आह, कायतानो ने कहा, वह ऐसा व्यक्ति है जो, कहते हैं, न ईश्वर से डरता है न शैतान से, और जो किसी अभागे की सहायता करने के लिए 50 लीग का चक्कर लगाने से भी नहीं हिचकता। ऐसी सहायता, फ्रांज ने कहा, उसे उस देश के अधिकारियों के साथ कठिनाई में डाल सकती है जहां वह इस प्रकार के परोपकारी कार्य करता है। अधिकारी, गैतानो ने कहा, उसे अधिकारियों की क्या परवाह है? उन्हें वह रत्ती भर भी नहीं मानता। बस वे उसे पकड़ने की कोशिश तो करें। सबसे पहले तो उसकी यॉट कोई जहाज नहीं, एक पक्षी है, और वह हर 12 पर एक फ्रिगेट से 3 नॉट आगे निकल सकता है। फिर उसे केवल स्वयं तट की ओर मुड़ जाना होगा। वहां उसे अपने ही बहुत से मित्र मिल जाएंगे। इन सब बातों में सबसे अधिक स्पष्ट यह था कि मिलॉर्ड सिंबाद, जो फ्रांस का मेजबान था, भूमध्य सागर के चारों ओर हर तट पर मौजूद हर तस्कर और डाकू से जुड़ा हुआ माना जाता था, जिससे उसकी स्थिति और भी अधिक विचित्र प्रतीत होती थी। जहां तक फ्रांस का प्रश्न था, उसे अब मोंटे क्रिस्टो पर रोके रखने के लिए कुछ भी शेष नहीं था, क्योंकि वह गुफा के रहस्य को खोज पाने की सारी आशा खो चुका था। इसलिए उसने जल्दी जल्दी अपना भोजन समाप्त किया और आदमियों को आदेश दिया कि जब वह तैयार हो तब नाव को तैयार रखें। आधे घंटे बाद वह जहाज पर था। उसने यॉट की ओर एक अंतिम दृष्टि डाली। वह पोर्तो वैक्यूम की खाड़ी में विलीन होने ही वाली थी। उसने प्रस्थान का संकेत दिया। जिस क्षण उसकी नाव चली, उसी क्षण यॉट ओझल हो गई। उसके साथ ही पिछली रात की वास्तविकता से जुड़ी अंतिम कड़ी भी समाप्त हो गई। भोजन, सिनबाद, हशीश और मूर्तियां, सब कुछ फ्रांज के लिए एक ही स्वप्न में घुलने लगा। नाव पूरे दिन और पूरी रात चलती रही। अगली सुबह सूर्योदय के समय स्वयं मोंटे क्रिस्टो का द्वीप भी दृष्टि से ओझल हो चुका था। भूमि पर उतरते ही फ्रांज ने हाल की घटनाओं की सारी स्मृतियों को कम से कम अस्थायी रूप से अलग रख दिया, ताकि वह फ्लोरेंस में अपने व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य पूरे कर सके और अपने उस मित्र से मिलने पर ध्यान केंद्रित कर सके जो रोम में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इसलिए वह वहां के लिए रवाना हुआ और शनिवार की संध्या को स्टेज कोच से प्यात्सा देल्ला दोगाना पहुंचा। जैसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं,
अपार्टमेंट पहले ही आरक्षित था, इसलिए सिग्नोर पास्त्रीनी के प्रतिष्ठान में पहुंचने के अतिरिक्त और कुछ करने को नहीं था। यह उतना सरल नहीं था जितना सुनने में लगता है। सड़कें लोगों से भरी हुई थीं और रोम पहले ही उस नीरस, ज्वरग्रस्त गूंज का शिकार हो चुका था जो महान घटनाओं से पहले होती है। और रोम में वर्ष में 4 महान घटनाएं होती हैं: कार्निवाल, होली वीक, कॉर्पस क्रिस्टी और संत पीटर का पर्व। शेष वर्ष नगर फिर से अपनी उदासीन निश्चलता में डूब जाता है, जीवन और मृत्यु के बीच की एक सीमा स्थिति में, जो उसे इस लोक और परलोक के बीच के किसी ठहराव स्थल के समान बना देती है। परंतु एक ऐसा उदात्त ठहराव स्थल जो चरित्र और काव्य से परिपूर्ण है, जिसे फ्रांस 5 या 6 बार पहले भी अनुभव कर चुका था और जिसे हर बार उसने पहले से अधिक अद्भुत और अधिक काल्पनिक पाया था। अंततः वह बढ़ती हुई और अधिकाधिक प्रत्याशा से भरी भीड़ को चीरता हुआ होटल तक पहुंच सका। अपनी पहली ही पूछताछ पर उसे उस उद्दंडता के साथ जो पहले से बुक किए जा चुके गाड़ीवानों और भरे हुए सरायों के स्वामियों की विशेषता होती है, यह बताया गया कि होटल एट लोंद्र में उसके लिए अब कोई स्थान शेष नहीं है। तब उसने अपना कार्ड सिग्नोर पास्त्रीनी के पास भिजवाया और अल्बेर्द मोरसेर्फ के नाम से अपने आगमन की सूचना देने को कहा। यह उपाय सफल हुआ और सिग्नोर पास्त्रीनी स्वयं शीघ्रता से नीचे आए, प्रतीक्षा करवाने के लिए क्षमा मांगते हुए, अपने कर्मचारियों को डांटते हुए, उस मार्गदर्शक के हाथ से मोमबत्ती छीनते हुए जिसने पहले ही यात्री की देखभाल संभाल ली थी, और उसे अल्बेर तक ले जाने की तैयारी करते हुए। तभी अल्बेर स्वयं उनसे मिलने आ गया। जिस अपार्टमेंट को उन्होंने किराए पर लिया था, उसमें 2 छोटे कमरे और एक अध्ययन कक्ष था। दोनों शयन कक्ष सड़क की ओर खुलते थे। इस विशेषता को सिग्नोर पास्त्रीनी ने उनके मूल्य को अत्यधिक बढ़ाने वाला बताया। मंजिल का शेष भाग एक अत्यंत धनी सज्जन को किराए पर दिया गया था, जिन्हें या तो सिसिली का या माल्टा का माना जाता था। होटल वाले को ठीक ठीक नहीं पता था कि वह यात्री इन दोनों में से किस राष्ट्र से संबंधित है। उसका नाम काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो बताया गया। बहुत अच्छा, सिग्नोर पास्त्रीनी, फ्रांस ने कहा, लेकिन हमें आज की शाम के लिए तुरंत किसी प्रकार का भोजन चाहिए और कल तथा अगले दिनों के लिए एक बैरूश। भोजन के विषय में सरायवाले ने कहा, वह आपको तुरंत मिल जाएगा, किंतु जहां तक बैरूश का प्रश्न है। क्या क्या कहा बैरूश के विषय में? अल्बेर्ट चिल्लाया। ठहरिए एक क्षण, हम मजाक नहीं कर रहे। सिग्नोर पास्त्रीनी, हमें एक बैरूश चाहिए। महाशय, सराय वाले ने कहा, आपके लिए एक जुटाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। और हमें कब पता चलेगा? फ्रांज ने पूछा। कल सुबह, सराय वाले ने उत्तर दिया। धिक्कार, अल्बेर ने कहा, इसका अर्थ केवल यह है कि हमें इसके लिए अधिक भुगतान करना पड़ेगा। आप जानते हैं यह कैसे होता है। ड्रैग या आरोन से साधारण दिनों में 25 फ्रांक और रविवार या पर्वों पर 30 या 35। अपने शुल्क के रूप में 5 फ्रांक प्रतिदिन जोड़ लीजिए और कुल मिलाकर 40 फ्रांक बनते हैं। मुझे बहुत भय है कि सज्जन उस राशि के दुगुने में भी ऐसा वाहन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो फिर कुछ घोड़े ढूंढिए और उन्हें मेरे अपने रथ से जोड़ दीजिए। यात्रा के बाद वह कुछ जर्जर हो गया है, पर कोई बात नहीं, आपको कोई घोड़े नहीं मिलेंगे। अल्बेर ने फ्रांस की ओर ऐसे देखा जैसे किसी को अभी अभी कोई सर्वथा अगम्य उत्तर दिया गया हो। क्या तुम यह समझते हो फ्रांस? कोई घोड़े नहीं। लेकिन डाक घोड़े, क्या वे भी नहीं है? वे सब पखवाड़े भर पहले ही किराए पर दे दिए गए। जो बचे हैं वे केवल डाक के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तुम इसका क्या कहते हो? फ्रांज ने पूछा। मैं ये कहता हूं कि जब कोई बात मेरी समझ से परे होती है तो मैं उस पर और समय नष्ट नहीं करता, बल्कि किसी और बात की ओर मुड़ जाता हूं। क्या भोजन तैयार है, सिग्नोर पास्त्रीनी? हाँ,
महामहिम, तो फिर पहले भोजन कर लेते हैं। लेकिन बैरूश और घोड़ों का क्या होगा? फ्रांज ने पूछा। उनकी चिंता मत करो मेरे प्रिय मित्र, वे स्वयं ही आ जाएंगे। ये केवल मूल्य तय करने की बात है। ये कहकर मोरसेर्फ ने उस प्रशंसनीय दर्शन के साथ, जो तब तक कुछ भी असंभव नहीं मानता जब तक उसकी जेब भारी और उसका बटुआ भरा हो, भोजन किया, सोने चला गया। तुरंत गहरी नींद में डूब गया और स्वप्न देखा कि वह कार्निवाल में एक गाड़ी और 6 घोड़ों के साथ उछलता कूदता घूम रहा है। रोमन डाकू। अगली सुबह फ्रांस सबसे पहले जागा और जागते ही उसने घंटी बजाई। घंटी की झनकार अभी थमी भी नहीं थी कि सिग्नोर पास्त्रीनी स्वयं भीतर आ गए। तो सराय वाले ने विजयी भाव से कहा, फ्रांस को प्रश्न करने का अवसर दिए बिना ही जैसा कि मैंने कल सोचा था वही हुआ, इसलिए मैं कुछ भी वादा नहीं करना चाहता था। महामहिम, आपने बहुत देर कर दी है। रोम में अब एक भी गाड़ी उपलब्ध नहीं है, निश्चय ही अंतिम 3 दिनों के लिए। हाँ, फ्रांस ने कहा, आपका आशय उन्हीं 3 दिनों से है जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। क्या हुआ? अल्बेर ने भीतर आते हुए पूछा। कोई बैरूश नहीं? बिल्कुल यही, मेरे प्रिय मित्र, फ्रांस ने उत्तर दिया। तुमने ठीक समझा। तो यह कैसी शानदार नगरी है, तुम्हारी यह शाश्वत नगरी? मेरा अभिप्राय ये है, महामहिम, सिग्नोर पास्त्रिनी ने आगे कहा, यह चाहते हुए कि आगंतुक ईसाई जगत की राजधानी के प्रति कुछ सम्मान बनाए रखें, कि रविवार की सुबह से मंगलवार की संध्या तक कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी, पर अभी से तब तक आप चाहें तो 50 गाड़ियां पा सकते हैं। आह, यह तो कुछ हुआ, अल्बेर ने कहा। आज गुरुवार है, कौन जानता है कि रविवार तक क्या हो जाए। 10 या 12 हजार यात्री, फ्रांज ने उत्तर दिया। और वही समस्या को और बढ़ाएंगे। मेरे मित्र, मोरसेर्फ ने कहा, वर्तमान का आनंद लो और भविष्य को उसे धुंधला न करने दो। कम से कम हमें कोई खिड़की तो मिल सकेगी, फ्रांज ने कहा। ये खिड़की? कहाँ? अरे भगवान, कोर्सों की ओर खुलती हुई। हाँ, खिड़की, सिग्नोर पास्त्रिनी ने कहा। असंभव, पूरी तरह असंभव। 5वीं मंजिल पर प्लाजो दोरिया में एक बची थी, पर उसे एक रूसी राजकुमार ने प्रतिदिन 20 सेकंड में ले लिया है। दोनों युवक विस्मय से एक दूसरे को देखने लगे। धिक्कार है, मेरे प्रिय अल्बेयर, फ्रांस ने कहा। जानते हो हमें क्या करना चाहिए? हमें वेनिस जाकर कार्निवाल मनाना चाहिए। कम से कम वहां, यदि गाड़ी ना भी मिली तो एक गोंडोला तो मिल ही जाएगी। नहीं, 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 अल्बेर चिल्लाया। मैंने रोम में कार्निवाल देखने का निश्चय कर लिया है और यहीं देखूंगा, भले ही मुझे खूंटों पर चलना पड़े। आह, फ्रांज ने कहा, यह तो बड़ा शानदार विचार है, विशेषकर मोक्कोलेत्ती बुझाने के लिए। हम वैम्पायर पोलिचनेली या फिर लांत के किसानों के वेश में निकलेंगे, बड़ी धूम मच जाएगी। तो क्या महामहिम रविवार तक के लिए गाड़ी ही चाहते हैं? सिग्नोर पास्त्रिनी ने पूछा। हाँ, धिक्कार है, अल्बेर ने कहा। क्या आप चाहते हैं कि हम रोम की गलियों में पैदल ऐसे दौड़ते फिरें जैसे किसी मुंशी के क्लर्क? मैं महामहिमों के आदेशों का पालन करने में शीघ्रता करूंगा, सिग्नोर पास्त्रिनी ने कहा। पर मुझे आपको चेतावनी देनी होगी कि गाड़ी का किराया प्रतिदिन 6 प्यास्त्र होगा। और मैं, प्रिय सिग्नोर पास्त्रिनी, फ्रांस ने कहा, चूंकि मैं हमारा पड़ोसी करोड़पति नहीं हूं, आपको यह भी बता दूं कि यह रोम की मेरी चौथी यात्रा है और इसलिए मैं कार्य दिवसों, रविवारों और पर्वों में बैरूश का मूल्य जानता हूं। हम आज, कल और परसों के लिए 12 प्यास्त्र देंगे और फिर भी
आपको अच्छा खासा लाभ रहेगा। पर महामहिम, सिग्नोर पास्त्रीनी ने विरोध करना चाहा। आइए मेरे प्रिय मित्र, आइए, फ्रांस ने कहा। नहीं तो मैं स्वयं जाकर आपके अभ्यता दौरे से मोल भाव करूंगा, जो संयोग से मेरा भी है। हम पुराने परिचित हैं। उसने पहले ही मुझसे काफी धन ठगा है, और ठगने की आशा में वह उस मूल्य से भी कम स्वीकार कर लेगा जो मैं आपको दे रहा हूं। तब अंतर आपका नुकसान होगा और दोष भी आपका ही। अपने आप को इतना कष्ट मत दीजिए महामहिम, सिग्नोर पास्त्रिनी ने पराजय स्वीकार करते हुए इतालवी सौदागर की मुस्कान के साथ कहा। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा और आशा है कि आप संतुष्ट होंगे। पूर्णतः अब बात बनी। आप गाड़ी कब चाहते हैं? 1 घंटे में। 1 घंटे में वह द्वार पर होगी। और वास्तव में 1 घंटे बाद गाड़ी दोनों युवकों की प्रतीक्षा कर रही थी। वह एक साधारण कैब थी, जिसे अवसर की गंभीरता के कारण बैरूश का दर्जा दे दिया गया था। पर उसके साधारण रूप के बावजूद दोनों को कार्निवाल के अंतिम 3 दिनों के लिए ऐसा वाहन पाकर अत्यंत प्रसन्नता होती। माँ मैम, मार्गदर्शक ने पुकारा, फ्रांस को खिड़की से झांकते देखकर। क्या हम गाड़ी को महल के द्वार तक ले आए? यद्यपि फ्रांस इतालवी अतिशयोक्ति का अभ्यस्त था, उसका पहला आवेग चारों ओर देखने का हुआ। पर शब्द वास्तव में उसी के लिए थे। वही महामहिम था। हैकनी कैब ही गाड़ी थी, और महल ही होटल दलोंद्र। उस एक वाक्य में उस राष्ट्र की समूची प्रतिभा निहित थी, जो किसी प्रशंसा को किसी भी अन्य से बेहतर ढंग से मोड़ना जानता है। फ्रांस और अल्बेर बाहर आए। गाड़ी महल के सामने लाई गई। महामहिमों ने अपनी अपनी जगह संभाली और मार्गदर्शक पीछे कूद गया। महामहिम कहाँ जाना चाहते हैं? सबसे पहले सेंट पीटर, अवश्य। फिर कोलोसियम। अल्बेर ने एक सच्चे पेरिसवासी की भांति कहा। पर एक बात थी जो अल्बेर नहीं जानता था। सेंट पीटर देखने में 1 दिन लगता है, और उसका अध्ययन करने में 1 महीना। इसीलिए पूरा दिन केवल सेंट पीटर की यात्रा में ही बीत गया। अचानक दोनों मित्रों ने देखा कि सूर्य ढलने लगा है। फ्रांज ने घड़ी निकाली। 4:30 बज चुके थे। अतः वे तुरंत होटल लौट चले। द्वार पर फ्रांज ने गाड़ीवान को 8 बजे तैयार रहने का आदेश दिया। वह अल्बेर को चांदनी में कोलोसियम दिखाना चाहता था, जैसे उसने उसे दिन के उजाले में सेंट पीटर दिखाया था। जब कोई अपने परिचित नगर में किसी मित्र को घुमाता है, तो वह उसी सहवासपूर्ण ललक से करता है, जैसे कोई उस स्त्री को दिखाता हो जो कभी उसकी प्रेयसी रही हो। इसलिए फ्रांस ने गाड़ीवान को मार्ग बताया। उसे पोर्ता देल पोपोलो से बाहर जाना था, बाहरी दीवार के साथ चलना था, और फिर पोर्ता सान जियोवानी से नगर में प्रवेश करना था। इस प्रकार कोलोसियम उनके सामने बिना किसी पूर्वाभ्यास के प्रकट होता, अर्थात कैपिटोल, फोरम, सेप्टिमियस सेवेरस का मेहराब, एंटोनिनुस और फाउस्टीना का मंदिर, तथा व्या साकरा उसके वैभव को घटाने के लिए सीढ़ियों का काम न करते। वे भोजन करने बैठे। सिग्नोर पास्त्रिनी ने अपने अतिथियों को एक भव्य भोज का वादा किया था। उसने उन्हें एक संतोषजनक भोजन दिया, इसलिए वे शिकायत नहीं कर सकते थे। इसके अंत में वह स्वयं भीतर आया। फ्रांज ने पहले सोचा कि वह उनकी प्रशंसा स्वीकार करने आया है, और वह उसे करने को तैयार ही था कि पहले ही वाक्य में उसे रोक दिया गया। महामहिम, सिग्नोर पास्त्रिनी ने कहा, आपकी स्वीकृति से मैं प्रसन्न हूं, पर यही कारण नहीं है कि मैं आपसे मिलने आया हूं। क्या यह बताने के लिए कि आपको कोई गाड़ी मिल गई है? अल्बेर ने सिगार जलाते हुए पूछा। उससे भी कम, और मैं आपको सलाह दूंगा महामहिम कि आप इसके विषय में अब और न सोचें, बल्कि अनिवार्य को स्वीकार करें। रोम में या तो काम होते हैं या नहीं होते, और जब कोई कह देता है कि नहीं हो सकते, तो बात वहीं समाप्त हो जाती है। पेरिस में यह कहीं अधिक सुविधाजनक है, अल्बेर ने कहा। जब कोई काम नहीं हो सकता, तो आप दुगुना भुगतान करते हैं,
और तुरंत वही मिल जाता है जो आप चाहते थे। मैं सभी फ्रांसीसियों को यही कहते सुनता हूँ, सिग्नोर पास्त्रिनी ने थोड़ा आहत होकर कहा। इसलिए मैं समझ नहीं पाता कि वे यात्रा कैसे कर लेते हैं। तो फिर, अल्बेर ने कहा, इत्मीनान से धुआं छत की ओर उड़ाते हुए और कुर्सी की पिछली दो टांगों पर संतुलन साधते हुए। यात्रा केवल हमारे जैसे मूर्ख और भोले लोग ही करते हैं। समझदार लोग रियो दी एल्डेर में अपने अपार्टमेंटों में रहते हैं और बुलेवार्ड द गोंद तथा कैफे पेरिस से आगे नहीं जाते। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि अल्बेर उसी सड़क पर रहता था, उसी फैशनेबल मार्ग पर प्रतिदिन सैर करता था और उसी एकमात्र कैफे में प्रतिदिन भोजन करता था, जहां वास्तव में भोजन किया जाता है, कम से कम तब जब वेटरों से आपके संबंध अच्छे हों। सिग्नोर पास्त्रीनी कुछ क्षण तक मौन रहे, स्पष्टतः इस उत्तर पर विचार करते हुए और निस्संदेह उसे पूरी तरह स्पष्ट न पाते हुए। बात यह है, फ्रांस ने कहा, अपने मेजबान की भौगोलिक अटकलों को रोकते हुए, कि आप यहाँ किसी कारण से आए हैं, तो कृपया हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि वह कारण क्या है। आह हाँ, ठीक है, बात यही है, सिग्नोर पास्त्रिनी ने कहा। आपने 8 बजे के लिए बैरूश मंगवाया था। बिल्कुल। आप कोलोसेओ जाना चाहते हैं? आप कोलोसियम कहना चाहते हैं? दोनों एक ही स्थान हैं, जैसा आप कहें। आपने अपने गाड़ीवान को पोर्ता देल पोपोलो से निकलने, दीवारों के चारों ओर जाने और पोर्ता सांड जियोवानी से लौटने का आदेश दिया था। मेरे शब्द वही थे। तो यह मार्ग असंभव है। असंभव, या कम से कम बहुत खतरनाक। खतरनाक क्यों? प्रसिद्ध लुइजी वाम्पा के कारण। अरे भई मेरे प्रिय, अल्बेर ने कहा, यह प्रसिद्ध लुइजी वाम्पा कौन है? वह रोम में भले ही बहुत प्रसिद्ध हो, पर मुझे आपको बताना होगा कि पेरिस में वह बिल्कुल अज्ञात है। क्या? आप उसके बारे में नहीं जानते? मुझे वह सम्मान प्राप्त नहीं है। आपने उसका नाम कभी नहीं सुना? कभी नहीं। वह ऐसा डाकू है जिसके सामने डेचेसारिस और गास्पारो ने केवल गिरजाघर के बालक थे। सावधान, अल्बेर, फ्रांज ने पुकारा। आखिरकार हमें एक डाकू मिल ही गया। मेरे अच्छे मेजबान, पहले ही चेतावनी दे दूं कि आप जो कुछ भी कहने वाले हैं, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। और अब, जब यह स्पष्ट हो गया है, आप जितना चाहें उतना बोल सकते हैं। मैं सुन रहा हूं। एक समय की बात है। शुरू कीजिए। सिग्नोर पास्त्रिनी फ्रांस की ओर मुड़े, जो उन्हें दोनों युवकों में अधिक समझदार प्रतीत हो रहा था। हमें उस भले आदमी के प्रति न्याय करना चाहिए। अपने जीवन में उसने बहुत से फ्रांसीसियों को ठहराया था, पर उनकी बुद्धि का एक पक्ष वह कभी नहीं समझ पाया था। महामहिम, उसने अत्यंत गंभीरता से कहा, जैसा कि हमने कहा, फ्रांस की ओर मुड़ते हुए, यदि आप मुझे झूठा समझते हैं, तो जो मैं कहने आया था, उसे कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। पर मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यह आपकी ही भलाई के लिए होता। अल्बेर ने यह नहीं कहा कि आप झूठे हैं, मेरे प्रिय सिग्नोर पास्त्रिनी, फ्रांस ने कहा। उसने केवल इतना कहा कि वह आप पर विश्वास नहीं करेगा। पर निश्चिंत रहिए, मैं आप पर विश्वास करूंगा। इसलिए आप बोल सकते हैं। फिर भी, महामहिम, आपको यह समझना चाहिए कि यदि मेरी सत्यनिष्ठा पर संदेह किया जाए। प्रिय महोदय, फ्रांज ने कहा, आप कासांद्रा से भी अधिक शीघ्र आहत हो जाते हैं, जबकि वह तो भविष्यवक्ता थी और कोई उसकी बात नहीं सुनता था। कम से कम आपको अपने श्रोताओं के आधे भाग का भरोसा तो है। आइए, बैठिए और इस वाम्पा के बारे में बताइए। जैसा कि मैंने कहा, महामहिम, वह ऐसा डाकू है जैसा हमने प्रसिद्ध मास्त्रिल्ला के बाद नहीं देखा। और इस डाकू का उस आदेश से क्या संबंध है जो मैंने अपने गाड़ीवान को
पोर्ता देल पोपोलो से निकलने और पोर्ता सान जियोवानी से लौटने के लिए दिया है? संबंध यह है, सिग्नोर पास्त्रीनी ने उत्तर दिया, कि आप भले ही एक द्वार से बाहर निकल जाएं, पर दूसरे से लौट पाएंगे या नहीं, इस पर मुझे अत्यंत संदेह है। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के बाद फाटकों से 50 गज के भीतर कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। सचमुच? अल्बेर ने कहा। विकोम्त, सिग्नोर पास्त्रीनी ने कहा। अभी भी अल्बेर द्वारा उसकी सत्यनिष्ठा पर किए गए संदेह से आत्मा की गहराई तक आहत होकर, मैं जो कह रहा हूं वह आपके लिए नहीं है, वह आपके यात्रा सहचर के लिए है, जो रोम को जानता है और जानता है कि इन विषयों पर मजाक नहीं किया जाता। फ्रांस, अल्बेर ने कहा, यहां हमारे लिए एक शानदार साहसिक घटना तैयार है। हमें बस अपनी गाड़ी को पिस्तौलों, ब्लंडरबसों और दोहराने वाली बंदूकों से भरना है। लुइजी वाम्पा हम पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। हम उसे रोम वापस लाएंगे, उसे हमारी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में परम पावन को भेंट करेंगे। वे पूछेंगे कि इतने महान उपकार के बदले वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तब हमें बस उनके अस्तबल से एक गाड़ी और 2 घोड़े मांगने होंगे और हम गाड़ी में बैठकर कार्निवाल देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त रोम के लोग संभवतः हमारे इतने आभारी होंगे कि वे हमें कैपिटोल पर मुकुट पहनाएंगे और कुर्तियुस और होरातियुस कोक्लेस की भांति राष्ट्र रक्षक घोषित करेंगे। अल्बेर इस विचारधारा का अनुसरण कर रहा था। उस समय सिग्नोर पास्त्रीनी के चेहरे की अभिव्यक्ति का वर्णन करना असंभव है। और सबसे पहले फ्रांज ने अल्बेर से पूछा, तुम ये पिस्तौलें, ये ब्लंडरबस और ये बंदूकें कहाँ से लाओगे, जिन्हें तुम हमारी गाड़ी में ठूंसना चाहते हो? सच तो ये है, उसने कहा, कि मेरे शस्त्रागार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि मेरा खंजर तक टेराचिना में जब्त कर लिया गया था। तुम्हारे पास क्या है? मेरे साथ भी एकवा पेंदेंते में यही हुआ। अरे वाह, अल्बेर ने कहा, अपने पहले सिगार के ठूंठ से दूसरा सिगार जलाते हुए। मेरे प्रिय मेजबान, क्या आपको यह नियम चोरों के लिए कितना सुविधाजनक लगता है? इतना कि मुझे संदेह होता है कि इसे उनकी मिलीभगत से ही लागू किया गया होगा। सिग्नोर पास्त्रीनी ने निस्संदेह इस मजाक को अनुचित पाया, क्योंकि उसने केवल परोक्ष रूप से उत्तर दिया और अब भी फ्रांस को ही संबोधित करता रहा, जिसे वह एकमात्र विवेकशील व्यक्ति मानता था, जिसके साथ वह किसी समझ तक पहुंच सकता था। महामहिम जानते हैं, उसने कहा, कि जब डाकुओं द्वारा आक्रमण किया जाए तो आत्मरक्षा करना प्रचलित नहीं है। क्या? अल्बेर चिल्लाया। बिना कुछ कहे लुट जाने के विचार से उसका साहस विद्रोह कर उठा। क्या यह प्रचलित नहीं है? नहीं, क्योंकि कोई भी प्रतिरोध व्यर्थ होता है। आप दर्जन भर डाकुओं के सामने क्या कर सकते हैं, जो एक साथ खाई से, किसी झोंपड़ी या जलसेतु के पीछे से कूद पड़े और सबकी बंदूकें एक ही समय में आप पर तनी हों? तो फिर तमाम शैतानों की कसम, मैं तो मर जाना पसंद करूंगा, अल्बेर ने कहा। सराय वाले ने फ्रांस की ओर ऐसे देखा, मानो कह रहा हो, निस्संदेह महामहिम, आपका ये साथी पागल है। अल्बेर, फ्रांस ने कहा, यह उत्तर शानदार है, लगभग उतना ही जितना पुराने कॉर्नेय का क्विल मोरू। पर जब होरातियुस ने यह कहा था, तब रोम स्वयं दांव पर था और बलिदान उचित था। हमारे मामले में यह केवल एक सनक को संतुष्ट करने का प्रश्न है, और किसी सनक के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालना मूर्खता होगी। आह, पर बाखुस, सिग्नोर पास्त्रीनी चिल्लाया। आखिरकार कोई तो समझदारी की बात कर रहा है। अल्बेर ने अपने लिए लाक्रिमा क्रिस्ती का एक गिलास भरा, जिसे उसने छोटे छोटे घूंटों में पिया, कुछ अस्पष्ट बुदबुदाते हुए। तो फिर सिग्नोर पास्त्रीनी, फ्रांज ने आगे कहा, मेरे मित्र, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब शांत हो गए हैं। अब जब आप मेरे शांत स्वभाव का आकलन कर चुके हैं, हमें बताइए,
यह सज्जन लुइजी वाम्पा कौन है? वह कोई चरवाहा है या कोई कुलीन? युवा है या वृद्ध? ठिगना है या लंबा? उसका वर्णन कीजिए, ताकि यदि हम समाज में उससे मिल जाए, जैसे जहाँ सबोगार या लारा, तो कम से कम हम उसे पहचान सकें। यदि आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं, महामहिम, तो आप मुझसे बेहतर सूचनादाता नहीं पा सकते, सिग्नोर पास्त्रीनी ने कहा, क्योंकि मैंने लुइजी वाम्पा को बाल्यावस्था से जाना है। एक दिन जब मैं स्वयं फेरेंतिनो से अलात्रे जाते हुए उसके हाथ लग गया, तो सौभाग्य से उसने हमारी पुरानी जान पहचान को याद कर लिया। उसने न केवल मुझे बिना फिरौती लिए छोड़ दिया, बल्कि मुझे एक अत्यंत सुंदर घड़ी भेंट की और अपनी जीवन कथा भी सुनाई। घड़ी दिखाइए, अल्बेर ने कहा। सिग्नोर पास्त्रिनी ने अपनी जेब से एक भव्य ब्रेगुए निकाली, जिस पर निर्माता का हस्ताक्षर था और जिस पर पेरिस की मुहर तथा एक काउंट का मुकुट अंकित था। यह रही, उसने कहा। कम वक्त, अल्बेर ने कहा। मैं आपको बधाई देता हूं, मेरे पास भी लगभग वैसी ही एक है। उसने अपनी घड़ी निकाली और वह मुझे 3,000 फ्रॉक में पड़ी थी। अब कहानी सुनाइए, फ्रांज ने कहा, एक कुर्सी खींचते हुए और सिग्नोर पास्त्रीनी को बैठने का संकेत देते हुए। क्या महामहिमों की अनुमति है? कृपया, अल्बेर ने कहा। आप कोई उपदेशक नहीं हैं, मेरे प्रिय, कि आपको खड़े होकर बोलना पड़े। होटल का मालिक आदरपूर्वक झुककर बैठ गया, इस निश्चय के साथ कि वह अपने श्रोताओं को लुइजी वाम्पा के विषय में जो कुछ भी वे जानना चाहें, बताने के लिए पूर्णतः तैयार है। अब, फ्रांज ने कहा, सिग्नोर पास्त्रीनी को ठीक उसी क्षण रोकते हुए जब वह बोलने ही वाले थे, आप कहते हैं कि आप लुइजी वाम्पा को उसके बचपन से जानते थे। इसका अर्थ यह है कि वह अब भी एक युवा ही होगा। एक युवा, निश्चय ही। वह मुश्किल से 22 वर्ष का है। ओह, चिंता न कीजिए, वह ऐसा युवक है जो बहुत आगे जाएगा। इस पर तुम्हारा क्या कहना है, अल्बेर? फ्रांज ने कहा। 20-22 वर्ष की आयु में ही प्रसिद्ध हो जाना, यह कोई छोटी बात तो नहीं है ना? निस्संदेह। और उसकी उम्र में तो अलेक्जेंडर, सीजर और नेपोलियन, जिन्होंने बाद में एक विशेष ख्याति प्राप्त की, इतनी दूर तक भी नहीं पहुंचे थे। तो फ्रांज ने सराय वाले की ओर मुड़ते हुए कहा, जिस नायक की कथा हम सुनने वाले हैं, वह केवल 22 वर्ष का है। मुश्किल से, जैसा कि मुझे अब भी आपको बताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह ठिगना है या लंबा? मध्यम कद का, लगभग महामहिम के समान? पास्त्रीनी ने उत्तर दिया, अल्बेर की ओर संकेत करते हुए। इस तुलना के लिए धन्यवाद, अल्बेर ने झुककर कहा। आगे कहिए, सिग्नोर पास्त्रीनी। फ्रांज ने अपने मित्र की संवेदनशीलता पर मुस्कुराते हुए आग्रह किया। और वह समाज के किस वर्ग से है? वह एक साधारण चरवाहा था, जो सैन फेलिचे के काउंट के खेत से जुड़ा हुआ था, जो पालेस्त्रीना और गैब्री झील के बीच स्थित है। उसका जन्म पाम्पिनारा में हुआ था और उसने 5 वर्ष की आयु में काउंट की सेवा में प्रवेश किया। उसका पिता स्वयं अनानी में एक चरवाहा था। उसके पास अपनी एक छोटी सी भेड़ों की टोली थी और वह अपनी भेड़ों की ऊन और भेड़ियों के दूध से जीवन यापन करता था, जिन्हें वह रोम में बेचने लाया करता था। बाल्यावस्था से ही छोटे वाम्पा का स्वभाव असामान्य था। एक दिन 7 वर्ष की आयु में वह पालेस्त्रीना के पादरी के पास गया और उसे पढ़ना सिखाने की प्रार्थना की। यह सरल नहीं था, क्योंकि युवा चरवाहा अपनी भेड़ों को छोड़ नहीं सकता था। पर वह भला पादरी प्रतिदिन एक छोटे से गांव में प्रार्थना करने जाया करता था, जो इतना छोटा था कि वह अपने लिए पादरी भी नहीं रख सकता था। उसका कोई नाम तक नहीं था और वह केवल इल बोर्गो के नाम से जाना जाता था। लौटते समय वह लुइजी को मार्ग में प्रतीक्षा करने को कहता और उसे पाठ पढ़ाता, यह चेतावनी देते हुए कि पाठ छोटा होगा और उसे उसका पूरा लाभ उठाना होगा।
बालक ने प्रसन्नता से यह प्रस्ताव स्वीकार किया। हर दिन लुइजी अपनी भेड़ों को पालेस्त्रीना और इल बोर्गो के बीच के मार्ग पर चराने ले जाता। प्रतिदिन प्रातः 9 बजे पादरी वहां से गुजरता। पादरी और बालक खाई के किनारे बैठ जाते और छोटा चरवाहा पादरी के ब्रेवियरी से अपना पाठ सीखता। 3 महीनों में वह पढ़ना सीख गया। पर यह सब नहीं था, अब उसे लिखना सीखना था। पादरी ने रोम में एक शिक्षक से लिखावट के 3 वर्णमालाएं बनवाईं, एक बड़ी, एक मध्यम और एक छोटी, और लुइजी को दिखाया कि यदि वह स्लेट पर धातु की नोक से इन अक्षरों को उतारे तो लिखना सीख सकता है। उसी संध्या जब भेड़ों को वापस खेत में पहुंचा दिया गया, छोटा वाम्पा पालेस्त्रीना के तालासाज के यहां गया। एक बड़ा कील लिया, उसे भट्ठी में गर्म किया, हथौड़े से पीटा, उसे आकार दिया और एक प्राचीन शैली की लेखनी बना ली। अगले दिन उसने कुछ स्लेटें इकट्ठी की और काम में लग गया। 3 महीनों में वह लिखना सीख गया। पादरी उसकी बुद्धिमत्ता से चकित और उसकी लगन से द्रवित होकर उसे कई कॉपियां, कलमों का एक पुलिंदा और एक चाकू भेंट में दिया। इसके लिए और अभ्यास चाहिए था, पर यह उसके पहले किए गए कार्यों की तुलना में कुछ भी नहीं था। 1 सप्ताह बाद वह कलम से उतनी ही अच्छी तरह लिख सकता था जितनी अपनी धातु की लेखनी से। पादरी ने यह कथा सैन फेलिचे के काउंट को सुनाई, जिसने छोटे चरवाहे को देखने की इच्छा की। उससे अपने सामने पढ़वाया और लिखवाया। अपने प्रबंधक को आदेश दिया कि उसे नौकरों के साथ भोजन कराया जाए और उसे मासिक 2 प्यास्त्र दिए। इस धन से लुइजी ने पुस्तकें और पेंसिलें खरीदीं। वास्तव में जिस अनुकरण शक्ति से वह संपन्न था, उसे उसने हर वस्तु पर लागू किया और युवा जियोटो की भांति वह अपनी भेड़ों, वृक्षों और घरों को स्लेट पर उकेरता। फिर अपने चाकू की नोक से उसने लकड़ी तराशनी शुरू की और उसे विभिन्न रूप देने लगा। इसी प्रकार लोकप्रिय मूर्तिकार पिनेल्ली ने भी आरंभ किया था। 6 या 7 वर्ष की एक लड़की, अर्थात वाम्पा से कुछ छोटी, पालेस्त्रीना के पास के एक खेत में भेड़ें चराती थी। वह एक अनाथ थी जिसका नाम तेरेजा था और जो वालमोंतोने में जन्मी थी। दोनों बच्चे मिलने लगे। वे पास पास बैठते, अपनी भेड़ों को साथ साथ चरने देते और स्वयं बातें करते, हंसते और खेलते। फिर संध्या को वे सैन फेलिचे के काउंट की भेड़ों को बारोन चेरवेत्री की भेड़ों से अलग करते, विदा लेते और अगले दिन मिलने का वचन देकर अपने अपने खेतों की ओर लौट जाते। अगले दिन वे अपना वचन निभाते और इस प्रकार वे साथ साथ बड़े होने लगे। समय के साथ वाम्पा 12 वर्ष के निकट पहुंच गया और छोटी तेरेजा 11 की। इसी बीच उनके स्वाभाविक स्वभाव विकसित हो रहे थे। कलाओं के प्रति जिस रुचि को लुइजी ने एकांत में जितना संभव था उतना विकसित कर लिया था, उसके साथ साथ उसका स्वभाव कभी उदास, कभी तीव्र भावुक, कभी अचानक क्रोधित और सदैव व्यंग्यपूर्ण था। पाम्पिनारा, पालेस्त्रीना या वालमोंतोने का कोई भी लड़का उस पर प्रभाव नहीं डाल सका, न ही उसका साथी बन सका। उसका हठीला स्वभाव, जो सदैव मांग करता था और कभी रत्ती भर भी रियायत देना नहीं चाहता था, हर मित्रता और सहानुभूति को दूर धकेल देता था। केवल तेरेजा ही एक शब्द, एक दृष्टि या एक संकेत से इस उग्र स्वभाव को नियंत्रित कर सकती थी। वह स्त्री के हाथ के आगे झुक जाता था, पर किसी पुरुष के हाथ के नीचे टूट जाने तक अकड़ जाता। इसके विपरीत तेरेजा चंचल, प्रसन्न और जीवंत थी, पर अत्यंत चुलबुली भी। सैन फेलिचे के काउंट के प्रबंधक से मिलने वाले 2 प्यास्त्र और उन छोटी छोटी लकड़ी की कृतियों का मूल्य, जिन्हें लुइजी रोम के खिलौनों के बाजार में बेचता था, मोती के झुमकों, कांच की मालाओं और सोने की पिनों में खर्च हो जाता था। अपने युवा मित्र की उदारता के कारण तेरेजा रोम के आसपास के समस्त प्रदेश में सबसे सुंदर और सबसे सुसज्जित किसान लड़की बन गई थी। दोनों बच्चे साथ साथ बढ़ते रहे, अपने सारे दिन एक दूसरे के साथ बिताते हुए और अपने स्वभाव की आदिम प्रवृत्तियों के आगे स्वयं को स्वतंत्र रूप से समर्पित करते हुए।
इस प्रकार अपनी बातचीत, अपनी आकांक्षाओं और अपने स्वप्नों में वाम्पा स्वयं को कभी जहाज का कप्तान, कभी सेना का सेनापति या कभी किसी प्रांत का राज्यपाल देखता। तेरेजा स्वयं को धनी, सबसे सुंदर वस्त्रों में सजी हुई और वर्दीधारी सेवकों से घिरी हुई कल्पना करती। फिर जब वे दिन भर अपने भविष्य को इन उज्ज्वल और मूर्खतापूर्ण अलंकरणों से काटते रहते, तो संध्या को वे अलग हो जाते, भेड़ों को अपने अपने बाड़ों में ले जाते और अपने स्वप्नों की ऊंचाइयों से अपने विनम्र यथार्थ में गिर पड़ते। एक दिन युवा चरवाहे ने काउंट के प्रबंधक से कहा कि उसने ला साबिना के पर्वतों से एक भेड़िया उतरते और झुंड के आसपास मंडराते देखा है। प्रबंधक ने उसे एक बंदूक दे दी। यही वह वस्तु थी जिसकी वाम्पा को चाह थी। संयोग से यह बंदूक ब्रेशिया की बनी एक उत्कृष्ट कृति थी, जिसकी मार अंग्रेजी कार्बाइन जितनी दूर तक जाती थी। पर एक दिन काउंट ने एक घायल लोमड़ी को मारते समय उसका कुंदा तोड़ दिया था और उसे कबाड़ में फेंक दिया गया था। लकड़ी तराशने वाले वाम्पा के लिए यह कोई कठिनाई नहीं थी। उसने मूल ढांचे का अध्ययन किया, निशाने को अपने अनुसार समायोजित किया और एक नया कुंदा बनाया, जिसे उसने इतनी सुंदरता से तराशा कि यदि वह केवल लकड़ी को ही बेचना चाहता, तो नगर में उससे निश्चय ही 15 या 20 प्यास्त्र प्राप्त कर सकता था। पर युवक का उसमें कोई रुचि नहीं थी। वह बहुत समय से एक बंदूक का स्वप्न देख रहा था। हर उस देश में जहां स्वतंत्रता के स्थान पर आत्मनिर्भरता ले लेती है, किसी भी सशक्त बुद्धि और दृढ़ शरीर वाले व्यक्ति की पहली आवश्यकता एक हथियार की होती है, जो आक्रमण और रक्षा दोनों में काम आ सके और जो अपने धारक को भयावह बनाकर उसे प्रायः दूसरों के लिए आतंक का कारण बना दे। इस समय से वाम्पा ने अपने सभी खाली क्षण बंदूक चलाने का अभ्यास करने में लगा दिए। उसने बारूद और गोलियां खरीदी और हर वस्तु को निशाना बनाया। ला साबिना की ढलानों पर उदास धूसर और सिमटा हुआ खड़ा जैतून का पेड़, सांझ के समय अपने बिल से निकलकर रात्रि का शिकार शुरू करने वाली लोमड़ी, आकाश में फिसलता हुआ उकाब। वह शीघ्र ही इतना निपुण हो गया कि तेरेसा, जिसे आरंभ में गोली की आवाज से भय लगता था, वह भय छोड़ बैठी और अपने मित्र को ठीक वही निशाना लगाते देखकर प्रसन्न होने लगी, मानो उसने गोली को अपने हाथ से रख दिया हो। एक शाम वास्तव में एक भेड़िया उस देवदार के जंगल से निकला, जिसके पास वे युवक प्रायः ठहरते थे। खुले में 10 कदम भी नहीं चला था कि वह मर चुका था। वाम्पा अपनी दक्षता पर गर्व करते हुए उसके शव को कंधों पर डालकर खेत में ले आया। इन सब बातों ने लुइजी को उस क्षेत्र में एक विशेष प्रतिष्ठा दिला दी। श्रेष्ठ प्राणी जहां भी हो, अपने आप प्रशंसकों का समूह बना लेता है। लोग युवा चरवाहे की चर्चा 10 लीग तक के क्षेत्र में सबसे कुशल, सबसे शक्तिशाली और सबसे साहसी किसान के रूप में करने लगे। और यद्यपि तेरेसा को उससे भी अधिक दूरी तक ला साबिना की सबसे सुंदर लड़कियों में गिना जाता था, फिर भी किसी ने उससे प्रेम की बात करने का साहस नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि वह वाम्बा से प्रेम करती है। इसके बावजूद उन दोनों युवकों ने कभी एक दूसरे से अपने प्रेम की घोषणा नहीं की थी। वे साथ साथ ऐसे बड़े हुए थे जैसे दो वृक्ष जिनकी जड़ें धरती के नीचे मिलती हैं, जैसे उनकी डालियां ऊपर और उनकी सुगंध वायु में। फिर भी एक दूसरे को देखने की उनकी इच्छा समान थी। यह इच्छा एक आवश्यकता बन चुकी थी और वे एक दिन के वियोग की अपेक्षा मृत्यु को अधिक सहज समझ सकते थे। तेरेसा 16 वर्ष की थी और वाम्पा 17 का। इसी समय लोगों में लेपिनी पर्वतों में एकत्र हो रहे डाकुओं के गिरोह की बहुत चर्चा होने लगी। रोम के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से डकैती कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। कभी कभी नेताओं की कमी हो सकती है, पर जब कोई नेता प्रकट होता है तो उसके पीछे चलने वाले डाकुओं की कमी शायद ही कभी होती है। प्रसिद्ध कुकुमेत्तो, जिसे अब्रूजी में खदेड़ा गया था, नेपल्स के राज्य से निकाल दिया गया था, जहां वह एक वास्तविक युद्ध चला रहा था। गरीलियानों को मैनफ्रेड की भांति पार कर
सोन्निनो और जुपेरनो के बीच अमासिना के तट पर शरण लेने आ पहुंचा। यहाँ उसने डाकुओं के एक गिरोह को पुनर्गठित करना शुरू किया, तेचेसारिस और गास्पारोने के पद चिन्हों पर चलते हुए, जिन्हें वह शीघ्र ही पीछे छोड़ने की आशा करता था। पालेस्त्रीना, फ्रास्कती और पाम्पिनारा के कई युवक गायब हो गए। प्रारंभ में लोग उनके लिए चिंतित हुए, पर शीघ्र ही ज्ञात हुआ कि वे कुकुमेत्तो के गिरोह में शामिल हो गए थे। शीघ्र ही कुकुमेत्तो स्वयं सबके ध्यान का केंद्र बन गया। उसके नाम से अद्भुत साहसिक कृत्य भी जोड़े गए और घृणित क्रूरता भी। एक दिन उसने फ्रोसिनोने के भूमिमापक की बेटी का अपहरण कर लिया। डाकुओं के बीच नियम स्पष्ट है, कोई भी लड़की उसी की होती है जो पहले उसका अपहरण करता है। इसके बाद अन्य लोग उसके लिए पर्ची डालते हैं और वह दुर्भाग्यशाली प्राणी पूरे गिरोह की वासना को संतुष्ट करती रहती है, जब तक कि डाकू उसे छोड़ न दें या वह मर न जाए। यदि माता पिता उसे छुड़ाने के लिए पर्याप्त धनवान हो, तो डाकू फिरौती पर बातचीत के लिए एक दूत भेजते हैं। कैदी का जीवन उस दूत की सुरक्षा की गारंटी होता है। यदि फिरौती से इनकार कर दिया जाए, तो कैदी का भाग्य अपरिवर्तनीय रूप से निश्चित हो जाता है। उस लड़की का कुकुमेत्तो के गिरोह में एक प्रेमी था। उसका नाम कार्लिनी था। जब उसने उस युवक को पहचाना, तो उसने उसकी ओर बाहें फैलाईं और समझा कि वह बच गई है। परंतु अभागा कार्लिनी, जब उसने भी उसे पहचाना, तो उसका हृदय टूट गया, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि उसके लिए क्या नियति निर्धारित है। फिर भी, क्योंकि वह कुकुमेत्तो का प्रिय था, 3 वर्षों से उसके साथ हर संकट साझा कर चुका था और एक काराबिनियरी को गोली मारकर उसका जीवन बचा चुका था, जिसकी तलवार पहले ही कुकुमेत्तो के सिर पर उठ चुकी थी। उसने आशा की कि उसका सरदार उस पर दया करेगा, इसलिए उसने उसे एक ओर ले जाकर सब कुछ बता दिया। कैदी के प्रति अपने प्रेम के बारे में, उनकी निष्ठा की प्रतिज्ञाओं के बारे में, और यह कि जब जब वे उस क्षेत्र में रहे, हर रात किसी खंडहर में मिले थे। उसी शाम, जैसा हुआ, कुकुमेत्तो ने कार्लिनी को एक पड़ोसी गांव भेज दिया था, इसलिए वह अपने मिलने के समय पर नहीं पहुंच सका। पर कुकुमेत्तो उसके कथनानुसार संयोगवश वहां चला गया और इसी प्रकार उसने लड़की का अपहरण किया। कार्लिनी ने अपने नेता से विनती की कि वह उसके लिए अपवाद करे और रीता का सम्मान रखे, ये बताते हुए कि उसका पिता धनी है और अच्छी फिरौती देगा। कुक्कू मित्तो ने अपने मित्र की प्रार्थनाओं के आगे झुकने का आभास दिया और उसे आदेश दिया कि वह किसी चरवाहे को खोजे, जिसे वे रीता के पिता के पास पड़ोसिनों ने भेज सकें। यह सुनकर कार्लिनी आनंदपूर्वक लड़की के पास गया, उसे बताया कि वह बच गई है और उससे उसके पिता के नाम एक पत्र लिखने को कहा, जिसमें जो हुआ था वह बताया जाए, और यह भी कि उसकी फिरौती 300 प्यास्त्र निश्चित की गई है। पिता को केवल 12 घंटे दिए गए, अर्थात अगले प्रातः 9 बजे तक। पत्र लिखे जाने के बाद कार्लिनी उसे तुरंत लेकर घाटी में उतर गया, ताकि कोई दूत मिल सके। उसे एक युवा चरवाहा मिला जो अपने झुंड को बाड़े की ओर ले जा रहा था। चरवाहे स्वभाव से डाकुओं के दूत होते हैं, क्योंकि वे नगर और पर्वत के बीच, सभ्य जीवन और जंगलीपन के बीच रहते हैं। वह युवा चरवाहा तुरंत चल पड़ा और 1 घंटे के भीतर फ्रोसिनो ने पहुंचने का वचन दिया, जबकि कार्लिनी प्रसन्नतापूर्वक अपनी प्रेमिका के पास लौट आया, उसे यह शुभ समाचार सुनाने के लिए। उसने गिरोह के अन्य सदस्यों को उसी मैदान में पाया, जहां वे हंसी खुशी उन राशनों का भोजन कर रहे थे, जिन्हें डाकू किसानों से साधारण कर के रूप में वसूलते थे। उन आनंद मनाने वालों के बीच उसने कुकुमेत्तो और रीता को व्यर्थ खोजा। उसने पूछा कि वे कहाँ हैं, पर डाकुओं ने उत्तर में जोरदार ठहाका लगाया। कार्लिनी के माथे पर ठंडा पसीना फूट पड़ा और उसे खोपड़ी में सिहरन सी महसूस हुई। उसने प्रश्न दोहराया। भोजन कर रहे लोगों में से एक ने
और विएतो की शराब से भरा गिलास लेकर उसकी ओर बढ़ाया और कहा, साहसी कुकुमेत्तो और सुंदर रीता के स्वास्थ्य के नाम। उसी क्षण कार्लिनी को लगा कि उसने किसी स्त्री की चीख सुनी। उसने अनुमान लगा लिया कि क्या हुआ है। उसने गिलास लिया, उसे पेश करने वाले के चेहरे पर तोड़ दिया और उस दिशा में दौड़ पड़ा जहां से चीख आई थी। लगभग 100 गज दूर, झाड़ियों के उस पार, उसने रीता को कुकुमेत्तो की बाहों में मूर्छित पाया। कार्लिनी को देखते ही कुकुमेत्तो दोनों हाथों में पिस्तौल ली खड़ा हो गया। दोनों डाकू एक दूसरे को घूरते रहे। एक के होठों पर वासना भरी मुस्कान थी, दूसरे के माथे पर मृत्यु सा पीलापन। ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों पुरुषों के बीच कुछ भयानक घटित होने वाला है। किंतु धीरे धीरे कार्लिनी के चेहरे की कठोरता ढीली पड़ी और जिस हाथ को वह अपनी कमर की एक पिस्तौल की ओर ले गया था, वह ढलकर उसके पास आ गया। रीता उन दोनों के बीच पड़ी थी और दृश्य चांदनी से आलोकित था। तो कुकुमेत्तो ने कहा, क्या तुमने मेरे आदेश पूरे कर दिए? हाँ कप्तान, कार्लिनी ने उत्तर दिया। कल 9 बजे से पहले रीता का पिता धन लेकर यहाँ आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तब तक हम एक सुखद रात बिताएंगे। यह लड़की मनोहर है और तुम्हारे स्वाद के लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, कार्लिनी। इसीलिए, क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, हम अपने साथियों के पास लौटेंगे और पर्ची डालेंगे कि अगला अवसर किसे मिलेगा। तो तुमने उसे सामूहिक नियम के हवाले करने का निश्चय कर लिया है? उसके पक्ष में अपवाद क्यों किया जाए? मैंने समझा था कि मेरी प्रार्थना। और क्या तुम दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण हो? ठीक है, शांत रहो, कुकुमेत्तो ने हंसते हुए कहा। देर सबेर तुम्हारी भी बारी आएगी। कार्लिनी के दांत मानो टूट जाने तक भींच गए थे। चलो, कुकुमेत्तो ने भोज की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए कहा। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। कुकुमेत्तो कालिनी को दृष्टि से ओझल किए बिना आगे बढ़ गया, निस्संदेह यह आशंका करते हुए कि कहीं वह पीछे से वार न कर दे। पर डाकू के आचरण में किसी शत्रुता का संकेत नहीं था। वह बाहें मोड़े खड़ा था, रीता के शरीर के पास, जिसे अब तक होश नहीं आया था। एक क्षण के लिए कुकुमेत्तो को लगा कि युवक उसे बाहों में उठाकर भाग सकता है। वैसे अब इससे उसे विशेष अंतर नहीं पड़ता था। वह रीता से जो चाहता था, पा चुका था, और धन की दृष्टि से भी 300 पिस्तौल सब में बंटकर इतने कम हो जाते थे कि उसे उनकी परवाह नहीं थी। इसलिए वह उस खुले स्थान की ओर बढ़ता रहा जहां उसके बड़े आश्चर्य के लिए कार्लिनी लगभग उसी समय पहुंचा। पर्ची डालो, पर्ची डालो, डाकुओं ने अपने सरदार को देखते ही चिल्लाया। इन सबकी आंखें मदिरा और वासना से चमक रही थीं और आग की लपटें चारों ओर खड़ी आकृतियों पर लाल प्रकाश डाल रही थीं, जिससे वे दानवों के समान प्रतीत हो रहे थे। उनकी मांग नियमों के भीतर थी, इसलिए सरदार ने सहमति में सिर हिलाया। सभी नाम एक टोपी में डाले गए, कार्लिनी का भी। और गिरोह के सबसे छोटे सदस्य ने एक पर्ची निकाली। उस पर्ची पर दियावोलाच्चो का नाम लिखा था। यह वही व्यक्ति था जिसने सरदार के स्वास्थ्य का प्रस्ताव रखा था और जिसके चेहरे पर कार्लिनी ने गिलास तोड़ दिया था। उसके कनपटी से मुंह तक फैली लंबी कट से रक्त अब भी बह रहा था। जब उसने देखा कि भाग्य ने उसका साथ दिया है, तो दियावोलाच्चो ठहाका मारकर हंस पड़ा। कप्तान, उसने कहा, थोड़ी देर पहले कार्लिनी आपके स्वास्थ्य के नाम नहीं पीना चाहता था, इसलिए सुझाव देता हूं कि वह मेरे नाम पी ले। शायद वह आपके लिए उतना उदार हो जितना मेरे लिए नहीं था। सबको कार्लिनी से किसी विस्फोट की आशा थी, पर सबके आश्चर्य के लिए उसने एक हाथ में गिलास और दूसरे में बोतल ली। गिलास भरते हुए उसने पूर्णतः शांत स्वर में कहा, तुम्हारे स्वास्थ्य के नाम, दियावोलाच्चो। उसने बिना हाथ कांपाए गिलास खाली किया और फिर आग के पास बैठकर बोला, मेरा भोजन कहाँ है? जो दौड़ मैं अभी लगाकर आया हूं,
उससे भूख लग गई है। कार्लिनी अमर रहे! डाकुओं ने चिल्लाया। अब समय आ गया। ऐसे ही साथी की तरह बात स्वीकार की जाती है। सब फिर आग के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए, जबकि दियावोलाच्चो चला गया। कार्लिनी ऐसे खाता पीता रहा मानो कुछ भी ना हुआ हो। डाकू एक दूसरे की ओर विस्मय से देख रहे थे, इस निर्विकारता को समझ नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने पीछे जमीन पर भारी कदमों की आहट सुनी। मुड़कर देखा तो दियावोलाच्चो लड़की को बाहों में उठाए आ रहा था। उसका सिर पीछे की ओर ढुलका हुआ था और उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। जैसे जैसे वे आग के प्रकाश के निकट आए, दर्शकों ने लड़की की पीली कांति और डाकू की पीली कांति देखी। इस दृश्य में कुछ इतना विचित्र और गंभीर था कि कार्लिनी को छोड़कर सब खड़े हो गए। वह बैठा रहा और ऐसे खाता पीता रहा जैसे कुछ घट ही न रहा हो। गहन मौन में दियावोलाच्चो आगे बढ़ता गया और रीता को सरदार के पैरों के पास रख दिया। तभी सब समझ गए कि लड़की और डाकू की पीलापन का कारण क्या था। रीता की बाईं छाती के नीचे मूठ तक ढंसा हुआ एक चाकू था। सबकी निगाहें कार्लिनी पर टिक गईं। उसकी कमर में म्यान खाली थी। आह! सरदार ने कहा। अब मैं समझा कि कार्लिनी पीछे क्यों रह गया था। हर जंगली स्वभाव दृढ़ कृत्य की सराहना कर सकता है। शायद किसी और डाकू ने वह न किया होता जो कार्लिनी ने अब भी किया था, पर सभी ने उसे समझ लिया। तो कार्लिनी ने उठते हुए कहा और पिस्तौल की मूठ पर हाथ रखकर शव की ओर बढ़ा। क्या अब भी कोई स्त्री के लिए मुझसे विवाद करना चाहता है? नहीं, सरदार ने कहा, वह तुम्हारी है। तब कार्लिनी ने स्वयं उसे बाहों में उठाया और आग की लपटों के प्रकाश से बाहर ले गया। कुकुमेत्तो ने सदा की भांति पहरेदार तैनात किए और डाकू अपने चोगों में लिपटे आग के चारों ओर सो गए। आधी रात को पहरेदार ने खतरे का संकेत दिया और तुरंत सरदार तथा उसके साथी खड़े हो गए। स्वयं रीता का पिता आ पहुंचा था और अपनी बेटी की फिरौती लाया था। यह लो, उसने धन की थैली कुकुमेत्तो को देते हुए कहा। यह 300 पिस्तौल हैं। अब मेरी बेटी मुझे लौटा दो। पर सरदार ने धन लिए बिना उसे अपने पीछे आने का संकेत किया। बूढ़े ने आज्ञा मानी और दोनों पेड़ों के नीचे शाखाओं से छंती छाननी में आगे बढ़े। अंततः कुकुमेत्तो रुका और एक वृक्ष के नीचे साथ बैठे दो व्यक्तियों की ओर संकेत किया। वहां उसने बूढ़े से कहा, अपनी बेटी के लिए कार्लिनी से पूछो, वही तुम्हें बताएगा। और वह समूह की ओर लौट गया। बूढ़ा वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। उसे लगा कि कोई अज्ञात, विशाल और अभूतपूर्व विपत्ति उस पर टूटने वाली है। अंततः वह कुछ कदम उस धुंधले समूह की ओर बढ़ा जिसे वह मुश्किल से पहचान पा रहा था। उसकी आहट पर कार्लिनी ने सिर उठाया और दोनों आकृतियों का रूप बूढ़े की आंखों के सामने स्पष्ट होने लगा। एक स्त्री जमीन पर लेटी थी। उसका सिर एक बैठे हुए पुरुष की गोद में टिका था, जो उस पर झुका हुआ था। जब उसने ऊपर देखा तो उसने उस स्त्री का चेहरा प्रकट किया जिसे वह अपनी छाती से लगाया था। बूढ़े ने अपनी बेटी को पहचाना और कार्लिनी ने बूढ़े को। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, डाकू ने रीता के पिता से कहा। दुष्ट प्राणी, बूढ़े ने कहा, तुमने क्या किया है? और उसने भय से रीता की ओर देखा, जो पीली, निश्चल, रक्त रंजित पड़ी थी। उसकी छाती में चाकू नसा था। चांदनी की एक किरण उस पर पड़ी और दृश्य को अपनी फीकी रोशनी से आलोकित कर दिया। कुकुमेत्तो ने तुम्हारी बेटी का अपमान किया, डाकू ने कहा, और क्योंकि मैं उससे प्रेम करता था, मैंने उसे मार डाला, क्योंकि उसके बाद वह पूरे गिरोह की वासना की वस्तु बनती। बूढ़ा कुछ न बोला, पर भूत की तरह पीला पड़ गया। अब कार्लिनी ने कहा, यदि मैंने गलत किया हो तो इसका बदला लो।
ये कहकर उसने युवती की छाती से चाकू निकाला, उठ खड़ा हुआ और एक हाथ से वह चाकू बूढ़े को सौंपते हुए दूसरे हाथ से कमीज खोलकर अपनी नग्न छाती उसके सामने कर दी। तुमने ठीक किया, बूढ़े ने सपाट स्वर में कहा। मुझे गले लगा लो, मेरे पुत्र। कार्लिनी सिसकते हुए अपनी प्रेयसी के पिता की बाहों में गिर पड़ा। ये उस रक्त रंजित मनुष्य के जीवन के पहले आंसू थे। अब, बूढ़े ने उससे कहा, मेरी बेटी को दफनाने में मेरी सहायता करो। कार्लिनी दो फावड़े लेने गया। फिर पिता और प्रेमी उस ओक के पेड़ के नीचे खोदने लगे, जिसकी घनी पत्तियां युवती की कब्र को ढक लेती। जब कब्र तैयार हो गई, तो पहले पिता ने उसे चूमा, फिर प्रेमी ने। इसके बाद एक ने उसके पैरों से और दूसरे ने कंधों के नीचे से पकड़कर उसे कब्र में उतारा। फिर वे दोनों एक एक और घुटनों के बल बैठ गए और मृतकों की प्रार्थना पढ़ी। वह समाप्त होने पर उन्होंने मिट्टी फावड़े से वापस डालनी शुरू की, यहां तक कि कब्र भर गई। तब बूढ़े ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, धन्यवाद मेरे पुत्र, अब मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन, कार्लिनी ने कहा, मैं तुम्हें जाने का आदेश देता हूं। कार्लिनी ने आज्ञा मानी, अपने साथियों के पास लौट गया, अपने चोगे में लिपट गया और शीघ्र ही ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह भी दूसरों की तरह गहरी नींद में सो गया हो। पिछले दिन यह निश्चय किया गया था कि वे डेरा बदलेंगे। भोर से 1 घंटा पहले कुकुमेत्तो ने अपने लोगों को जगाया और प्रस्थान का आदेश दिया। पर कार्लिनी रीता के पिता के साथ क्या हुआ, यह जाने बिना जंगल छोड़ना नहीं चाहता था। वह उस स्थान पर गया जहां उसने उसे छोड़ा था और वहां उसने बूढ़े को उसी ओक की एक शाखा से लटका पाया, जिसकी छाया में उसकी बेटी की कब्र थी। तब कार्लिनी ने एक के शव और दूसरी की कब्र पर यह शपथ ली कि वह दोनों का बदला लेगा। पर वह अपनी शपथ पूरी न कर सका, क्योंकि 2 दिन बाद रोमन काराबिनियरियों के साथ एक मुठभेड़ में कार्लिनी मारा गया। एकमात्र आश्चर्य की बात यह थी कि यद्यपि वह शत्रु की ओर मुख किए हुए था, उसे पीछे से गोली लगी। पर किसी को अब आश्चर्य नहीं हुआ जब डाकुओं में से एक ने अपने साथियों को बताया कि जिस क्षण कार्लिनी गिरा, कुकुमेत्तो उससे 10 गज पीछे खड़ा था। फ्रोसिनोने के जंगल से उनके प्रस्थान की सुबह उसने अंधेरे में कार्लिनी का पीछा किया था। उसकी शपथ सुनी थी और सतर्क व्यक्ति होने के कारण पहले वार करने का निश्चय कर लिया था। उस भयानक डाकू सरदार के विषय में इससे कम असाधारण नहीं, ऐसी 10 और कथाएं कही जाती थीं। इसलिए फोंदी से लेकर पेरूजिया तक कुकुमेत्तो का नाम सुनते ही सब कांप उठते थे। ये कथाएं अक्सर लुइजी और तेरेजा की बातचीत का विषय बनती थीं। लड़की उनसे बहुत डर जाती, पर वाम्पा मुस्कान के साथ उसे ढाढ़स देता और अपनी सटीक निशाना लगाने वाली सुंदर बंदूक पर हाथ रखता। फिर भी यदि उसका मन शांत ना होता, तो वह किसी सूखी डाल पर बैठे कौए की ओर संकेत करता, निशाना साधता और गोली चलाता। वह प्राणी पेड़ के नीचे गिर पड़ता। समय बीतता गया। दोनों युवकों ने यह निश्चय किया था कि वाम्पा 20 का और तेरेजा 19 की होने पर विवाह करेंगे। दोनों अनाथ थे, इसलिए उन्हें अपने स्वामियों के अतिरिक्त किसी से अनुमति नहीं लेनी थी। उन्होंने अनुमति मांगी और वह दे दी गई। एक दिन जब वे भविष्य के विषय में बात कर रहे थे, उन्होंने 2-3 गोलियों की आवाज सुनी। तभी अचानक उस जंगल से, जिसके पास वे प्रायः अपनी भेड़ें चराते थे, एक व्यक्ति निकला और उनकी ओर दौड़ा। पास पहुंचते ही वह चिल्लाया, मेरा पीछा किया जा रहा है, क्या तुम मुझे छिपा सकते हो? युवक युगल ने सहज ही समझ लिया कि यह भगोड़ा किसी प्रकार का डाकू होगा। पर किसान और रोमन डाकू के बीच एक जन्मजात सहानुभूति होती है, जिसके कारण पहला सदैव दूसरे की सहायता को तत्पर रहता है। इसलिए बिना कुछ कहे वाम्पा उस पत्थर के पास दौड़ा जो उनकी गुफा के प्रवेश को ढकता था। पत्थर को हटाकर द्वार खोला।
भगौड़े को उस शरण में छिपने का संकेत किया जिसे कोई नहीं जानता था। फिर पत्थर वापस रख दिया और तेरजा के पास आकर बैठ गया। लगभग तुरंत ही 4 काराबिनियरी घोड़ों पर सवार होकर जंगल के किनारे प्रकट हुए। 3 भगोड़े का पीछा करते प्रतीत होते थे। चौथा एक डाकू को कैदी बनाकर उसकी गर्दन में रस्सी डालकर ले जा रहा था। पहले तीनों ने चारों ओर दृष्टि डाली, दोनों युवकों को देखा, उनकी ओर बढ़े और उनसे प्रश्न करने लगे। उन्होंने कुछ नहीं देखा था। यह खेदजनक है, ब्रिगेडियर ने कहा, क्योंकि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वह सरदार है। कुकुमेत्तो, लुइजी और तेरेजा एक साथ पुकार उठे। हाँ, ब्रिगेडियर ने कहा, और चूंकि उसके सिर पर 1000 रोमन एक्यू का इनाम है, यदि तुम उसकी गिरफ्तारी में हमारी सहायता करते तो तुम्हें 500 मिलते। युवक युवती ने एक दूसरे की ओर देखा। एक क्षण के लिए ब्रिगेडियर की आशा जाग उठी। 500 रोमन एक्यू 3000 फ्रॉन्क के बराबर होते हैं, और 3000 फ्रॉन्क दो गरीब अनाथों के लिए जो विवाह करना चाहते हो एक बहुत बड़ी धनराशि है। हाँ, ये सचमुच खेदजनक है, वाम्पा ने कहा, पर हमने उसे नहीं देखा। तब काराबिनियरी विभिन्न दिशाओं में क्षेत्र की छानबीन करने लगे, पर निष्फल रहे। इसके बाद वे एक एक कर चले गए। इसके बाद वाम्पा ने पत्थर हटाया और कुकुमेत्तो बाहर आया। अपने ग्रेनाइट द्वार की दरारों से उसने दोनों युवकों को काराबिनियरियों से बातें करते देखा था और बातचीत का अर्थ भांप लिया था। लुइजी और तेरेजा के चेहरों पर उसे उसे न सौंपने का अटल निश्चय पड़ने को मिला। इसलिए उसने अपनी जेब से सोने से भरी एक थैली निकाली और उन्हें भेंट की। पर वाम्पा ने गर्व से सिर झटका। तेरेसा की आंखें चमक उठीं जब उसने सोचा कि उस सोने की थैली से वह कितने समृद्ध आभूषण और सुंदर वस्त्र खरीद सकती है। कुकू में तो अत्यंत चतुर प्रलोभक था। उसमें शैतान ने सर्प के बजाय डाकू का रूप धारण कर लिया था। उसने उस दृष्टि को पकड़ लिया और तेरेजा में ईव की एक योग्य पुत्री को पहचान लिया। वह जंगल की ओर लौट गया, कई बार पीछे मुड़कर अपने मुक्तिदाताओं को धन्यवाद देने के बहाने। कई दिन बीत गए और न उन्होंने कुकुमेत्तो को देखा, न उसके विषय में कुछ सुना। कार्निवाल का समय निकट आ रहा था। सैन फेलिचे के काउंट ने घोषणा की कि वह एक भव्य नकाबपोश नृत्य समारोह देगा, जिसमें रोमन समाज के सबसे सुरुचिपूर्ण सदस्य आमंत्रित होंगे। तेरेजा इस नृत्य को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। लुइजी ने अपने संरक्षक प्रबंधक से अपने और तेरेजा के लिए घरेलू सेवकों के बीच छिपकर उसमें भाग लेने की अनुमति मांगी। अनुमति दे दी गई। यह नृत्य समारोह मुख्यतः काउंट की पुत्री कार्मेला को प्रसन्न करने के लिए दिया जा रहा था, जिसे वह अत्यंत स्नेह करता था। कार्मेला की आयु और कद तेरेजा के समान थे और सौंदर्य में भी तेरेजा कम नहीं थी। नृत्य की संध्या को तेरेजा ने अपना सर्वोत्तम परिधान पहना, अपनी सबसे महंगी पिनें और अपनी सबसे चमकदार कांच की मालाएं सजाईं। उसने फ्रास्काती की स्त्रियों की वेशभूषा धारण की थी। लुइजी ने उत्सव दिनों में रोमन किसान द्वारा पहने जाने वाले चित्रोपम वस्त्र पहन रखे थे। दोनों, जैसा तय हुआ था, सेवकों और किसानों के बीच मिल गए। समारोह अत्यंत भव्य था। न केवल विला स्वयं प्रकाश से जगमगा रही थी, बल्कि उद्यान के वृक्षों से हजारों रंगीन लालटेनें लटकी हुई थीं। अतिथि शीघ्र ही छज्जों पर और फिर उद्यान की गलियों में फैल गए। प्रत्येक चौराहे पर एक वाद्यवृंद, एक भोज मेज और जलपान की व्यवस्था थी। टहलने वाले रुकते, कहीं कहीं क्वाड्रिल बनती और जहां मन होता वहीं नृत्य होने लगता। कार्मेला ने सोनिनो की स्त्री का वेश धारण किया था। उसके सिर पर मोतियों से खड़ा हुआ बोनट था। बालों की पिनें सोने और हीरे की थीं। उसकी कमर पट्टी बड़े फूलों से खड़े तुर्की रेशम की थी। उसका कोट और स्कर्ट कश्मीरी थे। एप्रन भारतीय मलमल का था और उसके चोली के बटन
बहुमूल्य रत्नों के थे। उसकी दो सहेलियां नेतूनो और ला रिचिया की स्त्रियों के परिधान में सजी थीं। रोम के सबसे धनी और प्रतिष्ठित परिवारों के चार युवा पुरुष उनके साथ थे, उस इतालवी स्वच्छंदता के साथ जो दुनिया के किसी और देश में नहीं मिलती। वे अल्बानो, वेलेत्री, चिविता कास्तेल्लाना और सौरा के किसानों के वेश में थे। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि उनके किसान परिधान स्त्रियों के परिधानों की तरह सोने और बहुमूल्य रत्नों से चमक रहे थे। कार्मेला को उन्हें एक समान क्वाड्रिल में ढालने का विचार आया, पर उनके पास एक स्त्री की कमी थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अन्य किसी अतिथि का वेश उसके और उसकी संगिनियों के वेश जैसा नहीं था। तब उसने टेरेसा को देखा, जो किसान स्त्रियों के बीच लुइजी की बांह का सहारा लिए खड़ी थी। क्या मैं कर सकती हूँ पिता? कार्मेला ने कहा। बिल्कुल, उसने उत्तर दिया। आखिर यह कार्निवल है। कार्मेला उसके पास चल रहे और उससे बातें कर रहे एक युवक की ओर झुकी और उस लड़की की ओर संकेत करते हुए उसे कुछ शब्द कहे। उसने सुंदर हाथ की ओर इशारा समझा, आज्ञाकारिता का संकेत किया और जाकर टेरेसा को आमंत्रित किया कि वह बेटी के नेतृत्व वाली क्वाड्रिल में शामिल हो। टेरेसा को लगा जैसे उसके चेहरे पर आग की लपट दौड़ गई हो। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से लुइजी की ओर देखा। मना करने का कोई उपाय नहीं था। लुइजी ने धीरे धीरे वह बांह छोड़ दी जिसे उसने अपनी बांह के नीचे थाम रखा था, और टेरेसा कांपती हुई अपने सुसज्जित साथी के साथ अभिजात क्वाड्रिल में अपना स्थान लेने चली गई। स्वीकार करना होगा कि किसी कलाकार की दृष्टि से टेरेसा के सादे, संयत परिधान और कार्मेला तथा उसकी संगिनियों के परिधानों में बड़ा अंतर था। पर टेरेसा चंचल और सहलाने योग्य युवती थी। कढ़ाईदार मलमल, कमरबंधों की बकलें, कश्मीरी की चमक, इन सब ने उसे चकाचौंध कर दिया। नीलमों और हीरों की झिलमिलाहट ने उसे उन्मत्त कर दिया। दूसरी ओर लुइजी एक ऐसी अनुभूति से जकड़ा गया जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था, जैसे कोई मंद पीड़ा पहले उसके हृदय को कुतरती हो, फिर उसकी नसों में फैलती हुई सिहरन के साथ पूरे शरीर पर अधिकार कर ले। उसकी आंखें टेरेसा और उसके साथी की हर हरकत का पीछा कर रही थीं। जब उनके हाथ छूते, उसे एक तरह का चक्कर आता, उसका दिल धड़क उठता और ऐसा लगता मानो उसके कानों में घंटी बज रही हो। जब वे बातें करते, यद्यपि टेरेसा झुकी निगाहों से उस युवक की बातें लज्जा के साथ सुन रही थी, लुइजी उसकी आंखों में पढ़ सकता था कि वे प्रशंसाएं थीं, और उसे लगता कि धरती उसके पैरों के नीचे घूम रही है, जबकि नरक की सारी आवाजें हत्या और हिंसा के विचार फुसफुसा रही हैं। तब इस भय से कि कहीं वह अपने उन्माद में बह न जाए, एक हाथ से उसने उस मंडप को कसकर थाम लिया जिसके नीचे वह खड़ा था, और दूसरे हाथ से उस नक्काशीदार मूठ वाले खंजर को ऐंठ कर पकड़ लिया जो उसकी कमर में था और जिसे वह अनजाने ही समय समय पर लगभग पूरी तरह म्यान से बाहर खींच लेता था। लुइजी ईर्ष्यालु था। उसे एहसास हुआ कि टेरेसा अपने गर्वीले और चंचल स्वभाव के वशीभूत होकर किसी दिन उससे खो सकती है। इधर वह युवा किसान लड़की, जो पहले शर्मीली और लगभग भयभीत थी, शीघ्र ही संभल गई। मैंने कहा है कि टेरेसा सुंदर थी, पर बस इतना ही नहीं, उसमें आकर्षण था, वह जंगली गरिमा जो किसी भी बनावटी या प्रभावित शिष्टता से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। उसे लगभग क्वाड्रिल का सम्मान मिला, और यद्यपि वह निश्चय ही बेटी से ईर्ष्या करती थी, यह पूरी तरह असंभव नहीं कि कार्मेला भी उससे ईर्ष्या कर रही हो। उसका सुंदर साथी अनेक प्रशंसाओं के साथ उसे वहीं वापस ले आया जहां से उसने उसे लिया था, जहां लुइजी प्रतीक्षा कर रहा था। कॉन्ट्रेडांस के दौरान 2-3 बार लड़की ने उसकी ओर नजर डाली, और हर बार उसे पीला और खिंचा हुआ पाया। एक बार तो उसकी छुरी की धार, जो म्यान से आधी निकली हुई थी, उसकी ओर एक अशुभ प्रकाश किरण फेंक गई। इसीलिए जब वह अपने प्रेमी की बाह में लौटी, तो वह लगभग भयभीत थी। क्वाड्रिल अत्यंत सफल रही, और स्पष्ट था
कि प्रयोग को दोहराने की मांग थी। केवल कार्मेला ने आपत्ति की, पर उसके पिता ने बेटी से इतनी कोमलता से आग्रह किया कि अंततः उसने सहमति दे दी। युवकों में से एक टेरेसा को आमंत्रित करने गया, जिसके बिना नृत्य संभव नहीं था, पर वह जा चुकी थी। जो हुआ यह था कि लुइजी स्वयं को आगे परीक्षा में डालने के लिए पर्याप्त मजबूत न पाकर टेरेसा को आंशिक रूप से बल और आंशिक रूप से मनुहार से बगीचे के एक दूसरे हिस्से में ले गया था। वह बहुत अनिच्छा से गई, पर युवक के व्याकुल रूप और उसकी चुप्पी, जिसे केवल घबराई हुई फड़कने तोड़ रही थीं, से उसने समझ लिया कि उसके मन में कुछ असामान्य चल रहा है। वह स्वयं भी भीतर से पूरी तरह सहज नहीं थी, और भले ही उसने कुछ गलत न किया हो, वह समझती थी कि लुइजी को उसे उलाहना देने का अधिकार है। किस बात के लिए? वह नहीं जानती थी। फिर भी उसे लगता था कि ऐसे उलाहने उचित होंगे। फिर भी टेरेसा के बड़े आश्चर्य के लिए शेष संध्या भर लुइजी मौन रहा, और उसके होठों से एक शब्द भी नहीं निकला। लेकिन जब रात की ठंड ने अतिथियों को बगीचों से भीतर खदेड़ दिया और गेंद नृत्य भीतर जारी रहते हुए विला के द्वार बंद कर दिए गए, तब उसने टेरेसा को घर तक छोड़ा, और जब वह भीतर जाने ही वाली थी, पूछा, टेरेसा, तुम उस समय क्या सोच रही थी जब तुम सैन फेलिचे की युवा काउंटेस के सामने नाच रही थी? मैं ये सोच रही थी, लड़की ने पूरी स्पष्टता से उत्तर दिया, कि मैं वैसा परिधान पाने के लिए अपना आधा जीवन दे देती। और तुम्हारे साथी ने क्या कहा? उसने कहा कि ऐसा परिधान पाना मेरे ही हाथ में है। मुझे बस एक शब्द कहना है। वह सही था, लुइजी ने कहा। क्या तुम उतनी ही तीव्रता से चाहती हो जितना कह रही हो? हाँ, तो तुम्हें वह मिलेगा। युवती ने स्पष्टीकरण मांगने के लिए आश्चर्य से ऊपर देखा, पर उसका चेहरा इतना गंभीर और भयावह था कि प्रश्न उसके होठों पर जम गया। वैसे भी बोलते बोलते लुइजी चल पड़ा था। टेरेसा उसे तब तक देखती रही जब तक वह अंधेरे में ओझल न हो गया, और जब वह उसे देख न सकी तो उसने आह भरी और अपने घर में चली गई। उसी रात एक बड़ा हादसा हुआ, निस्संदेह किसी सेवक की लापरवाही से, जिसने दीपक बुझाना भूल गया था। सैन फेलिचे का विला आग पकड़ बैठा, उसी पंख में जहां सुंदर कार्मेला के कक्ष थे। आग की लपटों की रोशनी से आधी रात को जागकर वह बिस्तर से उछल पड़ी। नाइटी पहनकर द्वार से निकलना चाहा, पर बाहर का गलियारा पहले ही आग से घिर चुका था। वह लौटकर अपने कक्ष में आई और जोर जोर से सहायता के लिए पुकारने लगी। तभी उसकी खिड़की, जो जमीन से 20 फुट ऊंची थी, उड़कर खुली, और एक युवा किसान लड़का भीतर कूद पड़ा। उसे अपनी बाहों में उठाया और अतिमानवीय शक्ति और फुर्ती से उसे बाहर ले जाकर लॉन पर उतार दिया, जहां वह मूर्छित हो गई। जब उसे होश आया तो उसके सामने उसके पिता खड़े थे, और चारों ओर सहायता को तत्पर सभी सेवक थे। विला का एक पूरा पंख जलकर नष्ट हो चुका था। पर इससे क्या, जब कार्मेला सुरक्षित और सकुशल थी। उन्होंने उसके उद्धारकर्ता को हर जगह खोजा, पर वह दिखाई नहीं दिया। सभी से पूछताछ की गई, किसी ने उसे नहीं देखा था। जहां तक कार्मेला की बात थी, वह घटनाओं से इतनी अभिभूत थी कि उसे पहचान ही न सकी किसी भी स्थिति में, क्योंकि काउंट अत्यंत धनीय था, और कार्मेला पर जो संकट आया था, जो उसकी चमत्कारिक मुक्ति के कारण उसे किसी वास्तविक आपदा की अपेक्षा भाग्य की एक नई मुस्कान जैसा प्रतीत हुआ। आग से हुई क्षति उसके लिए बहुत कम महत्व रखती थी। अगले दिन नियत समय पर दोनों युवा किसान जंगल के किनारे मिले। लुइजी सबसे पहले पहुंचा। वह प्रसन्नतापूर्वक युवती से मिलने आया, मानो पिछली संध्या उनके बीच जो कुछ हुआ धूममच हुआ था, उसे पूरी तरह भूल चुका हो। तेरेसा विचारमग्न थी, पर जब उसने लुइजी के अच्छे मनोभाव देखे, तो उसने वही उल्लासपूर्ण निश्चिंतता अपना ली जो उसका स्वाभाविक स्वभाव था, जब कोई गहरी भावना उसे विचलित न करती। लुइजी ने तेरेसा की बाह अपने में ली और उसे गुफा के द्वार तक ले गया। वहां वह रुक गया। युवती ने, यह समझकर कि कुछ असाधारण होने वाला है, उसे ध्यान से देखा।
तेरेसा, उसने कहा, कल शाम तुमने मुझसे कहा था कि काउंट की बेटी जैसा परिधान पाने के लिए तुम सब कुछ देने को तैयार हो। हाँ, उसने विस्मय से उत्तर दिया, पर ऐसा चाहना मेरी मूर्खता थी। और मैंने तुमसे कहा था, ठीक है, तुम्हें वह मिल जाएगा। हाँ, युवती ने कहा। लुईजी के प्रत्येक शब्द के साथ उसका आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। पर मुझे लगा था कि तुमने केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए ऐसा कहा। मैंने तुम्हें कभी ऐसा कुछ नहीं वादा किया जिसे मैंने दिया न हो। लुईजी ने गर्व से कहा। गुफा में जाओ और अपने आप को सजाओ। ये कहते हुए उसने पत्थर हटा दिया और तेरेसा को गुफा का भीतर का भाग दिखाया, जो दोनों ओर जलती दो मोमबत्तियों से प्रकाशित था। एक भव्य दर्पण के सामने, एक देहाती मेज पर, जिसे लुईजी ने स्वयं बनाया था, मोतियों का हार और हीरे की पिनें रखी थीं। पास की कुर्सी पर बाकी परिधान। तेरेसा ने आनंद से एक चीख निकाली और यह पूछे बिना कि वस्त्र कहाँ से आए या लुईजी को धन्यवाद देने का समय लिए बिना वह गुफा में दौड़ पड़ी, जो उसके वस्त्र बदलने के कक्ष में परिवर्तित हो चुकी थी। लुईजी ने उसके पीछे पत्थर फिर से लगा दिया, क्योंकि उसने अभी-अभी एक घुड़सवार यात्री को एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर देखा था, जो उसके और पालेस्ट्रीना नगर के बीच दृश्य को रोकती थी। सवार ऐसे रुका था, मानो रास्ते को लेकर अनिश्चित हो और दक्षिणी प्रदेशों के वातावरण से मिलने वाली विशेष तीक्ष्णता के साथ नीले आकाश के सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जब यात्री ने लुईजी को देखा, तो वह उसकी ओर सरपट दौड़ा। लुईजी का अनुमान सही था। वह व्यक्ति पालेस्ट्रीना से टिवोली जा रहा था और रास्ता भटक गया था। युवक ने उसे सही मार्ग बता दिया, किंतु चूंकि आगे रास्ता फिर 3 दिशाओं में बढ़ता था, वहां पहुंचकर वह पुनः भटक सकता था। इसलिए उसने लुईजी से मार्गदर्शक बनने का अनुरोध किया। लुईजी ने अपना चोगा उतारकर भूमि पर रख दिया, अपनी कार्बाइन कंधे पर टांगी और भारी चरवाहे का ओढ़ना छोड़कर पहाड़ी निवासियों की उस तीव्र चाल से यात्री के आगे आगे चल पड़ा, जिसके साथ चलते घोड़े को भी कठिनाई होती है। 10 मिनट में वे दोनों उस प्रकार के चौराहे पर पहुंच गए जिसका उल्लेख युवा चरवाहे ने किया था। वहां सम्राट जैसी भव्य मुद्रा में लुईजी ने तीनों मार्गों में से उस एक की ओर संकेत किया जिसे यात्री को अपनाना था। वही आपका रास्ता है, उसने कहा। यहां से आप गलती नहीं करेंगे। और ये रहा आपका इनाम, यात्री ने कुछ छोटे सिक्के बढ़ाते हुए कहा। धन्यवाद, लुईजी ने हाथ पीछे खींचते हुए कहा। मैं सेवाएं देता हूं, उन्हें बेचता नहीं। यात्री नगरवासियों की दास्ता और ग्रामीणों के गर्व के इस अंतर का अभ्यस्त प्रतीत होता था। ठीक है, उसने कहा, यदि आप भुगतान स्वीकार नहीं करते तो कम से कम एक उपहार ले लीजिए। आह, यह तो दूसरी बात है। अच्छा, ये 2 वेनिसी सिक्के लीजिए और इन्हें अपनी मंगेतर को दे दीजिए, ताकि वह बालियों की एक जोड़ी बनवा सके। और आप यह खंजर ले लीजिए, युवा चरवाहे ने कहा। एल्बानो और चिविता कास्टेलाना के बीच इससे बेहतर नक्काशी वाला हैंडल आपको नहीं मिलेगा। मैं स्वीकार करता हूं, यात्री ने कहा, पर उस स्थिति में तो मैं आपका आर्नी हो जाऊंगा, क्योंकि यह खंजर 2 सिक्कों से अधिक मूल्यवान है। किसी दुकानदार के लिए शायद, पर मेरे लिए, जिसने इसे स्वयं तराशा है, यह मुश्किल से एक प्यास्त्रे के बराबर है। आपका नाम क्या है? यात्री ने पूछा। लुइजी वाम्पा, चरवाहे ने उसी लहजे में उत्तर दिया, जैसे वह कह रहा हो, मकदूनिया का राजा अलेक्जेंडर। और आपका? मैं, यात्री ने कहा, सिनबाद नाविक कहलाता हूं। फ्रांस दैपिने ने आश्चर्य से एक चीख निकाली। सिनबाद नाविक, वह चिल्लाया। हाँ, कथावाचक ने उत्तर दिया। यही नाम यात्री ने वाम्पा को बताया था। आपको इस नाम से क्या आपत्ति है? अल्बेर ने बीच में कहा। यह तो बहुत अच्छा नाम है।
और उस सज्जन के संरक्षक के साहसिक प्रसंगों ने, मुझे मानना होगा, मेरे बाल्यकाल में मुझे बहुत आनंद दिया था। फ्रांज ने आग्रह नहीं किया। जैसा कि समझा जा सकता है, सिनबाद नाविक का नाम उसके लिए स्मृतियों की बाढ़ ले आया था। ठीक वैसे ही जैसे पिछली संध्या काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का नाम। जारी रखिए, उसने अपने मेजबान से कहा। वाम्पा ने उपेक्षापूर्वक सिक्कों को जेब में रखा और धीरे धीरे उसी मार्ग से लौट चला जिससे वह आया था। जब वह गुफा से 200-300 गज की दूरी पर पहुंचा तो उसे लगा कि उसने कोई चीख सुनी है। वह रुक गया और सुनने लगा कि आवाज कहां से आ रही है। एक क्षण बाद उसने स्पष्ट रूप से किसी को अपना नाम पुकारते सुना। ध्वनि गुफा से आ रही थी। वह चामोइस की तरह उछला, दौड़ते हुए अपनी बंदूक तान ली और 1 मिनट से भी कम समय में उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया जो उस पहाड़ी के सामने थी जहां उसने यात्री को देखा था। वहां से वह बचाओ बचाओ की पुकार पहले से कहीं अधिक स्पष्ट सुन सकता था। उसने नीचे की ओर देखा और पाया कि एक व्यक्ति तेरेसा को उठा ले जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे सेंट और नेसेस दयानीरा को उठा ले गया था। वह व्यक्ति जंगलों की ओर बढ़ रहा था और पहले ही गुफा और जंगल के बीच की आधी दूरी तय कर चुका था। वाम्पा ने दूरी का अनुमान लगाया। वे उससे कम से कम 200 गज आगे थे। उसके पास उन्हें जंगल तक पहुंचने से पहले पकड़ लेने की कोई आशा नहीं थी। युवा चरवाहा ऐसे रुक गया मानो उसके पांवों में जड़ें जम गई हों। उसने बंदूक गाल से लगाई, धीरे धीरे नली को अपहरता की ओर उठाया, एक क्षण तक इस चलते लक्ष्य का पीछा किया और गोली चला दी। वह व्यक्ति वहीं ठिठक गया, उसके घुटने मुड़ गए और वह गिर पड़ा, तेरेसा को भी अपने साथ गिराते हुए। पर वह तुरंत उठ खड़ी हुई। जहां तक उस व्यक्ति की बात थी, वह भूमि पर ही पड़ा रहा, पीड़ा में छटपटाता हुआ। वाम्पा तुरंत तेरेसा की ओर दौड़ा, क्योंकि मरते हुए व्यक्ति से 10 कदम भी दूर न गई थी कि उसकी टांगें भी जवाब दे गईं और वह घुटनों के बल गिर पड़ी। युवा किसान को भय हुआ कि जिस गोली ने उसके शत्रु को गिराया था, कहीं उसी ने उसे भी घायल न कर दिया हो। सौभाग्य से ऐसा नहीं था, केवल भय ने तेरेसा की शक्ति छीन ली थी। जब लुइजी को पूरा विश्वास हो गया कि वह सुरक्षित और स्वस्थ है, तब वह घायल व्यक्ति की ओर मुड़ा। वह अब भी अभी मर चुका था, मुट्ठियां भींची हुई, मुख पीड़ा से विकृत और बाल अंतिम पीड़ा के पसीने से सख्त। उसकी आंखें खुली रह गई थीं और उनमें भयावहता थी। वाम्पा ने शव के पास जाकर उसे पहचाना। वह कुकू में तो था। जिस दिन उस डाकू को दोनों युवाओं ने बचाया था, उसी दिन वह तेरेसा पर मोहित हो गया था और उसने शपथ ली थी कि वह युवती उसी की होगी। तब से वह उस पर नजर रखे हुए था और उस क्षण का लाभ उठाकर जब उसका प्रेमी उसे अकेला छोड़कर यात्री को रास्ता दिखाने गया था, उसने उसका अपहरण कर लिया था और पहले ही उसे अपना मान चुका था। जब वाम्पा की अचूक निशानेबाजी से चली गोली सीधे कुकुमेत्तो के हृदय को भेद गई। वाम्पा ने एक क्षण भर उसकी ओर देखा, बिना भाव की किसी भी झलक के, जबकि इसके विपरीत तेरेसा अब भी कांप रही थी और केवल अपने प्रेमी के कंधे के ऊपर से सावधानी से झांकते हुए मृत डाकू को देखने का साहस कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद वाम्पा अपनी प्रेयसी की ओर मुड़ा और बोला, अच्छा, तुम तैयार हो गई हो। अब मेरी बारी है तैयार होने की। वास्तव में तेरेसा सिर से पांव तक सैन फेलिचे के काउंट की बेटी के परिधान में सजी हुई थी। वाम्पा ने कुकुमेत्तो के शव को अपनी बाहों में उठाया और उसे गुफा के भीतर ले गया, जबकि तेरेसा बाहर ही रही। यदि उस समय कोई दूसरा यात्री वहां से गुजरा होता, तो वह एक विचित्र दृश्य देखता। एक चरवाहिन अपने भेड़ों को कश्मीरी वस्त्र में देख रही है, मोतियों के कर्णफूल और हार पहने हुए, हीरों की पिनें और नीलम पन्ना और माणिक जड़े बटन लगाए। निस्संदेह उसे लगता कि वह फ्लोरियामो के युग में लौट आया है और पेरिस लौटकर वह शपथ लेता
कि उसने सबीन पर्वतों की तलहटी में बैठी आल्प्स की चरवाहिन को देखा है। 15 मिनट बाद वाम्पा गुफा से बाहर आया। उसका परिधान भी अपने ढंग से तेरेसा के परिधान से कम सुरुचिपूर्ण नहीं था। उसने गहरे अनार रंग के मखमल की जैकेट पहन रखी थी, जिस पर गढ़े हुए सोने के बटन थे, कढ़ाई से ढका हुआ वास्कट, गले में बंधा रोमन रुमाल और सोने की पत्तियों से सजा लाल और हरे रेशम से अलंकृत कारतूस पट्टा। उसके पास आसमानी नीले मखमल की पतलून थी, जो घुटने के ऊपर हीरे की बकलों से बंधी थी। समृद्ध नक्काशी वाले बक्सकिन के गिटर और हर रंग की रिबनों से सजी टोपी। उसकी कमर में 2 घड़ियां लटक रही थीं और कारतूस पट्टे में एक भव्य खंजर जड़ा हुआ था। तेरेसा ने प्रशंसा में पुकार उठी। इस वेश में वाम्पा किसी चित्रकार की कृति प्रतीत होता था। उसने कुकुमेत्तो का पूरा परिधान धारण कर लिया था। उसने अपनी मंगेतर पर पड़े प्रभाव को देखा और गर्व की मुस्कान उसके होठों पर उभर आई। अब उसने कहा, क्या तुम मेरे भाग्य को, जो भी हो, मेरे साथ बांटने को तैयार हो? ओह हाँ, युवती ने उत्साह से कहा। जहां भी मैं ले जाऊं, वहां मेरे साथ चलने के लिए। धरती के छोर तक। तो मेरी बांह थामो और चलो, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। युवती ने यह पूछे बिना कि वे कहाँ जा रहे हैं, अपने प्रेमी की बांह थाम ली। उस क्षण वह उसे देवता जितना सुंदर, गर्वीला और शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। कुछ ही पलों में वे जंगल में प्रवेश कर गए और उसके भीतर आगे बढ़ने लगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वाम्पा पहाड़ी पगडंडियों से भलीभांति परिचित था। इसीलिए सामने कोई मार्ग न होते हुए भी वह वृक्षों और झाड़ियों को देखते हुए निस्संकोच आगे बढ़ता गया। वे लगभग 1.5 घंटे तक चलते रहे। इसके बाद वे वन के सबसे घने भाग में पहुंचे। एक सूखी नदी धारा एक गहरी खाई में उतरती थी। वाम्पा ने इसी विचित्र मार्ग को चुना, जो दोनों ओर तटों से घिरा और चीड़ के घने साए से अंधेरा था, और अवतरण की सहजता को छोड़कर हर बात में उस अवर्नस के मार्ग जैसा था जिसका उल्लेख विर्जिल करता है। इस जंगली और सुनसान स्थान को देखकर तेरेसा का भय लौट आया। वह अपने मार्गदर्शक से सट गई, कुछ न कहते हुए। पर जब उसने देखा कि वह शांत मुख भाव के साथ उसी सम गति से आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसने भी अपने भाव छुपाने की शक्ति जुटा ली। अचानक उनसे लगभग 10 गज आगे एक व्यक्ति उस वृक्ष के तने से प्रकट हुआ जिसके पीछे वह छिपा था, और वाम्पा पर अपनी बंदूक तानते हुए चिल्लाया, एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम मारे जाओगे। आओ भला, वाम्पा ने तिरस्कारपूर्ण संकेत के साथ हाथ उठाते हुए कहा, जबकि तेरेसा उससे चिपट गई। अपना आतंक अब छिपा न सकी। क्या भेड़िए आपस में लड़ते हैं? तुम कौन हो? पहरेदार ने पूछा। मैं लुइजी वाम्पा हूं, सैन फेलिचे की जागीर का चरवाहा। और क्या चाहते हो? मैं रोक्का ब्यांका की खुली जगह में मौजूद तुम्हारे साथियों से बात करना चाहता हूं। तो मेरे साथ चलो, पहरेदार ने कहा। या यूं कहो, चूंकि तुम्हें रास्ता पता है, आगे आगे चलो। वाम्पा ने इस सावधानी पर उपेक्षापूर्ण मुस्कान के साथ तेरेसा सहित आगे कदम बढ़ाए और उसी शांत, दृढ़ चाल से चलता रहा जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। 5 मिनट में डाकू ने उन्हें रुकने का संकेत दिया। उन्होंने ऐसा किया। डाकू ने कौए की तरह 3 बार आवाज दी और उत्तर में एक ही कर्कश ध्वनि सुनाई दी। ठीक है, डाकू ने कहा, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। लुइजी और तेरेसा आगे बढ़े, पर जैसे जैसे वे आगे गए, तेरेसा कांपती रही और अपने प्रेमी से और सट गई। पेड़ों के बीच से उन्हें हथियार दिखाई दे रहे थे और धूप बंदूकों की नालों पर चमक रही थी। रोक्का बियांका की वह खुली जगह एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर थी, जो संभवतः कभी ज्वालामुखी रही होगी, पर रोमुलुस और रेमुस के अल्बा छोड़कर रोम बसाने से बहुत पहले बुझ चुकी थी। तेरेसा और लुइजी चोटी पर पहुंचे और तुरंत लगभग 20 डाकुओं के सामने आ गए।
यह एक युवक है जो तुम्हें खोज रहा था और तुमसे बात करना चाहता है, पहरेदार ने कहा। और ये क्या कहना चाहता है? उस व्यक्ति ने पूछा जो उनके सरदार की अनुपस्थिति में कप्तान की भूमिका निभा रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं चरवाहा बनकर थक गया हूँ, वाम्पा ने कहा। आ, समझ गया, लेफ्टिनेंट ने उत्तर दिया। तुम हमारी पंक्ति में शामिल होने आए हो? इसे स्वागत मिले। फेरुसिनो, पाम्पिनारा और अनाग्नि के कई डाकुओं ने पुकारा, जिन्होंने लुइजी वाम्पा को पहचान लिया था। हाँ, लेकिन मैं केवल तुम्हारा साथी बनने के अलावा कुछ और भी मांगने आया हूं। तुम क्या मांगते हो? डाकुओं ने आश्चर्य से पूछा। मैं तुम्हारा कप्तान बनने का अनुरोध करता हूं, युवक ने कहा। डाकू ठहाके मारकर हंस पड़े। तो ऐसे सम्मान की आकांक्षा करने के लिए तुमने क्या किया है? लेफ्टिनेंट ने पूछा। मैंने तुम्हारे सरदार कुकुमेत्तो को मार डाला है, जिनके कपड़े ये हैं, लुइजी ने कहा। और मैंने अपनी मंगेतर को विवाह वस्त्र देने के लिए सैन फेलिचे के विला में आग लगा दी। 1 घंटे बाद कुकुमेत्तो के स्थान पर लुइजी वाम्पा को कप्तान चुन लिया गया। तो मेरे प्रिय अल्बेयर, फ्रांस ने अपने मित्र की ओर मुड़ते हुए कहा, अब नागरिक लुइजी वाम्पा के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मुझे लगता है वह एक मिथक है, अल्बेर ने उत्तर दिया। वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। मिथक क्या होता है? पास्त्रीनी ने पूछा। यह समझाने में बहुत समय लगेगा, मेरे अच्छे मित्र, फ्रांस ने कहा। तो आप हमें बता रहे हैं कि सिग्नोर वाम्पा इस समय रोम के आसपास अपने पेशे का अभ्यास कर रहे हैं, ऐसी निर्भीकता के साथ जैसी किसी भी पूर्व डाकू ने कभी नहीं दिखाई। तो पुलिस उन्हें पकड़ने का व्यर्थ प्रयास कर चुकी है। आप क्या अपेक्षा करते हैं? वह मैदानों के चरवाहों, तिब्र के मछुआरों और तटवर्ती तस्करों से मिला हुआ है। यदि वे उसे पहाड़ों में खोजते हैं, तो वह नदी पर होता है। यदि वे नदी में उसका पीछा करते हैं, तो वह समुद्र में होता है। और फिर अचानक, जब वे समझते हैं कि उसने जिग्लियो, ग्वानावती या मोंते क्रिस्तो के द्वीपों में शरण ले ली है, वह अल्बानो, टिवोली या ला रिक्चिया में फिर प्रकट हो जाता है। और वह यात्रियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? बहुत सरलता से, नगर से दूरी के अनुसार वह उन्हें 8 घंटे, 12 घंटे या 1 दिन देता है फिरौती चुकाने के लिए। फिर समय बीत जाने पर वह 1 घंटे की मोहलत देता है। उस घंटे के 60वें मिनट पर यदि धन नहीं मिलता, तो वह अपनी पिस्तौल से कैदी का मस्तिष्क उड़ा देता है या अपने खंजर को उसके हृदय में उतार देता है। और बात समाप्त। तो अल्बेयर, फ्रांज ने अपने साथी से पूछा, क्या अब भी तुम्हें दीवारों के बाहर वाले बुलेवार्ड से कोलोसियम जाने का मन है? निस्संदेह, अल्बेर ने कहा। यदि मार्ग अधिक चित्रमय है। उसी क्षण घड़ी ने 9 बजाए, द्वार खुला और कोचवान प्रकट हुआ। महामहिम, उसने कहा, आपकी गाड़ी प्रतीक्षा कर रही है। बहुत अच्छा, फ्रांज ने कहा। तो फिर कोलोसियम की ओर। पोर्टा देल पोपोलो से, महामहिम, या गलियों से? गलियों से, धिक्कार है, गलियों से, फ्रांज ने कहा। अरे मेरे प्रिय मित्र, अल्बेर ने उठते हुए और अपना तीसरा सिगार सुलगाते हुए कहा, मुझे स्वीकार करना होगा, मैंने तुम्हें इससे अधिक साहसी समझा था। इसके बाद दोनों युवक सीढ़ियां उतरकर अपनी गाड़ी में बैठ गए